मुझे आधी रात के बाद पड़ोसी मुल्क की सरहद पार करना थी। आसमान सुबह से अबरालूद था। पंजाब में इस मौसम में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। दोपहर के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई जो रात 9 बजे तक जारी रही। टेलीविजन की पेशगोई थी कि रात को फिर बारिश होगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही खराब मौसम था, मगर मेरे पुरस्रार गाइड के नजदीक सरहद पार करने के लिए यही मौसम मौजू तरीन था। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं गैर कानूनी तरीके से सरहद क्यों पार कर रहा था। मैं जिंदगी की इस खतरनाक कहानी को इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात खोल कर बता दूं और किसी को छुपाने की कोशिश न करूं। लेकिन एक बात मैं शुरू ही से वाजे कर देना चाहता हूं कि मैं अपना नाम हरगिज नहीं बताऊंगा। जासूसी, फरार, जानलेवा मसाइब और सनसनीखेज वाकयात से लबरेज जुर्रत, बहादुरी और अपने वतन पाकिस्तान के लिए जान तक कुर्बान कर देने के जज्बे की इस सच्ची कहानी को मैंने किस्तवार अपने पसंदीदा मुसन्निफ ए हमीद को सुनाने का फैसला किया था, जो मेरा नाम राज में रख कर बाकी के तमाम वाकयात लफ्ज प लफ्ज आप तक पहुंचाते रहे। मगर मेरे नाम के बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं अपना एक फर्जी नाम रख रहा हूँ और ये नाम है आमिर। कौमी जज्बे से सरशार मेरी सनसनीखेज कहानी का आगाज 1965 की पाक भारत जंग के बाद और सुकूत ढाका से कुछ पहले होता है। इस जंग ने मेरे दिल में एक नया वलवला पैदा कर दिया था। हर वक्त यही धुन सवार रहती कि अपने वतन अजीज के लिए कोई ऐसा काम करूं कि दुश्मन को दोबारा हमारी तरफ मैली निगाह से देखने की हिम्मत न हो। मैंने फौज में कमीशन हासिल करने की कोशिश की, मगर बाज नागुजीर वजूह की बिना पर मैं फौज में कमीशन न ले सका। आगे पढ़ाई जारी रखने को जी नहीं चाहता था। कॉलेजों के गैर यकीनी हालात से दिल उकता गया था। मुझे ज़बानें सीखने का शुरू ही से शौक था। फारसी मैंने अपने एक खास उस्ताद से पढ़ी थी, थोड़ी बहुत अरबी भी उनसे सीख ली थी। अंग्रेजी के अलावा मैंने कदीम हिंदुस्तान की तारीख तभी भरपूर मुताल्ला किया। हिंदी जबान भी अपने एक बिहारी दोस्त से सीख ली। गीता और कदीम वेदों के कुछ अशार के तर्जुमे पढ़ डाले। ये मैं महज अपने शौक की खातिर कर रहा था, मगर आगे चलकर इस इल्म ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया, बल्कि कई मकामात पर मेरी जान भी बचाई। मैंने कॉलेज के जमाने में मुजाहिद फोर्स में शामिल होकर बाकायदा तरबियत हासिल की थी। थोड़ी बहुत कमांडो ट्रेनिंग भी हासिल कर ली थी। दूसरी जंग अजीम में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैरत अंगेज कारनामे पढ़ पढ़कर मेरे दिल में उमंग पैदा हो चुकी थी कि मौका मिले तो मैं अपने वतन के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दूं। 1971 की जंग से पहले भारत ने अपने गोरीले मशरकी पाकिस्तान भेजकर वहां के हालात को मखदूश बनाना शुरू कर दिया था। मगरबी पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ भी वो अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा था। दुश्मन के नापाक अजाइम देख देख कर मेरा दिल कुड़ता रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगरचे हमारी फौज के जांबाज पूरी तरह चौकस थे और दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हे तैयार थे, लेकिन मैं भी अपने तौर पर कुछ करना चाहता था। मेरा रुझान फौजी सुराग रसानी की तरफ गया। दूसरी आलमी जंग के मशहूर फौजी जासूसों के कारनामे पढ़ पढ़ कर मैं ताक हो गया था। हर वक्त इसी उधेड़बुन में रहता कि रजाकार कमांडो की हैसियत से दुश्मन के मोर्चों के अकब में जाकर उसे ज़रबेकारी लगाऊं, मगर ये इतना आसान काम नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मुझे एक गैर फौजी होने की हैसियत से मालूम नहीं था कि दुश्मन ने अपनी सरहदों के अकब में किस किस मकाम पर फोर्स जमा कर रखी है। दूसरी मुश्किल भारत की सरहद को पार करने की थी। मेरे वालिद साहब अपनी जवानी के जमाने में पूरे हिंदुस्तान की सयाहत कर चुके थे। उन्होंने पिशावर से लेकर राजकुमारी तक और उड़ीसा कटक से लेकर बंबई तक कई बार सफर किया था। वो मुझे अपने सफर की तमाम दिलचस्प कहानियां सुनाया करते थे और उनके इन सफरनामों से मुझे भारत के बारे में काफी मालूमात हासिल हो गई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भी मैं 2-4 मरतबा अमृतसर, दिल्ली, बंबई और कलकत्ता की सैर कर चुका था। मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले थे और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर आ गए थे। अमृतसर, पठानकोट, चंबा और होशियारपुर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था। वो मुझे अपने सफर की दिलचस्प कहानियां सुनाते और मैं इन मालूमात को अपने लाशऊर में जमा करता जाता। 1971 के इब्तदाई अय्याम में जब दुश्मन ने मशरकी पाकिस्तान में अपने तखरीबकारों के जरिए इंतशार की मुहिम शुरू की और मगरबी पाकिस्तान की सरहदों पर भी अपनी फौजी ताकत में इजाफा किया, तो मैंने दिल ही दिल में किसी मुहिम पर निकलने के बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। मुजाहिद फोर्स में रहने की वजह से मेरी फौजी मालूमात में काफी इजाफा हुआ था और एक कैप्टन साहब से दोस्ती भी हो गई थी। मैंने बातों ही बातों में उनसे कुरेद कुरेद कर ये मालूम किया कि दुश्मन ने पाकिस्तानी सरहद से दूर पठानकोट की छावनी के करीब पहाड़ों में एक ऐसी तोप नस्ब कर रखी है कि जंग की सूरत में उसकी इंतहाई तेज रफ्तार और 5-5 मन बारूद के हामिल गोले लाहौर शहर में आकर फटेंगे जो बेपनाह तबाही फैला सकते हैं। मैं पहले ही कौमी जज्बे से सरशार था। दुश्मन के इन अजाइम की खबर हुई तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि इस तोप को तबाह करके ही दम लूंगा। उस वक्त ये फैसला
फैसला बड़ा बचकाना लगता था। भला एक गैर फौजी जवान दुश्मन की सरहद पार करके दुश्मन की छावनी में पहुंचकर एक ऐसी जदीद तरीन और भारी भरकम तोप को कैसे तबाह कर सकता है, जिसकी हिफाजत के लिए न जाने कैसे कैसे जानलेवा इंतजामात किए गए होंगे। इसके बावजूद मैं फैसला कर चुका था। मेरा ये फैसला मेरी एक तवील और खतरनाक तरीन मुहिम का आगाज था, जिसमें कदम कदम पर मुझे मौत का सामना करना पड़ा। मैं अपने जराए से जिस कदर भी मालूमात हासिल कर सकता था हासिल कर ली। अमृतसर से पठानकोट तक मैं दोबारा सफर कर चुका था। फिर भी मैंने इस सफर की तमाम याददाश्तों को अपने जहन में एक बार फिर ताज़ा किया। सबसे बड़ा मसला पाक भारत सरहद उबूर करने और माली जरूरियात को पूरा करने का था। मैं इस मसले को हल करने की धुन में लग गया। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात स्मगलरों के एक गिरोह से हो गई। अब तक तो इस गिरोह के आधे आदमी मर चुके हैं और बाकी जेल में सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर ये लोग मेरी मदद न करते तो मैं अपने अज़ाइम में कभी कामयाब न होता। अगरचे मेरी मदद करने में सरासर उनके मफादात मुलव्विस थे, ताहम मैं उनके ताउन से सरहद पार कर गया और मेरी कुछ माली इमदाद भी हो गई। मैं स्मगलरों के इस गिरोह के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत भी नहीं रही। स्मगलरों का ये खतरनाक गिरोह सरहद पार स्मगलिंग में बेहद सरगर्म था और उनका मशरकी पंजाब के सिखों से बाकायदा राब्ता था। इसी ग्रोह का एक खास आदमी जो मुसलमान था, अमृतसर में मुकीम था, जो स्मगलिंग के नापाक कारोबार की सरहद पार निगरानी करता था। उसका नाम आज तक मुझे मालूम नहीं हो सका। उसे ग्रोह के लोग करौंडिया के नाम से याद करते थे। करौंडिया पंजाब में एक सांप होता है जो बंजर जमीनों में पाया जाता है और इस कदर जहरीला होता है कि आदमी को डसते ही वो परे हट जाता है ताकि आदमी उसके ऊपर न गिर पड़े। इसकी वजह यह है कि उसके डसते ही आदमी मर जाता है। ग्वाल मंडी की एक बदमाश से मेरी वाकफियत थी। यह आदमी उस ग्रोह को जानता था। उसकी वसातत से मेरी स्मगलरों के ग्रोह के लीडर से मुलाकात हो गई। मैंने उसे यही बताया कि मेरे अखराजात पूरे नहीं होते और मैं स्मगलिंग के जरिए दौलत कमाना चाहता हूँ। उन लोगों ने खुफिया तौर पर मेरी खूब छान फटक की और आखिर मुझे अपने ग्रोह में शामिल कर लिया, लेकिन साथ ही धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो मुझे दुनिया के आखिरी हिस्से तक ढूंढ कर भी हलाक कर दिया जाएगा। मेरा मकसद तो सिर्फ सरहद पार करना था। स्मगलिंग से मुझे कोई सरोकार नहीं था। फिर भी मुझे अपने मिशन के लिए भारतीय करेंसी की जरूरत थी। लीडर ने पहले फेरे के लिए हेरोइन का एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ लिफाफा मेरी कमर के गिर्द बांध दिया और कहा, ये लिफाफा तुम्हें अमृतसर में करौंडिया को पहुंचाना होगा, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वापसी पर उसके आदमी तुम्हें पाकिस्तान की सरहद पार करवा देंगे। यहाँ आने के बाद तुम्हें इस फेरे की उजरत 10,000 रुपए अदा कर दी जाएगी। मैंने लीडर से पूछा, क्या मुझे हिंदुस्तान में कुछ रुपए अदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ मैं अपनी पसंद की कुछ चीजें लाना चाहता हूँ। वो बोला, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम हमारा फेरा लगाने जाओगे, मेला दिखने नहीं। अमृतसर के बाजारों में घूमने फिरने की भी कोशिश न करना। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक मंसूबा मैंने उसी वक्त तैयार कर लिया था। मुझे आधी रात को एक खास मकाम पर पहुंचने की हिदायत की गई थी। हेरोइन की थैली मेरी कमर से बंधी हुई थी। मैं रक्शे में अपने घर से वाहगा की तरफ रवाना हो गया। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। आसमान सुबह ही से बादलों में घिरा हुआ था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दोपहर की हल्की हल्की बूंदाबांदी रात 12 बजे तक जारी रही। उसकी वजह से सर्दी में खासा इजाफा हो गया था। शालामार टाउन से 2 फरलांग दूर बाईं जानिब में रक्शे से उतर गया और अंधेरे खेतों में से गुजरता हुआ एक वीरान से क्वार्टर में आ गया। यहाँ 2 आदमी अंगीठी जलाए आग ताप रहे थे। चारपाई पर लिहाफ पड़ा था। मेरा उन दोनों से तारुफ हो चुका था। उन्होंने केतली से चाय प्याली में डालकर मुझे दी। ये बड़े खुर्रांट किस्म के स्मगलर थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाऊ, ये कोट पतलून तब्दील कर लो। मैं चौंक पड़ा, क्या मतलब है तुम्हारा? एक स्मगलर हंसकर बोला, नए नए भर्ती हुए हो, 2-4 फेरे लगाओगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। पिछली कोठरी में जाओ, वहाँ धोती, खद्दर की कमीज और कम्बल रखा हुआ है, वो जाकर पहन लो। मैं चुपके से उठकर पिछली कोठरी में आ गया, जहाँ ताप में एक मोमबत्ती रोशन थी। दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर नस्वारी रंग का एक कंबल, मटियाले रंग के खद्दर का एक कुर्ता और खद्दर की धोती पड़ी हुई थी। मैंने ये देहाती लिबास पहन लिया। बूट उतार कर देहाती वज़ा की जूती पहनी और कंबल ओढ़कर स्मगलरों के पास वापस आ गया। वो मेरी तरफ देखकर मजाक के अंदाज में हंसने लगे। अब आए हो तुम असली रूप में, बैठो यहाँ। मैं खामोशी से अंगीठी के पास बैठ गया और चाय पीने लगा। एक स्मगलर सिगरेट सुलगाकर बोला, सौदा कहाँ है? मैंने कहा, मेरी कमर के गिर्द लिपटा हुआ है। स्मगलर खामोशी से सिगरेट पी रहा था। क्वार्टर के छोटे कमरे की फजा बड़ी बोझल थी। एक स्मगलर ने दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। वो उठकर कोठरी में चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। मैं काम गया। उसने अंगीठी के पास बैठते हुए रिवॉल्वर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, इसे अपने पास छुपा कर रखना, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इसमें 7 गोलियां भरी हुई हैं। मैंने रिवॉल्वर लेकर तहमत की डब में लपेट कर रख लिया। उन्होंने मुझे सिगरेट पीने को दिया। मैंने सिगरेट अंगीठी में दहकते हुए कोयले से सुलगाया और खामोशी से कश लगाने लगा। दूसरा स्मगलर बोला, अगर तुम्हारी पतलून में नकदी है तो वो यहीं पड़ी रहेगी। वापसी पर तुम इसी जगह कपड़े बदलोगे। करौंडिया को तुम्हारी इतला कर दी गई है। वो
गुरुसर सतलानी के गांव के बाहर तुम्हें मिल जाएगा। वो तुमसे पूछेगा लाला जी नंदीपुर को यही रास्ता जाता है। तुम जवाब में कहोगे राज करेगा खालसा। ये तुम्हारी पहचान होगी, इसे अच्छी तरह से याद कर लो। तुमने गड़बड़ कर दी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। करोड़िया पहले ही 4 खून कर चुका है। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। अजीब जराइम पेशा लोगों से वास्ता पड़ गया था, मगर मेरा मकसद अजीम और कौमी नौयत का था और मैं इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने का अज़्म लेकर घर से निकला था। फिर भी मैं ना तजुर्बाकार था। मैंने कोड वर्ड्स को अच्छी तरह से जहन में याद कर लिया। एक स्मगलर ने पूछा भूख तो नहीं लगी? मैंने कहा जी नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। उसने हंसते हुए कहा ओए ये जी नहीं क्या होता है, आइंदा हमेशा मेरे साथ तू तड़ाक से बात करना। दूसरा स्मगलर सिगरेट को अपनी जूती के नीचे दबाते हुए बोला बाऊ है, अभी नया है, सब कुछ सीख जाएगा। बंद कमरे में धीमा सा बल्ब रोशन था जिसमें स्मगलरों की आंखें चमक रही थी। एक स्मगलर ने अपनी गर्म कमीज का कफ पीछे हटा कर वक्त देखा, फिर आंखों ही आंखों में अपने साथी को इशारा किया जिसने मुझे कोहनी से टहूका मारा और कहा खड़े हो जाओ। मैं उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा कंबल और कमीज ऊपर उठाकर मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई हेरोइन का लिफाफा चेक किया। माल मौजूद है उस्ताद, वो बोला तो फिर स्टार्ट करो गाड़ी। बाहर बर्फीली रात खामोश थी। दूर सड़क पर खंभों के बल्ब सर्द कोहर में धुंधले से नजर आ रहे थे। मेरा साथी मुझे लेकर खेतों में से गुजरता हुआ एक कच्चे कोठे के बाहर जाकर खड़ा हुआ और आहिस्ता से सीटी बजाई। अंदर से कंबल में मूसर लपेटे एक आदमी निकला। मेरा साथी आहिस्ता से बोला ताजा अखबार आ गया है आज का। वो आदमी बोला हमारी खबर छपी है उस्ताद। मेरा साथी बोला खबर साथ लाया हूँ, और फिर जिधर से आया था खामोशी से उसी तरफ वापस चल दिया। नई स्मगलर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला मेरे साथ आओ खामोशी से। वो रात के अंधेरे में मुझे कोठे के पीछे ले गया जहां दरख्तों के नीचे एक बंद जीप खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मैं उसके साथ बैठ गया। जीप स्टार्ट हुई और अंधेरे में हेडलैम्प्स रोशन किए बगैर कच्चे रास्ते पर एक तरफ दौड़ने लगी। मेरा साथी खामोश था। एक जगह से मोड़ काट कर जीप तंग रास्ते पर मुड़ गई जिसकी दोनों जानिब कद्दे आदम झाड़ियां अंधेरे में खामोश खड़ी थी। कई चक्कर काटती हुई जीप उस तंग रास्ते पर देर तक चलती रही, फिर एक जगह टीले की ओट में रुक गई। मेरे साथी ने कहा मेरे साथ आओ और मुझसे 2 कदम आगे आगे चलने लगा। जहाँ खेत खत्म हो गए थे वीरान और बंजर जमीन थी। जगह जगह खाइयां और घाटियां थी। आसमान पर बादल छुपा हुआ था। बारिश की वजह से जमीन गीली थी। तहमद में मेरी टांगें ठिठुर रही थीं। एक जगह एक नाला आ गया जिसके किनारों पर नरसल लहरा रहे थे। नाले में उतरने के बाद मेरे साथी ने कहा खांसी छींक बंद, बीड़ी सिगरेट बंद, बोलचाल बंद, आगे इंडिया का बॉर्डर है। हम नाले से गुजर गए। आगे ढलान थी। एक गहरा मौत जैसा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। अचानक एक तरफ रोशनी हुई। मेरे साथी ने मुझे पीछे नाले की तरफ खींच लिया। हम झाड़ियों के पीछे बैठ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोशनी बाएं जानिब से आ रही थी। करीब आई तो मालूम हुआ कि वो एक जीप है। जीप तेजी से गुजर गई। मेरा साथी बड़बड़ाया हमारी बॉर्डर पुलिस। खामोश, बोलना नहीं। चलो। जीप की अकबी सुख बत्ती अब अंधेरे में बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो झुक गया, मैं भी झुक गया। वो बोला भागो। हम दोनों जितनी तेजी से दौड़ सकते थे झुके झुके दौड़ते गए। दूर से राइफल का फायर सुनाई दिया। हमने एक खाली मैदान उबूर किया तो मेरा साथी मुझे खींचता हुआ एक दरख्त के नीचे ले गया और हम वहां जमीन पर बैठ गए। उसने सरगोशी में कहा हम इस वक्त इंडिया की जमीन पर हैं। वो अंधेरे में चारों तरफ देखता रहा। थे मेरी कलाई पकड़कर उठा और तेज तेज कदमों से एक तरफ चलने लगा। हम एक नहर के किनारे पहुंच गए। नहर पार करके मुझे पहली बार दूर अंधेरे में 2-4 बत्तियां झिलमिलाती नजर आईं। मेरा साथी रुक गया। बोला वो सामने गुरुसर सतलानी गांव की रोशनियां हैं। उस गांव के बाहर तुम्हें तुम्हारा साथी मिलेगा। अब मेरी ड्यूटी खत्म, आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। ये कहकर वो इतनी तेजी से अंधेरे में गायब हो गया कि मैं देखता ही रह गया। मुझे पहली बार खतरनाक तन्हाई और शदीद सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल को अपने जिस्म और मुंह सर के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और खुदा का नाम लेकर गांव की तरफ चलने लगा। भरा हुआ रिवॉल्वर मेरी डब में था। फिर उनकी थैली मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई थी। यकजक मुझे बातों की आवाज सुनाई दी। 2 आदमी पंजाबी में बात कर रहे थे। मैं खेत की दूसरी तरफ होकर आगे बढ़ा तो बाएं जानिब 2 साए नजर आए। वो आपस में खेतों में पानी लगाने के बारे में बातें कर रहे थे। जबान से अंदाजा हो रहा था कि वो सिख हैं। मैं दरख्तों के पीछे से होकर रात के अंधेरे में आगे निकल गया। अगर आप लाहौर से बजरिया ट्रेन इंडिया गए हों तो आपको याद होगा कि वाहगा से आगे भारत का इलाका शुरू हो जाता है। फिर अट्टारी का रेलवे स्टेशन आता है जो किसी जमाने में बड़े बड़े सिख जागीरदारों का गढ़ था और उसी बस्ती को महाराजा रंजीत सिंह के एक सिख जर्नैल शाम सिंह अट्टारी ने आबाद किया था। कयाम पाकिस्तान के बाद बॉर्डर पर वाक़ होने की वजह से अट्टारी की हवेलियां वीरान हो गईं। सिख अपनी जमीनें फरोख्त करके बड़े बड़े शहरों की तरफ चले गए। अट्टारी से आगे गुरुसर सतलानी का छोटा सा गांव आता है। कयाम पाकिस्तान से पहले भी यहाँ रेल बहुत कम ठहरा करती थी। इस गांव के आगे रेलवे स्टेशन आता है। फिर छिहरटा और उसके बाद अमृतसर का शहर आ जाता है। गुरुसर सतलानी एक छोटा सा सिखों का गाँव है जहाँ काश्तकार ही रहते हैं।
गांव के बाहर बिजली के खंबे पर एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी सर्द रात के कोहर में कपकपाती महसूस हो रही थी। मैं तरकारियों की खेत में से गुजर रहा था। अब मैं यूं जाहिर कर रहा था जैसे मैं भी किसान हूं और रात को अपने खेतों में पानी लगाने आया हूं। गांव के कच्चे मकान अंधेरे और सर्दी में डूबे हुए थे। गांव के कोने के करीब ईंटों का एक वीरान भट्टा था। मैं वहां पहुंचा तो अचानक एक कंबल पोश साया निकल कर मेरे सामने आ गया। लाला जी, नंदीपुर को यही रास्ता जाता है। मैं समझ गया कि यही करोंदिया नाम का स्मगलर है जो मेरी पेशवाई के लिए आया है। मैंने जवाब में कहा, राज करेगा खालसा। वो आहिस्ता से मेरे करीब आ गया। चेहरा करवाओ। मैंने कंबल मुंह से खिसका दिया। उसने कहा, मेरे साथ आ जाओ। गांव के मकान नींद में डूबे हुए लगते थे। कच्चे रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो गई थी। हम गांव से निकलकर एक सड़क पर दरख्त के नीचे खड़े हो गए। मेरे नए स्मगलर साथी करोंदिया ने कहा, यहाँ मेरा नाम परशुत्तम दास है। मुझे सब परशुत्तू कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, आमिर। रात के 2:45 बज रहे हैं। अट्टारी से एक बस 6 हर्टा के कारखानों के लिए मजदूरों को लेकर आने वाली है। हम उसमें बैठकर 6 हर्टा जाएंगे। तुम कोई बात न करना। इनकी पंजाबी लाहौर वाली पंजाबी से बहुत मुख्तलिफ है। थोड़ी देर में एक बस की रोशनियां सड़क पर झलकने लगी। करोंडिया सड़क के बीच में खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। बस हमारे करीब आकर रुक गई। सिख ड्राइवर ने बुलंद आवाज में कहा, ओए कित्थों आ गए? हम जल्दी से बस में सवार हो गए। अंदर नीम खाबीदा सिख और हिंदू मजदूर बैठे ऊँग रहे थे। करोंडिया ने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर ड्राइवर से कहा, महाराज पठानकोट कचहरी में पेशी है। अम्बरसर से 4 बजे वाली बस पकड़नी है महाराज। ड्राइवर बोला, बैठ जाओ तोतारामा। अच्छा महाराज। करोंडिया ने मेरा बाजू खींच लिया और हम दोनों बस के फर्श पर ही एक तरफ होकर बैठ गए। बस अमृतसर की तरफ चल पड़ी। तस्बा खासा गुजर गया तो बाएं जानिब कारखानों का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें रोशनियां हो रही थीं। फिर चिहर्टा पहुंचकर बस कपड़े के एक बहुत बड़े कारखाने के गेट पर रुक गई। मजदूर नींद भरी आंखें खोलने की कोशिश करते बस से उतरने लगे। हम भी बस से उतर आए। सामने एक सिख साइकिल रिक्शा के पास जमीन पर कागजों की आग जलाए कंबल ओढ़े बैठा आग ताप रहा था। करोंडिया ने उसके पास जाकर कहा, सरदार जी शहर चलोगे? वो बोला, 2 रुपए होंगे महाराज। हम साइकिल रिक्शा में कंबल लपेट कर बैठ गए। चिहर्टा से अमृतसर जाने वाली सड़क खासी चौड़ी थी और दोनों जानिब शीशम के गुंजान दरख्त खड़े थे। सड़क सुनसान थी। सख्त सर्दी में दरख्तों के नीचे धुंध जमा हो रही थी। कारखानों के ठिठरे हुए मजदूर साइकिलों पर सवार करीब से गुजरते जाते थे। अमृतसर का रेलवे स्टेशन आ गया। इंजन के शंट करने की आवाजें आ रही थी। स्टेशन पर बत्तियां जगमगा रही थी। सर्दी की वजह से स्टेशन के सामने वाला अहाता वीरान था। दूसरी जाने प्रिंस और अशोक होटल के बाहर अलाव रोशन थे और रेलवे के उली आग ताप रहे थे। सिख साइकिल रिक्शे वाले ने फूली हुई सांस में पूछा, शरीफपुरे जाओगे कि हॉल बाजार? सामने 2 पुल आ गए थे। बाएं जानिब सीढ़ियों वाला पुल था जो हाल बाजार के गेट की तरफ जाता था और दूसरा कंपनी बाग के पहलू से होकर फैम पाकिस्तान के जमाने में मुसलमानों के मशहूर गढ़ शरीफपुरे की तरफ जाता था। करोंडिया बोला, यहीं रोक दो महाराज, हॉल गेट जाएंगे। हम सीढ़ियों वाला पुल उबूर करके रेलवे लाइन की दूसरी जानिब हॉल गेट के पास पहुंच गए। शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। करोंडिया ने कहा, अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो गूंगे बन जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। माल कमर के साथ है ना? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ। वो बोला, चलते रहो। वैसे यहाँ के पुलिस वाले भी मेरे वाकिफ हैं। अपने लालच के लिए उन्हें खिलाता पिलाता रहता हूँ। मेरा यहाँ एक छोटा सा होटल है। हम हॉल दरवाजे में से गुजरे। दोनों तरफ की दुकानें बंद थी। कुछ सिख हाथों में टोकरियां लिए जाते दिखाई दिए तो करोंडिया ने कहा, जी लोग मेवा मंडी जा रहे हैं। चौक बिजली खरा गया। मैं यहाँ पहले भी आ चुका था। मैंने करोंडिया के परशुत्तम होटल को भी देखा, मगर मुझे कभी ख्याल ना आया था कि ये किसी मुसलमान स्मगलर का होटल है जो परशुत्तम दास के नाम से यहाँ आबाद है और एक रोज मैं भी स्मगलर बनकर यहाँ आ जाऊंगा। चौक में एक सिख सिपाही हाथ में लाठी थामे खड़ा था। उसने करोंडिया को कहा, परशुत्तू इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? करोंडिया ने झट जवाब दिया, महाराज इस गूंगे भांजे तोताराम को गांव से लाने गया था। सवेरे कचहरी में इसकी पेशी है। अच्छा जी, राम राम। सिख सिपाही बोला, चाय बनाओगे तो एक प्याली मेरे लिए भी बनाना। गेट तक गश्त लगा कर आ रहा हूँ। करोंडिया ने कहा, सत वचन महाराज, जरूर जी। साथ ही उसने मेरी गर्दन पर हाथ मारा और कहा, चल लोए तोताराम, न जाने तेरे लिए अभी कितने कष्ट भोगने। हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ गया था। मेरी गर्दन दुखने लगी मगर मैं चुप ही रहा। सामने ही परशुत्तम होटल था जो पहले 3 मंजिला मकान था जिसे बाद में होटल बना दिया गया। 2 नौकर अंगीठियों में आग जला रहे थे। करोंडिया को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर राम राम कहा और फिर अपने काम में लग गए। करोंडिया ने उन्हें चाय बनाने के लिए कह दिया। बोला, निहाला सिपाही भी आ रहा है, उसे चाय दे देना और हाँ, रात की कचोरियां भी गर्म करके दे देना उस यमराज को। एक हिंदू नौकर ने कहा, लाला जी हरदयाला रतन जौ का दूना दे गया है। करोंडिया बोला, कृष्ण महाराज की मूर्ति पर लटका दो।
करोंडिया बोला, कृष्ण महाराज की मूर्ति पर लटका दो, स्नान करके लटकाना। होटल के पहलू से एक तंग जीना ऊपर वाली मंजिल पर जाता था, जहाँ 2 कमरे थे, एक बाजार की तरफ और दूसरा उसके पीछे था। ये दूसरा कमरा छोटा था और उसमें आधे फर्श को एक पलंग में ढांप रखा था। जहाँ दाखिल होते ही करोंडिया ने दरवाजा बंद कर दिया और बत्ती जलाकर बोला, माल निकालो। मैंने कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोल दिया और प्लास्टिक की थैली उसे दे दी। वो थैली खोलने लगा तो मैं पलंग पर गिर गया। नींद और थकान से बुरा हाल था। करोंडिया ने छोटी उंगली के साथ थोड़ी सी हेरोइन लगाकर चखी और थूक कर बोला, माल खरा है, अब तुम सो जाओ, परसों रात तुम्हारी वापसी होगी। मैंने अपना रिवॉल्वर भी करोंडिया के हवाले कर दिया और लिहाफ में घुसकर सो गया। अगले रोज मैं 12 बजे के करीब जागा। करोंडिया होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था। उसने माथे पर हिंदुओं की तरह तिलक लगा रखा था। पास ही एक तश्तरी में लोबान सुलग रहा था। उसके पीछे दीवार पर कृष्ण महाराज की तस्वीर शीशे में जुड़ी हुई थी, जिस पर रतन जौ के फूलों का हार पड़ा हुआ था। मुझे सीढ़ियां उतरते देखकर वो गद्दी से उठा। उसके आगे एक कमरा था। कमरे में आकर उसने मुझे एक संदूक में से तंग मोरी वाला हिंदुआना पाजामा, खद्दर का एक कुर्ता और नया कंबल निकाल दिया। यह सामने गुस्ल खाना है, नहाकर इसी कमरे में रहना, अभी बाहर मत आना। मैंने गुस्ल किया, कमरे में आकर पाजामा कुर्ता पहना और कंबल लपेट कर बैठ गया। इतने में करोंडिया भी वापस आ गया। उसके हाथ में छोटी सी टीन की डिब्बिया थी, उसमें केसरी रंग था। उसने उंगली उस रंग में डुबोकर मेरे माथे पर तिलक लगाया और बोला, यहाँ किसी से बात मत करना, मैंने सबको यही बताया है कि तुम मेरे गूंगे भांजे हो, समझ गए? और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद आना, खाना मिल जाएगा, फिर तुम अपने कमरे में जाकर सो जाना। मैं इस बकबक से पीछा छुड़ाकर पठानकोट की तरफ निकल जाना चाहता था। मेरी मंजिल पठानकोट थी, लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं यहाँ से कुछ भारतीय करेंसी लेकर आगे जाना चाहता था। ये रकम मुझे करोंडिया स्मगलर से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हासिल करना थी। मैंने उस वक्त करोंडिया से कोई बात न की। वो चला गया। 15 मिनट के बाद मैं भी कमरे से निकलकर बाहर होटल के सामने वाले कमरे में आ गया, जहाँ कुछ ग्राहक बैठे चपातियों के साथ दाल खा रहे थे। कांसी की छोटी छोटी प्यालियों में दाल और सब्जी पड़ी थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं एक खाली मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। करोंडिया ने काउंटर पर से नौकर को आवाज दी, तो तराम को दाल भाजी दो। दाल सब्जी और 2-4 चपातियां एक थाली में मेरे आगे रख दी गईं। मैं 2 मिनट में चपातियां चट कर गया और मजीद मंगवाई, वो भी खा गया। छोटी छोटी चपातियां थी, मजीद मंगवाई तो करोंडिया ने काउंटर पर मुझे घूर कर देखा, जिसका मतलब था कि मुसलमानों की तरह नहीं, हिंदुओं की तरह खाओ। मैंने फौरन हाथ खींच लिया। खाने के बाद मैं जीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला गया। पलंग पर लेटा तो एक बार फिर नींद ने हमला कर दिया। शाम तक सोया रहा। उठा तो 6 बज रहे थे। बाजार की दुकानों में बत्तियां रोशन थीं। करोंडिया एक कीमती धस्सा ओढ़े होटल के बाहर खड़ा नौकरों से सीढ़ियां धुलवा रहा था। मुझे देखकर उसने इशारे से करीब बुलाया और मेरे कांधे पर हाथ डालकर नौकर से बोला, मैं तोताराम को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। वो मुझे लेकर बाजार में से गुजरता हुआ रामबाग की तरफ चला। रामबाग से कुछ फासले पर पुराना गिरजाघर था, जिसके अकब में गंदे नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता शरीफपुरी की तरफ जाता था। सर्दियों की शाम का सुरमई अंधेरा फैला हुआ था। हम उसी रास्ते पर चलने लगे। करोंडिया कहने लगा, परसों रात मैं तुम्हें लेकर 6 हट्टा जाऊंगा। वहां से ट्रेन में बैठकर हमें गुरुसर सतलानी जाना होगा और फिर तुमको सरहद पार करवा दूंगा। लीडर को जाकर कहना कि माल पहुंचा दिया गया है। रकम मैंने वसूल कर ली है। उसमें से आधी रकम का माल खरीद कर स्मगल करवा दूंगा और आधी रकम कराची वाले सेठ को पहुंच जाएगी और वहां से वसूल कर ली जाएगी। मैंने करोंडिया से कहा कि मुझे लीडर लाहौर वापस पहुंचकर इस फेरे के 10,000 रुपए देगा, मगर मैं चाहता हूं कि आधी रकम मुझे इंडिया में अदा कर दी जाए ताकि मैं यहाँ से अपनी मर्जी की कुछ चीजें ले लूं। करोंडिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। यहाँ से क्या खरीदोगे? यहाँ खरीदने को है क्या? इलायचियां ही हैं, वो मैं अगले हफ्ते यहाँ से स्मगल करवा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी भाभी और बहन के लिए 2-4 कीमती बनारसी साड़ियां खरीद कर ले जाना चाहता हूँ। करोंडिया ने सरजनिश के अंदाज में कहा, तुम नए इस काम में पड़े हो, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। क्या तुम अपने साथ हमें भी पकड़वाना चाहते हो? खामोशी से परसों रात वापस सरहद पार कर जाओ, अगले फेरे पर आओगे तो देखा जाएगा। चलो अब वापस होटल चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। हम वापस चल दिए। मैं अब तेजी से एक नए मंसूबे पर गौर करने लगा था। मैं अपना हक इस बदमाश स्मगलर के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वैसे भी मुझे रुपयों की कदम कदम पर जरूरत थी और उस वक्त मेरी जेब में वाकई एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। होटल पहुंचकर हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। खाना क्या था? बस वही दाल सब्जी और छोटी छोटी चपातियां थी। उस पर पाबंदी ये लगा दी गई थी कि मुसलमानों की तरह खाना ना खाऊं, हिंदुओं की तरह खाऊं और भूखा रहूं। खाने के बाद मैंने करोंडिया से कहा कि मैं इंडियन फिल्म देखना चाहता हूं। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, भाऊ तुम यहाँ स्मगलिंग का फेरा लगाने आए हो और ये तुम्हारा पहला फेरा है। अनाड़ी हो, अभी कच्चे हो। किसी को शक हो गया तो अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे। जाओ ऊपर जाकर खामोशी से सो जाओ। मेरा टारगेट अब ये करोंडिया स्मगलर ही था। मैं महज
बस रात के 12 बजाने के लिए सिनेमा जाना चाहता था, क्योंकि करोंडिया ने मुझे बताया था कि वो रात 12 बजे होटल बंद कर देता है। सिनेमा जाने की इजाजत न मिलने पर मैंने अमृतसर शहर की सैर करने की इजाजत चाही, मगर वो मुझे अकेला होटल से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने बेहतर यही समझा कि चुपके से जाकर कमरे में लेट जाऊं। चुनाचे मैंने वैसा ही किया। मैं गर्दन तक लिहाफ ओढ़े पलंग पर लेटा हुआ था कि करोंडिया एक आदमी को लेकर कमरे में आया। नौवारिद ने भी हिंदुआना लिबास पहन रखा था और माथे पर तिलक लगा हुआ था। करोंडिया ने नौवारिद का चेहरा दिखाते हुए कहा, शहाबू, ये बाऊ है, इसे परसों रात बॉर्डर क्रॉस करवाना है। शहाबू ने झुककर मुझे गौर से देखा और बोला, बाऊजी, कभी पहले बॉर्डर क्रॉस किया है? करोंडिया कहने लगा, वो नहीं यार, ये इसका पहला फेरा है, आहिस्ता आहिस्ता ये सब सीख जाएगा, आओ मेरे साथ। वो दोनों कमरे से निकल गए। उस वक्त रात के 9 बजे थे। कमरे में पुरानी तर्ज की सिंगार मेज पर एक टाइम पीस रखा था। मैं उसकी सेकंड की सुई को आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते देखता रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। जब घड़ी ने 10 बजाए तो मैं पलंग से उठा और कंबल ओढ़कर नीचे आ गया। करोंडिया काउंटर पर बैठा रजिस्टर पर हिसाब लिख रहा था। 2-3 ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे। उनमें एक सिख सिपाही भी था। मैं एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। करोंडिया ने मुझे घूर कर देखा, फिर नौकर से कहा, ओए मुंडू, तोताराम को चाय दो। हिंदू मुलाजिम ने चाय की प्याली मेरे सामने रख दी। मैं एक खास निगाह से काउंटर का जायजा ले रहा था। मैं एक निहायत अहम मौके की तलाश में था जो मुझे नहीं मिल रहा था। मगर खुशकिस्मती से सिख सिपाही ने उठते हुए कहा, पुरुषोत्तम, मेरे साथ चलकर बंसी लाल को कहो कि सवेरे मामला कर ले, नहीं तो उसकी खैर नहीं। करोंडिया ने सिख सिपाही की तरफ देखा और बोला, महाराज, वो एतबारी आदमी है, तुम फिक्र न करो। सिपाही बोला, पुरुषोत्तम, मेरे साथ चलकर बात कर। करोंडिया ने मेरी तरफ देखकर इशारे से बुलाया। मैं चाय की प्याली उठाकर उसके पास चला गया। उसने चूंकि वहां मुझे गूंगा मशहूर कर रखा था, इसलिए इशारों से समझाया कि कुछ देर के लिए काउंटर संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं काउंटर के पीछे रखी गद्दीदार ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। करोंडिया सिख सिपाही के साथ चला गया। मैंने गहरी निगाह से इधर उधर देखा। 2 ग्राहक कोने वाली मेज पर बैठे चाय पीते हुए बातों में मसरूफ थे। होटल का एक मुलाजिम कोने वाले नलके पर गर्म पानी से प्यालियां और कांसी की थालियां धो रहा था। मैंने आहिस्ता से काउंटर के नीचे वाली दराज खोली। उसमें एक चाकू, पेंसिल, कागज और एक कॉपी पड़ी थी। मैंने मजीद नीचे वाली दराज खोली तो मेरे जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उस दराज में पीछे की तरफ नोटों की एक गड्डी रखी हुई थी। ये 100 के भारतीय नोट थे। मैं काउंटर पर कंबल डालकर झुक गया। नीचे हाथ डालकर मैंने नोटों की गड्डी निकाल ली और अपने कुर्ते की जेब में रखी। अब मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके फरार होना चाहता था। करोंडिया किसी वक्त भी आ सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और काउंटर के सामने टहलने लगा। मैंने सिगरेट सुलगा लिया था और सुकून से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी से उतरकर बाजार में आ गया। मैं ये जाहिर कर रहा था जैसे मैं सामने वाली दुकान पर पान खाने जा रहा हूँ। सर्दी की वजह से बाजार खाली था। पान वाले हिंदू की दुकान खुली थी। 2-3 ग्राहक खड़े थे। जिधर करोंडिया गया था मैं उल्टे रुख रामबाग वाले चौक की तरफ चल दिया। चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और रामबाग के चौराहे में पहुंच गया। दाएं जानिब रामबाग का पुलिस स्टेशन था, जिसके बाहर एक सिख सिपाही राइफल थामे पहरा दे रहा था। मैं खामोशी और बेनियाजी से गुजरकर गिरजाघर के गंदे नाले पर पहुंच गया। लंबे लंबे डग भरता हुआ मैं गंदे नाले की पहलू से होकर जीटी रोड पर आ गया, जहां दुकानें बंद थी। सड़क पर से कभी कभी कोई मुसाफिर बस या साइकिल रिक्शा गुजर जाता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि किसी भी वक्त करोंडिया मेरी तलाश में निकल खड़ा होगा और वो मुझे हलाक करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं अमृतसर के जोग्राफिये से वाकिफ था और इस शहर में 2 बार आवारागर्दी कर चुका था। मैंने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की बजाय जीटी रोड पर चलना शुरू कर दिया। सड़क पर काफी फासले से बत्तियां रोशन थी और ठंड और धुंध की वजह से उनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। रामतलाई वाली बाउली पीछे रह गई थी। अब मुझे एक बहुत बड़ा खतरा दरपेश था। रात को गश्त करने वाले सिपाहियों का कोई भी दस्ता मुझे मिल सकता था। मेरी जेब में 100 के भारतीय नोटों की गड्डी थी। सिपाही मुझे पकड़कर थाने ले जा सकते थे या फिर मुझे इस रकम से महरूम भी कर सकते थे जिसकी मुझे अशद जरूरत थी। मेरी बाएं जानिब एक मैदान था जहां कभी बैसाखी का मेला लगा करता था। मुझे मालूम था कि इस मैदान के आगे जाकर दिल्ली की तरफ जाती रेलवे लाइन आ जाती है। मैदान में घास कोहर की वजह से गीली थी। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। ये अंधेरा मुझे तहफ्फुज़ दे रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन आ गई। मैं पत्थरों की ढाल पर चढ़कर रेलवे लाइन की दूसरी तरफ उतर गया। जरा आगे जाकर एक रेलवे लाइन बटाला होशियारपुर की तरफ मुड़ जाती थी। यही रेलवे लाइन जो सीधी पठानकोट जाती थी। मैं पैदल पठानकोट नहीं जा सकता था। तमाम सबसे पहले करीबी रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। मुझे यह भी मालूम था कि पठानकोट की तरफ जाते हुए सबसे पहला रेलवे स्टेशन बटाला आता है। बटाला क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमानों का बहुत बड़ा और सनती कस्बा था। पाकिस्तान बना तो इस कस्बे के मुसलमान या तो शहीद कर दिए गए और यहाँ अपनी जानें बचाकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गए। अब जहाँ ज्यादातर सिखों की आबादी थी और वो लोहे का काम करते थे। जब मैं क़याम पाकिस्तान के बाद वीजा लेकर दूसरी बार अमृतसर आया था तो बटाला की भी सैर की थी। जहाँ एक मस्जिद में मेरी मुलाकात एक कश्मीरी मौलवी साहब से हुई थी। उनका नाम अहद जू था।
वो बटाला में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रीनगर से आए हुए कश्मीरी मुसलमान मजदूरों को दर्स कुरान देते थे। मैं उनके पास जाने का ख्याल लेकर रेलवे लाइन के साथ चला जा रहा था। मैं रेलवे लाइन से उतरकर चल रहा था। चलने की वजह से सर्दी का एहसास कम हो गया था। धुंध में 15-20 कदमों के फासले की चीज भी दिखाई नहीं देती थी। सर्द रात के अंधेरे में कहीं कहीं कच्चे मकान धुंधले से नजर आ जाते। एक बैलगाड़ी जिस पर चारा लदा हुआ था रेलवे लाइन के करीब खेत के किनारे खड़ी थी। मुझे देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। वो बैलगाड़ी के नीचे सो रहा था कि मेरी बू पाकर होशियार हो गया। मैंने अपना सफर जारी रखा। कुत्ता कुछ देर भौंकने के बाद वापस जाकर सो गया। मेरी कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी जिसकी सुइयां धुंधली सी चमक रही थी। रात के 11 बजने वाले थे। करोड़िया को अब तक पता चल गया होगा कि मैं उसके रुपए लेकर फरार हो गया हूँ। वो जरूर मेरी तलाश में होगा। हो सकता है उसके आदमी मुझे रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि वो दिल में फैसला करके खामोश होकर बैठ गया हो कि वो अपनी रकम लाहौर के लीडर से मेरे फेरे की उजरत से वसूल कर लेगा। बहरहाल इतना मुझे इत्मीनान था कि वो कम से कम बटाला जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ नहीं आएगा। मगर बटाला अभी दूर था। जवानी का खून था। मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही थी और मेरा पैदल सफर जारी था। मैं सोच रहा था कि ये वो रास्ता है जहाँ से क़याम पाकिस्तान यानी अगस्त 1947 में मुसलमानों के लुटे पटे काफिले पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए थे। उन पर जगह जगह हमले हुए, औरतें अगवा कर ली गईं और मर्दों को शहीद कर दिया गया था। मुझे वीरान रात के सन्नाटे में मुसलमान औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी और मैं सर से पांव तक कांप गया। मैं चलते चलते थक कर एक जगह सस्ताने बैठ गया और जेब से गड्डी निकाल कर नोट गिनने लगा। 4,500 रुपए की रकम थी। गोया मेरे फेरे के 10,000 में से 5,500 कम थे, लेकिन मेरे लिए यही रकम काफी थी और मैं उससे अपने अहम मिशन के लिए बहुत से काम ले सकता था। थोड़ी देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल पड़ा। 11:15 बज गए थे। 1:30 बजे रात मैं फिर एक जगह सांस लेने के लिए बैठ गया। मेरे पास रिवॉल्वर भी नहीं था। मैंने सोचा मुझे रिवॉल्वर साथ ले आना चाहिए। मैं फिर चल पड़ा। रात के 3 बजे दूर से बटाला की ऊंची दीवार अंधेरे में उभरती नजर आने लगी। कस्बे के बाहर एक बत्ती भी रोशन थी। जब मैं बटाला के रंजीत सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो 2 कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने पत्थर फेंक कर उन्हें भगा दिया। बटाला के कस्बे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाजार सुनसान थे। मैं बटाला की वाहिद मस्जिद की तरफ पढ़ने लगा जहां कई एक मस्जिदें हुआ करती थी, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मस्जिद श्रीनगर के कश्मीरी मौलवी आहद जू के हिस्से में आई थी। बाकी मस्जिदों पर हिंदू और सिखों ने कब्जा कर लिया था। एक सिख चौकीदार लठ जमीन पर पटकता हुआ और आवाज लगाता हुआ मेरे करीब से गुजरा। बोला, कौन हो जवान? मैंने कंबल अपने सर पर इस तरह डाल रखा था कि मेरे माथे का तिलक नजर नहीं आता था, फिर भी मेरा लिबास हिंदुआना था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, काली देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। वो बोला, लाला इतनी रात को कहाँ? मैंने कहा, महाराज वेदों का पाठ करना है, ब्राह्मण हूँ, कायस्थ ब्राह्मण हूँ जी, मंत्रों का जाप भी करना है। वो बोला, जाओ जाओ लाला, दिमाग न खाओ। सिख चौकीदार ये कहकर जमीन पर लठ मारता आगे बढ़ गया। मैं तेजी से बाजार में घूमकर एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। ये गली आगे जाकर उस बाजार में आ जाती थी जिसकी नुक्कड़ पर मस्जिद थी। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरी टांगे तकान से चूर हो रही थी। नींद गायब थी और पांव दुख रहे थे। एक जूता भी फट गया था। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिला। गालिबन मौलवी साहब हुजरे में लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रहे थी। मैं दस्तक भी आहिस्ता आहिस्ता दे रहा था। मैं दीवार से मस्जिद के सहन में उतर गया। सहन का फर्श बर्फ की तरह ठंडा था। सामने मस्जिद के मेहराबी 2 दरवाजे थे जिन पर नमदे पड़े हुए थे। एक जाने मौलवी साहब का हुजरा था। हुजरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? मैंने किवाड़ की दर्ज के साथ मुंह लगाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, दरवाजा खोलिए, मुझे एक जरूरी काम है। वो बोले, इस वक्त क्या काम आन पड़ा भाई, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, दरवाजा तो खोलिए, मैं चिटर रहा हूँ। हुजरे में खामोशी छा गई। फिर दरवाजा खुल गया। सामने एक सफेद रीश नूरानी सूरत वाला सुर्खो सफेद इमाम मस्जिद खड़ा मुझे नींद में डूबी आंखों से तक रहा था। मौलवी साहब ने मेरे कपड़े और माथे के तिलक से अंदाजा लगाया कि मैं हिंदू हूँ। कहने लगे, लाला जी आप तो हिंदू हैं, आपने अस्सलाम वालेकुम भी कहा, क्या बात है? और आप इतनी रात गए मस्जिद में क्या लेने आए हैं? मैंने कहा, मौलवी साहब मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ, अंदर आने की इजाजत दें तो सब कुछ बता दूंगा। मौलवी साहब पीछे हट गए। आ जाओ। वो हैरानी से मुझे देख रहे थे। उन्होंने हुजरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं नमदे पर बैठ गया। मौलवी साहब कुछ परेशान थे। भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने हिंदुओं जैसा हुलिया क्यों बना रखा है? मैंने मौलवी साहब को एक फर्जी कहानी सुना दी। ये कहानी पहले से तैयार कर रखी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस भेष में गैर कानूनी तौर पर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया है। मेरे वालिदैन पाकिस्तान में दफन हैं। वो पठानकोट के रहने वाले थे। हमारे वहाँ एक हवेली थी जिसकी एक कोठरी में उन्होंने भारत से हिजरत करते वक्त
जेवरों की एक गठरी दफन कर दी थी। वो अक्सर उस गठरी की बातें किया करते थे। उनके मरने के बाद मैं अकेला रह गया और मुझ पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। जब मैं बड़ा हुआ तो ख्याल आया कि क्यों ना पठानकोट जाकर अपने बाप की हवेली में से वो जेवरात निकाल कर ले आऊं। इस ख्याल से मैंने वीजा हासिल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मैंने एक स्मगलर से साजबाज की और उसने मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पठानकोट जाने वाली गाड़ी का इंतजार कर रहा था। एक सिख सिपाही को मुझ पर शुबा हो गया, लेकिन मैं वहां से भाग उठा और अब अमृतसर से पैदल ही उनके पास आया। मौलवी साहब मुझे शक की नजरों से देख रहे थे। बोले, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? मैंने कहा, इससे पहले मैं एक बार अमृतसर का चक्कर लगा चुका हूँ। तब मैं बटाला भी आया था और मैंने ये मस्जिद भी देखी थी। मुझे ये भी मालूम हुआ था कि बटाले में सिर्फ यही एक ऐसी मस्जिद है जहाँ एक कश्मीरी मुसलमान मौलाना बाजमात नमाज पढ़ाते हैं। वो बोले, देखो भाई, अगर मैं तुम्हारी कहानी सच मान लूं तो भी मैं सिवाय इसके कोई मदद नहीं कर सकता कि तुम्हें रात अपने हुजरे में रहने की इजाजत दे दूं और सुबह रुखसत कर दूं। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले एक पाकिस्तानी को पनाह दे रखी है तो पुलिस न सिर्फ मुझे गिरफ्तार कर लेगी बल्कि वो इस मस्जिद पर भी कब्जा कर लेगी, और जहां जो 5 वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है मुसलमान उससे भी महरूम हो जाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि अब तुम आराम करो और दिन निकलते ही पठानकोट जाने वाली रेल पर सवार हो जाओ, और खुदा के लिए किसी से ये जिक्र न करना कि मैंने तुम्हें अपने हुजरे में पनाह दी थी। मैं खुद भी मौलवी साहब को खतरे में नहीं डालना चाहता था, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कुछ देर वहां आराम करके आगे रवाना हो जाऊं। मौलवी साहब की घबराहट भी दुरुस्त थी। एक पाकिस्तानी जासूस को पनाह देने के जुर्म में उन्हें कैद भी हो सकती थी। जाहिर है मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का लेबल बड़ी आसानी से चस्पा किया जा सकता था। मैंने कहा, ठीक है मौलवी साहब, आप जैसे फरमाते हैं मैं वैसा ही करूंगा। वो बोले, ठीक है, तुम आराम करो, ये कंबल ले लो। हुजरा काफी गर्म था। मैं कंबल ओढ़कर वही नमदे पर लेट गया। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली। मौलवी साहब हुजरे में नहीं थे। हुजरे का दरवाजा बंद था। मैंने उठकर उसे खोलना चाहा, दरवाजा बाहर से बंद था। एकदम से मुझे ख्याल आया कि कहीं मौलवी साहब पुलिस को इत्तला देने तो नहीं चले गए। मेरा दिल खौफ से बैठने लगा। फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैं जल्दी से उठकर दीवार के साथ लग गया कि अगर पुलिस अंदर आई तो पूरी कुव्वत से भाग निकलूंगा। दरवाजा खुला और मौलवी साहब अकेले ही अंदर आए। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बोले, लो भाई, तुम्हारे लिए पूरियां लाया हूं, पहले तुम मुंह हाथ धो लो, मगर ये माथे का तिलक फौरन पोंछ डालो। उन्होंने मुझे गर्म पानी ला कर दिया। मैंने तिलक पोंछ डाला। मौलवी साहब मुझे मस्जिद के गुस्ल खाने में ले गई। जल्दी से मुंह हाथ धोकर वापस आ जाओ, खबरदार किसी से बात मत करना। मस्जिद खाली थी। कुएं के पास गुस्ल खाना बना हुआ था। मैं चंद लम्हों के बाद मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो एक आदमी पहले से बाहर खड़ा शायद गुस्ल खाना खाली होने का इंतजार कर रहा था। उसका लिबास कश्मीरी मजदूरों जैसा था। मेरी तरफ देखकर बोला, अजनबी लगते हो, श्रीनगर से आए हो, कब आए हो भाई? मैंने मुख्तसर अल्फाज में कहा, आज ही आया हूँ, और सीधा मौलवी साहब के हुजरे में आ गया। मौलवी साहब दरवाजे में बैठे थे। अंदर आया तो बोले, असद जू क्या कह रहा था? मैंने कहा, पूछ रहा था कि श्रीनगर से कब आए हो। मैंने कहा, आज ही आया हूँ। मौलवी साहब ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर उनके चेहरे पर अब भी घबराहट के आसार थे। कहने लगे, जल्दी से नाश्ता कर लो, और ये मैंने तुम्हारे लिए 20 रुपए निकाल कर रख दिए हैं, इसमें तुम्हारा रेल का किराया शामिल है। मैंने खामोशी से नाश्ता किया। उनके 20 रुपए ये कहकर लौटा दिए कि मेरे पास पैसे हैं। जब मैं जाने लगा तो मौलवी साहब ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। बोले, भाई मुझे माफ कर देना, तुम पाकिस्तान से आए थे मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, मैं कोई खिदमत नहीं कर सका, मैं बेबस हूँ। मैं मौलवी साहब के खुलूस और मोहब्बत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मुझे उनकी मजबूरियों का एहसास था। वो एक ऐसे मुल्क में नमाज, रोजा और दरसे कुरान की मशल रोशन किए हुए थे जहाँ कदम कदम पर इस्लाम के दुश्मन खंजर बदस्त थे। मैंने उनका हाथ चूम लिया। मौलवी साहब, मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि जो अज़्म लेकर पाकिस्तान से निकला हूँ उसमें कामयाब हो जाऊं। मौलवी साहब एक लम्हे के लिए साकित से होकर मुझे देखते रहे। शायद उनकी छठी हिस्स ने उन्हें बता दिया था कि मैं कोई अहम मिशन लेकर पठानकोट जा रहा हूँ, मगर उन्होंने अपने खदशात छुपा लिए और मेरे हक में दुआ करते हुए कहा, अल्लाह जल्ला शानहू तुम्हें कामयाब करे मेरे भाई। मैंने मौलवी साहब को सलाम किया और हुजरे से निकलकर मस्जिद के सहन में आ गया। बाहर आकर जूते पहने और कंबल लपेटे बाजार में एक तरफ रवाना हो गया। दिन रोशन था, धूप निकली हुई थी। बाजार में दुकानें खुली थीं और लोग कारोबार में मसरूफ थे। अगरचे मैं सर झुकाए चला जा रहा था, मगर चारों तरफ से चौकस था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। रेलवे स्टेशन पर काफी रौनक थी। बाहर जक्के खड़े थे। सवारियां उतरकर स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मालूम हुआ कि पठानकोट जाने वाली गाड़ी 20 मिनट बाद आएगी। मैंने 100 रुपए का नोट पहले ही निकाल कर अलग रखिया था। खिड़की पर कतार में खड़े होकर मैंने टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर आकर धूप में एक खाली बेंच पर बैठ गया। अगरचे मेरे माथे पर तिलक नहीं लगा हुआ था, लेकिन लिबास की वजाकता से मैं हिंदू ही लगता था। मोटी सी तोंद वाला एक हिंदू लाला अपने बाल बच्चों और साजो सामान के साथ बेंच पर आकर बैठ गया। उसकी बीवी का दम फूला हुआ था और वो रोते बसूरते
बच्चों को मार कर चुप करवा रही थी। मोटे लाला ने मुझे देखकर कहा, क्यों फराजी, गड्डी कितनी लेट अजी? मैंने कहा टाइम पर आ रही है। वो बोले, अजी टाइम पर तो नहीं आई कभी। राम राम बलिए लोके, बालकों को क्यों मारती हैं? गाड़ी आ गई। ये पैसेंजर ट्रेन थी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डिब्बे में घुसकर बैठ गया। खुदा खुदा करके गाड़ी चली और मैं खिड़की की तरफ मुंह करके बाहर सरसों के खेतों की तरफ देखने लगा। डिब्बे में काफी रश था और मैंने इत्मीनान कर लिया था कि डिब्बे में ऐसा कोई आदमी सवार नहीं जो मुझे शक्ति नजरों से देख रहा हो। पठानकोट आ गया था। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी तो मुसाफिरों का हुजूम बाहर निकल पड़ा। मैं भी इस हुजूम के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। इस दौरान मैं अपने कुर्ते की जेब में रखे 4,500 रुपए की करेंसी नोटों से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुआ था। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार में जूतों की दुकान पर पहुंचा और अपने लिए एक नया जोड़ा खरीद लिया। उसके बाद छावनी बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान से 2 पतलूने, एक गर्म जैकेट, मोजे और कुछ कमीजें खरीद कर लिफाफे में रखी और बाहर निकल आया। एक ब्रीफकेस भी खरीद लिया और एक दरमियाने दर्जे के होटल में आकर कपड़े बदले, पतलून कमीज और गर्म जैकेट पहनी और शहर में घूमने लगा। पठानकोट काफी बड़ा शहर बन चुका था। पहले यहाँ छावनी नहीं थी, मगर अब शहर से थोड़ी दूर एक जगह छावनी भी बन चुकी थी, मगर मैं उस तरफ नहीं गया। मैं असल में किसी आला दर्जे के होटल की तलाश में था जहाँ मैं अपने आप को भारतीय CID के जासूसों की नजरों से महफूज रख सकूं। एक निस्बतन बेहतर होटल नजर आया। इस 4 मंजिला होटल पर अंग्रेजी के बड़े बड़े हुरूफ में कैलाश होटल लिखा हुआ था। मैं उस होटल में मुंतकिल हो गया। अब मेरा दिमाग अपने मिशन के अगले मरहले पर गौर कर रहा था। मेरे सामने पठानकोट का शहर फैला हुआ था। बसों और मोटर गाड़ियों की चलने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। मेरा अगला प्रोग्राम यह था कि किसी ऐसे हिंदू को अपना दोस्त बनाया जाए जो छावनी में काम करता हो और फिर अपनी शाखर्ची और तहाइफ की मदद से उससे छावनी वाली बड़ी तोप के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल की जाए। किसी हिंदू दोस्त की मदद के बगैर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था, और दोस्त भी ऐसा कि जो छावनी में काम करता हो। खाने का वक्त हो रहा था। मैं नीचे आकर डाइनिंग रूम में बैठ गया। एक सफेद कपड़ों वाला आदमी काउंटर पर कोहनी टिकाए खड़ा था और साड़ी पोश काउंटर गर्ल से मुस्कुराकर बातें कर रहा था। उस सफेद पोश के बालों में हल्की सी सफेदी झलक रही थी। मुझे शक्ल ही से वो बेहद चालाक और जीरक आदमी लगा। हो सकता है ये भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए शिद्दत से धड़का और फिर मैं खामोशी से अखबार खोलकर पढ़ने लगा। अंग्रेजी का अखबार था। मैं फिल्मों के इश्तिहार देखने लगा। छावनी के कृष्णा सिनेमा में इंडियन फिल्म मूर्ति लगी हुई थी। बैरे ने मेन्यू रख दिया। खाने के बाद मैं डाइनिंग रूम से निकलकर काउंटर के करीब से गुजरते हुए जानबूझकर रुक गया और काउंटर वाली साड़ी पोश लड़की से कहा, एक फोन कर सकता हूँ? वो बोली, जी क्यों नहीं। अंग्रेजी अखबार से मैंने एक फोन नंबर याद कर लिया था। ये किसी फर्नीचर की दुकान का नंबर था। मैंने उसका एक हिंसा बदल कर नंबर घुमाए, रिसीवर कान के साथ लगाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कदरे बुलंद आवाज में कहा, हेलो, देखिए मैं सुबह आपकी दुकान पर आया था। मेरा नाम राकेश शर्मा है। जी हाँ, आपने पहचान लिया। मैंने सुबह डायमंड की एक अंगूठी पसंद की थी। जी हाँ, वही जिसकी कीमत आपने 20,000 रुपए बताई थी। क्या कहा, बिक गई है? ओहो, वेरी सैड। खैर कोई बात नहीं, आपके पास मेरी नई दिल्ली का फोन नंबर मौजूद है। अगर इसी किस्म की दूसरी अंगूठी आपके पास आए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। मैंने रिसीवर रख दिया। जी हाँ, धन्यवाद, नो प्रॉब्लम। और मैंने रिसीवर रख दिया। काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपने कॉफी नहीं पी? हमारे होटल की कॉफी तो बड़ी मशहूर है। मैं समझ गया था कि मेरी गुफ्तगू का उस पर खातिर खा असर हुआ है। मैंने कहा, जरूर पीऊंगा, मगर इस वक्त मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। काउंटर गर्ल से रहा न गया, बोली, क्षमा कीजिए सर, पठानकोट में असली डायमंड की अंगूठियां बहुत कम मिलती हैं। आपने लाला जोहरी प्रसाद ज्वेलर को फोन किया था ना? मैंने कहा, जी हाँ, लाला जी को ही फोन किया था, मगर मैंने जो सुबह अंगूठी देखी थी उसका डायमंड मुझे असली लगता था। वो बोली, सर बड़ा घपला होता है इस बिजनेस में। आप इतनी महंगी अंगूठी अपनी पत्नी के लिए खरीद रहे हैं। क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा प्रश्न करने का अधिकार तो नहीं है। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मगर मैं तो अभी शादीशुदा नहीं हूँ। वो भी हंस पड़ी, बोली, आई एम सॉरी। मैंने कहा, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, थैंक यू फॉर द कॉल। काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, एनी टाइम सर। और मैं होटल की लॉबी से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। मेरी झूठी कॉल से उस लड़की पर खासा असर पड़ा था और यही मैं चाहता था। इस ड्रामे से मेरा मकसद महज इतना था कि मैं इस काउंटर गर्ल से किसी तरह ये मालूम करूं कि उसके पास जो सफेद पोश शख्स खड़ा था वो कौन है। बाजार में ट्रैफिक का रश था। मैं बाग में आ गया। कुछ देर वहां टहल कर आइंदा का प्रोग्राम बनाता रहा। बाग के दरवाजे पर एक फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। मैंने उससे रजनीगंधा के फूलों का एक दस्ता खरीद कर कागज में लपेटा और वापस होटल की तरफ आ गया। काउंटर पर मैंने गुलदस्ता काउंटर गर्ल की तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे जिस महाशरी से मिलना था वो तो नहीं मिले, मगर रजनीगंधा के फूल मिल गए, इन्हें स्वीकार करें। वो बोली, ये आप मेरे लिए लाए हैं?
हाउ स्वीट, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। मैंने फूलों का दस्ता लड़की के हाथ में थमाते हुए मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे अपना शुभ नाम नहीं बताया देवी जी। लड़की शर्मा गई और बोली, उर्वशी। मेरा नाम उर्वशी भंडारी है। मैंने कहा, सुंदर नाम है, आकाश की अप्सराओं के ऐसे सुंदर नाम होते हैं। काउंटर गर्ल उर्वशी अपनी तारीफ पर बहुत खुश हुई। मेरी झूठी अमारत भी उस पर कारगर साबित हुई थी। मैं बेनियाजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में आकर मैं लेट गया। मैं गौर कर रहा था कि छावनी में फौजी तनसीबात और खास तौर पर भारी तोप के बारे में किस तरह मालूमात हासिल की जाएं। एक ही तरीका मेरे जहन में था कि किसी तरह से किसी ऐसे आदमी से दोस्ती पैदा की जाए जो छावनी में सिविलियन क्लर्क वगैरह हो। मैं छावनी के इलाके में नहीं जाना चाहता था। इसकी वजह मुजाहिद फोर्स में मेरी इब्तदाई कमांडो ट्रेनिंग का पहला उसूल था। मुझे बताया गया था कि जिस टारगेट को तबाह करना हो उस टारगेट के इलाके में दिन के वक्त कभी न जाओ। वहां से मुतल्लिका लोगों को अपना चेहरा हरगिज मत दिखाओ, क्योंकि कोई पता नहीं तुम्हें उसी शक्ल में किसी शख्स का भेस बदल कर वहां जाना पड़ जाए। अगर वहां तुम्हारी चेहरा शनासी हो चुकी होगी तो तुम पहचान लिए जाओगे। चुनाचे मैंने अभी तक पठानकोट छावनी का रुख नहीं किया था। इसकी वजह यह भी थी कि मैं पाकिस्तानी जासूस था और छावनी के इलाके में जगह जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी फिर रहे थे। जब से मशरकी पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों ने गड़बड़ शुरू की थी, यहाँ भी हंगामी किस्म की सूरत हाल थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की नफरी में इजाफा हो गया था। छावनी जाने वाली सड़क पर मुझे कई मुश्तबा शक्लें नजर आईं। मैं जानबूझकर उधर नहीं जाना चाहता था। पठानकोट शहर में भी चप्पे चप्पे पर फौजी जासूस आम कपड़ों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों और दरमियाने दर्जे के होटलों के गिर्द चक्कर लगाते थे। इसीलिए मुझे खतरा था कि जो सफेद पोश महाशय काउंटर गर्ल उर्वशी के साथ बातें कर रहा था वो जरूर मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। चूंकि मुझे पठानकोट में रहकर अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना था, इसलिए मैं हर तरह से बाखबर और मिलिट्री इंटेलिजेंस की नजरों से बचकर रहना चाहता था। सफेद पोश महाशय जी के बारे में मुझे उर्वशी ही कुछ बता सकती थी और उससे मैंने इतना काम निकाल ले जितनी दोस्ती पैदा कर ली थी। दफतन किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे दो बातों का हर वक्त धड़का लगा रहता था। एक ये कि कहीं भारतीय इंटेलिजेंस का कोई आदमी मुझे गिरफ्तार करने ना आ जाए, और दूसरा ये कि कहीं अमृतसर का स्मगलर करुंडिया मेरी तलाश में उधर ना निकले। बाहर से होटल के वेटर की आवाज आई, सर मैं होटल बॉय हूँ, हीटर लाया हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। होटल बॉय अंदर आया तो उसके हाथ में बिजली का डबल रॉड वाला हीटर था। बोला, सर मैडम ने कहा है आपके कमरे में लगा दूं। होटल बॉय ने हीटर पलंग के एक करीब लगा दिया। डाइनिंग रूम में शाम के बाद मैंने कॉफी मंगवाई तो काउंटर गर्ल उर्वशी को कॉफी पीने की दावत दी। वो बखुशी मेरी मेज पर आ गई। मैंने इस किस्म की बातें शुरू कर दी जिनसे जाहिर हो कि मैं किसी आइडियल लड़की की तलाश में हूँ और मैं शादी के बाद लंदन में जाकर अपना दफ्तर खोलना चाहता हूँ। होशियारी से बातें करते हुए मैंने उर्वशी के बालों और आंखों की कुछ इस तरह तारीफ की और कालिदास की संस्कृत की नज़मों के कुछ इस दिलनशी अंदाज में हवाले दिए कि वो मेरी गर्विदा हो गई। तब मैंने उससे पूछा कि वो महाशय जी कौन थे जिनसे वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसने हल्का सा कहकहा लगाकर बताया कि इस महाशय का नाम तिलक राज वर्मा है और वो पठानकोट में कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। उर्वशी ने यह भी बताया कि वो उसके मामा जी के पुराने मिलने वाले हैं। मैं मुतमईन हो गया कि वो शख्स इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था। अब मुझे उर्वशी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपने मंसूबे के बारे में गौर कर रहा था। अचानक उस लड़की ने एक ऐसी बात कही जिस पर मेरे कान खड़े हो गए। वो अपने मामा जी के बारे में बातें करते हुए बोली, मेरे मामा जी का बड़ा बेटा केवल कृष्ण फौज में मेजर है, आजकल डलहौजी में छुट्टी पर गया हुआ है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ एक ईसाई लड़की को साथ ले गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात बुरी समझी जाती है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं, ये हमारी धर्म संस्कृति के भी खिलाफ है। मेरा जहन तेजी से एक मंसूबे पर गौर कर रहा था। ये बड़ा खतरनाक मंसूबा था, मगर उस पर अमल करते हुए मुझे अपनी मुहिम में 100% कामयाबी का यकीन था। उर्वशी अपने मामा जी के गुमराह बेटे मेजर केवल कृष्ण के खिलाफ बातें किए जा रही थी। उसकी बातों से मैंने मालूम कर लिया कि मेजर कृष्ण जालिंधर छावनी में तैनात था। फिर वहां से उसकी बदली पठानकोट छावनी में कर दी गई। उसने बीमारी का बहाना बनाकर 2 माह की छुट्टी ले ली और लिख कर दे दिया कि वो छुट्टियां डलहौजी के सेहत अफजा मकाम पर गुजारने के बाद पठानकोट छावनी में अपनी नई ड्यूटी संभाल लेगा। वो अभी तक पठानकोट छावनी नहीं गया था। मैंने गुफ्तगू के दौरान बड़े तरीके से डलहौजी में उस होटल का पता मालूम कर लिया जिसमें मेजर किशन एक ईसाई लड़की के साथ छुट्टियां गुजार रहा था। मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेजर किशन की अभी 1 माह की छुट्टी बाकी है। मेरे जहन में मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। ये एक ऐसा खतरनाक मंसूबा था कि जिसमें एक एक कदम पर राज फाश होने और मेरी मौत का इम्कान था, लेकिन मैंने ये दाव लगाने का फैसला कर लिया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने इस मंसूबे की सारी कड़ियां एक एक करके मरबूत कर ली और दूसरे रोज डलहौजी की तरफ रवाना हो गया। उर्वशी को मैंने ये कहा कि मैं एक जरूरी कारोबारी काम की वजह से अमृतसर जाना पड़ गया है, परसों तक वापस आ जाऊंगा। वो भारतीय फिल्मों की हीरोइन की तरह उदास आंखों से मुझे देखने लगी। खुदा जाने वो अपने जहन में क्या मंसूबे
तरतीब दे रही थी, मगर मेरा मंसूबा मुझे कशां-कशां डलहौजी की तरफ लिए जा रहा था। मैं इससे पहले कभी डलहौजी नहीं गया था। बस ने मुझे डलहौजी पहुंचा दिया। डलहौजी की पहाड़ियों पर बर्फ गिरी हुई थी। ये सेहत अफजा मकाम वीरान सा था। ये माहौल मेरे मंसूबे की तकमील के लिए बेहद मौजूद था। बस अड्डे के पास ही एक होटल था। मैंने उस होटल में एक कमरा ले लिया और चाय का एक कप पीने के बाद गर्म कपड़े पहनकर बाजार में निकल आया और उस होटल का पता लगा लिया जहां मेजर कृष्ण मुकीम था। होटल से ब्रीफकेस उठाया और मेजर कृष्ण वाले होटल हिल व्यू में मुंतकिल हो गया। कमरा किराए पर ले लिया। मेजर कृष्ण के कमरे का नंबर 5 था, जबकि मुझे 11 नंबर मिला था। दोनों कमरे दूसरी मंजिल पर थे। होटल अंदर से सारे का सारा सेंट्रली हीटेड था और काफी हद तक जदीद साजो सामान से मुज़य्यन था। दोपहर 2 बजे मैं खाने के बाद अपने कमरे में लेटा बाज अहम उमूर पर गौर कर रहा था, क्योंकि मेरे मंसूबे की बाज कड़ियां अभी तक नामुकम्मल थीं। उनकी तकमील का तकाजा था कि मैं मंसूबे के गिरदाब में कूद जाऊं। इस तरह वो कड़ियां खुद ब खुद आपस में मिल जाती। दोपहर की चाय पीकर मैं 2-3 बार मेजर कृष्ण के कमरे के सामने से गुजरा। उसका दरवाजा बंद था। मैं नीचे लॉबी में चला गया और सोफे पर बैठकर हिंदी का अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद एक खुशपोश जोड़ा सीढ़ियां उतरकर काउंटर की तरफ आया। काउंटर पर जो आदमी खड़ा था उसने मुस्कुराकर उनका खैर मकदम किया। गुड इवनिंग मेजर, आज शायद रात को बर्फ गिरेगी। मैंने गोशाई चश्म से उस जोड़े का जायजा लिया। लड़की का रंग सांवला था। उसका साथी मेरे तदकाट का एक खुश शक्ल नौजवान था। उसने मुस्कुराते हुए चाबी काउंटरमैन की तरफ बढ़ा दी और बोला, हम स्नो पॉइंट तक चक्कर लगाने जाते हैं आज रात खाने में। काउंटरमैन ने हंसकर कहा, मेजर साहब डोंट वरी, हमने आपके सूप के लिए खास तौर पर पठानकोट से टर्की मीट मंगवाया है। एंजॉय योरसेल्फ। मेजर बोला थैंक यू और ये खुश शक्ल और खुशपोश जोड़ा होटल से चला गया। मैं भी अखबार एक तरफ रख कर उठा और काउंटरमैन से एक फोन कॉल के बारे में बातें करने लगा। मैंने उसे बताया कि दिल्ली से मेरी एक कॉल आने वाली है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पता चला लिया कि ये जो खुश शक्ल जवान एक लड़की के साथ अभी अभी बाहर आया है उसका नाम मेजर कृष्ण है और अपनी ईसाई बीवी के साथ हनीमून मनाने आया हुआ है। मेजर कृष्ण ने जहां झूठ बोला था और ईसाई लड़की को अपनी बीवी जाहिर किया था, जबकि मुझे डलहौजी वाली उर्वशी ने बताया था कि मेजर कृष्ण अपनी एक दोस्त लड़की को लेकर डलहौजी 2 माह की छुट्टियां गुजारने गया हुआ है। मैंने एक सोची समझी स्कीम के तहत होटल के बार रूम में जाकर मशरूब की एक कीमती बोतल खरीदी और उसे लिफाफे में लपेटकर वहीं खिड़की के पास बैठकर एक फैशन मैगजीन देखने लगा। खिड़की पर गिरा हुआ सफेद भारी पर्दा दरमियान में से हटा हुआ था और बाहर का पुरफजा माहौल दिखाई दे रहा था। ये एक छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो होटल की लॉबी के आगे से गुजरकर और पहाड़ी बंगलों और पार्क की तरफ जाती थी। मैंने कॉफी मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट पीने लगा। निस्फ घंटे बाद मुझे दूर सड़क पर पहाड़ी बंगलों की तरफ से मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ आता दिखाई दिया। मैं इसी लम्हे के इंतजार में था। मैं आहिस्ता से उठा और ऊपर वाली मंजिल के बरामदे में पहुंच गया। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया जो बरामदे के कोने पर था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मौसम सरमा के बायस अक्सर कमरे खाली पड़े थे, बरामदा भी खाली था। थोड़ी देर के बाद मैंने ईसाई लड़की और हिंदू मेजर के हल्के हल्के कहे सुने। मैं दीवार से अलग होकर आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ बढ़ा। मशरूब की बोतल वाला लिफाफा मेरी बगल में था। मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ बरामदे में अपने कमरे की तरफ आ रहा था। उसके करीब से गुजरते हुए मैं जानबूझकर उससे टकरा गया और मशरूब की बोतल बगल से फोड़ दी। लिफाफा बरामदे के फर्श पर गिरा और बोतल टूट गई। मेजर माजरत का इजहार करते हुए झुका, ओह आई एम सॉरी। मैंने लिफाफे में से टूटी हुई बोतल बाहर निकाली। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मशरूब की बोतल बड़ी कीमती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो बोला, डोंट वरी, मैं अभी मशरूब की नई बोतल मंगवाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेवर माइंड सर, दरअसल गलती मेरी थी। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको मेरी तरफ से नई बोतल कबूल करनी होगी। प्लीज मेरे साथ नीचे बार में आइए। रोजी तुम कमरे में चलो। मैं यही चाहता था, ये मेरे मंसूबे का हिस्सा था। मैं मेजर के साथ नीचे बार रूम में आ गया। उसने मुझे मशरूब की नई बोतल खरीद कर दी तो मैंने वही मशरूब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इसे मेरी तरफ से कबूल कीजिए क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। मेजर कृष्ण हैरान होकर बोला, अरे तो फिर आप ये किसके लिए ले जा रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने एक दोस्त को तोहफा देने जा रहा था। मेरा नाम डॉक्टर रामामूर्ति है। मेजर बोला, अरे आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर? मैंने कहा, जी हाँ, और आप? वो बोला, डॉक्टर मैं मेजर केवल कृष्ण आर्टिलरी का मेजर हूँ। ये मेरे लिए एक खुशाइंद खबर थी कि ये हिंदू जवान आर्टिलरी यानी तोपखाने का मेजर था। उसने मेरा आधा सफर आसान कर दिया था। वो मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। उसकी दोस्त रोजी सोफे पर नींद दराज एक रिसाला पढ़ रही थी। रोजी डियर, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामामूर्ति MBBS। रोजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। मेजर कृष्ण ने मशरूब की बोतल खोल ली और ग्लास में उंडेलते हुए बोला, डॉक्टर आप इतनी सर्दी में डलहौजी कैसे आ गए? हम तो हनीमून मनाने आए हैं, क्या आप भी? मेरी तरफ देखकर उसने एक तहका लगाया। मैंने कहा, जी नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। रोजी बोली, ओहो
डॉक्टर मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और सुशील सी लड़की तलाश करूं। मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो मेरे सामने सोफे पर बैठकर मशरूब पीने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूं और वहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूं। आजकल पठानकोट में प्रैक्टिस करता हूं। बर्फ के मौसम में एक बार बर्फ देखने डलहौजी जरूर आता हूं। मेजर ने पूछा, वो आपके फ्रेंड कहाँ रहते हैं जिनके लिए आप ये मशरूब की बोतल ले जा रहे थे? मैं ये बात भूल ही गया था। जरा सा टटका, फिर बोला, वो मल्होत्रा साहब हैं, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे। उन्हें इन चीजों का बहुत शौक है। आज वो पठानकोट जा रहे थे, इसलिए मैं उनका पसंदीदा तोहफा लेकर जा रहा था। लेकिन खैर, फॉरगेट इट मेजर। प्रोफेसर साहब तो इस वक्त पठानकोट पहुंच भी चुके होंगे। मेजर अब हल्के हल्के सुरूर में था। मैंने उसे मोहतात अंदाज में कुरेदना शुरू कर दिया। उसने वही कुछ बताया जो मैं पठानकोट में उसकी रिश्तेदार लड़की उर्वशी की जबानी सुन चुका था। फिर वो मेरी तरफ देख कर बोला, डॉक्टर, क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूँ कि पठानकोट का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब, ऐसा हो सकता है, मगर उसके लिए आपको अपनी यूनिट के किसी डॉक्टर से मशवरा करना होगा। मेजर किशन ने नापसंदीदगी के अंदाज में सर झटक कर कहा, माय फुट, हमारी यूनिट का कैप्टन डॉक्टर भी उस यमराज कर्नल का दोस्त है। चलो, नो प्रॉब्लम। मैंने बात का रुख सियासत की तरफ मोड़ दिया और हमसाया ममालिक में हथियारों की भरमार पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें कह दी। मेजर किशन ने बड़ी नखवत से गर्दन अकड़ा कर कहा, डॉक्टर मूर्ति, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। लाहौर हमारी तोपों की जद में है। पठानकोट से एक गोला फायर होगा और सीधा फॉरगेट इट। वो बात करते करते रोजी की तरफ मुतवज्जे हो गया। सर्विस वालों को फोन करो, हमारे टर्की स्टेक तैयार हो गए हैं या नहीं। मैंने इस दौरान में कमरे का पूरा जायजा ले लिया था। रोजी ने दो एक बार दीवार की अलमारी खोली थी और मैंने अंदर मेजर की वर्दी देख ली थी। एक हुक के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। उसका ब्रीफकेस मेकअप करने वाले श्रृंगार मेज पर पड़ा हुआ था। एक खास बात की वजाहत के लिए मैंने बात का रुख पठानकोट की छावनी और मेजर किशन की वहां ट्रांसफर की तरफ मोड़ दिया और कहा, पठानकोट की छावनी का हाल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। आपने ठीक फैसला किया कि वहां नहीं गए। मेजर बड़े मूड में था। बोला, डॉक्टर, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा। जनरल तिवाड़ी सहना मेरे डैडी के दोस्त हैं, उनसे कहकर मैं ट्रांसफर कैंसिल करवा लूंगा। मुसीबत यह है कि जनरल साहब अमेरिका गए हुए हैं, अगले माह भारत वापस आएंगे। जब तक मैं यहीं डलहौजी में ऐश करूंगा। वो रोजी की तरफ देखने लगा जो नीचे होटल की इंतजामिया को फोन कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हारे ट्रांसफर के कागजात तो पठानकोट छावनी पहुंच चुके होंगे और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो हंसा और बाजू सोफे पर फैलाकर बोला, टू हेल विद देम। कागज पहुंच गए हैं तो क्या हुआ? जनरल तिवाड़ी अमेरिका से आया तो वापस आ जाएंगे। उसका मतलब था कि पठानकोट छावनी वालों को इल्म हो चुका था कि जालिंधर छावनी से कृष्ण नाम का एक मेजर ट्रांसफर होकर वहां आ रहा है, मगर वो अभी 2 माह की छुट्टी पर है। मैं मेजर के सुरूर में होने का पूरा फायदा उठा रहा था। अब मैंने गुफ्तगू का रुख भारतीय फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। मेजर ने हाथ उठाकर कहा, धर्मेंद्र मेरा कजन है, बिल्कुल नालायक लड़का होता था, स्कूल से भाग जाया करता था। अरे अब तो उसके बड़े ठाठ हैं, मगर मुझे देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। उसने फिर तयकहा लगाया। रोजी फोन करने के बाद सोफे पर आकर बैठ गई थी। मेजर बोला, रोजी डियर, टर्की स्टेक, व्हाट अबाउट माय फेवरेट डिश? वो बोली, टेक इट इजी डियर, स्टेक तैयार हो रहे हैं। वंडरफुल माय डियर, हिंदू मेजर ने एक नारा लगाकर कहा और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। कमरा लता मंगेशकर की आवाज से गूंज उठा। हिंदू मेजर और ईसाई लड़की म्यूजिक के साथ रक्स करने लगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। फिर हिंदू मेजर सोफे पर गिर पड़ा और रोजी की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, डियर, मेरी फेवरेट डिश अभी तक नहीं आई, मेरे टर्की स्टेक्स। फौरन नीचे जाओ, उन्हें कहो कि मैं उनका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। रोजी बाल झटक कर जाने लगी तो हिंदू मेजर ने पतलून की पिछली जेब से चमड़े का लंबूतरा सा बटवा निकाल कर कहा, ठहरो, ये बाररूम से आती दफा। रोजी ने बात काट कर कहा, रहने दो, ये तुम्हारा फौजी मैस नहीं है, मैं ले आऊंगी। मेजर कृष्ण बटवा खोलते खोलते रह गया। वो हंसा और बटवा मेज पर रखते हुए बोला, ठीक है ऑफिसर, ठीक है। रोजी चली गई। मेजर ने अपने ग्लास में मशरूब उंडेला और उंगली खड़ी करके बोला, 1 मिनट में आया। सॉरी डॉक्टर। वो बाथरूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका बटवा मेरे सामने मेज पर पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उठाकर उसे खोला। उसमें पॉकेट बुक साइज का छोटा सा एक और बटवा था। मैंने उसे खोला तो वो मेजर का मिलिट्री शनाख्ती कार्ड था। एक जाने मेजर की पासपोर्ट साइज की फुल वर्दी में तस्वीर थी, जबकि सामने प्लास्टिक के वर्क के अंदर कागज पर उसका नाम, ओहदा और यूनिट लिखा हुआ था। वो 3rd राजपूत डिवीजन का आर्टिलरी का मेजर था। यही वो शनाख्ती कार्ड था जिसके हुसूल के लिए मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। मैंने ये शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था और मुझे मेजर की अदम मौजूदगी में तलाशी लेने के लिए आना था, मगर कुदरत मेरा साथ दे रही थी। मैंने फुर्ती से शनाख्ती कार्ड निकालकर अपनी जेब में रख लिया और बटवा बंद करके उसी तरह मेज पर रख दिया और सोफे के साथ टेक लगाकर अखबार पढ़ने लगा। मेजर झूमता हुआ बाथरूम से बाहर आया। वो मेज से ग्लास उठाकर मेरे सामने बैठ गया और उन लड़कियों की बातें करने लगा जिनसे उसकी दोस्ती रह चुकी थी। इतने में रोजी आ गई और मेजर चुप हो गया।
बहुत होशियार आदमी था। रोजी के हाथ में मशरूब का लिफाफा था। लिफाफा उसने सिंगार मेज पर रखा और बोली, तुम्हारी फेवरेट डिश तैयार है डियर। मेजर ने बटवा मेज से उठाकर खोलते हुए कहा, थैंक यू डियर, लेकिन डियर मैं तुम्हारा हिसाब चुका देना चाहता हूँ। आई मीन बिजनेस इज बिजनेस। फिर वो कुछ चौंक सा गया। मैं समझ गया कि वो क्यों चौंका है। वो बटवे की सारी जेबें टटोलने लगा। उसने बटवे में रखे हुए नोट और तह किए हुए कागज और चाबियां निकाल कर मेज पर रख दी और बोला, क्या मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास है? रोजी लिफाफा खोलते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे आईडी कार्ड का क्या काम? कोट की जेबों में देखो, वहीं कहीं होगा। मेजर का सुरूर किसी हद तक उतर गया था। मैंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, आपने उसे कहाँ रखा था? वो बोला, इसी बटवे में होता है, हो सकता है दूसरी पतलून की जेब में हो। फिर उसने अपने सारे कपड़ों की जेबें देख डाली, मगर कार्ड न मिला। मिल भी कैसे सकता था, वो तो उस वक्त मेरी जेब में पड़ा हुआ था। मैंने हमदर्दी से कहा, कहीं गिर न गया हो। मेजर कुछ सोचकर बोला, ओ यस डियर, हमने स्नो पॉइंट पर दौड़ लगाई थी, मेरा ख्याल है वहीं कहीं गिर गया होगा। मुझे याद आया, मेरा बटवा वहां जेब से उछल कर गिरा था। ओह माय गॉड, मुझे अब वहां जाकर उसे तलाश करना होगा। रोजी ने झुंझला कर कहा, अंधेरा हो गया है, इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे, नया बनवा लेना। मेजर ने तल्ख लहजे में कहा, तुम समझती हो कि नया कार्ड बनवाना कोई आसान काम है? मुझे उसकी बाकायदा हेडक्वार्टर इत्तला देनी होगी। रोजी ने झुंझला कर कहा, अंधेरा हो गया है, इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे, नया बनवा लेना। मेजर ने तल्ख लहजे में कहा, तुम समझती हो कि नया कार्ड बनवाना कोई आसान काम है? मुझे उसकी बाकायदा हेडक्वार्टर इत्तला देनी होगी, मुझे जुर्माना होगा, एक्सप्लेनेशन देनी होगी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। रोजी और मैं उसे रोकते ही रह गए, मगर मेजर लंबा कोट पहनकर टॉर्च संभालता हुआ निकल गया। जितनी देर बाहर रहा, उसकी नकली बीवी रोजी मुझसे मेजर की जिद्दी तबीयत के खिलाफ बातें करती रही। इस असना में उसके टर्की स्टेक्स भी आ गए, साथ ही खाना भी लगा दिया गया। निस्फ घंटे बाद मेजर किशन वापस आया। वो सख्त नाउम्मीद था, कहने लगा, माय फुट नहीं मिला, सुबह देखेंगे। खैर नो प्रॉब्लम, गुम हो गया है तो मैं क्या करूं, सुबह अगर ना मिला तो हेडक्वार्टर टेलीग्राम कर दूंगा। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। मेजर ने मुस्कुराते हुए कोट उतार कर कहा, फॉरगेट इट डॉक्टर, कोई मेरा आईडी कार्ड लेकर क्या करेगा, उस पर मेरी तस्वीर लगी है, यूनिट को इन्फॉर्म कर दूंगा और यही दूसरा कार्ड बनकर आ जाएगा। रोजी बोली, अब खाना शुरू करो, ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे फेवरेट स्टेक्स। वो बोला, वंडरफुल डियर, सर्दी में ठिठर रहा हूँ, एक ग्लास गरम गरम प्लीज। रोजी बोली, तुम बाज नहीं आओगे ना नॉटी बॉय। रोजी उठकर सिंगार मेज की तरफ बढ़ी। रात 12 बजे जब मैं कृष्ण के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो मेरी जेब में वो कीमती कुंजी मौजूद थी जिसने मेरे लिए पठानकोट छावनी के सिगरेट मोर्चों का दरवाजा खोलना था। अपने कमरे में आकर मैंने बत्ती रोशन की, दरवाजे को ताला लगाया और मेजर का शनाख्ती कार्ड निकालकर गौर से देखने लगा। मुझे जिस बात का खदशा था वो यहाँ नहीं थी। पासपोर्ट की तरह शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पर तस्दीक करने वाले फौजी अफसर के दस्तखत नहीं थे, बल्कि ये दस्तखत तस्वीर के नीचे यूनिट की मोहर के ऊपर किए गए थे। ये दूसरी फतह थी। शनाख्ती कार्ड पर मेजर के नाम और रैंक के साथ दाएं रुखसार पर कान के करीब एक नस्वारी तिल के बारे में भी लिखा हुआ था, मगर मुझे इस सिलसिले में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। जब फौजी अफसर फुल वर्दी में होता है तो उसके रुखसार का तिल ही कोई नहीं दिखता। मैंने शनाख्ती कार्ड पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और कपड़े बदल कर लेट गया। सुबह मेरे मिशन का दूसरा मरहला शुरू होने वाला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, जहन में अजीब खुदबुद सी हो रही थी। कभी यूं महसूस होता जैसे अभी दरवाजा धड़ से खुलेगा और मेजर पिस्तौल तान कर दाखिल होगा और मुझे गरज कर कहेगा, खबरदार अपनी जगह से मत हिलना, तुम पाकिस्तानी जासूस हो और मेरा आईडी कार्ड चुरा कर लाए हो। रात 2 बजे के करीब जाकर कहीं मेरी आंख लगी। सुबह जागा तो खिड़की के सफेद पर्दों में से दिन की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। मैंने घड़ी देखी, 10:30 बजे थे। मैं जल्दी से बाथरूम में गया और अभी गुस्ल के बाद कपड़े ही बदल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो दिल धक से रह गया। बाहर मेजर कृष्ण खड़ा था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेरी जान में जान आई। वो कमरे में आ गया, बोला, डॉक्टर हम आज दोपहर के बाद कुल्लू जा रहे हैं, हमारे साथ चलोगे? 1 हफ्ते का ट्रिप है, खूब सैर करेंगे, तुम्हें कुल्लू के सुर्ख सेब खिलाएंगे। रोजी भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए कह रही है। मैं उनके साथ भला कैसे जा सकता था? मैंने माजूद करते हुए कहा कि मुझे वापस पठानकोट जाना है, जहां मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ मेजर, अगर कभी पठानकोट आओ तो मेरे हाथ ठहरना, मुझे खुशी होगी। मेजर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, नो नो, भगवान मुझे पठानकोट ना ले जाए। डॉक्टर, मुझे वहां का पानी सूट नहीं करता। हाँ तुम जालिंधर आना हो तो छावनी मेरे पास जरूर आना। फिर उसने मुझे अपना मुलाकाती कार्ड दिया जिस पर जालिंधर छावनी में उसके घर का पता और फोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने कार्ड रख लिया। उसने जाते हुए कहा, क्या लंच हमारे साथ नहीं करोगे? मैंने जवाब में कहा कि मुझे डलहौजी में कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है, अगर जल्दी वापस आ गया तो लंच में शामिल हो जाऊंगा, आप मेरा इंतजार न कीजिएगा। मेजर ने तहका लगाते हुए कहा, वो तो हम जरूर करेंगे डॉक्टर। मैंने अपने इत्मीनान के लिए पूछा कि क्या उसका
शनाख्ती कार्ड मिल गया? वो बोला नहीं मिल सका डॉक्टर, वैसे मैंने अपने यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया है, कोई बात नहीं नया बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी भिजवा दिया है। मैंने कहा जुर्माना भी तो पड़ जाएगा मेजर। वो बोला फॉरगेट इट, चलें डॉक्टर, कोशिश करना कि लंच पर पहुंच जाओ। मैंने कहा आई विल ट्राई मेजर। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो मेजर लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। उसके जाते ही मैंने खिसकने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे 15-20 मिनट लग गए। जब मैं ब्रीफकेस उठाए सीढ़ियों की तरफ चला तो सामने से मुझे मेजर कृष्ण तेज कदमों से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने दूर ही से पुकार कर कहा डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, रोजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। उसकी ईसाई दोस्त रोजी बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी हुई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। मैं डॉक्टर नहीं था मगर वो लोग मुझे MBBS डॉक्टर समझते थे और मुझे जाहिर भी यही करना था। मैंने रोजी की नब्ज देखी, नब्ज ठीक चल रही थी। मेजर ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल भली चंगी थी, बस 10 मिनट हुए कि कै आना शुरू हो गई है। मैंने रोजी से पूछा कि वो क्या महसूस कर रही है। उसने नकाहत से कहा कि जी मतला रहा है। मैंने कहा सॉरी मेरे पास दवाएं नहीं है, यहाँ डलहौजी में मेरा एक डॉक्टर वाकिफ है, मैं उसको भिजवा देता हूँ। मेजर ने कहा डॉक्टर कोई नुस्खा लिख दो, मैं अभी बाजार से ले आता हूँ। मैं क्या दवाई लिखता, क्या नुस्खा लिखता, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने जल्दी से कहा मेजर मैं बाजार की दवाई देना पसंद नहीं करूंगा, जिस डॉक्टर को मैं भिजवाऊंगा वो खुद ही ट्रीटमेंट कर देगा। मेजर ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा मामला सीरियस तो नहीं है डॉक्टर? मेरा मतलब है अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मैं इसे वापस भिजवा देता हूँ। मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, मैदा खराब हो गया है। ओके मैं जाकर डॉक्टर को फौरन भिजवाता हूँ। ये कहकर मैं नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैंने चाबी काउंटर पर दी और अपना हिसाब भी साफ नहीं किया, उसमें खतरा था। मैं मेजर को ये नहीं बताना चाहता था कि होटल छोड़कर जा रहा हूँ। होटल से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और बस स्टैंड पर आ गया। सीजन में यहाँ काफी रश होता है मगर सर्दियों के मौसम की वजह से बस स्टैंड तकरीबन वीरान पड़ा था। एक लंबी बस कोने में छप्पर के नीचे खड़ी थी जिसमें से कुछ सवारियां मुंह सर लपेटे बाहर झांक रही थी। मालूम हुआ कि यही बस आधे घंटे बाद पठानकोट जाएगी। मैंने ये निस्फ घंटा चाय की एक दुकान में गुजार दिया। बस ने चलते चलते मजीद 15 मिनट ले लिए। आखिर बस रवाना हो गई। जितनी देर बस डलहौजी की सड़कों से गुजरती रही मैं परेशान ही रहा। 10 मिनट बाद बस एक गहरी वादी में पहाड़ की ढलान पर पठानकोट की तरफ दौड़ रही थी। पठानकोट पहुंचकर मैं सीधा रेलवे स्टेशन गया। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने अंबाला छावनी के लिए फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीद लिया। दोपहर 3 बजे पठानकोट से गाड़ी अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। जहां से रात 9 बजे मुझे फ्रंटियर मेल पकड़ना थी। मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और वहीं मैंने खाना भी मंगवा लिया। 8:30 बजे रात फ्रंटियर मेल के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गए तो मैं डिब्बे में जाकर बैठ गया। 3-4 सवारियां पहले ही से बैठी हुई थी। उनमें 2 सिख मुसाफिर भी थे जो शक्ल और लिबास से कारोबारी आदमी लगते थे। गाड़ी चली तो एक सिख ने मुझसे बातें शुरू कर दी। सेकंड क्लास में भी बड़ा रश होता है महाराज, मैं तो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफर करता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे बताया कि मैं अंबाला जा रहा हूँ। उसने पूछा वहाँ क्या काम करते हैं? आप तो पंजाबी लगते हैं। मैंने कहा हाँ मैं जालिंधर का रहने वाला हूँ, कारोबार के सिलसिले में अमृतसर आया था, अब अंबाला जा रहा हूँ। मैं प्लास्टिक गुड्स का कारोबार करता हूँ। ये कहकर मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली जैसे मुझे नींद आ रही हो। फ्रंटियर मेल अमृतसर से निकलकर जालिंधर की तरफ पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी अंबाला पहुंची तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मुझे अंबाला के रेलवे स्टेशन पर आधी रात को नहीं पहुंचना चाहिए था। अंबाला छावनी भारत में जबरदस्त फौजी अहमियत की हामिल थी और जाहिर है कि रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस और CID के दूसरे आदमी जरूर मौजूद होंगे। पहले मैंने सोचा कि ट्रेन में ही बैठा रहूं और आगे दिल्ली की तरफ निकल जाऊं और दूसरे दिन अंबाला लौट आऊं। फिर ये सोचकर ट्रेन से उतर आया कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेजर कृष्ण किसी भी वक्त अपना इरादा बदलकर अपने यूनिट के ऑर्डर पर पठानकोट छावनी पहुंच सकता है। अंबाला शहर के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म काफी कुशादा और बारौनक था। मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे और चढ़ भी रहे थे। इसी भीड़ में ब्रीफकेस थामे मैं फर्स्ट क्लास के खाली वेटिंग रूम में आ गया। दीवार के साथ पुरानी तर्ज का दीवान पड़ा था, मैं उस पर दराज हो गया। फ्रंटियर मेल कुछ देर ठहरने के बाद रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता शोर कम हो गया, फिर सन्नाटा छा गया। वेटिंग रूम का दरवाजा खुला और रेलवे का एक वर्दी पोश टिकट चेकर अंदर आ गया और बोला श्रीमान जी गाड़ी तो निकल गई। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और ये जाहिर कर रहा था जैसे सो रहा हूँ। उसकी आवाज पर मैं हड़बड़ा कर उठा और बोला क्या फ्रंटियर मेल निकल गई? उफ भगवान, इस नींद का बुरा हो। टिकट चेकर बोला अब आपको सुबह 8 बजे वाली गाड़ी मिलेगी। कहाँ जा रहे थे आप? मैंने कहा दिल्ली जा रहा था। मैं फिर ये हकीकत भूल गया था कि मेरी जेब में अमृतसर से अंबाला तक का फर्स्ट क्लास टिकट मौजूद है और दिल्ली जाने के लिए मैंने अंबाला शहर से फर्स्ट क्लास का कोई टिकट नहीं खरीदा था। मगर मैं अपने आप को शक के इम्कानात से बचाने के लिए ना तजुर्बाकारी की वजह से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मैंने दिल में सोच लिया कि अगर टिकट चेकर को मालूम हो गया कि मेरे पास दिल्ली का टिकट नहीं है तो उसे यही कहूंगा कि जिस वक्त मैं वेटिंग रूम में आकर लेटा था उस वक्त टिकट घर बंद था। टिकट चेकर बाथरूम में गया था। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो बोला यहाँ सर्दी बहुत है,
हमारे ऑफिस में आ जाएं। हमने वहाँ कोयलों की अंगीठी जला रखी है। मैंने कहा शुक्रिया, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। टिकट चेक कर चला गया तो मैं उठ बैठा। दिल ने कहा यहाँ से निकल चलो, बाकी रात स्टेशन के आसपास किसी होटल में बसर करो। अभी अभी गाड़ी गई है, लोग यही समझेंगे कि तुम मुसाफिर हो और वक्त गुजारने आए हो। चुनाचे में वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। अब एक मुसीबत सामने थी कि अगर वही टिकट चेकर गेट पर खड़ा होगा तो मेरा पठानकोट से अंबाले तक का टिकट जरूर देखेगा, मगर खुशकिस्मती से प्लेटफॉर्म के गेट पर कोई टिकट चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से बाहर निकल गया। स्टेशन के सामने कई एक इमारतें थी जहां आधी रात के बाद भी रोशनियां हो रही थी। इनमें होटल भी थे और एक होटल के बाहर उषा होटल का नियॉन साइन लगा हुआ था। होटल के काउंटर पर एक हिंदू तिलक लगाए कंबल लपेटे कुर्सी पर उकड़ू बैठा हुआ था। शायद वो ट्रेन के बच्चे कुछ मुसाफिरों के इंतजार में था। मैंने इत्मीनान कर लिया कि उसके पास कोई आदमी नहीं है। मैंने उसे अपना नाम केदारनाथ सहगल बताया और एड्रेस अमृतसर का लिखवाया और कहा कि मैं अमृतसर में एक खद्दर का एजेंट हूँ और कारोबार के सिलसिले में अंबाला आया हूँ। जिस आदमी को मुझे स्टेशन पर लेने आना था वो नहीं आया। अब रात गुजार कर सुबह उसके घर जाऊंगा। इतनी रात गए उसे बेआराम नहीं करना चाहता। ये वजाहत मैंने अपनी तरफ से जरूरी समझी, मगर होटल वाले महाशय के चेहरे से जाहिर हुआ कि उसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस मुझसे कमरे का पेशगी किराया लेकर ही मुतमईन हो चुका था। मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां पलंग पर एक मैला सा लिहाफ पड़ा हुआ था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और उन्हीं कपड़ों में लेट गया। मैंने खाना नहीं खाया था। भूख तो लग रही थी लेकिन मैं सो गया। सुबह 8 बजे आंख खुली। गुसल खाने में जाकर सख्त सर्दी में ताजा पानी से गुसल किया, शेव बनाई, फिर ऊपर ही डबल नाश्ता मंगवा लिया ताकि दोपहर को खाने की जरूरत महसूस न हो। फिर मैं ब्रीफकेस उठाए बाहर आ गया। स्टेशन के सामने सड़क पर काफी रौनक थी। धूप निकली हुई थी। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे अंबाला कैंट जाने को कहा। वहां मैं एक खास मकसद लेकर जा रहा था। भारत की एक मशहूर और बहुत बड़ी छावनी थी और जहां मुझे आसानी से भारतीय फौज के अफसरों की फुल वर्दी मिल सकती थी। छावनी के बड़े बाजार में ऐसी कई दुकानें थी जहां फौजी अफसरों के फूल, बटन, टोपियां और सिली सिलाई वर्दियां शोकेसों में नजर आ रही थी। मैं एक निस्बतन बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। मैंने गर्दन अकड़ा रखी थी और एक फौजी अफसर के से अंदाज में वर्दियों और चमकीले फौजी निशानों का जायजा लेने लगा। एक दुबला पतला हिंदू लड़का हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, सर किस रैंक की वर्दी चाहिए? मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और बोला, मेजर रैंक की वर्दी चाहिए। मैं अपने मिलिट्री टेलर से तंग आ गया हूँ। कमबख्त सब निकम्मे हैं, कभी मेरे साइज का ख्याल नहीं रखते। लड़का बोला, महाराज हमारी दुकान 100 बरस पुरानी है। भगवान की कृपा से आज तक किसी ऑफिसर ने शिकायत नहीं की। आप इधर तशरीफ लाएं। जब मैं उस दुकान से निकला तो भारतीय फौज की 13 राजपूत डिवीजन के आर्टिलरी यूनिट के मेजर की वर्दी में था। मेरी जेब में मेजर कृष्ण का मिलिट्री आईडी कार्ड था, मगर उस पर अभी तक कृष्ण की तस्वीर चिस्पा थी। अब मेरा दूसरा मरहला उस आईडी कार्ड पर अपनी तस्वीरें चिस्पा करना था। अंबाला छावनी के बाजार बड़ी बड़ी दुकानों और स्टोरों से भरे हुए थे। मैं मेजर की वर्दी में था। खतरा सिर्फ यही था कि जहां मुझे कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी चेक न कर ले। मैं एक फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल हो गया जहां मैंने पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर उतरवाई। उतरी देर दुकान में ही बैठा अखबार पढ़ता और गोशाए चश्म से बाहर बाजार में देखता रहा जब तक कि फोटोग्राफर ने तस्वीर तैयार करके मेरे हवाले न कर दी। दुकान से निकलकर मैंने स्टेशनरी की एक दुकान से गूंद की शीशी खरीदी और टैक्सी में सवार होकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। मुझे उस टिकट चेकर का ख्याल आया जिसने रात मुझसे बातें की थी, मगर वो वहां नहीं था। मैंने पठानकोट तक फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और वेटिंग रूम में आ गया। बाथरूम खाली था। 2-3 मुसाफिर अपना सामान रखे बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। बाथरूम में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ब्रीफकेस सिंगार मेज पर रखा। जेब से कृष्ण का शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दिए। उसकी जगह अपनी तस्वीर गूंद से अच्छी तरह चिपकाई। शीशी ब्रीफकेस में रखी और आईडी कार्ड पर एक निगाह डाली। मैं भारतीय फौज के मेजर की फुल वर्दी में खूब सज रहा था। नीचे मेरा नाम मेजर कृष्ण लिखा था और कमांडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद थे। अब मेरा नाम केवल कृष्ण था, जिसके पठानकोट छावनी में ट्रांसफर के ऑर्डर आ चुके थे, मगर वो मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी लेकर डलहौजी में अपनी नकली बीवी के साथ अपनी सेहत बहाल कर रहा था। अब उसकी जगह मुझे पठानकोट छावनी जाकर चार्ज लेना था। खुद को मौत के मुंह में धक्का देने वाली बात थी, मगर मेरे मिशन की तकमील के रास्ते में तो जगह जगह मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। मैं बाथरूम से निकल आया और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठकर हिंदी अखबार पढ़ने लगा। मैं हिंदी पढ़ लिख सकता था। अखबार की खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में गड़बड़ और हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में जबरदस्त इजाफा हो गया है और भारतीय अफवाज और हुकूमत गहरी तशवीश की नजर से सूरत हाल का जायजा ले रही है। इतने में दिल्ली से अमृतसर जाने वाली गाड़ी आ गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी वेटिंग रूम से निकलकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में दाखिल हो गया। डिब्बे में एक हिंदू फैमिली बैठी हुई थी। मोटी औरत और उसका काला भुजंगा उधेड़ उम्र का शौहर और एक बच्ची थी। मुझे देखकर लाला जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने जवाब दिया और कोने वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर रिसाले अखबार किताबें बेचने वाला आ गया। मैंने उससे अंग्रेजी का एक रिसाला खरीदा और उसे खोल कर पढ़ने लगा, मगर मैं प्लेटफॉर्म का भी जायजा ले रहा था। बंद गेट के पास मिलिट्री पुलिस के 2 आदमी चाको चौबंद खड़े थे और हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। खुदा खुदा करके गाड़ी चली तो मैंने सुख का सांस लिया। अमृतसर से मुझे पठानकोट के लिए गाड़ी बदलना थी। अमृतसर में एक खतरा भयानक मुंह खोले मेरा मुंतजिर था और वो खतरा स्मगलर करौंडिया का था। अगर इत्तेफाक से वो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हुआ तो मुझे पहचान लेगा और अपनी गिरफ्तारी के खौफ से अगर मुझे पुलिस के हवाले न करे तब भी वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने साथ चलने पर मजबूर कर सकता था। ट्रेन शोर मचाती छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती अमृतसर की तरफ भागी चली जा रही थी। लाला जी मेरी बड़ी खिदमत कर रहे थे, कभी मिठाई पेश करते और कभी चाय। जंग का खौफ उन पर सवार था, बार बार मालूम करते कि कहीं पाकिस्तान हमला तो नहीं कर देगा। अमृतसर का स्टेशन आया तो उनसे जान छूटी। मैंने खिड़की से प्लेटफॉर्म पर नजर डाली। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश था। मैं उस भीड़ में फर्स्ट क्लास की इंतजार गाह में आकर बैठ गया और रिसाला खोलकर बज़ाहिर उसके मुताल्ले में महव हो गया। उस वक्त पशेमानी के एक शदीद एहसास ने मुझे घेर लिया। मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान से यहाँ आकर और एक हिंदू मेजर का रूप धार कर सख्त गलती की है। मैंने अपने आप को भयानक खतरों में डाल लिया है। किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता है और फिर भारतीय जेलों की अजियत का एक तवील और जानलेवा सिलसिला शुरू होगा। मैं मर भी नहीं सकूंगा और जिंदा लोगों में भी शुमार नहीं हो सकूंगा। एकदम से मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। दिल ने कहा फौरन जहां से भाग चलो, किसी होटल में जाकर वर्दी उतार फेंको और आम से कपड़े पहनो। करौंडिया स्मगलर के पास जाकर माफी मांगो, कोई मनगढ़ंत कहानी उसे सुनाओ, बाकी बचे हुए रुपए उसके हवाले कर दो और उसकी मदद से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके अपने प्यारे वतन पहुंचकर इत्मीनान की जिंदगी बसर करो। ये इतना ताकतवर एहसास था कि मैं रिसाला एक तरफ रख कर उठ खड़ा हुआ, सीधा बाथरूम में गया। आईने में अपना अक्स देखा। मैं भारतीय फौज का मेजर था। अचानक ख्याल की एक और मौज उठी जो पहली मौत से ज्यादा ताकतवर थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ से भागना ही था तो यहाँ आया क्यों? इतनी मंसूबाबंदी किस लिए की थी? इतने मसाइब क्यों उठाए थे? इतने खतरे क्यों मोल लिए? मैंने अपने जमीर से जो वादे किए थे, क्या यहाँ से भागने के बाद पाकिस्तान में वो मुझे इत्मीनान से जिंदा रहने देंगे? नहीं। मैं जिस मुकद्दस मिशन को लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। इसी में मेरे किरदार की अजमत पोशीदा है, इसी में मेरी सुर्खरुई है। मैं अपने लाखों हम वतन लोगों को एक जदीद तरीन और खतरनाक तरीन तोप की तबाही से बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे महज अपनी जान के लिए लाखों हमवतनों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये कौमी वकार और कौमी जज्बे के मुनाफी है। और फिर मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। अगर यहाँ से वापस भाग गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। इस ख्याल ने मुझे एक बार फिर अपने पांव पर मजबूती से खड़ा कर दिया और मैं एक नया अज़्म लेकर बाथरूम से निकलकर वेटिंग रूम में आ गया। बाहर आते ही मेरा दिल धक से रह गया। सामने भारतीय मिलिट्री पुलिस के 2 चाको चौबंद जवान खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया। एक सूबेदार ने मेरी तरफ तेज आंखों से देखते हुए पूछा, सर आपकी यूनिट कौन सी है और आप कहां जा रहे हैं? मैंने अपने आप को हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे सामने एक अजीम मकसद था, लेकिन इस पुरखतर मिशन में मुझे अपनी हुकूमत या फौज की जरा सी भी मदद हासिल नहीं थी और मैं रजाकाराना तौर पर अकेला ही इतनी बड़ी मुहिम पर निकल आया था। मैंने एक फौजी अफसर की शान के साथ चेहरा उठाकर उनकी तरफ देखा, हाथ के इशारे से उनके सैल्यूट का जवाब दिया और उनके करीब पहुंच गया। मैं 13वीं राजपूत आर्टिलरी रेजिमेंट का मेजर केवल कृष्ण हूँ। ये कहकर मैंने एक शान बेनियाजी से बटवा निकाला और मिलिट्री का शनाख्ती कार्ड निकालकर एक के हाथ में थमाते हुए अपनी कुर्सी पर आकर अखबार पढ़ने लगा। दोनों जवान मेरे करीब आए। मेरा आईडी कार्ड बड़े अदब से मुझे वापस किया और दोबारा सैल्यूट करके दरवाजे की तरफ मुड़े तो मैंने उन्हें आवाज दी, जवान इधर आओ। वो पलटकर मेरे पास आए। मैंने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, मैं पहली बार जालिंधर छावनी से ट्रांसफर होकर पठानकोट कैंट जा रहा हूँ। क्या तुम भी पठानकोट जा रहे हो? वो बोले, सर मैंने 4 महीने उधर ड्यूटी दी है। कैप्टन वर्मा हमारे जीओसी थे, मुझे जांगली कहा करते थे। सर बड़ी नंबर 1 छावनी है। एक सिपाही बोला, सर चाय लाऊं आपके लिए? मैंने कहा नहीं थैंक यू, तुम जा सकते हो। वो एक बार फिर सैल्यूट करके बाहर निकल गए। इसका मतलब है कि वहां मेरा वास्ता किसी कैप्टन वर्मा से पड़ेगा। वो सिपाही को जांगली कहता था, गोया अक्खर तबीयत का रांगड़ होगा। मेरे लिए इतनी ही मालूमात बहुत थी। एक कुली अंदर आया तो मैंने उससे पठानकोट जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। उसने बताया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेगी, अभी आधा घंटा बाकी है। ये निस्फ घंटा मैंने वेटिंग रूम में ही गुजार दिया। अचानक दरवाजा खुला और मिलिट्री पुलिस का वही जवान दाखिल हुआ जो पठानकोट छावनी में 2 माह काट चुका था। सैल्यूट करके बोला, सर ट्रेन लग गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। मैं उठा, बाहर जाने लगा तो उसने पूछा, सर आपका लगेज कहाँ है? मैंने कहा मेरा लगेज पहले ही पहुंच गया है, तुम फिक्र न करो। उसने कहा, यस सर। वो मुझे अपनी रहनुमाई में पुल पर से गुजार कर दूसरी जानिब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ले गया। यहाँ पठानकोट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। जहाँ उसका दूसरा फौजी साथी एक डिब्बे के बाहर अटेंशन खड़ा था। मैंने देखा कि डिब्बा पूरे का पूरा खाली था। मुसाफिर डिब्बे से बाहर खड़े हमें देख रहे थे।
थी। दूसरे मिलिट्री पुलिस के जवान ने सैल्यूट करते हुए कहा, सर आपके लिए पूरा कंपार्टमेंट खाली करवा दिया गया है। मैंने हाथ के इशारे से उनका शुक्रिया अदा किया और डिब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठ गया। फिर मैंने जेब से बटवा निकाल कर खोला, 100 रुपए का एक नोट अपनी मुट्ठी में दबाया। दोनों जवान मेरी कार्रवाई को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने हाथ मिलाते हुए एक जवान के हाथ में नोट थमा दिया। वो खुश होकर बोला, थैंक यू सर। वो मुझे सैल्यूट करके दूसरे मुसाफिरों को वहां से इधर उधर हटाते हुए चले गए। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। फौजी टोपी उतार कर बाल संवारे, गहरी सब्ज रंग की गन टाई की नॉट दुरुस्त की, वर्दी पर रुमाल फेरा और सर पर टोपी जमा कर धुंधले आईने में चेहरा देखता फिर मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। पैसेंजर ट्रेन अपनी जगह जमी हुई थी। खुदा खुदा करके कुफर टूटा। गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने विसल दी और गाड़ी प्लेटफॉर्म से आगे को खिसकी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी शरीफपुरे वाले फाटक से आगे निकलकर बाएं जाने वाले अमरूदों के बागों के साथ साथ जा रही थी। उस वक्त तक दिल्ली कलकत्ता मेन लाइन भी साथ थी। आगे जाकर ट्रेन मेन लाइन से अलग होकर बाएं तरफ बटाला पठानकोट जाने वाली लाइन पर आ गई। ये वही रेलवे लाइन थी जिस पर मैंने आधी रात के बाद बटाला तक पैदल सफर किया था। बटाला स्टेशन आ गया। गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। पैसेंजर ट्रेन थी, हर स्टेशन पर ठहरती जा रही थी। आखिर शदीद इंतजार के बाद पठानकोट का स्टेशन आ गया। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। छावनी चलो, मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा। उसने जवाब दिया, ओके सर। सिख ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्सी पठानकोट के बाजारों से गुजरती हुई छावनी की तरफ बढ़ रही थी। मैं मौत के मुंह में जा रहा था। टैक्सी छोटी छोटी टेकरियों के दरमियान से गुजरती छावनी की तरफ बढ़ रही थी। पठानकोट छावनी का इलाका शुरू हो गया था। मुझे दूर छोटे छोटे टीलों में घिरी हुई फौजी बैरक्स और एक तरफ खड़े फौजी ट्रक नजर आए। बैरक के दरमियान एक जगह रेजिमेंट का परचम लहरा रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। सड़क के दरमियान एक जगह रुकावट लगी थी और 2 सिपाही कांधों पर स्टेन गने लटकाए खड़े थे। टैक्सी रुक गई। 6 सिपाही टैक्सी के करीब आए और मुझे सैल्यूट किया और तेजी से बांस ऊपर उठा दिया। टैक्सी आगे निकल गई। मैं गौर से एक एक चीज को देख रहा था। रेजिमेंट के बैरक नुमा दफ्तर के बाहर टैक्सी रुक गई। 2 हिंदू सिपाही दफ्तर की सीढ़ियों के आगे मुस्तैद खड़े थे। एक जानिब 2 फौजी जीपें और एक ट्रक खड़ा था। मैंने टैक्सी वाले को रुखसत किया और ब्रीफकेस उठाए दफ्तर की तरफ बढ़ा। दोनों फौजियों ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी जगह पर उसी तरह अटेंशन खड़े हो गए। रेजिमेंटल ऑफिस का दरवाजा बंद था। मैं बड़ी शान और एतमाद से सीढ़ियां चढ़ता हुआ बरामदे में आया और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। बाहर कैप्टन बलराम वर्मा की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैं समझ गया कि ये वही कैप्टन वर्मा है जिसका तस्करा अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस के जवान ने किया था। अंदर से आवाज आई, यस कम इन। मैं अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा कमरा बिजली के हीटर से गर्म हो रहा था। मेरी वर्दी और रैंक देखते ही पुख्ता उम्र का गोल मटोल हिंदू कैप्टन वर्मा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने खटाक से सैल्यूट किया और बोला, सर। दीवार पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और भारतीय वजीर आजम मिसेस इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम कैप्टन वर्मा हो? आई एम श्योर। वो बोला, यस सर। कैप्टन वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्लीज टेक अ सीट। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो अभी तक खड़ा था। मैंने उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, एट ईज कैप्टन। वो थैंक यू सर कहता हुआ बैठ गया। अब वो ये मालूम करने को बेताब था कि मैं कौन हूँ और छावनी में क्या करने आया हूँ। उसने मेरे कांधे पर मेजर के ओहदे के फूल और क्राउन के नीचे आर्टिलरी का मोनोग्राम पढ़ लिया था। मैंने कहा, मैं मेजर केवल कृष्ण हूँ, 13वीं राजपूत आर्टिलरी। कैप्टन वर्मा उछल कर खड़ा हो गया। सर आपका तो हमने बहुत इंतजार किया, मगर आप तो सिक लीव पर थे। मैंने हाथ तापते हुए कहा, यस कैप्टन, मैंने मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ली थी, मगर तुम जानते हो आजकल भारतवर्ष के हालात कैसे हैं। मैंने छुट्टी कैंसिल करवा दी। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। वो बोला, वेरी गुड सर, मोस्ट वेलकम। फिर वो मेज की दराज में से एक फाइल निकाल कर देखने लगा। बोला, सर आपके आईडी कार्ड गुम होने की हमें रिपोर्ट मिली थी। मैं जरा ठिठका, फिर फौरन हंसकर बोला, ओह यस। मगर गुड लक हुई, आईडी कार्ड मेरे बेडरूम के क्लोजेट से मिल गया। ये देखो। मैंने बटवे से मेजर किशन वाला कार्ड निकाल कर कैप्टन वर्मा की तरफ बढ़ाया जिस पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी। वो बोला, थैंक गॉड सर, मगर आपने रिपोर्ट नहीं की। मैंने कहा, अभी हमारी रिपोर्ट लिख लो और जालिंधर कैंट हमारी रेजिमेंट को भी इन्फॉर्म कर दो। उसने कहा, ओके सर, चले आपको कमरा दिखा दूं। आपने लंच किया है और आपका लगेज कहाँ है? मैंने बताया कि मेरा सामान बाद में आएगा। मैं ज्यादा सामान साथ रखा भी नहीं करता। जिन्हों कैप्टन हर वक्त फॉल इन की पोजीशन में रहता हूँ। हाँ, लंच मैंने अभी नहीं किया। आई फील हंग्री। वो बोला, सर आप नहा ले, मैं अभी मेस से लंच भिजवाता हूँ। वो मुझे दफ्तर के अकब में एक लंबी बैरक के कोने वाले कमरे में ले गया। लकड़ी के फर्श पर दरी, एक सोफा और पलंग बिछा हुआ था। खिड़की पीछे एक दीरान खाई की तरफ खुलती थी जिसके आगे टीलों का सिलसिला था जहाँ चीर और सफेदे के दरख्त उगे हुए थे। बाथरूम साथ ही था। वो बोला, सर इतनी अच्छी जगह नहीं है,
मगर सर ये पठानकोट कैंट है। उसने तहगा लगाया तो मैंने भी उसका साथ दिया। जब वो अंदर चला गया तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया। आईने के सामने खड़ा होकर अपना अक्स देखा। मैं मेजर कृष्ण नहीं था, मगर इस वर्दी में बिल्कुल मेजर लग रहा था। मुझे सबसे पहले अपने लिए एक रिवॉल्वर इशू करवाना था, फिर तोपखाने की तनसीबात की अहम तरीन फाइल का मुताला करके उस तोप की पोजीशन मालूम करना थी जिसका रुख लाहौर की तरफ था और जिसको तबाह करने के लिए मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। और अब मैं एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता था। मेरी नकी हैसियत तस्लीम कर ली गई थी और मैं उससे हर मुमकिन फौरन ही फायदा उठा लेना चाहता था। कैप्टन वर्मा अर्दली के साथ खाना लेकर आ गया। खाना कांसी की थाली में ढका हुआ था। सर भोजन कीजिए, कैप्टन वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और खाना मेज के बीच में रख दिया। कैप्टन वर्मा रेजिमेंट के बारे में बातें करने लगा। उसका लहजा खुशामदाना था। मैं भी उसकी हौसला अफजाई करने लगा। वो बेहद खुश हुआ। मैंने बातों ही बातों में अपने लिए रिवॉल्वर इशू करवाने का जिक्र किया। नया रिवॉल्वर इशू करवाना कोई आसान बात नहीं होती। यही हुआ। कैप्टन वर्मा बोला, सर आपको अपना रिवॉल्वर साथ लेकर आना चाहिए था। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मगर डोंट वरी सर, आई विल सी टू इट। मैंने कैप्टन वर्मा को ये तासुर दिया कि अपना रिवॉल्वर जालिंधर कैंट की रेजिमेंट में जमा करवा दिया था। वो बोला, नो प्रॉब्लम सर, हम रेजिमेंटल ऑफिस को लिख देंगे कि मेजर साहब को नया रिवॉल्वर इशू किया जा रहा है। ये मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में इस किस्म की रिपोर्ट पीछे जालिंधर कैंट को दी जाए। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, खामखा ऑफिस रूटीन का लंबा चक्कर शुरू हो जाएगा। वो बोला, ओके सर, यू आर द बॉस, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने खाना खाकर बाथरूम में जाकर मुंह हाथ साफ किया, फिर कैप्टन वर्मा के साथ ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर रेजिमेंटल हेड की हैसियत से बैठ गया। मुझे वहां की दफ्तरी कार्रवाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग के बायस मुझे इब्तदाई मालूमात जरूर हासिल थी। सर, जालिंधर कैंट से अभी आपकी कंफर्मेशन रिपोर्ट हमारे ऑफिस को नहीं मिली। आप अपने साथ ही ले आते तो अच्छा था। मैंने कहा, मैं डलहौजी छुट्टियां गुजार रहा था, लेकिन बस मशरकी पाकिस्तान की सियासी हालत देखकर सीधा यहाँ आ गया। मैंने जालिंधर कैंट को इतला कर दी थी, वहां से कल परसों तक मेरा ज्वाइनिंग अथॉरिटी लेटर आ जाएगा। कैप्टन वर्मा ने जेब से सिगरेट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप हमारी रेजिमेंट के आला ऑफिसर हैं। सिगरेट? मैंने कहा, शुक्रिया, और मैंने एक सिगरेट निकाल लिया। कैप्टन वर्मा ने उठकर लाइटर से मेरा सिगरेट सुलगाया। मैं यूं ही एक फाइल खोलकर देखने लगा। कैप्टन वर्मा ने उसी वक्त फोन पर दूसरे जूनियर ऑफिसर्स को बताया कि मेजर कृष्ण ने चार्ज संभाल लिया है। उसके बाद कुछ हिंदू जूनियर अफसर मुझे मिलने आ गए। नौजवान दुबले पतले हिंदू लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट थे। 2 सिख कैप्टन भी थे। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। रात को उन्होंने ऑफिसर्स मेस में मुझे पुरतकल्लुफ डिनर दिया। कैप्टन वर्मा सुरूर में था। मैंने उसकी हालत से फायदा उठाते हुए बहुत सी मालूमात हासिल कर ली। मुझे पता चला कि जिस ताकतवर तरीन तोप की तलाश में मैं वहां आया था, उसका नाम यहाँ प्रिया रखा गया था। डिनर में कुछ भारतीय अफसरों की बीवियां भी कीमती साड़ियां पहने मौजूद थी। कैप्टन वर्मा ने अभी तक शादी नहीं की थी। बोला, सर इंडियन औरतें मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी जापानी औरत से शादी करना चाहता हूँ। डिनर पार्टी रात 12 बजे तक जारी रही। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। अभी तक मेरा मिशन बिल्कुल ठीक जा रहा था। उन लोगों पर मैंने अपना असर डाल लिया था। सुबह मुझे प्रिया नामी तोप की पोजीशन मालूम करनी थी। मेरे राज के फाश हो जाने का कदम कदम पर खतरा था। चुनाचे मैं अपने अमल को तेजतर करना चाहता था, मगर मुश्किल ये थी कि हर बात मेरे इख्तियार में नहीं थी। तोप के मोर्चे तक पहुंचकर उसे तबाह करना इतना आसान काम नहीं था। इसमें बहुत सी रुकावटें और कबाहतें हायल थीं जो मुझे दूर करना थी। ये भी इत्मीनान की बात थी कि असल मेजर कृष्ण ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए उसके असली दस्तखतों का नमूना रेजिमेंटल ऑफिस में नहीं पहुंचा था। उसकी जगह मैं वहां आ गया था और मैंने अपने दस्तखत एक सादा कागज पर करके फाइल करवा दिए थे। ये नकली कृष्ण के दस्तखत थे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बना लिया था। ये अंग्रेजी के दस्तखत थे। मैंने हिंदी के दस्तखतों की भी मशक पर रखी थी कि शायद कभी किसी जगह करने पड़ जाए। मेरे पास उस वक्त 700-800 रुपए के भारतीय करेंसी नोट ही रह गए थे, मगर अब मुझे रुपयों की परवाह नहीं थी। दूसरे दिन यूनिट का झंडा लहराने की रस्म के बाद मैं ऑफिस में आकर बैठ गया और मुख्तलिफ फाइलों का मुताला करने लगा। इनमें सिवाय सप्लाई एंड बैलेंस, इंतजामी उमूर, महकमाना कार्रवाइयों, अखराजात, एमुनिशन और राशन पानी की तफसील के सिवा कुछ नहीं था। दफतन एक सिख सूबेदार मेजर ने कमरे में दाखिल होकर सैल्यूट किया और कहा, सर क्वार्टर मास्टर सूबेदार मेजर बलविंदर सिंह हाजिर है। मैंने सर उठाकर पूछा, वेल सूबेदार क्या बात है? वो बोला, सर घी का राशन सिर्फ आज का रह गया है, कल यूनिट के जवानों को पूरियां नहीं मिलेंगी, कैप्टन वर्मा को रिपोर्ट करो। मैंने कहा और सिख सूबेदार सैल्यूट करके चला गया। मैं लोहे की अलमारी के पास खड़ा हो गया और अंदर रखी फाइलों और कागजात का जायजा ले रहा था। जहाँ भी मुझे कोई काम की चीज न मिली। इतने में लेफ्टिनेंट कपूर ने अंदर आकर सैल्यूट किया और बोला, सर यूनिट का मुआयना तैयार है। मैं समझ गया कि मुझे सुबह यूनिट के जवानों का मुआयना करना होगा। मैंने कहा, कैप्टन मल्होत्रा से कहो वो इंस्पेक्शन कर लेगा, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। ओके सर, ये कहकर वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन वर्मा आ गया। सैल्यूट करने के बाद बोला, सर आपको कौन सी फाइल चाहिए मुझे ऑर्डर करें, आप नए हैं पता नहीं चलेगा। मैंने अलमारी बंद कर दी और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, यूं ही दफ्तर की फाइलों पर एक नजर डाल रहा था। कैप्टन वर्मा भी बैठ गया। मैंने कहा, घी का राशन खत्म हो गया है क्या?
क्वार्टर मास्टर बलविंदर सिंह आया था। कैप्टन वर्मा ने कंधे उचका दिए। जांगली है सर, घी के 13 कनस्तर स्टोर में पड़े हैं, सब ठीक है सर। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप विष्णु हैं, मगर मेरा मतलब है आप विष्णु देव की पूजा नहीं करते। मैंने कहा, वो कैप्टन बात यह है कि इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती पूजा पाठ करें, अब पूजा करें या यूनिट संभालें। वो बोला, मैं समझ गया सर, मैं भी शिवरात्रि को ही पूजा पाठ करने यहाँ शहर के मंदिर जाता हूँ। अब मैंने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए कहा, कैप्टन मैं अपनी पोजीशनों की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तुम जानते हो हमारा हमसाया मुल्क असलहा जमा कर रहा है, हमें चौकस रहना होगा। वो बोला, वो तो जांगी लोग हैं सर, इस बार हम पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाएंगे कि याद करेगा। मैंने कहा, मगर हमारी तोपों की रेंज पाकिस्तान की रानी तोपों के मुकाबले में बहुत कम है, सिवाय एक तोप के। मैंने कैप्टन वर्मा के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, यही प्रिया नाम की वो बड़ी तोप थी जिसकी मार लाहौर तक थी। कैप्टन वर्मा मेज पर आहिस्ता से हाथ मारकर बोला, सर यही तो वो गन है जो लाहौर शहर की ईंट से ईंट बजा देगी। इतनी बड़ी तोप साउथ ईस्ट एशिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। मैंने कहा, मैं प्रिया तोप की इंस्पेक्शन करूंगा। वो बोला, आप जीओसी हैं सर, अभी चलिए। कम ऑन कहकर मैं कुर्सी से उठा और कैप्टन वर्मा के साथ बाहर आ गया। हम एक फौजी जीप में सवार हो गए। जीप रेजिमेंटल सेंटर से निकलकर टीलों की जानिब रवाना हो गई। ये मैदानी इलाका भी था और पहाड़ी भी, कहीं घने दरख्तों के झुंड थे और कहीं पहाड़ी तोते खड़े थे। हमारी जीप एक पहाड़ी पर चढ़ने लगी। ऊपर एक छोटा सा मैदान था जहाँ 4 गार्ड पहरा दे रहे थे। हमारी जीप एक तरफ रुक गई। उन्होंने हमें सैल्यूट किया। कैप्टन वर्मा बोला, सर वो देखिए, वो सामने वाली टेकरी के अंदर प्रिया तोप का मोर्चा है। मैंने कहा, वेरी गुड, भगवान हमारी रक्षा करेगा। ये कहकर मैं कैप्टन वर्मा के साथ टेकरी की तरफ पड़ गया। जहाँ टेकरी के अंदर एक गोल कमरा सा बना दिया गया था जिसके वस्त में एक बहुत बड़ी तोप नस्ब थी। तोप का आधा धाना दीवार के एक सुराख से निकला हुआ था। गनमैन एक तरफ कतार में खड़े थे। कैप्टन वर्मा मुझे तोप के पास ले गया और उस पर हाथ रखकर बोला, सर ये लाहौर के दुश्मन है, इसका गोला यहाँ से फायर होकर लाहौर में तबाही मचा देगा। दूसरा गोला थोड़ा आगे और तीसरा गोला उसके जरा आगे। यूं 1 मिनट में लाहौर को तबाह कर देंगे और हमारे एडवांस ट्रूप्स लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, प्रिया गन शिव भगवान के प्रतीक है, इस बार हम पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त देंगे। मैंने ऊपर से तो यही कहा मगर दिल में नाउजुबिल्ला पड़ने लगा। मैंने वाकई इतनी बड़ी तोप किसी जंगी फिल्म में भी नहीं देखी थी। गन का ब्रीच मेरे कद के बराबर था। ब्रीच में हवा के लिए सुराख बने हुए थे। ब्रीच में तोप की जान होती है, अगर ये खराब हो जाए तो तोप फायर नहीं कर सकती। मैं तोप का जायजा ले रहा था। मैं वापसी के लिए मुड़ा। जीप में बैठकर हम अपने यूनिट की तरफ चल पड़े। उस पहाड़ी रास्ते की तफसील मैंने अपने जहन में बिठा ली थी। यूनिट में आकर मैंने एमटी और लंगर खाने का मुआयना किया और फिर बैरकों के आगे धूप में टहलते हुए कैप्टन वर्मा से बातें करने लगा। मैंने जानबूझकर हैंड ग्रेनेड्स की मॉडर्न टेक्निक का मौजू छेड़ दिया था। मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान मुझे मालूम हुआ था कि आजकल यूरोप और दूसरे मुल्कों में नई वजह के दस्ती बम और जबरदस्त धमाका खेज पेंसिल बम भी तैयार हो रहे हैं, जो कमांडो पार्टियां दुश्मन के इलाके में अपने साथ ले जाकर असलहा खानों में किसी खुफिया जगह लगाकर वापस आ जाती हैं। मैंने कहा, कैप्टन एक बार मैं मीरठ छावनी एक मीटिंग में गया था तो मुझे मालूम हुआ था कि हमारी इंडियन आर्मी को भी नई किस्म के पेंसिल बम वगैरह सप्लाई किए जाएंगे, मगर वो अभी तक हमारी जालिंधर कैंट में तो नहीं पहुंचे थे। वो बोला, हमारे यूनिट में तो पहुंच गए हैं सर, हमने उनका नाम हनुमान चक्कर बम रखा है। मैंने खुश होकर कहा, वेरी गुड कैप्टन, हमारा दुश्मन बड़ा ताकतवर है और उसे जदीद असलहा मिल रहा है, हमें उसके मुकाबले के लिए हर तरह से अलर्ट और वेल इक्विप्ड रहना होगा। वो बोला, दैट्स राइट सर, वी आर वेल क्यूरेटेड। गुफ्तगू के दौरान मैंने मालूम कर लिया कि हनुमान चक्कर नाम के पेंसिल बम यूनिट एमुनेशन रूम में पड़े हैं। चुनांचे शाम को अकेला ही इंस्पेक्शन करने के बहाने एमुनेशन रूम की तरफ निकल गया। मैं मेजर कृष्ण था, मुझे असलहा खाने में दाखिल होने से कौन रोक सकता था। गार्ड ने फौरन दरवाजा खोल दिया। ये एक बहुत बड़ी बैरक थी जिसके ऊपर सिवाय दफ्तर के कुछ नहीं था, मगर असलहे का जखीरा जमीन के अंदर गहरी सुरंग में था। सुरंग की दीवारों के साथ साथ एमुनेशन के बड़े बड़े क्रेट लगे हुए थे। गार्ड के 2 सिख सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैं एक एक क्रेट उठाकर देखता, उस पर लिखे हुए नंबर और यूनिट का नाम पढ़ता और ओके कहता हुआ आगे बढ़ जाता। आखिर एक जगह मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई। एक क्रेट पर पी बम लिखा हुआ था। नीचे हिंदी में एमुनेशन अफसर ने हनुमान चक्कर लिख दिया था। मैं वहां रुक गया और गार्ड से कहा कि क्रेट खोला जाए। फौरन क्रेट खोल दिया गया। अंदर स्याह रंग की 2-2 इंच लंबी पेंसिलें पड़ी हुई थीं। यही पेंसिल बम थे और मुझे इन्हीं में से 1-2 की जरूरत थी। मैं एक माहिर फौजी अफसर की तरह उनका मुआयना करने लगा। 2 इंच का पेंसिल बम था, मगर वजन उसकी लंबाई के मुकाबले में ज्यादा था। उसके ऊपर सिरे पर एक छोटा सा गोल डायल लगा हुआ था, साथ ही एक नन्हा सा सुर्ख बटन था। डायल में 1 से लेकर 4 तक अंग्रेजी में हिंद से लिखे हुए थे। मैं समझ गया कि टाइम लैप्स के लिए है। मैंने गार्ड से पूछा, इनके फ्यूज कहाँ हैं? गार्ड बोला, सर फ्यूज निकाल कर अलग रखे हैं।
मैंने कहा ओके, 4 हनुमान चक्कर हमारे ऑफिस में हाजिर करो, हम इन्हें चेक करेंगे, फ्यूज अलग लेकर आना। वो बोला ठीक है सर। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ असलहे के डंप से निकलकर वापस अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि कैप्टन वर्मा को मालूम हो जाएगा कि मैंने असलहा डंप का मुआयना किया था। चुनाचे मैंने ऑफिस में जाते ही उसे फोन पर बुला लिया। उसके आने से पहले ही सिख गार्ड मुझे 4 पेंसिल बम और उनके फ्यूज ला कर दे गया था। ये मेरी मेज पर पड़े थे। कैप्टन वर्मा ने अंदर दाखिल होकर उन्हें देखा और बोला, सर ये आपने मंगवाए हैं? मैंने कहा यस कैप्टन, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, मैं इन्हें चेक करना चाहता हूँ। मैंने जालिंधर कैंट में एक सीक्रेट मिलिट्री रिपोर्ट में पढ़ा था कि इसी किस्म के ऐसे बम भी इंपोर्ट हुए हैं जिनमें डिफेक्ट है। कैप्टन वर्मा एक पेंसिल बम उठाकर देखने लगा। ये बात है तो हमें हेडक्वार्टर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, मैं इस किस्म के असलहे की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मैं इसे सुबह चेक करूंगा। और मैंने कैप्टन वर्मा के सामने पेंसिल बम लोहे की अलमारी में रख कर ताला लगा दिया। उसने दबी जबान में कहा, सर अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ये असलहा हमें अपने पास रखने की इजाजत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कैप्टन मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कैप्टन ने उठकर सैल्यूट किया और बोला, दैट्स राइट सर, वैसे आप डिनर मेस में करेंगे या? मैंने कहा तुम लोगों के साथ डिनर का लुत्फ आता है। वो बोला थैंक यू सर। ये कहकर वो चला गया। मैंने महसूस किया कि वो कुछ संजीदा हो गया था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। उसका एक ही इलाज था कि मैं अपने अमल को तेज कर दूं और कैप्टन वर्मा को ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों के सामने रखूं। इसीलिए मैंने रात मेस में अफसरों के साथ डिनर करना मंजूर कर लिया। रात को खाने पर मैंने कैप्टन वर्मा को निगाहों से ओझल न होने दिया था, मगर मैंने देखा कि वो खामोश और संजीदा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मुमकिन है वो मेरे बारे में सोच रहा हो कि मैंने वो खतरनाक हथियार जो सिर्फ कमांडोज के काम आता है अपने ऑफिस में क्यों रखा है। ये ख्याल जहन से झटक कर मैं उस रात शुगुफ्ता मूड में हिंदू और सिख अफसरों से हंस हंस कर बातें करता रहा। दूसरे रोज मैं ऑफिस में आकर बैठा ही था कि ताजा मिलिट्री डाक आ गई। एक खत पढ़कर मेरा रंग उड़ गया। ये खत जालिंधर छावनी के ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से आया था। उसमें लिखा था कि मेजर किशन अभी तक तिब्बी छुट्टी पर है, इसलिए वो एक और ऑफिसर मेजर चरणजीत सिंह को पोस्ट कर रहे हैं, जो हफ्ते की शाम पठानकोट छावनी के रेजिमेंटल ऑफिस पहुंचकर रिपोर्ट करेगा। मैंने खत जेब में रख लिया। फिर मैं उठकर दफ्तर से बाहर आ गया। मैं बरामदे का जायजा लेना चाहता था। मुझे बाहर आते देखकर गार्ड्स एकदम अटेंशन हो गए। मैं वापस दफ्तर की तरफ आ गया और तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। ताला खोलकर 4 पेंसिल बम निकाले। वहीं अलमारी के पट की ओट में 2 बमों को फ्यूज लगाए और सुर्ख बटन आगे दबाकर छोटे डायल की बारीक सुई को 3 के हिस्से पर कर दिया। दोनों बम मैंने अपनी जेब में रख लिए। बाकी 2 को कागज में लपेटा। अलमारी को ताला लगा दिया और दफ्तर से निकलकर एमुनिशन डंप की तरफ चल दिया। असलहे के जमीन 2 जखीरे में उतरने लगा। गार्ड मेरे साथ था। मैंने उसे बताया कि मैं पेंसिल बम वापस रखने आया हूँ। मैंने क्रेट खुलवाया और जेब से बम निकालकर उसे खोलने लगा। मैं गार्ड से बातें भी कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपने हाथ से रुमाल नीचे गिरा दिया और उसे कहा, जवान रुमाल उठाओ। वो रुमाल उठाने के लिए झुका तो मैंने दोनों बम क्रेट में पड़े दूसरे बमों के साथ रख दिए। सिख गार्ड ने अदब से रुमाल पेश किया। मैंने कहा, वेल डन जवान, क्रेट बंद कर दो, मैंने असलहा चेक कर लिया है। उसने कहा, ठीक है सर, और सिख गार्ड ने क्रेट बंद करके उसके ऊपर पतरी चढ़ा दी। मैं उससे यूनिट के बारे में इधर उधर की बातें करता हुआ असलहे के जखीरे से बाहर आ गया। उस वक्त मेरी जेब में बड़े ही ताकतवर 2 पेंसिल बम पड़े थे, जिनको 2 घंटे के बाद फट जाना था। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था और मैं जितनी जल्दी हो सके बड़ी तोप प्रिया के मोर्चे में पहुंचना चाहता था, लेकिन कैप्टन वर्मा की मौजूदगी खतरे का अलार्म बजा रही थी। मैं उसे यूनिट से बाहर किसी काम पर भेजना चाहता था। चुनाचे मैंने फौरन उसे फोन करके बुलाया और कहा, कैप्टन, हमें घी की सप्लाई के बारे में शिकायतें मिली हैं। मैं चाहता हूं तुम शहर जाकर घी कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से खुद मिलो और बात करो। उसने कहा, सर फोन पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा, नहीं कैप्टन, तुम उन लोगों को नहीं जानते। घी की क्वालिटी में भी मुझे फर्क लगा है, तुम खुद जाओ। कैप्टन वर्मा ने सैल्यूट करते हुए कहा, ओके सर। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार संजीदगी थी। ये मेरे लिए खतरे का बहुत बड़ा अलार्म थी। कैप्टन वर्मा चला गया तो मैंने उठकर दरवाजे पर गिरे पर्दे की ओट में इसे झांक कर देखा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कहीं ये जीओसी जालिंधर कैंट को फोन न कर दे। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। मेरी आंखें कैप्टन वर्मा पर लगी हुई थी। जीप में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और उसे दरख्तों के नीचे से निकालकर यूनिट के गेट की तरफ बढ़ गया। जब वो अहाते से निकलकर शहर जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया तो मैं वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। नए मेजर चरणजीत सिंह के चार्ज लेने में अभी 2 दिन पड़े थे। उसकी मुझे फिक्र नहीं थी। परेशानी इस बात की थी कि कहीं कैप्टन वर्मा शहर जाकर मिलिट्री पुलिस को फोन न कर दे कि उसे मेजर कृष्ण पर शुबा है। कुछ भी हो सकता था। हालात करीब करीब हंगामी ही थे। एक बार मुझ पर मिलिट्री पुलिस ने हाथ डाल दिया तो फिर निजात नामुमकिन थी। वक्त गुजर रहा था। मेरी जेब में पड़े हुए दोनों पेंसिल बमों के अंदर लगी हुई नन्ही सी गरारी ने चलना शुरू कर दिया था और 1.25 घंटे बाद इन बमों को कयामत खेज धमाके के साथ फट जाना था।
कैप्टन वर्मा शहर जा चुका था। कम से कम मुझे तो यही यकीन था। अब इस किस्म के खदशात पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैं उठने ही लगा था कि फोन की घंटी बजी। मेरा दिल जोर से धुड़कने लगा। मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कैप्टन वर्मा। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, यस। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, मैं जालंधर कैंट रेजिमेंटल से कर्नल बहादुर राज मुखर्जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा, यस सर। वो बोला, कैप्टन तुम्हें हमारा खत मिल गया होगा। मेजर चरणजीत सिंह को सैटरडे को चार्ज लेना था, लेकिन हमने उसे कल ही भेज दिया है। वो आज तुम्हारे पास किसी वक्त पहुंच जाएगा। ओके? मैंने कहा, ओके सर। उसने पूछा, उधर यूनिट के जवान सब ठीक ठाक हैं? मैंने कहा, ओके सर, और फोन बंद हो गया। मेरी तो जान हवा हो गई थी। एक मुसीबत को बड़ी मुश्किल से रवाना किया था और दूसरी मुसीबत शहर से किसी भी वक्त छावनी आने वाली थी। मेरा राज फाश होने में थोड़ा वक्त ही रह गया था, या यूं कह लीजिए कि मौत और मेरे दरमियान चंद कदम का फासला था। अगर असली चरणजीत सिंह चार्ज लेने यहाँ पहुंच गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरे लिए यहाँ से फरार होना भी मुमकिन नहीं रहेगा, जबकि अभी मेरा मिशन पूरा भी नहीं हुआ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। मेरी जेब में पड़े पेंसिल बमों के फटने में 1.5 घंटा बाकी था। मैं अपने ऑफिस से निकल आया। अब इतना वक्त नहीं रहा था कि अपने बैरक वाले कमरे की तरफ जाता। मैं दरख्तों में खड़ी दूसरी जीप तक पहुंचा और तेजी से प्रिया तोप के मोर्चे की तरफ रवाना हो गया। टेकरी तक पहुंचते पहुंचते मुझे 7-8 मिनट लग गए। मेरी जीप देखकर वहां के गार्ड अटेंशन हो गए थे। मैंने जीप से उतरते ही रोबदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया, तुम लोग ड्यूटी से इधर उधर क्यों होता है? कैप्टन वर्मा को तुम्हारी शिकायत मिली है। तुम यहाँ यूनिट में है जांगली लोग, इधर फिल्म देखने नहीं आया। ये कहकर मैं सीधा तोप के बंकर में उतर गया। गनर अटेंशन हो गए थे। मैंने उन पर रोब झाड़ना शुरू कर दिया और उन्हें कहा, चलो बाहर जाकर फॉल इन हो जाओ। वो एक कतार में बाहर निकल गए। अब मैं अपने शिकार के सामने तन्हा खड़ा था। वक्त किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ा जा रहा था। मैंने जेब से पेंसिल बम निकाले और उन्हें तोप की ब्रीच के सुराखों के अंदर धकेल दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर पर कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, और फिर मैं तेजी से बाहर आ गया। बाहर चारों गनर्स और चारों गार्ड्स फॉल इन होकर अटेंशन खड़े थे। मैंने उन्हें मजीद डांटने के बाद ड्यूटी ठीक देने की हिदायत की और फिर जीप में सवार होकर वापस चल पड़ा। पेंसिल बम मैंने ब्रीच के अंदर इस तरह गिराए थे कि उन बमों को कोई नहीं देख सकता था। अब मेरा प्रोग्राम जीप समेत भागने का था। बमों के फटने में 1 घंटा कुछ मिनट बाकी थे। मेरी जीप यूनिट के गेट के करीब पहुंच गई। जीप को गेट में ले जाने की बजाय मैं तेजी से गुजर गया। रास्ते में मुझे कैप्टन वर्मा के मिलने का अंदेशा था। जीप को गेट में ले जाने की बजाय मैं तेजी से गुजर गया। रास्ते में मुझे कैप्टन वर्मा के मिलने का अंदेशा था और ऐसा ही हुआ। अभी मैं 1 फरलांग भी नहीं गया था कि सामने से कैप्टन वर्मा की जीप आती दिखाई दी। मैं उससे बात किए बगैर निकलना नहीं चाहता था। ऐसी सूरत में उसका शक यकीन में बदल जाता और सारी मिलिट्री मेरे ताक़ुब में निकल खड़ी होती। मैंने जीप रोक दी। कैप्टन वर्मा जीप से उतरा और बोला, सर कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी है, सब ठीक हो जाएगा, मगर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कंधे उचकाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आंख मारी। मैं एक प्राइवेट काम से जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। जवाबन कैप्टन वर्मा बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। उसका चेहरा वैसे ही संजीदा रहा। कहने लगा, ओके सर। मैंने कहा, मैं अभी वापस आ रहा हूँ कैप्टन, डोंट वरी। ये कहकर मैं जीप लेकर आगे निकल गया। मैंने आईने में देखा कि कैप्टन वर्मा अपनी जीप के पास खड़ा मेरी जीप को देख रहा था, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जो काम करने आया था वो काम कर चुका था। अब सिर्फ मुझे एक हौलनाक धमाके का इंतजार था। ये कुदरती बात थी कि धमाके के बाद छावनी के सबसे बड़ी तोप के परखचे उड़ जाते और वहां अफरा तफरी मच जाती। कैप्टन वर्मा को यकीन हो जाता कि मैं ही वो एजेंट या तखरीबकार था जिसने तोप को पेंसिल बम से उड़ा दिया है। उसी वक्त पठानकोट और अमृतसर की मिलिट्री पुलिस को खबरदार कर दिया जाता कि एक पाकिस्तानी जासूस मेजर की वर्दी में मफरूर है, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए या गोली मार दी जाए। बम फटने में 1.25 घंटा रह गया था। मेरी जीप शहर में दाखिल हो गई थी। मैं सीधा स्टेशन पहुंचा। मालूम हुआ कि 2 घंटे से पहले कोई गाड़ी अमृतसर नहीं जा रही। मैं फौजी जीप में अमृतसर तक सफर करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे अपनी वर्दी भी तब्दील करके आम कपड़े पहनने थे। मेरे पास सिवाय चंद 100 रुपयों के कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं से सिविलियन कपड़े हासिल किए जाएं। मैं शहर के फैशनेबल बाजार में पहुंच गया। जीप खड़ी करके मैं एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गया। एक फौजी अफसर को देखकर सेल्समैन फौरन मेरी तरफ लपके। मैं अपने हवास को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। मैं अपने लिए गर्म पतलून और जैकेट वगैरह पसंद करने लगा। दुकान में दीवार पर क्लॉक लगा हुआ था। बम के धमाके में 40 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने एक छोटे से कमरे में जाकर वर्दी उतारी और नए कपड़े पहन लिए। गले में एक मफलर भी लपेट लिया। बाहर आकर मैंने दुकानदार से कहा, प्लीज मेरी वर्दी पैक कर दें। दरअसल मैं एक खास मिशन पर हूँ और आपको मालूम है कि आजकल हालात कैसे हैं। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, जी हाँ महाराज, भगवान आपकी रक्षा करे। उसने फौरन वर्दी पैक करवा दी। मैंने बिल अदा किया और दुकान से बाहर आया। जीप बाजार में एक तरफ खड़ी थी। अब एक और मुसीबत थी।
हूँ। सादा कपड़ों में अगर जीप लेकर चला तो मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी जगह मुझे चेक कर सकते थे। मैंने सोचा इस बाजार से तो निकलूं। मैंने जीप में सवार होकर बाजार से निकल आया। बाजारों के रश में से रेलवे स्टेशन के अकब में एक वीरान जगह पर पहुंच गया। ये एक कच्ची सड़क थी। आगे कहीं कहीं सरसों के पीले खेत दोपहर की धूप से चमक रहे थे। मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। मैं जीप से उतरकर एक ऊंची जगह से छावनी की तरफ देखने लगा। यहाँ से छावनी काफी फासले पर नशेब में थी। उधर दरख्तों के झुंड थे और मुझे छावनी की बैरक्स दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी आंखें उस समत लगी हुई थी। मैं बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। दूसरा घंटा पूरा हो गया था। मेरी घड़ी की सुई उस मकाम पर पहुंच गई थी जिसके हिसाब से पेंसिल बमों को फट जाना चाहिए था, मगर छावनी की तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं परेशान हो गया। अगर बम न फटे तो मैं सारी जिंदगी दूसरी कोशिश न कर सकूंगा। उसके साथ ही जिस टीले पर मैं खड़ा था वो यूं लरस गया जैसे जलजला आ गया हो। उसके साथ ही बेशुमार परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर फजा में बुलंद होते देखा। उसके बाद एक और धमाका हुआ। पहला धमाका बड़ी तोप में दोनों ताकतवर तरीन पेंसिल बमों के फटने का था और दूसरा शायद धमाका वहां पर रखे गोला बारूद के फटने से पैदा हुआ था। छावनी की तरफ से अब स्याह रंग का धुएं का एक बहुत बड़ा मरगूला उठकर आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। मैंने फर्त मुसर्रत से मुठ्ठियां भींच कर लहराई, मगर साथ ही इस एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया कि मेरा पाकिस्तानी जासूस होना साबित हो चुका है और छावनी की फौज मेरी तलाश में निकल चुकी होगी। पठानकोट, अमृतसर और जालंधर शहर में मेरे बारे में तारें दे दी गई होंगी। उनके पास मेरी तस्वीर नहीं थी, मगर मेरा हुलिया बता दिया गया होगा। मेरी तस्वीर मेरे मिलिट्री आईडी कार्ड पर लगी हुई थी। मैं भागता हुआ टीले से उतरकर जीप के पास आया। लिफाफे में से वर्दी निकालकर उसमें से अपना आईडी कार्ड निकाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से हटकर खेतों में चलने लगा। मेरी जेब में 2-250 रुपए थे। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा इरादा था जिस कदर जल्दी हो सके वीरान और उजाड़ इलाकों से गुजरता हुआ बटाला में इमाम मस्जिद के पास पहुंच जाऊं। ये कोई आसान काम नहीं था। फौज, पुलिस और सीआईडी चौकस हो चुकी थी। मैं अपना हुलिया तब्दील नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि शेव न करूं। मगर बटाले पहुंचते पहुंचते मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ सकती थी। मैं सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। दिल में यही ख्याल था कि बटाला पहुंचकर अगर इमाम साहब ने मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए पनाह दे दी तो वहां से भेस बदल कर अमृतसर जाकर करौंदिया से मिलूंगा और उसकी मदद से इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान निकल जाऊंगा। मेरा मिशन खत्म हो चुका था। जिस अज़्म को मैं दिल में लेकर लाहौर से तन्हा रज़ाकाराना तौर पर निकला था वो पाया तकमील को पहुंच चुका था। अगरचे मेरी जिंदगी अभी तक मौत की शंगलाख वादियों में घिरी हुई थी। मैं खामोशी से दरख्तों के नीचे से होकर चला जा रहा था। कुछ फासले पर एक हिंदू किसान कंबल की बुक्कल मारे खेत में हल चला रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। असल में मुझे देहाती लिबास में होना चाहिए था, मगर वहाँ देहाती लिबास मुझे कहाँ मिल सकता था। कुछ फासले पर वही किसान हल चलाता नजर आ रहा था जिसको मैंने पहले भी देखा था। मुझे भूख लगने लगी थी। वहाँ इर्द गिर्द मुझे कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ हट कर चलता रहा। 1 घंटे बाद मैंने 3 कच्चे कोठे देखे। मैं उनके करीब जाते हुए खौफ महसूस कर रहा था, लेकिन मैं एक मकान के करीब से गुजरा तो मुझे एक दीवार के साथ एक औरत रोटियां पकाती नजर आई। मेरे कदम रुक गए। मैंने करीब जाकर हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह नमस्कार किया और कहा, माता जी भूख लगी है। उधेड़ उम्र की औरत ने बड़े प्यार से कहा, पुत्रा भूख लगी है तो आजा रोटी खा। मैं उसके सामने जमीन पर बैठने लगा तो उसने पीछे से एक चौकी निकाल कर मुझे दी। पुत्र इस चौकी पर बैठो। उसने हांडी में से साग निकाल कर रोटी पर डाल दिया और मुझे देकर पूछा, तुम बाबू लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, माता जी मैं बटाला के पटवारी सुंदरदास का पुत्र हूँ, अगले गाँव जा रहा हूँ, पिताजी का काम है। मैंने जवाब दिया और 2-3 रोटियां हड़प करके पानी पिया और प्रणाम करता हुआ आगे रवाना हो गया। मैं पगडंडियों पर चल रहा था। सामने कीकर और नीम के दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था। इन दरख्तों के पार एक छोटी सी पक्की सड़क रेलवे लाइन की तरफ जाती थी। आगे एक रेलवे फाटक था जिसके करीब एक ट्रक खड़ा था। मैंने चंद कदम आगे जाकर देखा तो ट्रक पर गोभी लदी हुई थी। उसका सिख ड्राइवर और क्लीनर खोखी के पास खड़े चाय पी रहे थे। मैंने सोचा अगर ये ट्रक बटाला जा रहा हो तो मैं इसमें सवार होने की कोशिश करूंगा। मैं ट्रक के करीब आ गया। सिख ड्राइवर खोखे वाले से बातें कर रहा था। मैंने क्लीनर से पूछा कि ये ट्रक कहाँ जा रहा है। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम कहाँ जाओगे महाशय जी? मैंने कहा, गाड़ी निकल गई है, मुझे बटाला जाना है, अगली गाड़ी शाम को जाएगी, साथ ले चलो तो मैं तुम्हें किराया दे दूंगा। सिख ने हंसकर कहा, किराए की क्या जरूरत है, तुम ऊपर चढ़कर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। मैंने कहा, धन्यवाद सरदार जी, और लटकी हुई रस्सी थामकर ट्रक पर चढ़ गया। गोभी के फूलों में जगह बनाई और घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने खोखे वाले से कहा, करतारे अब चलता हूँ, वापसी शाम को होगी, राम राम। ट्रक रवाना हो गया। ये एक जैली सड़क थी और उसकी हालत भी काफी खस्ता थी। मैंने गोभी के फूलों में मजीद जगह बना ली और छुप कर बैठ गया। अब बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक काफी रफ्तार से जा रहा था। ट्रक के किनारे 2-3 कस्बे आकर गुजर गए। भारतीय पंजाब का मैदानी इलाका शुरू हो चुका था। मैं गोभी के फूलों के ऊपर से सर निकाल कर देख रहा था।
सड़क के दोनों जानिब शीशम के दरख्त पीछे को भागते जा रहे थे। उस ज़ेली सड़क पर इतना खतरा नहीं था, लेकिन बटाला में दाखिल होते वक्त पुलिस से वास्ता पड़ सकता था। इसलिए सोचा बटाला आने से पहले ही किसी जगह उतर जाऊं। दोपहर के वक्त मुझे दूर से बटाला कस्बे की बुलंद दीवार दिखाई देने लगी, मगर ट्रक बड़ी रफ्तार से जा रहा था। मैं ऊपर से ड्राइवर को आवाज भी न दे सकता था। खुदा पर भरोसा करके मैं वहीं दुबका बैठा रहा। ट्रक बटाला की सब्जी मंडी की गेट पर जाकर रुक गया। मैंने डरते डरते सर उठाकर देखा। सब्जी मंडी में मुझे कोई सिपाही नजर न आया। सिख आड़ती और मजदूर इधर उधर अपने काम में लगे हुए थे। मैंने ट्रक से छलांग लगा दी। सिख ड्राइवर ने कहा, लाला जी ऊपर तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद। सिख ड्राइवर ने क्लीनर को पुकारा और कहा, रस्सा खोलो। मैंने सर पर मफलर इस तरह लपेटा कि मेरा आधा चेहरा उसमें छुप गया था। मैं बाजार में से गुजरता हुआ उस गली में आ गया जहाँ मस्जिद थी। एक कश्मीरी मुसलमान मस्जिद से निकल रहा था। मैंने उससे मौलवी साहब के बारे में पूछा। उसने पहले तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, तुम्हें मौलवी साहब से क्या काम है? मैंने कहा, मुझे उनसे जरूरी काम है। कश्मीरी मुसलमान ने बताया कि मौलवी साहब सुबह से मालीर कोटला गए हैं। मशरकी पंजाब में मालीर कोटला ही एक ऐसी रियासत है जहाँ 1947 में मुस्लिम कुश फसादात में काफी हद तक अमनो अमान रहा था। इसलिए पंजाब और कई एक आसपास की रियासतों के मुसलमान कुंबे वहां जाकर आबाद हो गए थे। चुनाचे आज भी भारतीय पंजाब के मालीर कोटला शहर में पंजाबी आबाद हैं और उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के मनाजिर अक्सर जालंधर टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। मौलवी साहब के मालीर कोटला चले जाने की खबर मेरे लिए सदमे का बायस थी। मुझे अचानक शदीद और पुरखतर तन्हाई का एहसास हुआ। अब मैं बटाला में बिल्कुल अकेला था। वहाँ कोई होटल नहीं था और वहां से बजरिया रेल या बस अमृतसर शहर जाना भी खतरनाक था। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पकड़े जाने का खदशा था। मुझे परेशान देखकर कश्मीरी मुसलमान ने पूछा, लाला जी तुम कहां से आए हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी मालीर कोटला से आ रहा हूँ, पंजाबी हिंदू हूँ। मौलवी साहब के लिए एक जरूरी पैगाम लाया था। अब मेरा यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। कश्मीरी मुसलमान बोला, तुम मेरे डेरे पर आ जाओ और रात गुजार कर सुबह वापस चले जाना। जी तो बहुत चाहा, मगर अक्ल रोक रही थी, इसलिए बेहतर यही था कि अंधेरा होने का इंतजार किया जाए। फिर जो बटाला से आखिरी बस या ट्रक अमृतसर की तरफ जा रहा हो उसमें बैठ जाऊं। हो सकता है कि रात को चेकिंग से बच जाऊं। मैंने इसी अंदाज में अमल करने का फैसला कर लिया और कश्मीरी मुसलमान से कहा, आपका धन्यवाद, मैं रेलवे स्टेशन जाता हूं। हो सकता है कि कोई मालगाड़ी अमृतसर जाती हो। ड्राइवर से कहकर उसमें बैठ जाऊंगा। ये कहकर मैंने नमस्कार किया और खामोशी से चल दिया। मैं तेज तेज चलता हुआ अगली गली से निकलकर बाजार में आ गया। मुझे अपने ऊपर उस चूहे का गुमान हो रहा था जो एक बहुत बड़े पिंजरे में जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा हो। दिन ढलने लगा था। धूप फीकी पड़ चुकी थी। बटाला के बाजार बड़े बड़े और पुरशोर थे। ज्यादा आबादी सिखों की थी। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रही थी। जहां मुझे पुलिस का कोई वर्दी पोश सिपाही दिखाई देता, मैं कन्नी कतरा कर दूसरी तरफ निकल जाता। रेलवे स्टेशन जाने के बजाय मैं कस्बे के जुनूब में वाक़े एक चाय की दुकान में बैठ गया। ये एक सिख का होटल था। होटल में बहुत से लोग सर्दी से बचने के लिए बैठे चाय पी रहे थे। उनमें सिख भी थे और हिंदू भी। मैंने गर्म ऊनी मफलर सर पर लपेट रखा था और हुलिये से कोई क्लर्क लगता था। ये एक गैर मारूफ सा इलाका था जहाँ पुलिस का सिपाही भी कहीं नहीं था। वहाँ बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मैं मुंतजिर था कि जरा अंधेरा फैले तो वहाँ से निकलूं। रेडियो पर हिंदी में खबरें नशर होने लगी। इन खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और भारतीय फौजों को अपने मुल्क की सलामती के लिए चौकस रहने की हिदायत की गई है। ये मेरे लिए बहुत ही मायूस कुन खबर थी, क्योंकि इस तरह से सरहदों पर भारतीय फौज आ जाएगी और बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन हो जाएगा। मैं खामोश बैठा चाय पीता रहा। अब जल्द से जल्द करोंडिया से मिलना जरूरी हो गया था। अंधेरा गहरा हो गया तो मैं होटल से बाहर आ गया और बस स्टैंड की तरफ चलने लगा। बस स्टैंड पर काफी रश था। एक बस भर चुकी थी। मुझे भी उसी बस में जगह मिल गई। बस अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। बस स्टैंड पर कोई पुलिस का सिपाही नहीं था और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। दूर से अमृतसर की रोशनियां झिलमिलाती नजर आना शुरू हो गईं। बस अमृतसर शहर के रामबाग के चौक वाले बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से बाहर के माहौल का जायजा लिया। रात हो जाने और सर्दी की वजह से वहाँ कोई सिपाही मौजूद न था। बस से उतरकर मैं रामबाग बाजार की तरफ चल पड़ा। उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। अब करोंडिया स्मगलर से सामना होने वाला था, जिसका मैं 5000 रुपया चोरी करके भागा था। वो मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगा और तशद्दुद भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका राज भी मेरे पास महफूज था। मैं उसके होटल के सामने पहुंचा। वो काउंटर पर बैठा कुछ हिसाब लिख रहा था। मुझे देखा तो गुस्से से उसका चेहरा सुबह हो गया। मैंने गूंगे की अदाकारी करते हुए यूं ही आंखी और होटल की सीढ़ियां चढ़ गया। उसने मुझे एक वहां गूंगा भांजा मशहूर किया हुआ था। मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर पलंग पर बैठा ही था कि वो आ गया। बेहद गुस्से में था। आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और मेरी गर्दन दबोच कर बोला, चोर की औलाद,
मेरे रुपए चुरा कर कहाँ भाग गया था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और पुरएतमाद लहजे में कहा, तुम्हारे लीडर के पास मेरे फेरे के 10,000 रुपए मौजूद हैं। तुम अपने 5,000 रुपए उससे वसूल कर सकते हो। मैं तुम्हें कागज पर लिख दूंगा। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। मगर तुम्हें रुपए चुराने की क्या जरूरत थी? तुम कहाँ फरार हो गए थे? तुम्हारे बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ? मैंने कहा, नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। वो बोला, मगर तुम कहाँ भाग गए थे? तुम्हें जहाज से फरार होने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अकेले बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे? मैंने कहा, नहीं, मैं एक जरूरी काम से दिल्ली चला गया था, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो गौर से मेरी तरफ देखने लगा। तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। वो एक स्मगलर था और पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस था। उसकी जगह कोई दूसरा पाकिस्तानी होता तो शायद मैं उसे सब कुछ बता देता। मैंने कह दिया कि मैं एक जरूरी काम से दिल्ली चला गया था, अब वापस आ गया हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर बोला, कमबख्त, तूने मेरी रूह फना कर दी थी। मैंने ये दिन कांटों पर गुजारे हैं। हर वक्त गिरफ्तार होने का तड़का लगा रहता था। एक तो तुम ना तजुर्बाकार हो और ऊपर से तुम्हारे पास शिनाख्ती निशान तक नहीं, और सीधे दिल्ली की तरफ निकल गए। तुम्हें मालूम नहीं था कि भारत के सियासी हालात क्या हैं। जगह जगह CID फिर रही है। मैंने उसे बताया कि अब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा दो। वो भड़क कर बोला, अब तो तेरा बाप भी तुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकता। बॉर्डर पर फौज आ गई है, हमारा सारा काम ठप होकर रह गया है। मैंने कहा, मुझे किसी खुफिया रास्ते से निकाल दो। वो तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। सब खुफिया रास्ते बंद हैं। गोली खानी है तो बॉर्डर पर चले जाओ। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से गूंगे बनकर यहीं बैठे रहो। हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अभी कोई बड़े से बड़ा स्मगलर भी ये खतरा मोल नहीं ले सकता। वो ठीक कह रहा था। मुझे उम्मीद थी कि करोंडिया मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा देगा, लेकिन अब जो उसने भी मायूसी का इजहार किया तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे एक पिंजरे में कैद हो गया हूँ, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अमृतसर में ये अफवाह भी गश्त कर रही है कि पाकिस्तानी कमांडोज मशरकी पंजाब में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में कोई बहुत बड़ा धमाका किया है और हमें भी बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। तुम भी होटल से ज्यादा दूर मत जाना। ये बताओ कि मेरे 5,000 रुपए में से कुछ बचा भी है कि नहीं। मैंने कहा, 100 के करीब रुपए बचे हैं। वो बोला, 5,000 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। कहाँ अय्याशी करते फिरे हो? फिर वो मुठियां भींच कर बोला, लीडर ने क्या मुसीबत मेरे पास भेज दी है। अच्छा, मुझे एक कागज पर लिख दो कि तुमने अपने फेरे के 5,000 रुपए वसूल कर लिए हैं। मैंने बेनियाजी से कहा, लिख दूंगा। और मैं गूंगा बनकर ज्यादा दिन इस स्मगलर के पास नहीं रह सकता था। किसी भी वक्त मैं भूल कर कुछ बोल सकता था और मामला खराब हो सकता था। लेकिन मेरे लिए अभी पाकिस्तान का दरवाजा बंद था। मिशन मुकम्मल होने के बावजूद मैं अपने वतन नहीं जा सकता था। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली से बजरिया तैयारा या बंबई से बजरिया बहरी जहाज पाकिस्तान चला जाऊं। वो तल्ख लहजे में बोला, वहां तुम्हारा कोई मामा नहीं बैठा हुआ जो बगैर पासपोर्ट वीजे के जाने देगा, और ऐसा ख्याल दिल में लाए तो तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। बस इस कमरे में पड़े रहो। पासपोर्ट वीजे के ख्याल से अचानक मुझे भारत में पाकिस्तानी सिफारत खाने का ख्याल आया। मैं किसी तरह दिल्ली पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचकर अपने मुल्क के सफीर से बात करूं और उसे अपनी कारगुजारी सुना दूं, तो वो मेरी जरूर मदद करेगा और मुझे पाकिस्तान पहुंचा देगा। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई थी। मैंने अमृतसर से जाकर पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात करने का फैसला कर लिया। मैंने करोड़िया को मुतमईन करने के लिए कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मैं इस होटल से बाहर नहीं जाऊंगा। वो चला गया और मैं वहां से फरार होकर दिल्ली जाने के बारे में गौर करने लगा। रात को खाना खाकर मैं उसी कमरे में पलंग पर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ 70-80 रुपए हैं। क्या इन रुपयों से काम चल जाएगा? जाहिर है करोंडिया अब मुझे एक पाई भी नहीं देगा। मैंने फैसला कर लिया कि इन्हीं रुपयों से काम चलाऊंगा। दिल्ली पहुंचकर एक बार पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात हो गई तो पैसों की जरूरत नहीं रहेगी। वहां मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा और मुझे बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले मेरे दिलो दिमाग पर मायूसियों के जो बादल छाए हुए थे वो छट गए और मैं सो गया। दूसरे दिन अखबारों में पठानकोट छावनी में धमाके की खबर इन 6 सुर्खियों के साथ छपी कि पाकिस्तानी कमांडोज और तखरीबकार भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में धमाका किया है। किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छपी थी कि पठानकोट छावनी की सबसे कीमती और सबसे बड़ी और जदीद तोप के परखचे उड़ गए हैं। मैं नीचे होटल में आकर नाश्ता करने लगा। वहाँ एक खद्दरपोश और कांग्रेसी टोपी वाला हिंदू लाला पठानकोट छावनी के धमाके पर तबसरा कर रहा था और बेहद गुस्से में पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था। दूसरे हिंदू सिख उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। करोंडिया रात को मेरे कमरे में प्याली में थोड़ा सा जाफरान भिगोकर इस ताकीद के साथ रख गया था कि सुबह माथे पर तिलक लगाकर नीचे आऊं। चुनाचे उस वक्त मेरे माथे पर हिंदुओं की तरह जाफरान का आधा इंच लंबा निशान मौजूद था। मैं खामोशी से नाश्ता करते हुए हिंदी अखबार में रेलगाड़ियों के औकात पढ़ रहा था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर से शाम के वक्त रवाना होती थी। ये गाड़ी दिल्ली से होती हुई बंबई जाती थी। मैंने उस गाड़ी में जाने का फैसला कर लिया। चुनाचे नाश्ता करके ऊपर अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर का खाना ऊपर भिजवा दिया गया। मैं कमरे में ही पड़ा अपने नए सफर के बारे में सोच और विचार कर रहा था। मुझे अपना ये सफर मुश्किल नजर नहीं
वहीं आ रहा था। मैं ट्रेन के दूसरे मुसाफिरों में गुम होकर अपने आप को छुपा कर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो सकता था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर रेलवे स्टेशन से शाम 7:30 बजे चलती थी। मैं 6 बजे के करीब कमरे से निकलकर नीचे होटल में आ गया और कोने वाली मेज पर बैठकर चाय पी, 2 क्रीम रोल खाए। मैं अपना पेट ज्यादा से ज्यादा भर लेना चाहता था। करोंडिया उस वक्त काउंटर पर नहीं था। ये मेरे लिए सुनहरा मौका था। मैं चाय खत्म करके उठा और बड़ी बेनियाजी से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी उतरकर बाजार में आ गया। 2-1 मिनट बाजार में खड़ा जायजा लेता रहा कि करोंडिया कहीं आसपास तो नहीं है। बाजार की रोशनियों में वो कहीं दिखाई न दिया। मैं कदम कदम चलता बिजली वाले चौक से गुजरकर हॉल बाजार में आकर पान वाले हिंदू की दुकान पर खड़ा हो गया। हिंदू पनवाड़ी ने हंसकर कहा, क्यों गूंगा राम, आज तो बड़े हीरो बने हुए हो। पतलून और जैकेट मामू ने लेकर दी है। मैंने गूंगों की तरह हाथ हिलाकर गूंगा किया और हंसता हुआ बाजार में यूं आगे की जानिब चलने लगा जैसे टहल रहा हूं। मैंने गूंगों की तरह हाथ हिलाकर गूंगा किया और हंसता हुआ बाजार में यूं आगे की जानिब चलने लगा जैसे टहल रहा हूं। चंद कदम चलने के बाद पीछे देखा, करोंडिया अब भी नजर न आया। गोया मैदान साफ था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मस्जिद खैरुद्दीन के करीब एक खाली रिक्शा आ गया। मैं लपक कर उसमें बैठ गया और सिख रिक्शा ड्राइवर से कहा, स्टेशन चलो। हॉल दरवाजे के नीचे से रिक्शा गुजरा। सामने कंपनी बाग को जाने वाला बड़ा पुल आ गया। सिख ड्राइवर पूरा जोर लगाकर पुल की चढ़ाई चढ़ने लगा। रिक्शा पुल के ऊपर जाकर दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जाती सड़क की ढलान उतरने लगा। अमृतसर स्टेशन पर काफी रश था। जनता एक्सप्रेस के जाने का वक्त हो रहा था। मुसाफिर अपना अपना सामान लिए अंदर जा रहे थे। मेरे पास कोई सामान नहीं था। मैं स्टेशन से चंद कदम पीछे उतर गया। रिक्शे वाले को 2 रुपए देकर रेलवे स्टेशन की इमारत की बजाय सामने वाले होटल की तरफ चल पड़ा। जब मैंने देखा रिक्शा ड्राइवर नजरों से ओझल हो गया है तो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। टिकट वाली खिड़की पर रश था। जनता एक्सप्रेस में कोई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं थी। मैंने कतार में खड़े होकर टिकट लिया और मफलर से मुंह छुपाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी और मुसाफिर उसमें अपना अपना सामान रख रहे थे। जहां सिपाही और CID के आदमी भी थे। मगर मैं बड़े एतमाद के साथ एक डिब्बे की तरफ बढ़ा और दूसरे मुसाफिर के साथ उसमें दाखिल हो गया और कोने वाली सीट पर बैठ गया। मैंने अपने मुंह पर से मफलर हटा लिया था ताकि किसी को खामखा शक न हो। इस तरह मेरा चेहरा पहचाने जाने का भी खतरा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और लाइन पार प्लेटफॉर्म पर खड़े ठेलों की तरफ देखने लगा। एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। गाड़ी चलने में अभी कुछ देर थी। एक सिपाही हमारे डिब्बे में दाखिल हो गया। मेरा दिल उछल कर हलक में अटक गया। या अल्लाह खैर, ये बला अंदर क्या लेने आई है। सिपाही ने एक मुसाफिर को गर्दन से पकड़ा और बोला, कुली के पैसे क्यों नहीं देते। बाहर एक सिख कुली खड़ा शोर मचा रहा था कि लाला जी ने 5 रुपए तय किए थे, अब 1 पैसा भी नहीं देता। लाला जी ने हाथ जोड़कर सिपाही से कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो, ये ले 5 रुपए। मेरी गर्दन न दबाए महाराज। उसने जेब से रुमाल निकाल कर खोला। उसमें से 5 रुपए का मैला कुचैला सा नोट सिपाही को दिया तो उसने गर्दन छोड़ दी और नोट कुली की तरफ फेंक कर कहा, ये लो सरदार जी अपनी मजदूरी, और डिब्बे से उतर गया। मेरी जान में जान आई। सिख सिपाही चला गया तो हिंदू राला उसके खिलाफ जहर उगलने लगा। महाराज ये सब पुलियों से मिले होते हैं। अंधेर नगरी है महाराज। कांग्रेस को हमारी कोई खबर नहीं महाराज। इंजन ने सीटी बजाई और दूसरी विसल दी तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी की सीटी सुनाई दी और फिर एक धचके के साथ जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मफलर सर पर लपेट लिया। हाथ गर्म जैकेट की जेबों में ठूंस कर कोने में टेक लगा ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी अमृतसर से निकलकर जालंधर की तरफ उड़ी जा रही थी। डिब्बे में हिंदू पठानकोट के धमाके के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि वो पाकिस्तानी फौज से खौफजदा हैं। गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को दूसरे हिंदू सिख मुसाफिरों की ओट में छुपा लिया। ज्यादा रश की वजह से किसी ने खास तौर पर मेरी तरफ तवज्जो न दी, मगर जालंधर छावनी का रेलवे स्टेशन मेरे लिए खतरे की जगह थी। मुझे उस स्टेशन से डर लग रहा था। जल्द ही गाड़ी छावनी के स्टेशन पर पहुंच गई। जितनी देर गाड़ी जालंधर छावनी पर खड़ी रही मैं बाथरूम में छुपा रहा। गाड़ी चली तो मैं बाहर निकलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे साथ हिंदू मुसाफिर बैठा हुआ था। उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। मैंने आंखें बंद कर ली जैसे मैं सो रहा हूँ या सोना चाहता हूँ। हिंदू मुसाफिर भी कुछ देर बाद ऊँघने लगा। अंबाला छावनी पर भी मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। अगरचे मैं टेक लगाए बगैर सो रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर प्लेटफॉर्म को बराबर देख रहा था जहाँ पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी गुजर रहे थे। अंबाला छावनी भी खैरियत से गुजर गई तो मेरठ छावनी की तलवार सर पर लटकने लगी। मेरठ छावनी बहुत बड़ी छावनी थी। मैंने अंदाजा लगाया था कि छावनी के हर स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नफरी कुछ ज्यादा ही थी। मेरठ छावनी से पहले मेरठ सिटी पर गाड़ी लेट हो गई। आध घंटा ठहर कर आगे चली।
मेरठ छावनी का स्टेशन आया तो एक सिपाही ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठा ऊँघ रहा था। गोशाए चश्म से देखा तो सिपाही ने डिब्बे में एक गहरी नजर डालकर सब मुसाफिरों को देखा और फिर सर निकालकर आगे चल दिया। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया। मेरठ छावनी से गाड़ी निकली तो 15-20 मील आगे जाकर रुक गई। खुदा जाने जहाँ लाइन की मुरम्मत हो रही थी या कोई और बात थी कि गाड़ी 1 घंटा खड़ी रही। उसके बाद ऐसी लेट होना शुरू हुई कि जब दिल्ली पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। दिल्ली बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं पहले एक बार इस शहर में वीजा लेकर आ चुका था, लाल किला और चांदनी चौक की सैर कर चुका था, लेकिन अब मैं एक हिंदू के फेस में माथे पर केसर का तिलक लगाए ट्रेन से उतर रहा था और भारतीय इंटेलिजेंस मेरी तलाश में थी। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की भीड़ थी। प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ मैंने मिलिट्री पुलिस वालों को देखा कि कतार बांधे एक एक मुसाफिर को घूर रहे थे। मैं हुजूम में गुम होकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर काफी रश था, मुझे धक्के लग रहे थे। मैं खुश था, मैं इसी तरह यहाँ से महफूज होकर बाहर निकल सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना टिकट गेट पर खड़े चेकर को दिया और हुजूम के रेले के साथ ही बाहर निकल आया। मैं मफलर उतार कर दोबारा अपने सर पर लपेट रहा था कि अचानक मेरी नजर बाएं जानिब एक आदमी पर पड़ी। वो ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म को जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए मुझे देख रहा था। वो 40-45 की उम्र का होगा। सर पर ऊनी टोपी थी, जिस्म पर नस्वारी स्वेटर और पुराना सा कोट था और वो पजामा पहने हुए था। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया, मगर फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और अनजान बनकर दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर उस जगह पर आ गया जहां साइकिल, रिक्शा, टैक्सियां और तांगे खड़े थे। मैंने यूं ही घूमकर एक नजर पीछे डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चला रहा था। यकीनन वो आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस का था और उसे मुझ पर शक हो गया था। मेरे सामने एक टैक्सी खाली थी। मैं उसी में घुस गया और उसे कहा कि चांदनी चौक चलो। मैं उस वक्त पाकिस्तानी सिफारत खाने का नाम नहीं लेना चाहता था। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को बाहर निकाला। वो पुरअसरार शख्स मुसलसल एक तरफ खड़ा सिगरेट का कश लगाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि जल्दी चलो। वो टैक्सी को निकाल कर सड़क पर ले आया, फिर उसका रुख चांदनी चौक की तरफ हो गया। मैं दिल्ली की सड़कों से इतना वाकिफ नहीं था, अलबत्ता चांदनी चौक और लाल किले को पहचान सकता था। टैक्सी की बारौनक सड़कों पर से लोग गुजर रहे थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर से नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। मैंने शीशे में से पीछे निगाह डाली। कई एक गाड़ियां और रिक्शे सड़क पर हमारे पीछे आ रहे थे। मैं कोई अंदाजा न लगा सका कि वो आदमी वहीं रह गया है या मेरा ताकुब कर रहा है। जब टैक्सी 2-3 बाजारों में से गुजर गई तो मैंने ड्राइवर से कहा, तुम्हें मालूम है जहाँ पाकिस्तानी सिफारत खाना कहाँ है? वो बोला, हाँ जी, क्या आप वहाँ जाएंगे? मैंने कहा, हाँ, पाकिस्तानी सिफारत खाने चलो। टैक्सी वाला बोला, पहले कह दिया होता बाबूजी, अब चक्कर काट कर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने एक चौराहे से टैक्सी घुमाई और एक तंग बाजार में से गुजरकर खुली सड़क पर आ गया। सड़क की एक जानिब ऊंची ऊंची इमारतें और दूसरी जानिब एक पार्क था। मैंने एक बार फिर गर्दन घुमाकर अतबी शीशे में से पीछे देखा। कुछ फासले पर एक टैक्सी चली आ रही थी। उसके अंदर सवारियां बैठी मुझे नजर न आई। कहीं वो कमबख्त मेरा ताकुब तो नहीं कर रहा, मैंने सोचा। फिर ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गया होगा। टैक्सी एक फैशनेबल इलाके में पहुंच गई जहां बड़ी खूबसूरत कोठियां थी। सड़क के दोनों जानिब साफ सुथरे फुटपाथ बने हुए थे। इन फुटपाथों के ऊपर घने दरख्त जनवरी की सुनहरी धूप में चमक रहे थे। भारत की तैयार की गई एम्बेसडर कारें गुजर रही थीं। मेरी टैक्सी एक इमारत के गेट पर रुक गई। इस खूबसूरत बंगला नुमा इमारत की एक तरफ उर्दू और अंग्रेजी में सिफारत खाना पाकिस्तान लिखा हुआ था। उसे देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया हूं। गेट पर एक भारतीय गुरखा सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा कि मैं पाकिस्तानी सफीर को मिलना चाहता हूं। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। ये इस्तकबालिया था। मैंने एक बार फिर पीछे घूम कर देखा। मुझे वो पुरअसरार मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी कहीं नजर न आया। मैं इस्तकबालिया ऑफिस में घुस गया। वहां एक लड़की हीटर जलाए बैठी हुई थी। उसके लिबास से कतई अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो हिंदू है या मुसलमान। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, फरमाइए। मैंने उसे कहा कि पाकिस्तानी कल्चरल अटैची से मिलना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ और उनके नाम एक जरूरी पैगाम लाया हूँ। लड़की ने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे माथे पर लगा हुआ तिलक मुझे हिंदू जाहिर कर रहा था। ये जाफरान का तिलक था। मैंने ट्रेन में दिल्ली के करीब पहुंचकर उसे बाथरूम में पानी से साफ करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मिट न सका। लड़की ने फोन पर किसी से कुछ बात की और मेरी तरफ देखती रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अहिंसा प्रोमो धर्मा सेवा स्मृति का नुमाइंदा हूँ। हम दिल्ली में एक समारोह करना चाहते हैं, बर्नी साहब की प्रधानगी में। लड़की को शायद मेरे फंक्शन की सियासी अहमियत का एहसास हो गया था। उसने रिसीवर रख दिया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम दौलत राम बताया। उसने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करके मेरे दस्तखत करवाए और चपरासी से कहा कि मुझे बर्नी साहब के पास ले जाए। चपरासी वर्दी पोश था। वो मुझे साथ लेकर सिफारत खाने की अकबी जानिब एक बरामदे में आ गया, जहाँ एक कमरे के बाहर कल्चरल अटैची बर्नी साहब का नाम लिखा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हो गया।
एक शानदार मेज की दूसरी जानिब एक नौजवान बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, फरमाइए महाशय जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेज पर रखी एक डायरी के वर्क उलटने लगा और बोला, इस हफ्ते में मसरूफ हूँ, ये बताइए आपका समार्थिक कब हो रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं हिंदू नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी हूँ। कल्चरल अटैची का हाथ वहीं रुक गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ निगाहें उठाई और बोला, पाकिस्तानी, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ हमारी बातें कोई और तो नहीं सुन रहा। वो बोला, जी नहीं, मगर बात क्या है? उसने सिगरेट शीशे के एक खूबसूरत चमकीले एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा। मैंने कहा, मैं सफीर साहब से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे उनके पास पहुंचा दें। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह बेजारी का तासुर आ गया। वो रिवायती से सर्द लहजे में बोला, सफीर साहब तो इस्लामाबाद के एक जरूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं, मगर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर वीजा खत्म हो गया है? मैंने कहा, जी नहीं, इसमें से कोई बात नहीं है। वो बोला, तो फिर आप कौन हैं और पाकिस्तान से यहाँ दिल्ली किस तरह पहुंच गए हैं? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि उस पर अपना राज जाहिर करना चाहिए या नहीं। मैंने पूछा, सफीर साहब के बाद जहाँ उनका काम कौन साहब करते हैं? कल्चरल अटैची ने बेजार होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सबसे पहले आप मुझे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाएं, उसके बाद ही मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है। यह सुनकर वो एक बार फिर चौंक पड़ा। क्या मतलब, गुम हो गया है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था। वो बोला, तो फिर आप भारत कैसे आ गए? मैंने आहिस्ता से कहा, बॉर्डर क्रॉस करके। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, तो आप स्मगलर हैं? वो बोला, माफ कीजिए, मैं स्मगलरों को अपने वतन का दुश्मन समझता हूँ। बेहतर यही है कि आप तशरीफ ले जाएं। मैंने कहा, मैं स्मगलर नहीं हूँ बल्कि एक रजाकार कमांडो हूँ। पठानकोट छावनी में जो धमाका हुआ था वो मैंने ही किया था। यह सुनना था कि पाकिस्तान कल्चरल अटैची एकदम खड़ा हुआ। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो बोला, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ, मगर दोबारा इसे जबान पर न लाएं। मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, आप हमारी मदद के लिए यहाँ हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने पाकिस्तान की एक दुश्मन तोप को तबाह कर दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस मेरे पीछे है। क्या आप मुझे अपनी हिफाजत में पाकिस्तान नहीं पहुंचाएंगे? क्या ये आपका फर्ज नहीं है? कल्चरल अटैची एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, मिस्टर, हम यहाँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए बैठे हैं। हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो। मैंने गुस्से से कहा, आप बुज़दिल हैं। आप अपनी ड्यूटी से गफलत बरत रहे हैं। मेरी हिफाजत करना और मुझे हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचाना आपका कौमी फर्ज है। कल्चरल अटैची में जोर से मेज पर मुक्का मारा, फिर अपने तैश पर काबू पाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जनाब, हमारी ड्यूटी और हमारा कौमी फर्ज क्या है, हम उसे बखूबी पहचानते हैं। ठीक है, परसों सफीर साहब वापस आ जाएंगे। आप परसों शाम को तशरीफ ले आएं, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। मैंने कहा, लेकिन बाहर खतरा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में है, मुझे तहफ्फुज चाहिए। बर्नी साहब ने तलखी से जवाब दिया, आपने जो कुछ किया हमसे पूछकर नहीं किया। ये कहकर उसने गुस्से से सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी और उठकर टहलने लगे। फिर रुककर बोले, आपके लिए बेहतर यही है कि किसी तरह मशरकी पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की कोशिश करें, लेकिन ये काम भी आपको खुद ही करना होगा। सिफारत खाना आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने नाउम्मीद होकर कहा, आप मुझे यहाँ से किसी महफूज मकाम तक पहुँचा दें, क्योंकि यकीन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक आदमी रेलवे स्टेशन से मेरे पीछे लगा हुआ है। बर्नी साहब ने कुछ परेशान होकर पूछा, उसने आपको सिफारत खाने में दाखिल होते तो नहीं देखा? मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। बर्नी साहब ने उसी वक्त किसी साहब को फोन किया और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोले, हम आपको अपनी हिफाजत में यहाँ से निकाल कर दिल्ली से आगे दूसरे स्टेशन गाजियाबाद तक पहुँचा देंगे। वहाँ से आपको होड़ा एक्सप्रेस पकड़कर कलकत्ता पहुँचना होगा और मगरबी बंगाल की जानिब से हिली के मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होना होगा। हम आपको रास्ते का एक मुख्तसर नक्शा दे देंगे। सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। मुझे सर्द महरी के सलूक से मायूसी तो बहुत हुई, मगर मैं मजबूर था और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान वापस पहुंचना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि भारतीय फौज ने पंजाब के बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है। मशरकी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बर्नी साहब हाथ छिटक कर बोले, आई एम सॉरी, इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। नाचार मैं उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे कमर्शियल सेक्रेटरी के पास ले गए। मुझे बाहर बिठाकर वो कुछ देर कमरे में सेक्रेटरी के साथ बातें करते रहे। फिर बाहर आकर बोले, सब काम ठीक हो गया है, हम आपको अखराजात के लिए कुछ भारतीय करेंसी और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी देंगे। मैंने कहा, अगर मुझे एक पिस्तौल। उसने बात काटते हुए कहा, सॉरी, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने नाश्ता नहीं किया था, रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी। मैंने एक कमरे के गुस्ल खाने में जाकर शेव बनाई, गुस्ल किया, फिर पेट भर कर अंडों का नाश्ता कर लिया कि मुझे शाम तक भूख नहीं लग सकती थी। ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई थी कि सिफारत खाना किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और ये लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर करना चाहते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मशरकी पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए और कोई चारा भी तो नहीं था। बर्नी साहब ने मुझे 200 रुपए भारतीय और 200 रुपए पाकिस्तानी इनायत कर दिए। फिर मुझे
मुझे एक ऐसी वैगन में बिठा दिया गया जो सिफारत खाने के मैले कपड़े लेकर लॉन्ड्री जाया करती थी। ये वैगन चारों तरफ से बंद थी। मैं उसमें कैद होकर बैठ गया और वैगन सिफारत खाने की इमारत से निकलकर दिल्ली की पुरशोर सड़कों से गुजरती गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गई। गाजियाबाद दिल्ली से कलकत्ता और लखनऊ की तरफ जाते हुए पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है और जहां एक्सप्रेस गाड़ियां भी ठहरती हैं। देर तक वैगन सड़कों पर दौड़ती रही, फिर वो एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोलकर कहा, साहब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आ गया है, जहां उतर जाएं। मैं वैगन से उतर आया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत मेरे सामने थी। मैंने माहौल का जायजा लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो पुरस्कार आदमी जहां तो मौजूद नहीं। वो मुझे आसपास कहीं नजर न आया। वैगन वापस दिल्ली चली गई और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मगरबी बंगाल से मशरकी पाकिस्तान की सरहद उबूर करने के लिए कागज के टुकड़े पर बना हुआ एक नक्शा मेरी जेब में मौजूद था। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। मुसाफिर खाने में लोग अपने अपने सामान के पास बैठे बातें कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे या फिर कैंटीन के काउंटर पर खड़े हुए चाय पी रहे थे। इनमें खद्दर की टोपियों वाले भी थे और ऐसे मुसाफिर भी थे जिन्होंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा था। गेट के करीब पुलिस के 2-3 सिपाही हाथों में बेद लिए चक्कर लगा रहे थे। मैं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। एक अचकन पोश बूढ़ा मेरे करीब ही बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मैंने खालिस हिंदी में उससे पूछा कि कलकत्ता जाने वाली गाड़ी कब आएगी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मियाँ तुम होड़ा एक्सप्रेस का पूछ रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। बड़े मियाँ के अंदाज से जाहिर हुआ कि वो मुसलमान हैं। मुझे मालूम था कि कलकत्ता के एक स्टेशन का होड़ा और दूसरे स्टेशन का नाम सियालदा है। मैंने कलकत्ता शहर देखा हुआ था। बड़े मियाँ ने कहा, मियाँ होड़ा एक्सप्रेस 2 बजे आएगी। तुम कलकत्ता में क्या करते हो? मैंने मफलर को अपने सर पर दोबारा लपेटते हुए हिंदी जबान में ही कहा कि एक महाशय जी की कपड़े की दुकान पर मुलाजिम हूँ, दुकान का हिसाब किताब करता हूँ। बड़े मियाँ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने जो हिंदू नाम जबान पर आया बता दिया। वो खामोशी से अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गए। 11 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं यूं ही खुली जगह नहीं बैठना चाहता था। वहाँ ऐसा मुसाफिर खाना भी नहीं था जो चारों तरफ से बंद हो। ऐसा एक रिफ्रेशमेंट रूम प्लेटफॉर्म के अंदर था। मैं टहलता टहलता चारों तरफ गहरी नजरों से देखता हुआ टिकट वाली खिड़की पर पहुंच गया। खिड़की खुली थी। अंदर टिकट बाबू लंबे चौड़े रजिस्टर में कुछ इंतराज कर रहा था। मैंने हिंदी में पूछा कि कलकत्ते का टिकट मिल जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, सेकंड क्लास का टिकट मिल जाएगा? उसने देखे बगैर कहा, होड़ा एक्सप्रेस में सारे डिब्बे सेकंड क्लास के होते हैं। मैंने किराया पूछने के बजाय 100-100 के दोनों भारतीय नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, एक टिकट कलकत्ते का दे दीजिए। उसने 200 रुपयों में से 10-10 के 3 नोट मुझे वापस करते हुए कहा, रात जनता एक्सप्रेस से क्यों नहीं चले जाते लाला जी, इससे आधे पैसे बच जाएंगे। मैंने जवाब दिया, जी मुझे जल्दी पहुंचना है, वहाँ महाशय जी तिलक राज मेरा इंतजार कर रहे हैं। टिकट बाबू ने मुझे टिकट दे दिया तो मैं गेट की तरफ बढ़ा और चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। एक कुशादा और तवील प्लेटफॉर्म था जिसके एक जानिब दीवार पर हिंदी के कई बोर्ड लगे हुए थे। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में दाखिल हो गया। अंदर पुरानी वजह की चंद एक मेज कुर्सियां थी। पीतल के गुलदानों में 2-3 रोज के बासी फूल सजे हुए थे। मैं एक मेज पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। वर्दीपोश बैरे ने मुझे बेजारी से देखा और चला गया। मैंने इस ख्याल से कुछ केक पेस्ट्री भी मंगवा ली कि वहाँ ज्यादा देर तक बैठ सकूं। फिर भी 1 बजे तक ही बैठ सका क्योंकि वहाँ खाना खाने वालों का तांता बंद गया था। मैं बिल अदा करके बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर कलकत्ता जाने वाले मुसाफिरों का सामान उलियों ने एक कतार में लगा दिया था। मैं रिफ्रेशमेंट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। एक रेडी वाले से हिंदी का अखबार खरीदा और पढ़ने लगा। अखबार में मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में निहायत तशवीशनाक खबरें छपी हुई थीं। इसका मतलब था कि मशरकी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अखबार पढ़ रहा था और झुकी हुई नजरों से माहौल का जायजा भी ले रहा था। प्लेटफॉर्म पर अब मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। प्लेटफॉर्म के सामने की जानिब रेलवे लाइन के पार एक मंदिर के कलश धूप में चमक रहे थे। दूर प्लेटफॉर्म के कोने पर मुझे लंबे तुर्रों वाले 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। मुझे लंबे तुर्रों वाले 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा, मगर एमपी वाले वहीं खड़े थे। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि गाड़ी जल्दी आ जाए, मगर कमबख्त गाड़ी आधा घंटा लेट आई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। मैं भी मुसाफिरों के हुजूम में घुल मिल गया। डिब्बे में आते ही मैं सीधा बाथरूम में चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। 2 मिनट बाद एक आदमी बाहर से दरवाजा धड़धड़ाने लगा। मैंने दिल ही दिल में उसे कोसते हुए दरवाजा खोल दिया। ये एक तोंदील लाला था जिसने हाथ में लोटा थाम रखा था। मेरे बाहर आते ही वो बाथरूम में घुस गया।
इंजन ने सीटी बजाई, गार्ड ने भी सीटी का जवाब सीटी से दिया। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई दरियाए जमुना के पुल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। मौसम सरमा की वजह से दरिया का पाट अक्सर जगहों से खुश्क था। दूर लाल किले की पुरशिकोह इमारत नजर आ रही थी जिस पर भारत का परचम लहरा रहा था। मेरे दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। ये पला मुसलमानों के जाहो जलाल की अलामत था जो अब किस्साए पारीना बन चुका था। दिल्ली कई बार उजड़ कर आबाद हुई थी, मगर 1947 में ऐसी उजड़ी कि फिर आबाद न हो सकी। जिस दिल्ली को कभी मुसलमानों की तहजीब और सकाफत का मरकज समझा जाता था, आज वहाँ जगह जगह हिंदी जबान में बात होती थी और दुकानों के बाहर उर्दू का बोर्ड कहीं दिखाई नहीं देता था। जमुना गुजर गई, लाल किला गुजर गया। गाड़ी की रफ्तार पुल पार करने के बाद तेज हो गई थी। सहारनपुर आ गया। जहाँ ट्रेन कुछ देर रुकी, प्लेटफॉर्म पर काफी रश था। जहाँ भी मैं बाथरूम में घुस गया और गाड़ी चली तो बाहर निकला। उसके बाद लखनऊ के स्टेशन पर गाड़ी ज्यादा देर रुकी रही, लेकिन मैं ज्यादा देर बाथरूम में न ठहर सका। एक मुसाफिर अंदर आना चाहता था, मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। जहाँ पुलिस और मिलिट्री के 2-3 सिपाही चल फिर रहे थे। जितनी देर ट्रेन रुकी रही, मेरा रंग उड़ा रहा। मैंने एहतियातन वो कागज जिस पर मशरकी पाकिस्तान के बॉर्डर का छोटा सा नक्शा बना हुआ था, लपेट कर पाकिस्तानी करेंसी के 100 के दोनों नोटों के साथ अपने जूतों में छुपा कर रख लिया। ट्रेन लखनऊ से चली तो मेरी जान में जान आई। होड़ा एक्सप्रेस अब स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई उड़ी चली जा रही थी। मुगल सराय का स्टेशन आ गया। उसका प्लेटफॉर्म काफी कुशादा था। मैं अपने कोने वाली निशिस्त में दुबका बैठा था। आखिर जहां से भी ट्रेन चल पड़ी। आसनोल से बंगाल का रंग शुरू हो गया। अब जगह जगह नारियल के झुंड नजर आने लगे। छोटे छोटे गांव थे, झोंपड़ियों जैसे मकान थे जिनके आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। आसनोल से आगे निकलते ही शाम के साए गहरे हो गए थे और फिर रात हो गई। ट्रेन सारी रात अहम मकामात पर रुकती हुई चलती रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। होड़ा एक्सप्रेस कलकत्ते के दूसरे बड़े स्टेशन होड़ा के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक घन गरज के साथ दाखिल हुई तो दिन निकल चुका था। मशरकी पाकिस्तान के अबतर सियासी हालात की वजह से जहां मिलिट्री और सीआईडी के लोगों का मौजूद होना कुदरती बात थी। मैं उन्हें पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन इस बात के ख्याल से परेशान था कि कहीं वो मुझे न पहचान ले। एक बात बताना भूल गया कि मैंने अमृतसर से चलते वक्त अपनी मूछें मूंड में अब छोड़ दी थी और उस वक्त मूछों के बाल खासे बढ़ गए थे। फिर माथे पर जाफरान के तिलक का निशान भी मौजूद था, अगरचे पहले से कुछ फीका पड़ गया था। मैं कस्तन चंद मुसाफिरों के साथ डिब्बे से निकल आया और लोगों की भीड़ में गुम होकर प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ने लगा। 2-3 ऐसे सफेद पोश आदमियों को मैंने देखा था जो एक तरफ हटकर खड़े हुए थे और मुसाफिरों को घूर घूर कर देख रहे थे। एक जगह मगरबी बंगाल का वर्दी पोश सिपाही एक मुसाफिर की तलाशी ले रहा था। एक आदमी जो शक्ल सूरत से इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के धक्के खाता सीढ़ियों वाला पुल चढ़ने लगा। ये सीढ़ियां दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर खत्म हो जाती थी। गेट पर एक बंगाली टिकट चेकर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट थमाकर बाहर निकल आया। मैं एक तरफ होकर मफलर गर्दन से उतार कर तह करने लगा क्योंकि कलकत्ते का मौसम ज्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहां से आ रहे हो? मैं अंदर से काम गया मगर ऊपर से बड़े पुरएतमाद अंदाज में मफलर तह करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से आ रहा हूँ। और कहां से आना है महाराज? दिल्ली में कड़ाके का पाला पड़ रहा है। उस शख्स का चेहरा सपाट था, सिर्फ उसकी करंजी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। पतलून और बुशर्ट में मलबूस था। उम्र 40 के करीब होगी। बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गाड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और जहाँ किससे मिलने आए हो? उसका उर्दू बोलने का लहजा करनाल वालों का था। मैंने उसी अतमाद के साथ जवाब दिया, महाराज दिल्ली में खादी भंडार वालों की दुकान पर काम करता हूँ। जहाँ कलकत्ते के सोनागाची बाजार में उनकी दूसरी दुकान है, वहाँ बदली हुई है। उसने एक खतरनाक सवाल किया, तुम्हारा सामान कहाँ है? मैंने संभल कर जवाब दिया, सामान? महाराज हम गरीबों का क्या सामान होगा, दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? वो जरा सा मुस्कुराया, तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी, मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लरज उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे उस वक्त से धड़का लगा हुआ था जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर जरा सी घबराहट जाहिर न होने दी। कम से कम मुझे यही यकीन था। मैंने जरा तलखी से कहा, क्यों महाराज हम थाने काहे को जाएं? क्या हमने कोई चोरी की है, किसी की जेब काटी है? चलिए आप हमारी दुकान पर चलिए। उस पर मेरी बात का कोई असर न हुआ। तहकुमाना लहजे में बोला, राजेश जी सीधी तरह मेरे साथ थाने चलें, आपको जो कुछ कहना है वहीं चलकर कहें। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना जरूर याद रखें कि मेरा जो हाथ पतलून की जेब में है
उसमें एक भरा हुआ पिस्तौल है। मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं उसे यही कह रहा था कि चलो थाने चलो, मैं दुकान पर फोन करके मालिक को बुला लूंगा, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हवा हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नजर आने लगा। यह हकीकत थी कि अगर एक बार थाने पहुंच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी। तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर से मशरकी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो जाएगी। फिर तिब्बी मुआयने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के भेस में मुसलमान हूँ, गोया पाकिस्तानी जासूस हूँ। उसके बाद उनके लिए ये मालूम करना मुश्किल न होगा मैं वही कमांडो हूँ जिसने पठानकोट छावनी में प्रिया तोप तबाह की थी। मैंने तेजी से फरार होने के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस का आदमी मजबूती से मेरा बाजू पकड़े मुझे कलकत्ता रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। उसने एक साइकिल रिक्शे वाले को इशारे से बुलाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। उसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। मैंने कहा, लाला जी, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या अपराध किया है? इंटेलिजेंस वाला खामोश रहा। उसने रिक्शे वाले से कहा, गोलू डोला थाने चलो। बंगाली रिक्शे वाला सड़क पर एक जानिब रवाना हो गया। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी। 2 मंजिला बसें गुजर रही थीं। बंगाली लोग साइकिल, गाड़ियों, बसों में और पैदल चल रहे थे। दूरों जानिब ऊंची ऊंची फ्लैटों वाली इमारतें थी, जिनके फ्लैटों की गैलरियों में कहीं कहीं रंग बरंग साड़ियां सूखने के लिए डाल दी गई थी। मैं रिक्शे से छलांग नहीं लगा सकता था। इंटेलिजेंस वाले ने मेरे बाजू को अपने शिकंजे में ले रखा था और अगर मैं किसी तरह छलांग लगाने में कामयाब हो भी जाता तो वो पीछे से मुझे गोली मार देता। मैं बीच बीच में उसे कहता जाता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ। थाने की बजाय मुझे सोनागाची के खादी भंडार ले चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन न ले जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि कोई बात नहीं, थाने चलकर सब कुछ बता देना, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब मैंने मरने मारने का फैसला कर लिया था। मेरी आफियत इसी फैसले में थी। ये बात यकीनी थी कि अगर मैंने इस वक्त फरार की कोई राह न निकाली तो चंद रोज में या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर बाकी जिंदगी उकूबत खानों में सिसक सिसक कर खत्म हो जाएगी, और वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजर कर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया, जहां सड़क हमवार नहीं थी और धचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला जबान में शायद रिक्शे वाले को आराम से चलने की हिदायत की। मैं तेज नजरों से उस इलाके के मकानों, फ्लैटों और दुकानों का जायजा ले रहा था, जहां हर 4-5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को चली जाती थी। ये पुराने खस्ता हाल फ्लैटों वाली इमारतें थीं, जहां बच्चे इधर उधर सड़क पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क के गड्ढे में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शे को जोर का धचका लगा और उसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं उस साइकिल रिक्शे से कूद गया। सड़क पर गिरते ही मैं पूरी ताकत से जिधर मुंह उठा दौड़ता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। यह मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाले फायर का धड़का लगा हुआ था। अचानक एक समात शिकन धमाका हुआ और मेरी सांस हलक में रुककर फंदा सी बन गई। मैं लड़खड़ा कर गिरा और मेरी आंखें धुंधला गईं। यकयक सामने एक गली आ गई, जिसकी दोनों जानिब ऊंचे फ्लैट से। मैं अपने जिस्म की पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अभी तक मुझे अपने जिस्म में किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। गोया गोली मुझे में ही लगी थी और यह भी मुमकिन था कि वो महज खौफजदा करने के लिए ही चलाई गई हो। मुझे अपने पीछे इंसानी कदमों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। आगे जाकर गली बाएं तरफ घूम गई। मैं तेजी से दौड़ता हुआ उस तरफ घूम गया तो दिल धक से रह गया। आगे गली बंद थी। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। एक बिल्डिंग का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं उसी में घुस गया। सामने लकड़ी का कुशादा जीना था। मैं तेजी से जीना चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर बाएं जानिब एक खिड़की थी। मैंने झांक कर देखा। नीचे एक ट्रक खड़ा था जिस पर बोरियां लदी हुई थी। मैंने आओ देखा न ताओ और खिड़की में से ट्रक पर छलांग लगा दी। बोरियों में कोई नरम चीज भरी हुई थी। मुझे कूदते देखकर दुकान पर कुछ लोग हैरान होकर देखने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ट्रक में से उछलकर मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और दूसरी गली में घुस गया। मैं बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। खुदा का शुक्र है कि पीछे से अभी तक दूसरा फायर नहीं हुआ था। मेरा मफलर रिक्शे से कूदते वक्त सड़क पर ही रह गया था। मैं घबराहट के आलम में एक बिल्डिंग में घुस गया। अंदर जाकर महसूस हुआ कि ये जूतों की मार्केट है। आमने सामने छोटी छोटी दुकानें थी। कारोबार हो रहा था, लेकिन लोगों का ज्यादा हुजूम नहीं था। मुझ पर अब भी खौफदारी था। जो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था, उसकी गोली किसी वक्त भी मेरी पीठ में व्यवस्थ हो सकती थी। कुछ दुकानदारों ने हैरत से मुझे भागते हुए देखा। बदकिस्मती से ये मार्केट आगे जाकर बंद हो जाती थी। अब सिवाय उसके कोई चारा नहीं था कि किसी दुकान में घुस जाऊं। चुनाचे मैं आखिरी दुकान में घुस गया। जहां दराज कद आदमी जूतों के डिब्बों को अलमारी में लगा रहा था। मैं उसके करीब से फलांग कर अंदर के दरवाजे का पर्दा उठाकर भागा तो उसके हाथ से डिब्बा छूट गया।
दुकान में घुसते ही मेरी नजर गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगे खाना काबा के एक तते पर पड़ी थी। साफ जाहिर था कि ये दुकान किसी मुसलमान की है। दुकान के पीछे एक तंग कमरा था जिसमें चारपाई बिछी हुई थी। मेरे पीछे पीछे दुकान का मालिक भी अंदर आ गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। कौन हो तुम? मैंने एक ही सांस में कहा, मैं मुसलमान हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे पनाह चाहिए। उसने ऊपर दो छत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दो छत्ती दीवार में एक खत्ता है, उसमें जाकर छुप जाओ। दो छत्ती दीवार एक मर्द की ऊंचाई के बराबर थी। मैं उछलकर ऊपर चढ़ गया जहां खाली डिब्बे पड़े हुए थे। उनके पीछे एक चौकोर सुराख नजर आया। ये वही खत्ता था जिसकी तरफ दुकानदार ने इशारा किया था। मैं इस खत्ते में घुस गया जहां मैं बमुश्किल बैठ सकता था। मैंने आगे जूतों के खाली डिब्बे कर लिए। मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच सकूंगा, क्योंकि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ने मुझे मार्केट में घुसते हुए देख लिया होगा। मार्केट आगे से बंद थी। वो एक एक दुकान की तलाशी लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं खत्ते में दुबका बैठा खुदा से दुआएं मांगता रहा। दफतन दुकान के अंदर से आवाजें सुनाई दी। मैंने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज सुनी। वो दुकानदार से मेरे ही बारे में पूछ रहा था। मुसलमान दुकानदार की आवाज आई, अजी मित्र जी, तशरीफ रखिए, धनबाग हमारे क्या आप हमारी दुकान पर आए। अव्वल तो यहाँ कोई आदमी नहीं आया, और फिर यहाँ कोई मुल्क दुश्मन दाखिल होकर भला मुझसे बच सकता है। हम तो आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज आई, वो पाकिस्तानी जासूस है और इसी मार्केट में घुसा है। मुसलमान दुकानदार ने एक बार फिर लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तानी जासूस है तो फिर मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। हम तो पाकिस्तान को खत्म करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और हैं। पाकिस्तानी जासूस और मेरी दुकान में आ जाए, तौबा कीजिए। मेरा ख्याल है वो जरूर सामने वाले गुस्ल खानों की तरफ निकल गया होगा। उधर से बाहर को रास्ता है, आइए मेरे साथ अभी ढूंढ लेते हैं उस वतन दुश्मन को। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मेरा दिल जो जोर जोर से धड़क रहा था थोड़ा सा पुरसुकून हो गया, मगर मौत की तलवार अभी तक मेरे सर पर लटक रही थी। कोई 5 मिनट बाद, जो 5 घंटों से भी ज्यादा लग रहे थे, दुकान के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर दुकानदार की आवाज आई। वो किसी खातून गाहक से बातें कर रहा था। खातून गाहक के साथ बच्चा था जिसके रोने की आवाज आई। दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज देकर बच्चे के लिए रसगुल्ले लाने को कहा और जमाना सैंडलों के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इंस्पेक्टर की बला शायद टल गई थी। मेरी जान में जान आ गई। औरत चली गई, उसके साथ ही दूसरे गाहक आ गए। ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। मैं खत्ते में उकड़ू बैठे बैठे थक गया था। मैंने दो छत्ती की तरफ अपनी टांगे पसार दी। उससे मुझे सुकून मिला। दुकानदार की बातों पर एतबार करके भारतीय इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के इतनी जल्दी चले जाने से और कुछ इस मुसलमान दुकानदार की गुफ्तगू से मैं 2 नतीजों पर पहुंचा था। एक तो ये कि ये मुसलमान दुकानदार पाकिस्तान के झंग स्याल के इलाके का रहने वाला है। दूसरे, ये शख्स CID वालों का आदमी है। कलकत्ते में झंग और जगवाल के लोग मुद्दतों से आबाद थे और जहां खुश्क मेवे और चमड़े का कारोबार करते थे। ये इंडियन नेशनल थे, बंगला जबान भी रवानी से बोलते थे, मगर उनका लहजा अभी तक पंजाबी ही था। दोपहर के वक्त यह आदमी दुकान अंदर से बंद करके कोठरी में आया और उसने मुझे आवाज देकर नीचे बुलाया। कोठरी में कमजोर सा जर्द बल्ब जल रहा था। मैंने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। घुंघराले स्याह बाल थे जो कनपटियों से सफेद होना शुरू हो गए थे। रंग पंजाबियों जैसा साफ और खिलता हुआ था। कद लंबा और शाने चौड़े थे। वो बंगालियों जैसे सिल्क के कुर्ते और खद्दर के पाजामे में मलबूस था। उसने सबसे पहले मुझसे पूछा, तुम पंजाबी हो और पाकिस्तान से आए हो? मैंने सीधे साजे अल्फाज में कहा, मेरा नाम मंजूर है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त अक्सर सरहद पार करके अमृतसर में इंडियन फिल्में देखने आया करता था। एक दिन मैं उसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर पहुंच गया कि वापसी पर बॉर्डर पुलिस ने हमें धर दिया। मेरा दोस्त तो पकड़ा गया, मगर मैं फरार होने में कामयाब हो गया। उस वक्त से मारा मारा फिर रहा हूँ। हिंदू बनकर माथे पर तिलक भी लगा लिया कि पहचाना ना जाऊं। कलकत्ते इसलिए आया था कि जहां से बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान चला जाऊंगा। अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें तो मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। दुकानदार की निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। साफ लग रहा था कि वो मेरी कहानी को मनखड़त समझ रहा है। उसने टिफिन कैरियर खोला, अपने साथ खाना खिलाया और बताया कि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर को उसने किस मुश्किल से टाला है। मैंने फिर शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा उसे इसका अजर देगा। उसने तुनक कर कहा, मैं भारतीय बाशिंदा हूँ और तुम्हें बचाकर अपने मुल्क से गद्दारी की है। खुदा मुझे इसका अजर कैसे देगा। मैं एक पल के लिए साकित रह गया। उसने मेरी प्याली में थोड़ी सी भिंडियां डालते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान जो इस्लाम का रिश्ता है उसकी वजह से तुम्हारी मदद करने पर मजबूर हूँ। और फिर तुम पंजाबी भी हो। पंजाबियों ने सन 47 में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो खामोशी से रोटी खाता रहा। मैं भी चुप रहा, लेकिन हर लुक्मा जहर बनकर मेरे हलक से उतर रहा था। खाना खाने के बाद उसने सिगरेट सुलगा लिया और बोला, मैं जानता हूँ तुमने
ने मुझे झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ गड़बड़ करने के लिए भेजा गया है। भारत का वफादार शहरी होने के नाते ये कभी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंडियन पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगा। अगर तुम वादा करो कि यहाँ किसी किस्म की तकरीबी कार्रवाई किए बगैर मशरकी पाकिस्तान की तरफ निकल जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो आखिर CID का आदमी था। उसने मेरी बातों से ठीक अंदाजा लगा लिया था, मगर इस्लाम के अटूट रिश्ते ने मेरी जान बचा ली थी। उसने मेरी बातों से ठीक अंदाजा लगा लिया था, मगर इस्लाम के अटूट रिश्ते ने मेरी जान बचा ली थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वादा करता हूँ कि वैसा ही करूंगा जैसा वो कह रहा है। हकीकत ये थी कि मैं खुद भी वहां से पाकिस्तान फरार होना चाहता था। अगरचे उस वक्त मशरकी पाकिस्तान की सियासी फजा बेहद खराब थी, लेकिन वो पाकिस्तान तो था और वहां से मैं आसानी से लाहौर जा सकता था। झंग सियाल के इस मुसलमान दुकानदार का नाम शेख अहमद बख्श था। दोपहर के वक्त वो नौकर को दुकान पर बिठा कर घर गया और वापसी पर उसकी टोकरी में एक जनाना बुर्का था। जब शाम गहरी हो गई तो उसने मुझे बुर्का पहनाया और कहा कि दुकान से निकलकर मेरे पीछे पीछे चले आना। मैंने बुर्का पहन लिया। मेरे जूते भी उसने बदलवा दिए थे। मैंने 100 रुपए के 2 पाकिस्तानी नोट और मशरकी पाकिस्तान की सरहद का छोटा सा नक्शा बड़ी होशियारी से बाथरूम में जाकर पहले ही निकाल लिया था। मैं जनाना सैंडल और बुर्का पहनकर दुकान से निकल आया। अहमद बख्श मेरे आगे आगे चल रहा था। बाजार में काफी रौनक थी। नकाब की जाली से मैंने नजर अपने मोहसिन पर लगा रखी थी और उसके पीछे पीछे चल रहा था। 2-3 बाजार घूमकर एक चौराहा आया। उसने एक खाली रिक्शा रुकवा लिया, फिर सर के हल्के से इशारे से मुझे बैठने को कहा। रिक्शा हम दोनों को लेकर कई बाजारों में से गुजरता लोअर चीतपुर रोड की एक पुरानी मगर बहुत बड़ी बिल्डिंग के फाटक में दाखिल हो गया। बिल्डिंग के अंदर एक कुशादा सहन था जहां दीवार के साथ पानी के नल थे। उसके नीचे बाहर वाली दुकानों के 2 नौकर बर्तन धो रहे थे। रिक्शे से उतरकर हम पहली वाली तंग सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में पहुंच गए। शायद उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता रखा था। उसने मुझे बुर्के में देखकर किसी किस्म की हैरत जाहिर न की। रात के खाने के बाद अहमद बख्श मुझे वहां से निकालकर उस इलाके की मस्जिद नाखुदा के करीब एक खाली फ्लैट में ले गया और मुझे हिदायत की कि मैं वहां से हरगिज बाहर कदम न रखूं। जहां दीवार के साथ एक जानिब जूतों के डिब्बों का अंबार लगा हुआ था। उसने अलमारी में से चादर निकालकर फर्श पर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। बोला तुम आराम करो और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैं भी बाहर से ताला लगा दूंगा। खबरदार बत्ती रोशन न करना। मैं सुबह आऊंगा। मेरे पास पानी की एक बोतल और सिगरेट का एक पैकेट छोड़कर वो चला गया। सारी रात मच्छरों ने मुझे सोने न दिया। अंधेरे में बैठा सिगरेट फूंकता रहा। किसी वक्त थोड़ी देर को आंख लगती तो मच्छर काट कर जगा देते। अल्लाह सुबह मस्जिद नाखुदा से अजान की आवाज आई। फिर बाहर से कोई ताला खोलने लगा। मैं चौकस हो गया। दरवाजा खुला और मेरा मोहसिन अंदर आ गया। वो मेरे लिए नाश्ता लाया था। उसने बताया कि मेरे निकलने का बंदोबस्त हो गया है। आज रात 2 बजे कमरदीन नामी एक आदमी आएगा। वो मेरा खास आदमी है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें सरहद पार करवा देगा। मैं खामोश रहा। शेख अहमद बख्श ने जेब से बटवा निकाला। उसमें से पाकिस्तानी करेंसी के 100 के 5 नोट निकालकर मुझे दिए और कहा मैं एक मामूली दुकानदार हूँ, इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बर्तन टोकरी में रख कर जाने लगा तो कहा मैं दोपहर को खाना लेकर आऊंगा। मैं उसे ममनूनियत भरी नजरों से देखता रहा। वो चला गया। दोपहर को एक बार फिर मेरे लिए खाना लेकर आ गया। उसने मेरे फरार के मौजू पर कोई बात न की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। रात के खाने के बाद उसने सेफ्टी रेजर दिया और कहा कि शेव कर लेना। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ाई थी। फिर मुझसे बगलगिर हुआ और रात के 2 बजे तैयार रहने की ताकीद करके चला गया। उसके जाने के बाद मैंने शेव बनाई, गुस्ल किया। दोपहर को उसने मुझे बंगला कुर्ता और पाजामे का एक जोड़ा दिया था। वो मैंने पहन लिया। मशरकी पाकिस्तान के नक्शे की अब मुझे जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये मुझे जासूसी के इल्जाम में पकड़वा सकता था। मैंने नक्शे को फाड़ कर बाथरूम में फेंक दिया। 700 रुपए के पाकिस्तानी करेंसी नोट तय करके जेब में रखे और सिगरेट सुलगाकर रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था जब मेरी घड़ी की सुई ने ठीक रात के 2 बजाए। दरवाजे के ताले में चाबी घूमी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आहिस्ता से पूछा कौन है। दूसरी तरफ से पुरसुकून भारी आवाज आई, कमरदीन। दरवाजा खुलकर बंद हो गया। अंधेरे में दरमियाने कद और दुबले पतले बदन का एक आदमी अंदर आया। वो भी बंगाली लिबास में था। वो मेरे करीब चटाई पर बैठ गया और मुझसे पंजाबी में बोला, तुम्हें बंगाली नहीं आती? मैंने नफी में सर हिला दिया। बोला, फिर तुम दूसरे लोगों के लिए इस वक्त तक गूंगे होगे जब तक मशरकी पाकिस्तान की सरहद पार नहीं कर लेते। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने पूछा कि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी कितनी है। मैंने जेब से 100 के 7 नोट निकालकर उसके सामने रख दिए। उसने सारे नोट उठाए, उनको जोड़कर मोमबत्ती सी बनाई और अपने पाजामे के नेफे में डाल लिया। फिर जेब से भारतीय करेंसी के रुपए वाले 4 नोट मुझे दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो,
भूलना नहीं कि तुम गूंगे हो। इतने में नीचे किसी मोटर के आहिस्ता से रुकने की आवाज सुनाई थी। कमरदीन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। फ्लैट से निकलकर उसने दरवाजे पर ताला लगाया और हम तंगो तारीख सीढ़ियां उतरकर नीचे बाजार नुमा गली में आ गए। एक पुराने मॉडल की मोरिस गाड़ी बिजली के खंबे से जरा आगे खड़ी थी। उसकी पिछली सीट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं और कमरदीन पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजा और गाड़ी जकरिया स्ट्रीट के इलाके की नीम तारीख सुनसान गलियों से निकलकर लोअर चेतपुर रोड पर दौड़ने लगी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। हम भी चुप थे। रात के सन्नाटे में गाड़ी वीरान सड़कों पर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। उस जमाने में भी कलकत्ता बहुत वसी और दूर तक फैला हुआ शहर था। 1 घंटे तक हमारी गाड़ी शहर की सड़कों पर चलती रही। फिर मज़ाफाती इलाका शुरू हो गया। अब हमारी दोनों जानिब खेत थे। उनमें नारियल के दरख्त पिछली रात की ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। हम एक ऐसी सड़क पर आ गए जहां कारखानों की चिमनियां आसमान की तरफ उठी हुई थीं। आसमान पर सितारे अब फीके पड़ने लगे थे। इस दौरान मेरे साथी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मोटर गाड़ी कारखानों की चिमनियां पीछे छोड़कर वीरान इलाकों में आई तो कमरदीन ने सिगरेट सुलगाया और ड्राइवर से पंजाबी में कहा, मेरा थैला साथ रख लिया था। ड्राइवर ने कहा हाँ जी और कहकर खामोश हो गया। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर कोई गैर नहीं है। फिर भी मैंने कोई बात करना मुनासिब ख्याल न किया और खामोश बैठा रहा। मेरी आंखें सुलझ रही थी मगर मैं उनसे कोसों दूर था। पांव फटने लगी तो गाड़ी एक जंगल में दाखिल हो गई जहां हवा में खुनकी थी। जंगल खत्म हुआ तो हल्का हल्का उजाला फैल चुका था। हमारी मोटर अब एक कच्ची सड़क पर से गुजर रही थी। बाएं जानिब टेलीफोन के खंबे दूर तक चले गए थे। हमने कई छोटी छोटी नदियों के पुल अबूर किए। दिन पूरी तरह निकल आया और धूप चारों तरफ फैल गई तो छतरीदार झाड़ियों के एक टीले के करीब से निकलकर मोटर एक जगह रुक गई। आगे बांस के झुंड में एक छोटा सा रास्ता घने जंगल की तरफ जा रहा था। कमरदीन ने थैला उठाया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। हम पैदल चलने लगे और जंगल में काफी दूर तक आ गए जहां चंद एक खपरेल की झोंपड़ियां भी नजर आईं। कमरदीन मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ा करके एक झोंपड़ी के पास गया। उसने किसी को आवाज दी। अंदर से एक देहाती बंगाली बाहर आया जिसने सिर्फ एक मैली सी धोती पहन रखी थी। कमरदीन उससे बंगला जबान में बातें करने लगा। फिर वो उसे लेकर मेरे पास आया। बंगाली में मुझसे हाथ मिलाया और हमें एक खाली झोंपड़ी में ले गया जहां हमने चावल मछली खाई, काली कड़वी चाय पी। कमरदीन ने मुझे बताया कि ये बंगाली मुसलमान है और हमारा अपना आदमी है, मगर उसे यही बताया गया है कि तुम गूंगे हो और तुम्हें सरहद पार करवानी है। ये आदमी आज रात तुम्हें अपने साथ सरहद पार करवाने ले जाएगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उसे तुम्हारी रकम में से 500 रुपए दे दिए हैं, बाकी 200 रुपए तुम अपने पास रखो। कमरदीन ने 100 के 2 पाकिस्तानी करेंसी नोट मेरे हवाले कर दिए। हम झोंपड़ी में लेट गए। रात भर का मैं जागा हुआ था। शाम तक सोता रहा। मैं जागा तो कमरदीन वहां पर नहीं था। बाहर शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। कमरदीन एक और झोंपड़ी से निकलकर मेरी तरफ आया। उसने थैला मुझे देकर कहा, इसमें तरकारी है, ये तुम हिली के स्टेशन मास्टर के सुपुर्द करोगे। ये थैला और तरकारी हमारी निशानी है। हिली का स्टेशन मास्टर हमारा अपना आदमी है। हिली मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर है। हिली का स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में और स्टेशन मास्टर नजर का क्वार्टर भारत यानी मगरबी बंगाल की सरहद में है। मशरकी पाकिस्तान की सरहद किसी को समझ में नहीं आ सकती। ये बंगाली तुम्हें किसी न किसी तरह अपनी हिफाजत में स्टेशन मास्टर के क्वार्टर तक पहुंचा देगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। अब मैं जाता हूँ। मेरा साथी कमरदीन वापस कलकत्ते की तरफ चला गया। मेरा बंगाली रहनुमा ने रात को मुझे चावल और मछली का पतला शोरबा दिया। उसके बाद उसने इशारे से मुझे सो जाने के लिए कहा। मैं झोंपड़ी में बिछी चारपाई पर लेट गया। यहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे। इन मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। आधी रात के बाद बंगाली रहनुमा आ गया। उसने मैली कुचैली सदरी भी पहन रखी थी। इशारे से उसने मुझे साथ चलने को कहा। हम झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे जंगल में एक तरफ रवाना हो गए। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान जानी बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल ये थी कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी। मुजीब अपने साथ 6 नुकाती फार्मूला लाया था। इस दौरान बंगाली मुसलमानों के दिलों में मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के जज्बात भर दिए गए थे और वहाँ इंतखाबात इसी नफरत की बिना पर हुए थे। अब फाते अवामी लीग इक़्तिदार के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी का भी मुतालिबा कर रही थी। अवामी लीग की कामयाबी के साथ ही भारतीय फौजें मगरबी बंगाल की सरहदों पर पहुंच गई थीं और पूरी 5 डिवीजन फौज ने मशरकी पाकिस्तान को अपने घेरे में ले रखा था। ये नक्लो हरकत बड़ी खामोशी से हो रही थी और भारत के अज़ाइम साफ जाहिर थे कि वो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद करवाना चाहता है। ये रहनुमा मुझे बेहद दुश्वार गुजार रास्तों से ले जा रहा था। वो भारतीय बॉर्डर फोर्स की चौकियों से बचकर गुजर रहा था। हमने कई नदियां और नाले उबूर किए। कोई 2 बजे रात मुझे दूर एक टीले की आगोश में कुछ धुंधली रोशनियां दिखाई दी। चूंकि मैं गूंगा और बहरा बना हुआ था इसलिए मेरा बंगाली साथी मुझसे इशारों में ही बात करता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मगरबी बंगाल का सरहदी गांव बन गांव था
जहां से हिली का सरहदी स्टेशन चंद मील के फासले पर था, जहां भारतीय फौजियों के साथ पाकिस्तानी फौज के जवानों ने तारीखी जंग लड़ी और शुजात और सरफरोशी की तारीख में सुनहरा बाब रकम किया। जहां तक कि खुद भारतीय फौज के जर्नैलों को पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और जज्बा शहादत का एतराफ करना पड़ा। हम बन गांव से काफी दूर रहकर एक घाटी में से गुजर रहे थे, जहां चारों तरफ जंगली झाड़ियां और बांस के झुंड थे। रात का पिछला पहर था। मेरी घड़ी की चमकदार सुइयां 4 बजा रही थी। एक टीले की ढलान पर दूर रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। उसकी बत्ती सुर्ख थी। बंगाली रहनुमा मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके एक दर्रे में दाखिल हो गया। ये दर्रा एक तंगो तारीक घाटी से गुजरकर एक खुश्क नाले में उतर गया था। नाले से बाहर निकले तो कुछ फासले पर एक ढलवान छत वाले क्वार्टर का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। बंगाली रहनुमा ने मुझे इशारा करके वहीं ठहरने को कहा। वो खुद ऊंची नीची जंगली घास में चलता हुआ क्वार्टर में दाखिल हो गया। मैं सांस रोके अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो वापस आकर मुझे भी अपने साथ अंदर ले गया। वहां मेरी मुलाकात हिली के मुसलमान मगर भारतीय बंगला स्टेशन मास्टर नजरुल से हुई। मैंने उसे थैला दिया तो उसने तरकारी निकाल कर गौर से उसे देखा और फिर मुझे क्वार्टर की पिछली कोठरी में जाकर आराम करने का मशवरा किया। कोठरी में लकड़ी का एक तख्त बिछा हुआ था। मैं उस पर लेट गया। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे, लेकिन अब तक सारा काम बड़ा तसल्ली बख्श अंदाज में हुआ था, इसलिए मैं कदरे मुतमईन भी था। मेरे बंगाली रहनुमा ने मुझसे 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट लिया और वापस चला गया। शायद ये नोट उसने हिली के स्टेशन मास्टर को देना था। मुंह अंधेरे स्टेशन मास्टर नजरुल ने मुझे चाय पिलाई, डबल रोटी का एक टुकड़ा खाने को दिया और इशारों में बताने लगा कि मुझे उसके साथ चलना होगा। वो मुझे क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकालकर खेतों और नारियल के झुंडों से गुजारता हुआ एक रेलवे लाइन पर ले आया, जहां एक मालगाड़ी खड़ी थी। उसने एक डिब्बे की तरफ इशारा किया तो मैं मालगाड़ी के डिब्बे में घुस गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने इशारों में बताया कि गाड़ी मुझे ढाका पहुंचा देगी और मैं इस दौरान बाहर निकलने की कोई कोशिश न करूं। स्टेशन मास्टर ने मुझे पानी से भरी हुई छोटी सी सुराही और एक खाली नारियल दिया जो उबले हुए चावलों से लबरेज था। वो डिब्बे का दरवाजा बंद करके चला गया। मैं लकड़ी के डिब्बों के पीछे छुप कर बैठ गया। बंद डिब्बे की दर्जों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान का मौसम खुशगवार था। 2 घंटे बाद डिब्बा खिसकना शुरू हुआ और उसे मालगाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। मालगाड़ी हिली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। उसने कई पुल उबूर किए। मैंने नारियल में भरे हुए उबले चावल निकाल कर खाए और सुराही से पानी पी लिया। दिन के 2 बजे गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर देर तक रुकी रही। जहां से चली तो उसकी रफ्तार खासी तेज हो गई। दिन गुजर गया, रात आ गई। मैं डिब्बों के दरमियान टांगे पसार कर थोड़ी वर्जिश कर लेता ताकि बैठे बैठे टांगे अकर न जाएं। रात को फिर मैंने बाकी मांदा चावल खाए और एक खोखे से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गाड़ी चलती रही। बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती और मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। रात के 3 बज रहे थे कि गाड़ी के पहियों में ऐसी गड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे अंदाजा हुआ कि गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े यार्ड से गुजर रही है। शायद ढाका का बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया था। मैंने एक दर्ज में से बाहर देखा। मुझे रोशनियां पीछे की तरफ भागती हुई दिखाई थी। ये मकानों, कोठियों और कारखानों की रोशनियां थी। गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। रेलवे यार्ड से गुजरते हुए मालगाड़ी ने निस्फ घंटा लगा दिया था। आखिर एक हल्के से धचके के साथ गाड़ी रुक गई। मैंने सुराख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफॉर्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में 2 रेलवे लाइनें थी। अब सबसे बड़ा मसला डिब्बे से बाहर निकलने का था। डिब्बा बाहर से बंद था। जब तक कोई उसे बाहर से न खोलता मैं नीचे नहीं उतर सकता था। आदमियों की आवाजें आने लगी। ये शायद रेलवे के मुलाजमीन थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डिब्बे के पहियों पर हथौड़े की जरब लगाते गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंख चिपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। गाड़ी रुकने से डिब्बे में हब्स हो गया था। मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हैं। मैं डिब्बों के पीछे छुप गया। मेरे डिब्बे का दरवाजा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डिब्बों के दरवाजे ही खोल रहे थे जो मेरे लिए आजादी का पैगाम था। जब आवाजें दूर चली गईं तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजमीन की एक टोली हाथ में लालटेन पकड़े मुझसे काफी फासले पर एक डिब्बे का दरवाजा खोल रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर डिब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म सुनसान था। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था कि ये कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पाजामे में मलबूस था। छोटा सा पुल अबूर करके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ कुछ बंगला मुसाफिर मर्द और औरतें अपनी
अपने अपने सामान की गठरियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमलापुर लिखा हुआ नजर आया। मेरे दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कमलापुर ही था। मैं ढाके पहुंच चुका था। मैं सेकंड क्लास की इंतजार गाह में दाखिल हो गया, जहां भी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमजोर हो गया था और मेरा रंग भी सांवला हो रहा था। जहां मैंने एक बंगाली हजाम से शेव बनवाई, उसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। टी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हजाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला की बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टॉल वाला बंगाली मुझे मुश्तबा बल्कि नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के कारिंदों की जानिब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने खराब नहीं हुए थे। प्लेटफॉर्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आजादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वतन पाक की सरजमीन पर पहुंच गया था। मेरे पास 100 रुपए की करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था। मेरे पास 100 रुपए के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मेरा इरादा था कि किसी जगह थोड़ा बहुत काम करके हवाई जहाज का किराया जमा करूं और ढाका से लाहौर चला जाऊं। लेकिन हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म के सनसनीखेज वाकयात का ताना बाना बुन रही थी, मुझे उसकी कोई खबर न थी। मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगा कर एक खाली बेंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आधी सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मशरकी पाकिस्तान के शहरों के नामों से वाकिफ तो था, मगर पहली बार यहाँ आया था। मेरे पास किसी शहर का टिकट नहीं था। इससे पहले के टिकट चेकर प्लेटफॉर्म के गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालता, मैं रेलवे स्टेशन की शानदार ड्यूटी में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी। मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। साइकिल रिक्शे और मोटर गाड़ियां मुसाफिरों को ला रही थी। साड़ी पोश बंगला और बिहारी खवातीन अपने अहले खाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने एक फौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे पंजाबी में बताया कि मैं सिलहट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहां से जवाब मिल गया है। अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूं? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश अखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मजहबी पाकिस्तान वालों और खास तौर पर पंजाबियों के खिलाफ हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठकर मोहम्मदपुर चले जाओ। वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कि कहीं काम भी मिल जाए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर उसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बंगाली था। रिक्शा ढाका शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंचा, जिसकी दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। बीच में सब्जे की एक रविश थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह की खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रिक्शा बाएं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। उस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रिक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। उस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अयूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाजारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नजर आ रहे थे। जहां दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफी तादाद में नजर आए। रिक्शे वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर में ही वो धान मंडी भी थी जहां अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था। मगर उस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रिक्शे वाले को उधर चलने का इशारा किया। मैंने उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाजा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2-2:30 बजे जाकर आंख खुली। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आ गया। एक मेज पर बैठकर भिंडी तोरी और रोटी खाई। चाय का कप मंगवाया और चाय पीते ही सोचने लगा कि मुझे जहाँ किसी से मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूं। खान होटल का मालिक मलिक अला यार खानपुर मगरबी पाकिस्तान का एक उधेड़ उम्र का आदमी था। मैंने उससे बात की तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायजा लिया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, भाई जी यहाँ तो पहले ही बड़ी बेकारी है और पंजाबियों को तो यहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की रकम जमा करना चाहता हूँ तो कहने लगा, भाई जी तुम ऐसा करो कि यहाँ एक कश्मीरी
कश्मीरी नादिर भट्ट साहब कालीनों का कारोबार करते हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वहाँ तुम्हें काम मिल जाए। मैं नादिर भट्ट का एड्रेस लेकर मोहम्मदपुर के इलाके में पैदल ही उनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादिर भट्ट की दुकान 2 मंजिला कोठीनुमा इमारत थी। दुकान निचली मंजिल पर थी, ऊपर उनके बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट कारपेट हाउस का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कालीनों से भरी हुई थी। नादिर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी, मगर गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म का मालिक था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था कि मैं सलाम करके उनके पास बैठ गया। उनका मुलाजिम एक गैर मुल्की ग्राहक को कालीन खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयान की कि सिलहट में चाय के एक दफ्तर में मुलाजिम था, लाहौर का रहने वाला हूँ, अब बेकार हूँ और काम चाहता हूँ ताकि कुछ रकम जोड़कर वापस लाहौर जा सकूं। भट्ट साहब मुझे गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर मुझसे पूछगिछ की, मेरे लाहौर वाले घर और रिश्तेदारों के बारे में पूछा, तालीमी काबिलियत मालूम की। जब मैंने बताया कि मैं भी लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बहैसियत मुंशी मुलाजिम रख लिया। तनख्वाह अगरचे बहुत कम थी, लेकिन मुझे एक सहारे की जरूरत थी और वो मुझे मिल गया था। मेरी रिहाइश होटल में ही रही। दिन को भट्ट साहब की दुकान पर काम करता और रात को खान होटल में जाकर सो जाता। शहर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। अवामी लीग के हामी लंबे चौड़े जुलूस निकालते। उनका मुतालबा था कि यह हुकूमत असम्बली का इजलास तलब करे। मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया था। फरवरी में हालात ज्यादा खराब हो गए। ढाका में बंगाली अक्सरियत वाले इलाकों से पंजाबी और बिहारी मीरपुर और मोहम्मदपुर की बस्तियों में मुंतकिल होने लगे। बंगाली जुलूस की शक्ल में मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते। मोहम्मदपुर की बस्ती से गुजरते हुए शेख मुजीबुर रहमान की धान मंडी वाली कोठी की तरफ जाते। उनके तेवर बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा तूफान सर उठाने वाला है। भाषानी ग्रुप भी मगरबी पाकिस्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए अवामी लीग के मुजाहिरों में शरीक हो गया था। मैं सोचने लगा कि ढाका से चिटागोंग जाकर बहरी जहाज पकड़ लूं और कराची रवाना हो जाऊं। मैंने इस मकसद के लिए मजीद रकम बचानी शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से मार्च में हालात ने तबाहकुन सूरत इख्तियार कर ली। 1 मार्च को याहिया खान ने ऐलान कर दिया कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। उस वक्त तक मुक्ति बाहिनी, तलबा और भारतीय फौज के सिपाहियों ने बंगाली शहरियों के भेस में आबादियों में जगह जगह अपने खुफिया अड्डे और मोर्चे कायम कर लिए थे। याहिया हुकूमत के इस ऐलान के बाद कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, ढाका शहर में लूटमार और आतिशजनी की वारदातें शुरू हो गईं। गैर बंगालियों के घरों और दुकानों को लूट मार कर नजर आतिश किया जाने लगा। मशरकी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में गैर बंगालियों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े। मोहम्मदपुर और मीरपुर सिर्फ इसीलिए अभी तक बचे हुए थे कि जहां आबादी की अक्सरियत गैर बंगाली थी। 2 मार्च को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके अगले रोज शेख मुजीबुर रहमान ने अदम ताउन की तहरीक का ऐलान कर दिया। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला तो मैंने अय्यूब गेट के पार बड़े बाजार की तरफ जाकर देखा तो तमाम गैर बंगालियों की दुकानें और मकान नजर आतिश कर दिए गए थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बंगाली भूखे भेड़ियों की तरह गुर्राते फिर रहे थे। गैर बंगाली भारी तादाद में हुजूम दर हुजूम एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे थे। पाक फौज ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। बंगाली पुलिस और फौजी रेजिमेंटें बगावत करके असलहा लेकर मुक्ति बाहिनी के साथ जा मिली थी। बट कारपेट हाउस का कारोबार भी ठप हो गया था। गैर मुल्की गाहक भी उधर का रुख करते हुए घबराते थे। मेरा लाहौर वापस जाने का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया था। फिर भी भट्ट साहब ने मेरे लिए हवाई जहाज का टिकट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर टिकटें ब्लैक हो रही थीं और मुसाफिरों की एक भारी तादाद पहले ही से वेटिंग लिस्ट पर थी। भट्ट साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर तुम इत्मीनान से पाकिस्तान चले जाना, मैं खुद तुम्हें टिकट खरीद कर दूंगा। मगर अब वक्त गुजर चुका था। गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। बंगाली तलबा ने जब देखा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं तो उन्होंने अय्यूब गेट के सामने वाली बड़ी सड़क पर बाकायदा चौकी बना ली और एयरपोर्ट की तरफ जाने वालों का सामान लूटने लगे। पहले ही रोज पंजाबियों को रोका गया तो उन्होंने अपना सामान चेक करवाने से इनकार कर दिया। एक बंगाली ने चाकू से एक पंजाबी की आंखें निकाल दी। दूसरा भागा तो उसे हुजूम ने पकड़कर कत्ल कर दिया। राजशाही, चिटागोंग, बोगरा, रंगपुर, सिलहट और दूसरे आम शहरों से भी इसी किस्म की भयानक खबरें आ रही थी। मुजीब ने ऐलान कर दिया था कि कोई सरकारी मुलाजिम काम पर न जाए। उसी दिन से मगरबी पाकिस्तान की तरफ जहाजों की परवाज भी बंद हो गई। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने लगे। हम मोहम्मदपुर में बंद होकर रह गए। कर्फ्यू खुलता तब भी शहर के किसी दूसरे इलाके में जाने की हिम्मत न पड़ती। हर तरफ लूटमार, आतिशज़दगी, अगवा और कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म था। लाकानूनियत का जी आलम था कि मुश्तइल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फौजियों पर हमले शुरू कर दिए थे, जबकि फौज अभी तक कमाल ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले रही थी। दरअसल फौज याहिया हुकूमत की तरफ देख रही थी कि शायद वो इस तबाही का कोई सियासी हल निकाले, मगर याहिया अपने ही हाल में मगन, हालात की संगीनी से बेखबर पड़ा था। कोई मगरबी पाकिस्तानी बैंक से रुपया नहीं निकाल सकता था। उनका सरमाया मुंजमद कर दिया गया था। शेख मुजीब ने बांग्लादेश का परचम लहराकर मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करके एक अलहदा बंगला मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था।
चारों तरफ आग ही आग भड़क रही थी, नफरत की आग, बहीमत की आग और दरिंदगी की आग। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैं यहाँ आकर किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं किसी न किसी तरह मशरकी पंजाब की जानिब से सरहद पार करने की कोशिश करता, जबकि मैं हजारों मील दूर वहशी दरिंदों के दरमियान एक पिंजरे में कैद होकर रह गया था। मोहम्मदपुर के गैर बंगाली अपनी जानें बचाने के लिए रातों को पहरा देते, जहाँ बंगालियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए ये और मीरपुर की बस्ती अभी तक महफूज थी। एक दिन कर्फ्यू खुला तो मैं बंगाली लिबास पहनकर बट साहब को बताए बगैर रिक्शे में सवार हुआ और एयरपोर्ट पहुंच गया। चूंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों जैसा था, इसलिए चेक पोस्ट पर मुझे किसी ने न पूछा। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने की गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो 1947 के महाजरीन की जो तस्वीरें अखबार में देखी थीं वो याद आ गईं। पंजाबी, बिहारी और पठान कुंबे हुजूम की शक्ल में वहां पड़े हुए थे। उस सारे इलाके को पाक फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुंबों की जानें बची हुई थी। यहाँ से ढाका छावनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी, जो कार वगैरह छावनी में दाखिल होती उसकी तलाशी ली जाती और उसके बोनट पर से स्याह झंडा उतरवा लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज के एक सूबेदार मेजर से बात करने का मौका मिला। उसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थी। कहने लगा, याहिया खान ने हमारे हाथ बांध रखे, कुछ समझ में नहीं आता कि उसका क्या अंजाम होगा। दफतन एक स्याह मोरिस वहां आकर रुकी। उसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि उसे मुक्ति बहानी वालों के चुंगल से छुड़ा कर लाया गया है। सूबेदार मेजर सर थाम कर एक खोखे पर बैठ गया। मैं वहां से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रिक्शा लेते हुए घबरा रहा था, लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो फौज को भी शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने मोहम्मदपुर से निकलकर सख्त हिमाकत की हो। शाम के 5 बज रहे थे। रिक्शे वाले बंगाली खड़े थे। मैंने मोहम्मदपुर नाम लेने की बजाय एक बंगाली रिक्शे वाले से कहा कि धान मंडी ले चलो। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्हें बंगाली जबान में कुछ कहा। मेरे दिल ने कहा कि इस रिक्शे में न बैठूं, लेकिन उस वक्त तक रिक्शा सड़क पर दौड़ने लगा था। रिक्शा चौक के करीब पहुंचा तो वहां लोग पेट्रोल की बोतलें फेंककर एक मकान को आग लगा रहे थे। जाहिर था कि ये किसी गैर बंगाली का मकान था। रिक्शाबान ने कहा कि बाबू, इधर गड़बड़ है, दूसरी सड़क से चलेगा। वो रिक्शे को मोड़कर एक बगली सड़क पर आ गया। मैं उसे भला कैसे मना करता। चौक में बंगाली गुंडे आग और खून का खेल खेल रहे थे। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। अगरचे मेरा लिबास बंगालियों जैसा था, मगर शक्ल सूरत और वज़ाक़ता से मैं साफ पंजाबी लगता था। फिर मुझे बंगाली भी नहीं आती थी। चुनाचे मैंने रिक्शे वाले को कुछ भी न कहा, लेकिन दिल में डर गया कि ये रिक्शे वाला भी बंगाली है और उसने अपने साथियों से कोई बात भी की थी। कमबख्त कहीं मुक्ति बाहिनी गिरोह के हवाले न कर दे। रिक्शा 2-3 ज़ैली सड़कों से गुजर कर एक ऐसी सड़क पर आ गया जो उससे पहले मैंने नहीं देखी थी, जहाँ एक तरफ पानी की बड़ी टैंकी थी। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि वो किस तरफ आ गया है। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा, बाबू उधर खतरा है, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देगा। बंगाली नौजवानों की एक टोली फुटपाथ पर लाठियां उठाए खड़ी थी। मेरा रिक्शा उनके करीब से गुजरा तो उन्होंने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैं रिक्शे में सिमट कर बैठ गया। रिक्शा उनसे थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक धमाका हुआ और रिक्शा उछल पड़ा। मेरे पीछे बारूद का धुआं ही धुआं फैल गया था। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे को गिरते गिरते संभाल लिया और चीख कर बोला, बाबू बम मारा है, और उसके साथ उसने रिक्शे को सारा जोर लगाकर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उनकी बड़ी बड़ी तोपें बमों से उड़ा दी थी, मगर इतनी घबराहट उस वक्त भी नहीं हुई थी। एक अजीब सूरत हाल थी। मौत मुझसे आंख मचोली खेल रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर रिक्शे को तूफानी रफ्तार से चलाते हुए खुदा जाने किधर किधर घुमाता हुआ कहां से कहां जा निकला था। ऊपर से शाम हो रही थी। मुझे फिक्र लाहक हो गई कि खुदा जाने जिंदा मोहम्मदपुर पहुंच भी सकूंगा या नहीं। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि वो मुझे कहां ले आया है। हम एक ऐसी छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे जिसके एक जानिब गंदा नाला था और दूसरी तरफ पुरानी वजह के मकान बने हुए थे। ये सारी बंगला आबादी थी। रिक्शे वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हूँ तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो, तुम कालीन वालों के यहाँ काम करते हो। मेरे बदन में खौफ की लहर सी दौड़ गई। खुदा जाने ये बंगाली रिक्शा ड्राइवर घेर कर मुझे किस दुश्मन इलाके में ले आया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे कुछ हौसला हो गया था। उसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रिक्शा पुल से कुछ फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक लिया और नीचे उतर गया। पुल पर मैंने आदमियों का एक हुजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों की गर्दनें काट कर लाशें गंदे नाले में फेंक दी। रिक्शा ड्राइवर ने तेजी से रिक्शे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पांव मारता हुआ उस कच्ची सड़क पर आ गया जहां पुरानी तर्ज के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे।
वो कांपती हुई आवाज में बोला, बाबू ये मुक्ति बाहिनी वाले हैं। साइकिल रक्षा नीम पुख्ता सड़क पर हिचकोले खाता तेजी से मकानों की कतार के पीछे मुड़ गया, फिर एक बोसीदा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रक्षा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं उसके रहमो करम पर था, उसकी बात मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे मुक्ति बाहिनी वालों का साथी लगने लगा था। मैंने उसे उर्दू में सिर्फ इतना पूछा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। अहाते में एक तारीख जीना ऊपर को जाता था। बाबू अभी खतरा है, ऊपर आ जाओ। मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ जीना चढ़ने लगा। एक दुबली सी सफेद साड़ी पोश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हटकर अपने हाथ साड़ी के पल्लू से पहुंचने लगी। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने उसे बंगला जबान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और साड़ी पोश औरत को आवाज दी, जो उसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई। वो बोला, मेरा नाम लाल मियाँ है, ये मेरी बीवी जुलेखा है। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक है, तुम रात यहाँ रहो, सुबह सुबह मैं तुम्हें मोहम्मदपुर छोड़ाऊंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसका घर भी मेरे लिए महफूज नहीं है, मुक्ति बाहिनी वाले जहाँ भी आ सकते हैं। वो बोला, हम तुम्हें छुपा देंगे, तुम फिक्र न करो, मैं जाग कर पहरा दूंगा। एक नई मुसीबत पैदा हो गई थी। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। मुझे हालात की संगीनी का एहसास था। थोड़ी देर कबल मैं अपनी आंखों से एक गैर बंगाली औरत और मर्द को कत्ल होते देख चुका था। यह कत्लेआम पूरे मशरकी पाकिस्तान में जारी था। रात के अंधेरे ने बाहर नीम पुख्ता सड़क को अपनी लपेट में ले लिया था। कहीं कहीं खंबे की कोई मध्यम सी बत्ती जल रही थी। लाल मियाँ ने मुझे दाल भात खिलाया। मुझे नाजिर भट्ट साहब का ख्याल आने लगा। वो यकीनन मेरे बारे में परेशान होंगे और जब रात को मैं उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो वो यही समझेंगे कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया है। लाल मियाँ बाहर दालान में चूल्हे के पास बैठा अपनी बीवी से चाय बनवा रहा था कि अचानक नीचे शोर हुआ। लाल मियाँ लपक कर मेरे कमरे में आया। उसने खिड़की खोलकर नीचे देखा। किसी ने नीचे से आवाज दी। लाल मियाँ ने ऊपर से जवाब दिया। बातें बंगला जबान में हो रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और बोला, वो मोहल्ले के आदमी हैं, वो इलाके में गैर बंगालियों को कत्ल करना और उनके मकान लूटने के लिए मुझे साथ ले जाने आए हैं। तुम घबराना नहीं, बाबू मेरी जुलेखा पहरा देगी, इधर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियां उतर गया। शायद वो गुंडों को हर मुमकिन जल्दी से अपने मकान से आगे ले जाना चाहता था। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा। जुलेखा ने मुझे चाय ला कर दी और टूटी फूटी उर्दू में मुझे हौसला दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मकान के नीचे गुंडों का शोर आगे निकल गया था। फिर खामोशी गहरी होती गई। 1 घंटे बाद कर्फ्यू का सायरन बज उठा। शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्फ्यू लगने के बावजूद फौज गश्त नहीं करती थी। फौज को तो शहर में दाखिल होने की इजाजत ही नहीं थी। पाक फौज सिर्फ छावनी के इलाके तक ही महदूद थी। चुनाचे कर्फ्यू के बाद गुंडा अनासिर मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बचे कुचे घरों पर धावा बोल देते, मर्दों को वहीं कत्ल कर देते, औरतों को अगवा करके ले जाते और मकान लूट कर उन्हें आग लगा देते। ये लाकानूनियत और बर्बरियत खुले बंदो हो रही थी। यह हुकूमत हालात के आगे बेबस थी। लाल मियाँ आधी रात को वापस आया। मैं जाग रहा था। उसकी बीवी जुलेखा भी जाग रही थी। लाल मियाँ ने बताया कि मुक्ति बाहिनी वालों में अक्सरियत भारतीय फौजियों की है, जो मुक्ति बाहिनी का भेस बदलकर मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बंगाली मुसलमान भी भारतीय प्रोपेगेंडे के जहीले असर में बह गए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सारी रात इसी तरह गुजर गई। जब दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई तो लाल मियाँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, बाबू मुंह हाथ धो लो, हम अभी चलेंगे। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आकर लाल मियाँ से कहा, अभी तो कर्फ्यू लगा है। लाल मियाँ ने कहा, अजान हुई है, अभी कर्फ्यू खुल जाएगा। चंद लम्हों के बाद कर्फ्यू खुलने का सायरन हुआ। लाल मियाँ मुझे लेकर नीचे आ गया। बिल्डिंग के अहाते में एक तरफ उसकी साइकिल रिक्शा खड़ी थी, जहाँ अंधेरा था। लाल मियाँ ने अहाते से बाहर सड़क पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, फिर लपक कर आया और बोला, सड़क खाली है, बैठ जाओ, हम मोहम्मदपुर जाएंगे। मैं कलमा शरीफ का विर्द करता हुआ रक्शे में बैठ गया। सुबह की ठंडी हवा में पिछले पहर के फीके अंधेरे में से गुजरता हुआ मोहम्मदपुर की तरफ रवाना हो गया। मेरे लिए सारे रास्ते अनजाने थे। लाल मियाँ रक्शे को कभी तेज कर देता और कभी आहिस्ता चलाता। कई छोटी छोटी वीरान गलियों से गुजरकर जब वो बड़ी सड़क पर आया तो मैंने उस सड़क को पहचान लिया। सड़क सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं कोई दुकान टूटी हुई दिखाई देती, जिसका सामान बाहर बिखरा हुआ होता। ये सड़क आगे जाकर अय्यूब गेट की तरफ मुड़ जाती थी। वहां से हमें मोहम्मदपुर में दाखिल होना था। जब रक्षा मोड़ से घूमा तो एक तरफ से 2 आदमी सामने आ गए। उनके हाथों में लाठियां थी और वो पुलिस की वर्दी में थे। लाल मियाँ ने उन्हें देखते ही रक्षे की रफ्तार तेज कर दी। दोनों आदमी हमारे रक्षे की तरफ भागे। रक्षा और तेज हो गया। लाल मियाँ गद्दी के ऊपर लेट गया।
और तूफानी अंदाज में पैडल चलाने लगा। पीछे से रक्षे पर एक लाठी जोर से लगी। मैंने सर नीचे कर लिया। रक्षा तूफानी रफ्तार के साथ अयूब गेट में से गुजरकर मोहम्मदपुर में दाखिल हो गया। लाल मियां ने रफ्तार कम न की। म्यूनिसिपल हॉल की एक मंजिला इमारत के पास कुछ गैर बंगाली नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते नजर आए। लाल मियां ने पैडल चलाना बंद कर दिए। वो बुरी तरह से हाँप रहा था। मैंने सर उठाकर पीछे देखा। दोनों बंगाली पुलिस वाले गायब हो चुके थे। लाल मियां ने एक मस्जिद के आगे जाकर रक्षा रोक लिया और उतरकर फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं भी उतरकर उसके पास बैठ गया। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बोला, मुक्ति बहानी वाले थे, मैं इन्हें पहचानता हूँ, खुदा ने तुम्हें बचा लिया है। मैंने लाल मियां का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और कहा कि वो एक सच्चा मुसलमान है, पर मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। वो बोला, बाबू तुम्हें किसके मकान पर जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में हूँ, मगर तुम अभी मत जाओ, वो मुक्ति बहानी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराया, बाबू मैं अब धान मंडी की तरफ से जाऊंगा। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर उसे देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। बोला, बाबू सारे बंगाली ऐसे नहीं होते। ये कहकर वो रिक्शे पर सवार हुआ और मेरे देखते देखते धान मंडी की तरफ जाती गलियों में गायब हो गया। मेरा दिल मफलूकुल हाल मगर सच्चे बंगाली मुसलमान की मोहब्बत के जज्बात से लबरेज हो गया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे एक से ज्यादा मर्तबा मौत के मुंह से बचा लिया था। नादिर भट्ट साहब ने मुझे अपने सामने देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे गले लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हारी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। मैंने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में अपनी रुदात सुनाई और वापस खान होटल आ गया। मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेटा ही था कि धान मंडी की तरफ धमाका हुआ और फिर परिंदों का शोर सुनाई देने लगा। लोग मकानों से बाहर निकल आए। मालूम हुआ कि मुक्ति बहानी वालों ने इकबाल स्कूल पर बम मारा है। फिर दिन निकल आया और मैंने सोने की बजाय गुस्ल करके कपड़े बदले, नाश्ता किया और बट कारपेट हाउस पहुंच गया। हालात खराब से खराब तर होते चले गए। मोहम्मदपुर बस्ती में हमारे करीब ही चिटागोंग से एक फैमिली आई जिनके 3 जवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। वो बिहारी लोग थे, एक अरसे से मशरकी पाकिस्तान में मुकीम थे, रवानी से बंगला बोलते थे, मगर उनका कहना था कि बंगाली उनके लहजे से पहचान जाते हैं कि वो बिहारी हैं। उनकी जबानी ये भी मालूम हुआ कि मुक्ति बहानी वाले चिटागोंग के गर्ल्स हॉस्टल से तमाम लड़कियां अगवा करके ले गए हैं। बर्बरियत के भयानक साए अब मोहम्मदपुर की तरफ बढ़ रहे थे। बीरपुर बिहारी बस्ती की जानिब से भी बड़ी हौलनाक खबरें आ रही थी। उनका पानी बंद कर दिया गया था। भट्ट साहब ने मुझे अपनी दुकान पर बुलवा लिया था। मैं रात को उनके शोरूम में सोता। वो ऊपर वाली मंजिल में खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोते थे। शोरूम के दरवाजे के अंदर की जानिब रात को एक अलमारी रखती जाती थी। अगरचे ये गैर बंगाली अक्सरियत का इलाका था, लेकिन तबाही के मनहूस साए उस पर भी मंडलाने लगे थे। सारी सारी रात मुक्ति बहानी वालों के इश्तियाल अंगेज नारों की आवाजें आती रहती, बम्बों के धमाके होते रहते। सबकी नींदें उड़ गई थी। लोग मोहम्मदपुर के इलाके से बाहर जाते हुए घबराते थे। मार्च के शुरू में मोहम्मदपुर बस्ती के किनारे वाली आबादी पर हमले शुरू हो गए और लोग जाने बचाकर बस्ती के अंदर की तरफ भागने लगे। पाक फौज को अभी तक छावनी से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। मोहम्मदपुर के इकबाल स्कूल पर मुक्ति बहानी ने कब्जा कर लिया था। जहां कत्लगाह महाजरीन बना दी गई थी, जहां बाहर से गैर बंगालियों को पकड़ कर लाया जाता और उन्हें तरह तरह की अजियतें देकर हलाक कर दिया जाता। सारी बस्ती खौफ व हरास में डूब गई थी। नादिर भट्ट हर वक्त पिस्तौल लगाए रहते थे। 15 मार्च की रात को हमारे शोरूम पर राइफल से फायरिंग हुई। नादिर भट्ट साहब की टोयोटा गाड़ी शोरूम के सामने खड़ी रहती थी। एक रात मुक्ति बहानी वाले उसे घसीट कर ले गए। टेलीफोन का सिलसिला कई रोज से मुनक़ता था। अगर ट्यूबवेल बस्ती के अंदर न होता तो पानी भी बंद हो जाता। बिजली का सिलसिला दिन रात में कई बार टूट जाता। धान मंडी की तरफ बंगालियों ने अपने मकानों पर बांग्लादेश के परचम लहरा दिए थे। रात रात भर बांग्लादेश के नारों की आवाजें आती और फिर बमों के धमाके शुरू हो जाते। कत्ल, लूटमार, आतिशजनी और बर्बरियत के वाकयात में इजाफा हो गया था। आग अब हमारे इलाके तक पहुंच गई थी। 10 मकान छोड़कर एक बिहारी वकील के मकान पर रात को गोला फटा और आग लग गई। आखिर 25 मार्च की रात आ गई। मैंने नादिर भट्ट और उनके 2 मुलाजिम जो वहीं सोते थे रेडियो खोले खबरें सुन रहे थे कि अचानक बिजली फेल हो गई। बंद खिड़की की दर्जों से बाहर देखा, सारा इलाका तारीकी में डूबा हुआ था। हम अंधेरे में ही बैठे रहे। नादिर भट्ट ऊपर अपनी फैमिली के पास उन्हें तसल्ली देने चले गए। ठीक 1 बजे रात एक जबरदस्त धमाका हुआ। नादिर भट्ट हमारे पास ही अंधेरे में बैठे थे। उनके मुंह से बेख्तियार निकल गया, ये तोप का गोला है, शायद फौज हरकत में आ गई है। उसके साथ ही गोले के धमाके शुरू हो गए। फिर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें सुनाई दी। हमारे चेहरे खुशी से चमक उठे। मशीन गन की फायरिंग होने लगी। 1 घंटे बाद पाक फौज की गाड़ियां मोहम्मदपुर की बस्ती में पहुंच गईं। लोग पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे लगाते घरों से निकल आए। लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ कि मकानों पर से बांग्लादेश के परचम उतार दिए जाएं। शहर को फौज के हवाले कर दिया गया है। 26 मार्च को सूरज
सूरज तुलू हुआ तो हमें महसूस हुआ कि हम एक बार फिर पाकिस्तान की आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। गाड़ियां सड़कों पर चलने लगी। शहर की जिंदगी 29 मार्च तक मामूल पर आ गई थी। लेकिन मशरकी पाकिस्तान के दूसरे शहरों और खास तौर पर सरहदों पर पाकिस्तान की सालमियत को बचाने की जंग जारी थी। पुल टूट रहे थे। कारखानों, दफ्तरों और बैंकों से शरपसंद लोग भाग रहे थे। मगरबी पाकिस्तान से फौज और टेक्निकल स्टाफ की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। फौज का तहफ्फुज मिला तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए लोग वापस अपने घरों में आ गए। जो बंगाली अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए थे, उनकी दुकानें दूसरे लोगों को अलॉट होना शुरू हो गईं, ताकि शहरी जिंदगी का कारोबार मामूल पर आ जाए। PIA की सर्विस भी बहाल हो गई। मैंने नादिर भट्ट से दरखास्त की कि वो मुझे हवाई जहाज का टिकट ले दें ताकि मैं कराची वापस चला जाऊं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बरखुरदार, अब तुम्हें अपना मुल्क छोड़ने की क्या जरूरत है। हालात ठीक हो गए हैं। ये भी अपना ही पाकिस्तान है। शहर में दुकानें खाली पड़ी हैं। फार्म गेट के पास नवादरात की एक दुकान हिंदू छोड़कर भाग गए हैं। मैं तुम्हें ये दुकान अलॉट करवा देता हूँ। तुम यहाँ अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देते? इस वक्त बड़ा सुनहरा मौका है। लाखों में खेलने लगोगे। मैंने रुपए पैसे के बारे में कभी संजीदगी से गौर नहीं किया था, लेकिन न जाने उस वक्त ख्याल कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया कि मैं अगर नादिर भट्ट के मशवरे पर अमल करूं तो वाकई लाखों रुपए कमा सकता हूं। मैं शहर में चल फिर कर भरी हुई ऐसी दुकानें देख चुका था जो लोगों को औने पौने अलॉट हो रही थी। नादिर भट्ट असर रसूख वाले आदमी थे। मुझे मालूम था कि वो बड़ी आसानी से मुझे हिंदू की नवादिरात की दुकान अलॉट करवा देंगे। हालात भी बिल्कुल मामूल पर आ गए थे। कम से कम ढाके में तो हर तरफ अमन व अमान था और मुकम्मल पाकिस्तानी फजा कायम थी। नादिर भट्ट ने मुस्तकबिल की कुछ ऐसी झलकियां पेश की कि मैंने सोचा मैं लाहौर जाकर कहाँ नौकरी ढूंढता फिरूंगा। जब मैं देख रहा था कि लाहौर और कराची से लोग ढाका आकर दुकानें वगैरह अलॉट करवा रहे थे, चुनाचे मैंने दौलत कमाने के लालच में आकर अपने सामने दौलत पैदा करने का मैदान साफ देखकर हामी भर ली। नादिर भट्ट मुझे एक फौजी अफसर के पास ले गए, जिसने मुझे फार्म गेट वाले मफरूर शरपसंद पाकिस्तानी दुश्मन हिंदू बंगाली की दुकान अलॉट कर दी। कुछ रकम का चेक मुआवजे के तौर पर भट्ट साहब ने लिख कर दे दिया। वो मुझे लेकर नवादरात की दुकान पर गए। हमारे साथ चंद फौजी अफसर भी थे। दुकान का कब्जा मुझे दे दिया गया। दुकान आधी लूटी जा चुकी थी, फिर भी उसमें कांसी के कीमती थाल, गुलदान, कालीन और दूसरे नवादिरात मौजूद थे। मैंने एक बिहारी लड़का नौकर रख लिया और कारोबार शुरू कर दिया। हालात चूंकि मामूल पर आ चुके थे, इसलिए दुकान चल निकली। देखते ही देखते मेरी आमदनी में इजाफा होता गया। नवादिरात का सामान ज्यादातर मीनामती और चिकागोंग के शहरों से आता था, मगर वहाँ हालात बहुत कशीदा थे और हमारी फौज भुक्ती बाहिनी और भारतीय कमांडोज के खिलाफ जबरदस्त गुरीला जंग लड़ने में मसरूफ थी। इस वजह से उन शहरों से नवादिरात का सिलसिला मनपता था। भट्ट साहब ने मेरी दुकान में कालीन लाकर डाल दिए और मैंने इन कालीनों की तिजारत शुरू कर दी। इस तिजारत ने चंद महीनों में ही मुझे मालामाल कर दिया। दौलत की रेल पेल हो गई। मैंने एयर कंडीशनड गाड़ी रख ली। ढाका के फैशनेबल इलाके गुलशन में एक छोटी सी पुरफजा कोठी खरीद ली। भट्ट साहब कभी कभी मुझे नसीहत करते कि मैं रुपया बेदरीग खर्च करने की बजाय बचा कर रखूं। भट्ट साहब का कारोबार मुझसे 10 कदम आगे था और वो लाखों में खेल रहे थे, मगर वो बड़े किफायतशार थे और उन्होंने अपनी सारी दौलत कराची के एक गैर मुल्की बैंक में जमा करवा रखी थी। मेरा कौन था जिसके लिए दौलत बचा कर रखता? चुनाचे मुझ पर उनकी नसीहत का कोई असर न हुआ और मैं अय्याशियों में पड़ गया। मेरे अंदर का जफाकश कमांडो शेर पंजाब गहरी नींद सो गया था। सरहदी इलाकों में सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। हम इस सूरत हाल से बेखबर थे। कभी कभी इस किस्म की अफवाहें जरूर सुनते कि भारतीय फौज सादा लिबास में मशरकी पाकिस्तान की सरहदों में घुस आई है और मुक्ति बाहिनी के शाना बशाना लड़ रही है। एक बार ये अफवाह भी सुनी कि राजशाही में पाकिस्तानी फौज की एक पूरी कंपनी को मुक्ति बाहिनी वालों ने शहीद कर दिया है, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से बाकायदा कुमक पहुंच रही थी। इसलिए हम अपनी जगह मुतमईन थे और जिंदगी का कारोबार मामूल के मुताबिक हो रहा था। अगस्त सितंबर में ढाका मूसलाधार बारिशों की जद में होता है। मैंने अपनी गुलशन वाली कोठी में जिंदगी की हर आसाइश जमा कर रखी थी। कौन सी ऐसी नेमत थी जो मेरे पास नहीं थी? शोरूम पर मेरा मैनेजर और दूसरे नौकर बैठते थे। मेरा ज्यादा वक्त अपनी कोठी के एयर कंडीशन कमरे में म्यूजिक सुनते, प्रोजेक्टर पर गैर मुल्की फिल्में देखते और ऊंची सोसाइटी की खवातीन की दावतें करते गुजरता था। मैं जो कमाता उसे उड़ा देता था। अक्टूबर का महीना आया तो सरहदी शहरों से तशवीश अंगेज खबरें आने लगी। मुक्ति बाहिनी की तकरीबी सरगर्मियां एक बार फिर शुरू हो गई। अगरचे ढाका में अमन अमान था, मगर दूसरे शहरों में हालात बदतर हो रहे थे और वहां से एक बार फिर गैर बंगालियों की हिजरत शुरू हो गई थी। एक रात भट्ट साहब मेरे यहाँ आए। वो कुछ परेशान थे। उन्होंने बताया कि सियासतदानों की नासमझी और खुदगर्जी की वजह से मुल्की हालात अच्छे नहीं है। फजा में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है और सरहदों पर हमारी फौज कस्मापुरसी के आलम में अपनी बका की जंग लड़ रही है। मैं भी फिक्रमंद हुआ और फौरन तजवीज पेश की कि हमें सारा कारोबार ठिकाने लगाकर यहाँ से निकल जाना
जाना चाहिए। बट साहब हंस पड़े। देखा माल कितना प्यारा होता है, बरखुरदार अभी हालात इस मकाम तक नहीं पहुंचे और पहुंचेंगे भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ एक काम करो जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अदायगियां रोक दो और वसूलियां शुरू कर दो। सारा रुपया किसी गैर मुल्की बैंक में जमा करवा दो। मैंने भट्ट साहब की तजवीज पर अमल शुरू कर दिया। 10-15 रोज के अंदर अंदर मैंने मार्केट में जितना सरमाया फैलाया हुआ था उसमें से तकरीबन आधा इकट्ठा कर लिया। जब उसे अपने बैंक से निकलवा कर एक गैर मुल्की बैंक में जमा करवाने की कोशिश की तो मेरे बैंक की बंगला शाख ने रुपया गैर मुल्की बैंक में मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मैं बैंक के खिलाफ नोटिस भिजवाने की तैयारियां कर रहा था कि मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर भारत ने हमला कर दिया। मगरबी पाकिस्तान में बाकायदा जंग शुरू हो गई। ढाका में पाकिस्तान के हक में और उसके खिलाफ मुजाहरे होने लगे। मशरकी पाकिस्तान के मुहिब वतन लोगों का ख्याल था कि जंग सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के महाज पर हो रही है, इसलिए मशरकी पाकिस्तान के महाज पर भारत की कार्रवाइयां कमजोर पड़ जाएंगी और पाकिस्तानी फौज सरहदों को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएगी। भारत अब ये चाहता था कि इसी तरह पाकिस्तान मशरकी महाज पर भी जंग का ऐलान कर दे। आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और मशरकी पाकिस्तान ने भी ऐलान जंग कर दिया। भारत ने मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान फजाई रास्ता मुनक़ता कर दिया। हमारी फौज मशरकी पाकिस्तान में महसूर होकर रह गई। फिर भी हमारे बहादुर जवान हर महाज पर भारी जलगार को रोक रहे थे और अपनी जानों के नजराने दे रहे थे। ढाका पर 3 दिसंबर को भारतीय बमबार ने बम गिराए। हमारे लड़ाका तैयारों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए और 1 घंटे बाद कलकत्ते के फौजी हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय तैयारों को भस्म करके रख दिया। हमारे पास बमबार और लड़ाका तैयारों की कमी थी। अगर तैयारा मार गिराया जाता तो उसकी जगह लेने वाला कोई तैयारा नहीं था। मैंने ढाके के आसमान पर अपने 2 सेबर तैयारों को भारत के 8 तैयारों से लड़ते और उन्हें गिराते देखा। मशरकी महाजों की हालत नागुफ्ताबे होनी शुरू हो गई थी। शरपसंदों ने दोबारा कत्लो गारतगरी शुरू कर दी। मैं गुलशन वाली कोठी अपनी बंगाली नौकरों के हवाले करके मोहम्मदपुर में भट्ट साहब के मकान में आ गया। भारतीय तोपों की रेंज कम हो रही थी। ढाका एयरपोर्ट और छावनी के इलाकों पर बम और रॉकेट ओलों की तरह बरसते थे। रात के वक्त इंडियन एयरफोर्स की बमबारी शदीद हो जाती। 10 दिसंबर को ढाका एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारों ने मुसलसल बमबारी करके उसे बिल्कुल नाकारा कर दिया। अब हमारी फौज फजाइया की मदद के बगैर लड़ रही थी। शयपसंद बंगाली और मुक्ति बहानी ग्रोह तखरीबी कार्रवाइयों में सरगर्म थे। तेल के जखीरे और पुल उड़ाए जा रहे थे। महाज पर लड़ती फौज की सप्लाई लाइन काटी जा रही थी। आगे दुश्मन था, पीछे तखरीबकार मुक्ति बहानी और शरपसंदों के तखरीबी ग्रोह थे। फिर भी हमारा जो बहादुर सिपाही जिस मकाम पर था वहां डट कर मुकाबला कर रहा था। 11 दिसंबर को भारत ने ढाका से 30 मील दूर शुमाल में हेलीकॉप्टरों के जरिए फौज उतार दी। 14 दिसंबर को ढाका गवर्नमेंट हाउस पर बम गिरे। उसके साथ ही हमारे इलाके में ये बात फैल गई कि फौजी हेडक्वार्टर और दूसरे सरकारी दफ्तरों में तमाम फाइलें चलाई जा रही हैं। हम एक बार फिर मोहम्मदपुर में तैद होकर रह गए थे। हालात बेहद नाजुक सूरत इख्तियार कर गए थे। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी रात को किसी भारी तैयारे ने ढाका पर बम गिराया। चारों तरफ एक अजीब हैजान खेज सा सुकूत तारी था। हम में से कोई भी रात को नहीं सोता था। भट्ट साहब ने एक अक्लमंदी की थी। फौजी ऑपरेशन के बाद जैसे ही हालात कुछ बेहतर हुए उन्होंने अपनी फैमिली को ब्लैक में टिकट खरीद कर खामोशी से जहाज में कराची रवाना कर दिया था। मेरा ख्याल है कि मशरकी पाकिस्तान से कराची जाने वाला शायद वो आखिरी मुसाफिर बरदार जहाज था। 15 और 16 की रात बड़ी पुरस्कार और डरावनी रात थी। एक ऐसी खामोशी चारों तरफ छाई थी जो किसी जबरदस्त तूफान की आमद का पेश खैमा थी। हम में से कोई भी एक दूसरे से वो बात कहने की जरूरत नहीं कर रहा था जो हम सब के दिलों में थी। भट्ट साहब के दोनों गैर बंगाली नौकर चुपचाप कोने में दुबके बैठे थे। कमरे में अंधेरा था। बिजली कई रोज से गायब थी और हम रात को मोमबत्तियां जलाकर बंद कमरों में बैठे रहते थे। सुबह सुबह बीबीसी ने पहली रूह फरसा खबर ये सुनाई कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। भट्ट साहब ने गुस्से में कहा कि बीबीसी झूठ बोलता है, इस्लामाबाद लगाओ। मगर इस्लामाबाद नहीं आता था। दिल्ली लगाया तो वहां से भी यही अंदोहनाक खबर सुनाई थी। बिहारी नौकर फूट फूट कर रोने लगे। भट्ट साहब ने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया। बांग्लादेश रेडियो ने भी अपनी अंग्रेजी के बुलेटिन में सबसे पहले यही खबर नशर की कि मशरकी पाकिस्तान में फौज ने हथियार डाल दिए हैं और तमाम महाजों पर जंग बंद हो गई है। हम सकते में रह गए। फौरन ही हेलीकॉप्टरों की एक कतार गड़गड़ाती हुई ऊपर से गुजर गई। उसके साथ ही मुक्ति बहानी ढाका में दाखिल हो गई। फायरिंग और जिए बंगला के नारे गूंजने लगे। शरपसंद बंगालियों ने मुक्ति बहानी के साथ मिलकर कत्लेआम शुरू कर दिया। खैर बंगाली आबादियों में खून की नदियां बहने लगी। बंगाली रेजिमेंटें भारतीय फौज के साथ बिहारियों की बस्ती मीरपुर में दाखिल होने लगी तो उन पर गोलियों की बौछार हो गई। फौज ने शहर की बिजली और पानी काट दिया।
फिर भारतीय तैयारों ने बस्ती पर बम गिराए और भारतीय फौजी और मुक्ति बाहिनी वाले मीरपुर में दाखिल हो गए और खूरेजी का बाजार गर्म हो गया। गैर बंगालियों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला जाता। पहले उनकी आंखें संगीनों से फोड़ दी जाती, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता। सिर्फ मीरपुर के 1 नंबर से 6 सेक्शन तक 30,000 लड़कियां अगवा की गईं। बूढ़ों और जवान मर्दों को गोली मार दी गई। बच्चों और बूढ़ी औरतों को खतरनाक जंगलों में भूखा प्यासा मरने या दरिंदों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान में हमारी मोहम्मदपुर बस्ती भी मुक्ति बाहिनी की दरिंदगियों की आमाजगाह बनी रही। अभी हमारी बारी नहीं आई थी। हम बस्ती से बाहर नहीं जा सकते थे। बट साहब और मैं अपने गोरे रंग और कद काट की वजह से फौरन पहचाने जा सकते थे कि हम बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी हैं और शहर के गली कूचों में पंजाबियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। उनकी आंखें निकाली जा रही थी। इकबाल स्कूल की कत्लगाह में एक पंजाबी को लाने के 100 रुपए दिए जाते थे। बट साहब ने अपने शोरूम के कोने में फर्श के नीचे एक छोटा सा तहखाना बनवा रखा था, जहां वो कालीनों को प्लास्टिक में लपेट कर स्टोर किया करते थे। उस वक्त मकान में बट साहब के पास कोई 2 लाख रुपए के करीब करेंसी नोट थे। एक पिस्तौल था, 100-150 गोलियां थीं। उन्होंने पिस्तौल और गोलियां तो शोरूम में एक जगह कालीनों के पीछे छुपा दी और करेंसी नोट थैले में डालकर तहखाने में रख दिए। शाम के वक्त हमारे आसपास वाले मकानों में भी कोहराम मच गया। औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। ब्रेन गन्नों की फायरिंग सुनाई दी। मुक्ति बाहिनी वाले गैर बंगालियों को गोलियों का निशाना बना रहे थे। बट साहब घबरा कर बोले, हमें ऊपर वाली मंजिल में चले जाना चाहिए। मैंने कहा, हमारे पास पिस्तौल और गोलियां मौजूद हैं, हम मोर्चा बनाकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंदर का कमांडो गहरी नींद से आंखें मलता हुआ बेदार हो गया था। बट साहब ने मेरी इस तजवीज से इत्तेफाक न किया। हमारी 100-150 गोलियां मुक्ति बाहिनी की ब्रेन गन्नों और असलहे की अंबारों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बाजार में जय बंगला के नारे गूंज रहे थे। बट साहब ने कालीन के नीचे से भरा हुआ पिस्तौल और गोलियां निकाली। शोरूम के दरवाजे के आगे एक भारी मेज रखी और ऊपर वाली मंजिल में आकर खिड़की का पट थोड़ा सा खोल कर नीचे देखा। फौजी वर्दी और शिकारी टोपियों वाले मुक्ति बाहिनी के आदमी हमारे चौथे मकान वाले बिहारी वकील साहब को घसीटते हुए सड़क पर ला रहे थे। वकील साहब नीम जान हो रहे थे और किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर रहे थे। उन्हें सड़क पर डालकर एक मुक्ति बाहिनी वाले ने ब्रेन गन का ब्रस्ट मारकर वकील साहब को मौत की नींद सुला दिया। बट साहब ये मंजर बर्दाश्त न कर सके और पीछे हट गए। मैंने देखा कि मुक्ति बाहिनी वाले वकील साहब और उनके साथ वाले मकान में से नौजवान लड़कियों को घसीट घसीट कर ट्रक में डाल रहे थे। उनकी चीखों पुकार से आसमान लरज रहा था, मगर कुदरत के कवानीन खामोश थे। बट साहब ने मुझे पीछे खींच लिया। दहशत से उनकी सांस फूली हुई थी। खिड़की बंद कर दो, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पीछे भाग चलते हैं। किसी हद तक मेरे हवास भी परागंदा हो रहे थे। चारों तरफ गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। मुक्ति बाहिनी वाले किसी को माफ नहीं कर रहे थे। मोहम्मदपुर पर उनका मुकम्मल कब्जा था और वो खुले बंदों गैर बंगालियों के खून से होली खेल रहे थे। बट साहब तेजी से सीढ़ियां उतर गए। मैं भी उनके पीछे लपका। निचली मंजिल में शोरूम के पीछे एक छोटा सा सहन था। साथ वाला मकान एक बिहारी का था। वो लोग 10-15 रोज पहले भागकर मीरपुर की बिहारी बस्ती में चले गए थे। मकान खाली था। बट साहब बोले, हम इस मकान में जाकर छुप जाते हैं। मौत सामने खड़ी हो तो अकल साथ छोड़ जाती है। कम से कम हम गुनाहगारों के साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आला मिशन सामने हो तो मौत का खौफ भी अकल पर गालिब नहीं आता। लेकिन जहाँ तो इंसानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा था, किसी को किसी की कुछ खबर न थी। उस वक्त अगर किसी को दीवार में कोई सुराख नजर आता तो वो यही चाहता कि उसमें घुसकर किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ले। बट साहब पर भी यही हालत तारी थी। मैंने कहा कि मुक्ति बाहिनी वाले इस मकान में भी आ जाएंगे। वो झंझला कर बोले, बकवास बंद करो। उन्होंने पहली बार मुझे इस तरह मुखातिब किया था। दीवार फांदो उस तरफ से जहाँ तपाई पड़ी है। अचानक उन्हें अपने 2 लाख रुपयों का ख्याल आ गया। घबराई हुई आवाज में बोले, मैं रकम का थैला लेकर अभी आता हूँ, तुम दूसरे मकान के शहन में कूद जाओ। बट साहब दालान में से भागकर शोरूम में घुस गए और मैं दूसरे खाली मकान के आंगन में कूद गया, जहाँ घर का टूटा फूटा सामान और चिथड़े बिखरे हुए थे। मैं सीढ़ियां चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल में आया और बंद खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर बट साहब के मकान के सहन में झांका। मकान में शोर बुलंद हुआ, फायरिंग की आवाजें आईं और यूं लगा जैसे शोरूम का दरवाजा तोड़ दिया गया हो। उसके साथ ही बट साहब को देखा कि रकम का थैला हाथ में है और शोरूम के अकबी दरवाजे से सहन में भागे चले आ रहे हैं। अभी वो मकान के सहन में कालीन धोने वाले पानी के होज के करीब ही पहुंचे थे कि अकब से 2 मुक्ति बाहिनी वाले हाथों में ब्रेन गन्ने लिए दरवाजे से नमूदार हुए और उन्होंने बट साहब पर फायर खोल दिया। मैंने कई लोगों को गोलियों की जद में आते और बम्मों से दुश्मन के सिपाहियों के परखचे उड़ते भी देखे हैं, लेकिन बट साहब की मौत का मंजर मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। ब्रेन गन की गोलियां उनकी कमर को 2 जगहों से उधेड़ती हुई निकल गईं। वो मुंह के बल गिरे और थैला हाथ से छूट गया। उनका सफेद कुर्ता और पाजामा खून से सुर्ख हो गया। एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे बट साहब ने सर उठाकर उस मकान की तरफ देखने की कोशिश की है जिसमें मैं छुपा हुआ था, मगर उनका सर जमीन से बमुश्किल 2 इंच ऊपर उठने के बाद फर्श के साथ लगकर बेजान हो गया। मुक्ति बाहिनी वालों के दूसरे साथी भी वहां गए और
थैले में से नोट निकाल कर बंगला जबान में कुछ बोलते हुए आपस में बांटने लगे। मैंने आहिस्ता से खिड़की का पट बंद कर दिया। बट साहब की मौत से मुझे गहरा सदमा हुआ था। जिस मकान में मैंने पनाह ली थी वो बिल्कुल खाली था। उसका दरवाजा दूसरी तरफ एक छोटे से बाजार में खुलता था। अभी उस तरफ मुक्ति बाहिनी वाले नहीं आए थे। गैर बंगालियों ने उस मकान को भी लूटा था। कमरों में चीथड़े और शिकस्ता सामान बिखरा हुआ था। मैं उस मकान में ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। मुक्ति बाहिनी वाले जरूर उस मकान पर भी आएंगे। साथ वाला मकान भी खाली पड़ा था। मैंने बाजार में झांक कर देखा। शाम के सुरमई अंधेरे में बाजार सुनसान था। बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाजें बराबर आ रही थी। जय बंगला के नारे भी लग रहे थे। लोगों की ऊंची ऊंची आवाजें आई। मैंने बाहर झांका। बाजार के धान मंडी वाले मोड़ पर कुछ बंगाली एक मकान को आग लगा रहे थे। इसका मतलब था कि वो इस मकान को भी नजरे आतिश करने वाले थे जहां मैंने पनाह ले रखी थी। मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट थे। इस दौरान मुझे जहां से फरार होना था, मगर सवाल ये था कि कहां जाऊं। फरार के जितने भी रास्ते थे वहां मुक्ति बाहिनी वाले और शरपसंद बंगाली हाथों में ब्रेन गन्ने और तलवारें लिए खड़े थे। मैंने जमीन पर पड़ा कपड़ा उठाकर सर पर डाला और मकान के सदर दरवाजे से निकलकर फार्म गेट की जानिब तेज तेज चलने लगा। इस बाजार की एक जानिब दरख्त थे। मैं बाएं तरफ वाले खाली और लुटे हुए मकानों के साथ लगकर चल रहा था। मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। आग लगाने वाले अब उस मकान पर आग के जलते हुए टायर फेंक रहे थे जहां थोड़ी देर पहले मैं छुपा हुआ था। मैं एक बगली गली में घुस गया और जो मकान सामने आया उसके सहन में कूद गया। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर एक बंद दरवाजा नजर आया। किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। दरवाजे के पीछे से किसी मर्द की आवाज आई, बाबा उधर हम पारसी लोग रहता है, यहाँ कोई पंजाबी बिहारी लोग नहीं है। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। एक बूढ़े पारसी ने दरवाजा खोलकर मुझे गौर से देखा। उसके सर पर पारसियों वाली काली टोपी थी। उसके पीछे कमरे में लालटेन जल रही थी। कौन हो तुम बाबा? तुमको बोल दिया ना कि हम पारसी लोग हैं, हम पंजाबी नहीं है। मैंने सर से कपड़ा उतार दिया और बोला, मैं पंजाबी हूँ और मेरे पीछे मुक्ति बाहिनी है। बूढ़े पारसी की छोटी छोटी सफेद मूछें थीं। एक लम्हे के लिए वो कुछ हिचकिचाया, फिर दरवाजे से हट गया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसकी बूढ़ी बीवी कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर घबरा गई। बूढ़े पारसी ने उसे अपनी जबान में कुछ समझाया। वो आपस में बातें करने लगे। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। पारसी ने मुझे मकान की पिछली कोठरी में छुपा दिया और कहने लगा, तुम उधर पड़े रहो, ज्यादा देर रहोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। रात के अंधेरे में किसी तरफ भाग जाना। ये कहकर वो चला गया। पारसी ने मुझे मकान की पिछली कोठरी में छुपा दिया और कहने लगा, तुम उधर पड़े रहो, ज्यादा देर रहोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। रात के अंधेरे में किसी तरफ भाग जाना। ये कहकर वो चला गया। कोठरी में घर का पुराना सामान पड़ा हुआ था। मैं सोचने लगा कि बूढ़ा पारसी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। ये उसका हक था। सवाल ये था कि मैं रात के अंधेरे में भागकर कहां जाऊंगा। चारों तरफ बेबसी और बेकसी की मौत मुंतजिर थी। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। बूढ़े पारसी ने मुझे चावल और अचार ला कर दिया। मैंने थोड़ा बहुत जहर मार किया और उसे समझाने की कोशिश की कि अगर मैं रात को यहाँ से निकल गया तो शहर में मुक्ति बाहिनी के लोग फैले हुए हैं, मैं उनके हत्थे चढ़ जाऊंगा। वो बोला, बाबा तुम किसी इंडियन फौजी के आगे जाकर कैदी बन जाओ, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन इंडियन फौजी भी मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर लूटमार और कत्ल गारतगरी में मसरूफ थे। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि किसी तरह वो चंद रोज मुझे उस कोठरी में छुपा रहने दे, मगर वो अपनी बीवी से डरता था और उसकी बीवी मेरी वजह से अपनी और अपने बूढ़े खामद की जान खतरे में डालना नहीं चाहती थी। वो न माना और इसी बात पर मुसिर रहा कि मुझे रात के अंधेरे में चले जाना चाहिए। मैं खामोश हो गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। मुझे ख्याल आया कि अगर मैं किसी तरह अपनी गुलशन वाली कोठी तक पहुंच जाऊं तो मेरे बंगाली नौकर मुझे किसी जगह पनाह दिलवा सकते हैं। अगरचे उस वक्त किसी बंगाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस बर्बरियत के तूफान में लाल मियाँ जैसे बंगाली भी थे जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी, और मेरे नौकरों पर तो मेरे काफी एहसान थे। मैंने हर मुश्किल वक्त में उनकी माली मदद की थी। मैंने गुलशन वाली कोठी में जाने का फैसला कर लिया। जब रात काफी गहरी हो गई तो बूढ़ा पारसी मेरे पास आया। उसके हाथ में सब्जी तरकारी काटने वाला चाकू था। बोला, बाबा लोग तुम ये चाकू अपने पास रखो, मैं देख आया हूँ सड़क खाली पड़ी है, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ। मैंने चाकू जेब में रख लिया और उसका शुक्रिया अदा करके अंधेरे सहन में पहुंच गया। सामने छोटी सड़क तारीकी में डूबी हुई थी। धान मंडी की तरफ से किसी वक्त गोली चलने की आवाज आ जाती। मकान से निकलकर मैं एक तरफ चलने लगा। हर तरफ वीरानी और हू का आलम था। कभी कभी ब्रेन गन की फायरिंग की आवाज आती जो माहौल को और ज्यादा भयानक बना देती। गुलशन ढाका शहर के गुंजान इलाके से बाहर था। यहाँ से एक रास्ता गंदे नाले के साथ साथ गुलशन तक जाता था। मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया और छोटे छोटे वीरान क्वार्टरों के बीच वाली गली से निकलकर नाले पर आ गया। ये नाला आगे जाकर दरियाए बूढ़ी गंगा में गिरता था।
मैं नाले में उतरकर चलने लगा। उसमें पानी नहीं था, किनारों पर पगडंडी जितना रास्ता बना हुआ था जो खुश्क था। मैं उस पर चलता रहा। नाले के बाएं तरफ एन टाइप क्वार्टरों के पिछवाड़े थे जो तारीकी और मौत जैसी खामोशी में डूबे हुए थे। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहां मुझे गंदे नाले को छोड़कर क्वार्टरों के साथ वाली सड़क पर चढ़ना था। ऊपर आकर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सड़क सुनसान थी और आगे खेत शुरू हो जाते थे। फिर एक माचिस फैक्ट्री आती थी और उसके बाद गुलशन की कोठियां शुरू हो जाती थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। माचिस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो छठी हिस्स ने मेरे कदम रोक दिए। यूं महसूस हुआ जैसे आसपास कोई मौजूद हो। मैं फैक्ट्री की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। यकयक कदमों की आवाज सुनाई दी। ये भारी फौजी बूटों की आवाज थी। मैंने चाकू खोलकर मजबूती से पकड़ लिया। अय्याश जिंदगी ने मेरे आसाब पर जो आर्जी तह जमा रखी थी वो आनन फानन उतर गई और फिर एक बार मौत से खेलने वाला कमांडो बन गया और जमीन पर लेटकर कोहनियों के बल दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। बूटों की आवाज दीवार की दूसरी जानिब से आ रही थी। मैं रेंगता रहा हत्ता कि दीवार खत्म हो गई। मैंने सिर उठाकर देखा। मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक आदमी फैक्ट्री के गेट के आगे टहल रहा था। अंधेरे के बावजूद मैंने उसकी वर्दी और कांधे से लटकी हुई ब्रेम गन देख ली। ये कोई इंडियन फौजी था या मुक्ति बाहिनी वाला था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। मेरे सामने 5 कदम के फासले पर झाड़ियां थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर की आवाज पर उस आदमी ने ब्रेन गन हाथों में पकड़ ली और झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, हॉल्ट। मैं समझ गया कि वो इंडियन सिपाही है और फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेन गन की नाली का रुख झाड़ियों की तरफ था। उस वक्त मैं भूल गया कि कुछ देर कबल मैं किसी चूहे की तरह अपनी जान बचाता फिर रहा था। मेरे अंदर एक सरफरोश और जांबाज मुसलमान कमांडो की जुर्रत, दलेरी और बेजिवरी पैदा हो चुकी थी। हुंकार चीते की तरह सिमट गया और मेरा अंग अंग हमला करने के लिए फड़कने लगा। मुझे कैसे हमला करना है, किस मकाम पर अपना चाकू वाला हाथ मारना है और किस जगह से गर्दन को इस तरह से दबोचना है कि सिपाही ना तो आवाज निकाल सके और ना ही ब्रेन गन का ट्रिगर दबा सकी। ये सारी बातें मेरे जहन में महफूज थी। सिपाही झाड़ियों के पास जाकर थोड़ा सा झुक गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने चीते की तरह अपनी जगह से लपका और दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाजू की आहनी गिरफ्त में थी और दाएं हाथ वाला चाकू उसका नरखरा काट चुका था। मेरे एक पांव ने ब्रेन गन को झटका दिया जिसकी वजह से वो फायर न कर सका। मंसूबे के मुताबिक मैं उसकी वर्दी को खून में लथपथ होने से बचाना चाहता था। चुनाचे मैंने निस्फ कटी हुई गर्दन पर पांव रख दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने से पीछे करके उतार लिया। लाश घसीट कर झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं झाड़ियों से निकला तो इंडियन फौज के हवालदार की वर्दी में था। सर पर छोटे छज्जे वाली सब्ज टोपी थी। पैरों में स्याह फौजी बूट थे और पतलून की पिछली जेब में इंडियन हवालदार की पासबुक थी। मैंने उसकी लाश खून आलूद चाकू समेत झाड़ियों में एक जगह कूड़े करकट के ढेर तले दबा दी थी। फिर मैं फैक्ट्री के गेट के सामने टहलने लगा। मैंने सब्ज शर्ट के गिरेबान में हाथ लगाया तो मेरी उंगलियों को खून लग गया। फैक्ट्री के गेट की एक जानिब पानी का चोपचा था। मैंने रुमाल भिगोकर शर्ट से खून के धब्बे को रगड़कर साफ किया, मगर फिर भी थोड़ा सा दाग रह गया था। बहरहाल वहां कत्लेआम हो रहा था और किसी फौजी की वर्दी पर खून का निशान कोई अजीब बात नहीं थी। कुछ देर मैं वहीं टहलता रहा जैसे पहरा दे रहा हूं। फिर मैं खेतों की तरफ चल पड़ा। उन खेतों के पीछे गुलशन की आबादी थी। इंडियन फौजी की वर्दी की वजह से मैं किसी हद तक बेखौफ था, लेकिन दिल में ये अंदेशा भी था कि अगर पोल खुल गया तो मौत यकीनी होगी और फिर शायद भाग भी ना सकूं। खेत वीरान पड़े थे। अंधेरे में एक जगह पानी चमक रहा था। गुलशन की कोठियां तारीक थीं। सिर्फ उन बंगलों के बरामदे रोशन थे जहां बंगाली खानदान आबाद थे। मालूम हुआ कि उस इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मैं बज़ाहिर गश्त के अंदाज से चल रहा था, मगर मेरे अंदर सारी गुरीला सलाहियतें बेदार थी। खेतों से निकलकर मैं गुलशन कॉलोनी की सड़क पर आ गया। स्ट्रीट लैंप रोशन नहीं थे। मैं एक कोठी के करीब से गुजर रहा था कि अचानक अंदर से इंडियन फौज के 4 सिपाही बाहर आए। उन्होंने लूटे हुए सामान के थैले उठा रखे थे। मुझे देखकर वो ठिठक से गए। साथ वाली कोठी के बरामदे की रोशनी आ रही थी। मैं एकदम से भारतीय रेजिमेंट का हवालदार बन गया और खालिस माझे की पंजाबी लहजे में बोला, ओए जांगली, तुम उधर भोपड़ डाकू बना क्या करता है? मैं हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम किस रेजिमेंट से आए हो? वो 4 और 15वीं हिसार रेजिमेंट के सिपाही थे। एक नायक था। उन्होंने थैले जमीन पर रखे और सैल्यूट मारकर अटेंशन खड़े हो गए। मैंने ज्यादा अदाकारी के जौहर दिखाने के बजाय कहा, सामान उठाकर भाग जाओ, लेकिन तुम्हारा सूबेदार मेजर किधर है? नायक क्विक मार्च करता मेरे करीब आया और बताया कि सूबेदार मेजर अपने हिस्से का सामान लेकर अभी अभी जीप में गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम इतना माल लूट कर क्या करेगा? जांगली, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे। वो बोला, साहब, अभी परली तरफ कुछ पंजाबी लोगों की कोठियां बाकी हैं। मैंने उसे डांट कर कहा, बक बक बंद करो और दफा हो जाओ। चारों ने सैल्यूट मारकर थैले उठाए और तेज तेज कदम
कदम उठाते हुए मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैंने इत्मीनान के सांस लिया और ब्रेन गन हाथ में लिए अपनी कोठी की तरफ चल दिया। दूर ही से नजर आ गया कि मेरी कोठी के बरामदे और कमरों की रोशनियां बुझी हुई थी। करीब पहुंचा तो गेट भी खुला हुआ था। गैराज में मेरी एयर कंडीशनड गाड़ी नहीं थी। बरामदे और पोर्च में टूटा फूटा बेकार सामान पड़ा हुआ था। दरवाजे चौपट खुले थे। मेरे आसपास बिहारी लोगों की कोठियां थीं जो लुट लुटा कर वीरान पड़ी थी। खुदा जाने मकीनों का क्या हशर हुआ था। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की भी रहते थे जो गड़बड़ शुरू होते ही नकल मकानी कर गए थे। मेरी कोठी के तमाम कमरे खुले थे। सारा सामान लूटा जा चुका था। बड़ी अलमारियां, डबल बेड और किचन में से आटे चावल की बोरियां तक गायब थी। मैं बाथरूम में आ गया। बाथरूम की अलमारी में शेव का सामान और लोशन खुदा जाने कैसे बच गया था। मैंने शर्ट उतार कर कालीन के धब्बे साफ करने वाले लोशन से खून का धब्बा साफ किया। फिर दाढ़ी मूछें मूंडी और उस तहखाने में उतर गया जहां कालीन का स्टॉक रखा जाता था। वहां एक भी कालीन नहीं था। दीवारी सेफ टूटा हुआ था और तमाम कागजात, फाइलें और जो थोड़ी बहुत करेंसी थी उसे लूट लिया गया था। इस कोठी में मैंने अपनी जवानी के हसीन तरीन दिन गुजारे थे। आज वही कोठी एक तबाहाल वीराने का इबरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा था कि यहीं सब कुछ कमाया था और यहीं गर्क हो गया था। न तो मैं साथ कुछ लाया था और ना ही मुझे कोई शय साथ ले जाने की ख्वाहिश थी। मैंने कमाया ही उड़ाने के लिए था। हाँ, अब जान की फिक्र जरूर लाहक हो गई थी। मैं तहखाने से बेडरूम में आया और एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं किसी तरीके से सरहद पार करके नेपाल की तरफ निकल जाऊं या मैं खुद को इंडियन फौज के हवाले कर दूं। फरार बड़ा कठिन काम था। ढाका से नेपाल की सरहद हजारों मील दूर थी। फिर रास्ते में कदम कदम पर खतरा था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। सारे मुल्क पर इंडियन फौज और मुक्ति बाहिनी का कब्जा हो चुका था। दूसरे मंसूबे पर अमल करता तो 20% उम्मीद थी कि इंडियन फौज मुझे अपना कैदी बना ले। सिविलियन होने की वजह से वो मुझे मुक्ति बाहिनी के हवाले भी कर सकते थे और मुक्ति बाहिनी वाले पंजाबी, पठान और किसी बिहारी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। सरहद पार करके भारत में दाखिल होना एक बार फिर अपने आप को मौत के गिरदाब में झोंकने के मुतरादिफ था। सोच सोचकर आखिर मैंने यही फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके मुझे नेपाल पहुंच जाना चाहिए। वहां हमारा सिफारत खाना भी था और पाकिस्तान के साथ नेपाल के ताल्लुकात भी ठीक थे। लेकिन नेपाल की सरहद तक पहुंचना आसान नहीं था। मुझे सही रास्ते का इल्म भी नहीं था। मैं अपनी परेशान कुन सोचों में गुम था कि अचानक दो आदमियों के बोलने की आवाज आई। मैं एकदम कुर्सी से उठा, ब्रेन गन हाथ में पकड़ी और दुबे पांव चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाजें बरामदे से आ रही थी। अब एक औरत की आवाज भी आई। वो मरी हुई आवाज में रहम की भीख मांग रही थी। मैं दबे पांव टीवी लाउंज से गुजर कर एकदम से बरामदे में आ गया और ब्रेन गन तान कर फौजी अंदाज में बोला, कौन है? दो भारतीय फौजी एक साड़ी पोश दुबली पतली औरत को खींचते हुए एक कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सामने वर्दी पोश फौजी को देखकर उन्होंने औरत के बाजू छोड़ दिए। औरत नीम बेहोशी के आलम में बरामदे के फर्श पर ही पड़ी रही। मैंने कड़क कर कहा, मैं 17वीं जाट रेजिमेंट का हवालदार घनश्याम तिवारी हूँ। तुम कौन हो? दोनों सैल्यूट मारकर अटेंशन हो गए। मैंने कहा, जांगली की औलाद, तुम इधर बदमाशी करता है, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। तुम हिसार रेजिमेंट के जांगली है। पहले वाले सिपाहियों से मुझे इतना पता चल गया था कि उधर हिसार रेजिमेंट के जवान तैनात थे। एक सिपाही बोला, साहब सब जवान इधर यही करता है, हमको माफ कर दो, आगे से नहीं करेगा। मैं भी उनसे खलासी चाहता था, इसलिए गरजदार आवाज में कहा, इसको यहीं छोड़कर डबल मार्च करते हुए दफा हो जाओ, हम इसको इसके घर पहुंचाएगा। तुम्हारा घर किधर है बीबी? साढ़े पोश औरत घुटनों में सर दिए आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थी। दोनों सिख फौजी सैल्यूट मारकर तेज तेज कदम उठाते कोठी के गेट से निकल गए। मैंने फर्श पर बैठी औरत से उसका नाम पूछा तो वो हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो। वो साफ उर्दू बोल रही थी। उसके माथे पर बिंदिया भी नहीं थी। कोई मुसलमान थी और शायद बिहारी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र न करे, उसे उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा घर अब कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं रहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे गोली मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। उसने उठकर मेरी ब्रेन गन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। मैं उसे धकेलता हुआ अंदर टीवी लाउंज में ले आया। बरामदे में हमारी आवाजें सुनी जा सकती थी। वो नंगे फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर सिसकियां भरने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बीबी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? और क्या तुम गुलशन कॉलोनी में रहती थी? औरत के बाल लंबे थे और उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी। वो रोए जा रही थी। मैं सोच रहा था कि उस पर अपना आप जाहिर कर दूं या न करूं। वो अभी तक मुझे इंडियन फौजी ही समझ रही थी और मुझसे बेहद खाइफ थी और सिमटी बैठी हुई थी। इतने में बाहर से एक बार फिर ऊंची आवाज आई। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक 3 फौजी अंदर दाखिल हुए। उनमें से 2 तो वही फौजी थे जिनके पंजे से मैंने अभी अभी इस लड़की को छुड़ाया था। तीसरा
फौजी कोई अफसर था। उसके हाथ में बेद का छोटा सा अफसरों वाला डंडा था। दोनों सिख फौजी ब्रेन गन नेताने उसके पहलू में दाएं बाएं खड़े थे। मैं समझ गया कि इन सिख फौजियों ने उस अफसर से मेरी बात की होगी और ये इंडियन फौज का कैप्टन मेरी चेकिंग के लिए आया है। मैंने उसे जोरदार सैल्यूट किया और कहा, हवालदार घनश्याम, राम जाट रेजिमेंट सर। मैं किस हलाकत खेज सूरत हाल से दो चार था, उस लड़की को इसका इल्म नहीं था। इतना जरूर हुआ कि उसकी सिसकियां बंद हो गईं और वो सहमी हुई नजरों से हमें देख रही थी। इंडियन कैप्टन ने कहा कि मैं 14 हिसार रेजिमेंट का कैप्टन जगदीश मेहरा हूँ। क्या मैं तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ हवालदार घनश्याम? उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। ये जिंदगी और मौत के दरमियान की एक बड़ी ही नाजुक और बड़ी ही मुख्तसर तरीन खड़ी थी। मुझे मालूम था कि शनाख्ती कार्ड पर फौजी की फोटो लगी होती है और मेरे पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। मेरा भांडा फूटने ही वाला था। मैं अपना हाथ इस अंदाज में जेब की तरफ ले गया जैसे मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकालने वाला हूँ, लेकिन मेरे हाथ को खूब मालूम था कि उसे एक ही सेकंड में क्या फर्ज पूरा करना है। ये एक तरबियत याफ्ता हाथ था, इसलिए मेरे हाथ ने अपना फर्ज बड़ी खुश उसलूबी से अदा किया। हाथ कांधे से लटकती ब्रेन गन पर पड़ा और दूसरे ही लम्हे जैसे बिजली कौंधने लगी। मेरे हाथ में ब्रेन गन थी और उसमें से शोले उगलती, शरारे उड़ाती गोलियां निकल निकल कर सामने खड़े कैप्टन और सिख सिपाहियों के जिस्मों से पार हो रही थी। सिख फौजियों को इतनी मोहलत ही न मिली थी कि वो अपनी ब्रेन गन्नों के ट्रिगर ही दबा सकते। कमांडो कभी इतनी मोहलत नहीं दिया करते। यही उनकी ट्रेनिंग होती है और यही उनका तुर्रा इम्तियाज होता है। तीनों लड़खड़ा कर फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़े। लड़की खौफजदा होकर बाहर दौड़ी तो मैंने छलांग लगाकर उसे पकड़ा और खींचता हुआ वापस ले आया। अब उसका बाहर जाना मेरे लिए भी मौत का पैगाम बन सकता था। ब्रेन गन के धमाकों की मैंने इसकी परवाह न की क्योंकि फायरिंग की आवाज ढाका की फजाओं में गूंजती ही रहती थी। लड़की का जिस्म दहशत से कांप रहा था। वो दीवार के साथ लगी दबी दबी सिसकियां लेकर खौफजदा आंखों से कभी लाशों की तरफ और कभी मुझे देख रही थी। ब्रेन गन अभी तक मेरे हाथ में थी। मैंने टीवी लाउंज का दरवाजा बाहर से बंद किया और बरामदे के सुतून के पीछे छुपकर सड़क को देखने लगा। कोई फौजी आता दिखाई न दिया तो मैं कोठी के गेट से सड़क की तरफ निकल आया। कुछ फासले पर एक गाड़ी दीवार के पास खड़ी थी। करीब गया तो वो एक फौजी जीप थी। यकीनन इंडियन फौज का कैप्टन जीप पर उधर से गुजरा होगा कि सिख फौजियों से मुलाकात हो गई। उन्होंने इस मगविया लड़की के बारे में बताया और गालिबन ये शिकायत की कि एक हवालदार ने उसे छीन लिया है। कैप्टन को यकीन होगा कि उधर किसी हवालदार की ड्यूटी नहीं है, लिहाजा वो उनके साथ मेरी कोठी में आ गया। मैंने जीप का जायजा लिया, फिर उसे स्टार्ट किया और अपनी कोठी के गैराज में लाकर खड़ी कर दी। मैं लंबे लंबे डग भरता बरामदे में आया। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो लड़की गायब थी। मैं जल्दी जल्दी पूरे घर में घूम गया लेकिन लड़की कहीं भी न मिली। ये मेरी अपनी कोठी थी और मुझे मालूम था कि अगर बरामदे वाला दरवाजा बंद कर दिया जाए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। छत पर जो आहनी दरवाजा खुलता था उसको मैं बहुत पहले यहाँ से जाती दफा ताला लगा गया था और मैंने देखा था कि वो उसी तरह लगा हुआ है। मैं नीचे तहखाने में आ गया और लड़की को आवाज दी कि वो मुझसे खौफजदा न हो। मैं इंडियन नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ। मेरी आवाज सुनकर वो तहखाने के अंधेरे कोने से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर दहशत और खौफ के साथ अब हैरत के तासुरात भी थे। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मैं उसे ऊपर वाले कमरे में ले आया। वो गमो अंतोह की तस्वीर बनी मेरे सामने फर्श पर बैठी हुई थी। मैं भी उसके पास ही फर्श पर बैठ गया और उसे सरसरी तौर पर अपने हालात से आगाह कर दिया। अलबत्ता ये नहीं बताया कि दर हकीकत मैं कौन हूँ। जवाबन लड़की ने सिसकियों के साथ अपनी दास्तान सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आला अफसर की बीवी थी। उसकी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। उसके खावत का तबादला कराची से ढाका हुआ तो वो यहाँ आ गई और बुलशन कॉलोनी के एक फ्लैट में रहने लगे। ढाका फॉल के बाद उसका खावत उसे लेकर साथ वाली कोठी में एक बंगाली के यहाँ गया। उस इंसान दोस्त बंगाली ने दोनों को अपनी कोठी में छुपा लिया, मगर नौकरों ने मुक्ति बाहिनी वालों को इतला कर दी। वो वहां आ धमके और बंगाली ऑफिसर को हुक्म दिया कि जिन गैर बंगाली जोड़े को उसने छुपा रखा है उसे बाहर निकाले। बंगाली ऑफिसर ने मज़ाहमत की तो मुक्ति बाहिनी वालों ने उसे जख्मी करके तलाशी ली और उन्हें घसीट कर बाहर निकाला। उसके खामत को वहीं शूट कर दिया गया और उसे अगवा करके ले जा रहे थे कि 2 सिख सिपाही पहुंच गए। उन्होंने उस लड़की को उनसे छीन लिया और मेरी खाली कोठी में ले आए। मैं उस लड़की और उसके शौहर का असली नाम नहीं बताऊंगा। आप यूं समझ लें कि उस लड़की का नाम शहनाज था। ये लड़की कराची के आला खानदान की चश्मचराग थी और उसने अंग्रेजी में MA किया हुआ था। उसके माँ बाप दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। शहनाज के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो बार बार अपने खावत को याद कर रही थी। वो कहती उनकी बेगोरो कफन लाश मुक्ति बाहिनी वालों ने बाहर सड़क पर फेंक दी थी। खुदा के लिए मुझे मेरे खामत के पास ले चलो, मैं उनका आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। फिर वो फूट फूट कर रोने लगती। मैं उसी सब्र की तलकीन करते हुए हालात की संगीनी
का एहसास दिलाया और कहा कि ढाका में हजारों दुल्हा दुल्हनों को कत्ल कर दिया गया है और मजीद कत्ल किया जा रहा है। सारे मशरकी पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, लिहाजा उस वक्त जरूरत इस बात की है कि किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। मैंने किचन से पानी लाकर उसे पिलाया। रात के 2:30 बज रहे थे। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी और मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका था कि इस बदकिस्मत लड़की को लेकर कहाँ जाऊं और मैं उसकी कहाँ तक हिफाजत कर सकूंगा। मेरी अपनी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं था कि एक शरीफ लड़की की जिम्मेदारी भी मुझ पर आन पड़ी थी। मैं उसे वापस उसके हमसाए बंगाली कुंबे के पास भी नहीं ले जा सकता था। जिस बंगाली अफसर ने उसे पनाह दी थी वो खुद जख्मी हो चुका था। अगर मैं शहनाज को उनके पास ले भी जाता तो उस फैमिली के नौकर दोबारा मुक्ति बाहिनी वालों को खबर कर सकते थे। मैंने शहनाज से इस मौजू पर बात की तो वो सहम गई। मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो लोग फिर आ जाएंगे। खुदा के लिए मेरे खामद की लाश सड़क पर से उठा लाओ। मशरकी पाकिस्तान की सड़कों, घाटियों, शाहराहों और गलियों कूचों में सैकड़ों माओं के जिगरगोशों की लाशें बेगोरो कफन पड़ी थी। मैं किस किस की लाश उठाता। शहनाज को किचन में छोड़कर मैं टीवी लाउंज में आ गया। तीनों लाशें वैसे ही औंधी पड़ी थी। मैं अपने साथ किचन में से मोमबत्ती लेता आया था। मैंने मोमबत्ती जलाई तो देखा कि तीनों लाशों पर बेशुमार चूंटियां रींग रही थी। खुदा जाने इतनी सारी चूंटियां कहां से आ गई थी। लाशें चूंटियों से ढक गई थी। मैंने दोनों सिख फौजियों की ब्रेन गन्ने और हिंदू कैप्टन का रिवॉल्वर उतारा और किचन में वापस आ गया। ब्रेन गन का चैम्बर तकरीबन खाली हो चुका था, जबकि दोनों सिखों की ब्रेन गन्ने भरी हुई थी। शहनाज दीवार के साथ लगी फर्श पर खामोश बैठी मुझे पथराई हुई आंखों से देख रही थी। जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा बेहद गमगीन नजर आ रहा था। शहनाज का रंग खिलता हुआ था और वो एक खुश शक्ल लड़की थी। मैंने मोमबत्ती एक तरफ प्याली में यूं रख दी कि उसकी रोशनी बाजार वाली खिड़की और रोशनदान पर न पड़े। सुबह होने वाली थी। अगरचे इंडियन फौज की कोई टोली गश्त करती उधर निकल आई तो सिपाही कोठी में खड़ी फौजी जीप देखकर अंदर आ सकते हैं और फिर हमारा जो हशर होगा वो मालूम था। मेरे दिमाग में तरह तरह के मंसूबे जन्म ले रहे थे। कभी सोचता कि किसी भिखारी का भेस बदल कर शहनाज को भी भिखारन बनाकर किसी कब्रिस्तान या मस्जिद में पनाह ले लूं, मगर हम मुक्ति बाहिनी वालों की तेज नजरों से नहीं बच सकते थे। बंगाली मुसलमानों की अक्सरियत हमारी दुश्मन हो रही थी। कभी ख्याल आता कि शहनाज को जीप में साथ लेकर नेपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश करूं। ये बड़ा लंबा और कठिन सफर था। कदम कदम पर मौत फंदा लगाए हुए बैठी थी। अगरचे मैं इंडियन फौजी वर्दी में था, लेकिन किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता था। मोहम्मदपुर और मीरपुर की बस्तियों पर भी मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौज का कब्जा हो चुका था। वहां कत्ले आम का बाजार गर्म था। बिहारी और पंजाबी औरतों को अगवा किया जा रहा था। मैंने जिंदगी में कभी अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शहनाज भी सरासीमा थी। उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। मैंने उठते हुए कहा कि पहले तो हमें उन लाशों को ठिकाने लगाना चाहिए। मेरे बेडरूम में एक तहखाना इस मकसद के लिए बड़ी मौजूद जगह थी। चुनाचे मैंने तीनों लाशों को घसीट कर उस तहखाने में फेंका और ऊपर से लकड़ी का तख्ता जोड़कर उस पर कालीन का एक टुकड़ा बिछा दिया। मैंने शहनाज से कहा कि जब तक हमें फरार का कोई रास्ता नहीं मिलता इसी जगह छुपे रहना होगा। उसने कहा मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ जाएंगे। मैंने कहा ये कोठी लूटी जा चुकी है, मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल ही से इधर का रुख करेगा। ये कहकर मैंने किचन का जायजा लिया। मैंने कहा ये कोठी लूटी जा चुकी है, मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल ही से इधर का रुख करेगा। ये कहकर मैंने किचन का जायजा लिया। वहाँ सिवाय चाय की पत्ती के खाने पीने के और कोई शय नहीं थी। नल में पानी भी थोड़ा थोड़ा आता था। मैंने शहनाज से कहा कि फौरन पानी स्टॉक कर लिया जाए। चाय की 2 केतलियां और एक पतीली खुदा जाने वहाँ कैसे रह गई थी। शहनाज ने पतीली नल के नीचे रख दी। अब सवाल ये था कि शहनाज को किस जगह छुपाया जाए। मैं अपनी कोठी की छत पर पहुंच गया। आसमान पर सितारे फीके फीके से लग रहे थे और शहर की तरफ कहीं कहीं आग लगी हुई थी। नारों की आवाजें भी कभी कभी आ जाती थी। पिछली रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा था। मेरी निगाह छत पर एक तरफ बनी हुई पानी की टैंकी पर जम गई। ये टैंकी काफी बड़ी थी और मैंने खास तौर पर बनवाई थी। मेरी टैंकी का ढक्कन हटाकर देखा, टैंकी बिल्कुल खाली थी। शहनाज को यहाँ छुपाया जा सकता था। मैं नीचे आ गया और शहनाज से कहा कि सुबह हो गई तो मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेने शहर जाऊंगा। जब तक मैं वापस न आऊं वो ऊपर पानी की टैंकी में छुपी रहे। शहनाज ने कोई जवाब न दिया। अब वो जिस तरह भी मुमकिन था अपनी जान बचाना चाहती थी। दिन की रोशनी फैल गई तो मैंने शहनाज को ऊपर ले जाकर टैंकी में उतार दिया और ताकीद की कि मेरे वापस आने तक बाहर निकलने की गलती न करे। मेरी टैंकी का ढक्कन आधा खुला रखा। फिर मैं तेजी से नीचे आया। जिस फौजी की वर्दी मैंने पहन रखी थी उसके बटुए में 10-15 भारतीय करेंसी के रुपए वाले नोट थे। मैंने ब्रेन गन कांधे से लटकाई, बरामदे में आकर कमरे का दरवाजा बंद करके चटखनी लगाई और जीप में जा बैठा। फिर खुदा का नाम लेकर सड़क पर निकल आया।
मैं गुलशन की सुनसान सड़कों से निकलकर छावनी जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गया। कर्फ्यू को खुले थोड़ी देर हुई थी। दुकानें बंद थीं। अक्सर दुकानें लूटी हुई थीं। ईंट पत्थर सड़क पर बिखरे हुए थे। कुछ जले हुए मकानों से अभी तक धुआं उठ रहा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। चौराहे पर इंडियन फौजियों ने मुझे जीप से गुजरते देखकर सैल्यूट किया। मैंने हाथ के हल्के से इशारे से जवाब दिया। कुछ बंगाली जे बंगला के नारे लगाते चौक में से गुजर गए। छावनी एक फरलांग दूर रह गई तो मैं फार्म गेट की तरफ घूम गया। छावनी में कसरत से इंडियन फौज मौजूद थी। मैं उतर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। यहाँ बाजार में बेकरी की एक दुकान खुली थी। मैं जीप रोक कर दुकान में दाखिल हुआ तो बंगाली दुकानदार ने मुस्कुरा कर मेरा खैर मकदम किया। मैंने 2 बड़ी डबल रोटियां और कुछ अंडे खरीद कर लिफाफे में रखवाए और पैसे देकर बाहर जीप में आ गया। एक भारतीय सिपाही मेरी जीप को गौर से देख रहा था। मुझे देखकर वो जल्दी से परे हट गया और सैल्यूट मारकर अटेंशन हो गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, उधर क्या देखता है वो जांगली, तुम दुश्मन के इलाके में हो, अंबाला छावनी में नहीं। इंडियन सिपाही ने एक बार फिर मुझे सैल्यूट किया और कहा, सब ठीक है सर। मैं जीप लेकर वहां से निकल आया। वो एक कैप्टन की जीप थी, जबकि मेरी वर्दी पर हवालदार रैंक के फीते लगे थे। किसी को भी शक हो सकता था। चुनाचे मैं ज्यादा देर कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं समझता था। अगरचे उस वक्त ढाका में अफरा तफरी का सा आलम था और इस किस्म की हजारों इंडियन फौजी जीपें सड़कों पर घूम रही थी। फिर भी मैं अपनी तरफ से किसी किस्म की बेएहतियाती नहीं बरतना चाहता था। अब मुझे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि एक बेबस लड़की की भी जान बचानी थी। फार्म गेट वाली सड़क से जीप निकाल कर मैं गुलशन कॉलोनी की तरफ जा रहा था। जो ही एक मोड़ घूमा, सामने सड़क पर लोगों का छोटा सा हुजूम था। करीब पहुंचा तो देखा कि मुक्ति बाहिनी के 4 आदमी एक गहरे सब्ज रंग की वर्दी वाले नौजवान को संगीनों की नोक पर सड़क के किनारे दरख्तों की तरफ ले जा रहे थे। बंगाली नारे लगा रहे थे, पंजाबी को मारो। मैंने बदकिस्मत नौजवान को वर्दी से पहचान लिया कि वो पाक फौज का सिपाही है। मैं उसे मुक्ति बाहिनी के हाथों मौत के घाट उतरते नहीं देख सकता था। मुक्ति बाहिनी वाले उस पाक फौज के जवान को संगीनों से छलनी करने वाले थे कि मैंने जीप रोक ली। पिस्तौल तान कर मैंने जीप से छलांग लगाई और गरज कर कहा, ओए तुम जांगली लोग, इसको शूट नहीं करेगा। ये हमारी इंडियन फौज का कैदी है, इसे हमारे हवाले कर दो। मुक्ति बाहिनी वाले खूनी आंखों से मुझे देखने लगे। मैंने एक हवाई फायर किया और एक बार फिर जोर से कर जा, ओए भाग जाओ, नहीं तो एक को भून डालूंगा। ये हमारा कैदी है, इसे हम शूट करेगा। मुक्ति बाहिनी वालों ने अपने सामने इंडियन फौज के हवालदार को पिस्तौल ताने देखा तो बड़बड़ाते हुए दूर हट गए। पाक फौज का जवान अभी तक जमीन पर बैठा हुआ था। मैंने उसे हुक्म दिया कि जीप में बैठ जाओ, तुम हमारा कैदी है, चलो। डबल मार्च जांगली। उस फौजी के कांधे पर रैंक का कोई निशान नहीं था। फरार होने की कोशिश करते हुए उसने रैंक के फीते नोच डाले होंगे। शिकस्त के बाद फौजी ऐसा ही करते हैं। मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया, जल्दी उठो, चलो जीप पे बैठो। वो खामोशी से मेरी जीप की अगली सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने एक और हवाई फायर किया। लोगों का मजमा इधर उधर हो गया। मुक्ति बाहिनी वाले भी मुझे कोसते हुए वहां से चल दिए। मैंने जीप स्टार्ट की और तेजी से आगे निकल गया। मैंने पाक फौज के जवान से कहा, ये तो मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी रेजिमेंट और रैंक क्या है? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने मुक्ति बाहिनी वालों से तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम इंडियन फौज की कैद में हो। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो 11वीं पंजाब रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट है और उसका नाम अल्ताफ है। मैंने उसे डांट कर कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम लेफ्टिनेंट नहीं हो, इंटेलिजेंस का कैप्टन है हम, तुमसे पूछगिछ करेगा। वो खुशशक्ल नौजवान सर झुकाए बैठा रहा। उसके चेहरे पर शिकस्त की हजीमत थी। मेरे डांटने पर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं कैदी हूँ और अब मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो सच है और मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कोर्स से है। मैंने सख्त लहजे में पूछा, जब तुम्हारी रेजिमेंट ने हथियार डाल दिए थे तो तुम इधर मुक्ति बाहिनी वालों के हत्थे कैसे चढ़ गया? पाक फौज के जवान ने बताया कि उसकी ड्यूटी पोस्ट ऑफिस पर थी कि ढाका फॉल हो गया और गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू हो गया। वो पोस्ट ऑफिस की इमारत में छुपा रहा। अब मौका पाकर वहां से भागा तो मुक्ति बाहिनी वालों ने उसे पकड़ लिया। आप ना आते तो ये लोग मुझे हलाक कर चुके होते। मैंने कहा, अब हम भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुमने हमारे हजारों जवानों को मार डाला है। वो खामोश रहा। जीप गुलशन कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी। मेरी कोठी का गेट उसी तरह खुला हुआ था और कोठी का लॉन वीरान पड़ा था। जीप गैराज में खड़ी करके मैंने पिस्तौल निकाल लिया और लेफ्टिनेंट अल्ताफ अकबर से कहा कि चलो अंदर, खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा। मैं उसे टीवी लाउंज में ले आया। पाक फौज का जवान यही समझे बैठा था कि मैं उसे शूट करने वाला हूँ, इसलिए वीरान कोठी में लाया हूँ। मैंने उसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया, पिस्तौल का रुख उसकी जानिब किया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे शूट ही करना था तो मुक्ति बाहिनी वालों से क्यों बचाया? मैं मुस्कुरा दिया, पिस्तौल पेटी के साथ लगा दिया और उसके कांधे पर हाथ रख कर कहा, वो इसलिए कि मैं इंडियन सिपाही नहीं हूँ बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और तुम्हारा खून होते नहीं देख सकता था। वो एक लम्हे के लिए जैसे सकते में रह गया। फिर उसने मेरी वर्दी की तरफ देखा और कहा, ये वर्दी, जीप, ये सब कुछ? मैंने उसे अपने पास फर्श पर बिठा लिया और शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी।
ढाका में आने से पहले पठानकोट में मैंने कमांडो की हैसियत से जो कारनामा दिखाया था सिर्फ उनका जिक्र नहीं किया। उसे यही बताया कि मैं ढाके में कारोबार करता था और ये कोठी मेरी मिल्कियत है। मैं ऊपर छत पर गया और टैंकी से शहनाज को निकाल कर नीचे ले आया। वो बेचारी खौफ से नीम जान हो रही थी। मैंने नीचे आते आते उसे लेफ्टिनेंट अल्ताफ के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि अब हम 3 हो गए हैं, कोई ना कोई फरार का रास्ता निकाल लेंगे। मैंने शहनाज को डबल रोटी और अंडे देकर कहा कि वो नाश्ता बनाए। अल्ताफ अकबर ने कहा कि फौज के रूल्स के हिसाब से कैप्टन वर्मा की जीप का हमारे गिराज में ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। कैप्टन वर्मा जब अपनी रेजिमेंट में ना पहुंचा तो उसूली तौर पर उसकी इसी इलाके में तलाशी होगी जहां वो ड्यूटी पर था और हम इस वक्त इसी इलाके में हैं। मेरे हिसाब से तो आज शाम तक मिलिट्री पुलिस के आदमी कैप्टन वर्मा की तलाश में यहाँ आ जाएंगे, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस जीप को यहाँ से दूर ले जाकर किसी घाटी या तालाब में लुढ़का देना चाहिए। उस नौजवान लेफ्टिनेंट का अंदाजा फौजी कवानीन और जवाबित के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैंने उसकी राय से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ये जीप हमें यहाँ से फरार होने में मदद दे सकती है। पहली बात तो यह है कि जीप एक इंडियन कैप्टन की है, जबकि तुम हवालदार की वर्दी में हो। तुम्हारी हर जगह चेकिंग हो सकती है और किसी न किसी जगह तुम पकड़े भी जा सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं पाक फौज की वर्दी में हूँ, मैं बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। तीसरी ये कि एक औरत हमारे साथ होगी, उसे हम कहाँ छुपाएंगे। मैंने कहा मेरे भाई, अगर हम इन बारीकियों पर गौर करते रहे तो यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे, हमें जुर्रत से काम लेना होगा। वो बोला ये मैदानी जंग नहीं है जहाँ हम जुर्रत दिखाकर दुश्मन पर गालिब आ सकेंगे। हम दुश्मन के मुल्क में हैं और ढाका फॉल हो चुका है। हमें जुर्रत के साथ साथ अक्लो फहम और चालाकी और अय्यारी से भी काम लेना होगा। हालात का तकाजा है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस जीप से छुटकारा हासिल कर लें। उसके बाद मुझे भी कहीं से भारतीय वर्दी हासिल करना होगी ताकि पहली ही नजर में पहचाना न जा सकूं। अगर मैं तुम्हारे साथ कुर्ते पाजामे के साथ निकलता हूं तो मुक्ति बहानी वाले मुझे पकड़ लेंगे और शहनाज को कहां तक बचा सकोगी। मैं सोच में पड़ गया। इतने में शहनाज नाश्ता तैयार करके ले आई। हमने खामोशी से नाश्ता जहर मार किया। सदमे की वजह से शहनाज की भूख मर चुकी थी, मगर जिंदा रहने के लिए उसे मजबूर करके थोड़ा बहुत खिलाया। शहनाज पढ़ी लिखी लड़की थी। फरार के इम्कानात पर वो भी किसी वक्त अपनी राय का इजहार करती। बंगाली जबान उन दोनों में से मैं ज्यादा समझ सकता था और थोड़ी बहुत बोल भी लेता था, लेकिन अगर हम रवानी से भी बंगाली जबान बोल लेते तब भी हमारे खिलते हुए रंग और कद काठ और लहजे हमें पकड़वा सकते थे। मुक्ति बहानी वालों ने तो ऐसे ऐसे बिहारियों को भी कत्ल कर दिया था जिनके रंग बंगालियों जैसे थे और जो बड़ी रवानी से बंगला बोलते थे। मकामी लोग उनके लहजे से पहचान लेते कि वो बंगाली नहीं है। इसी उधेड़बुन में दोपहर हो गई। अचानक बाहर कुछ शोर सा सुनाई दिया। मैंने लेफ्टिनेंट अल्ताफ और शहनाज को किचन में जाने का इशारा किया और खुद ब्रेन गन हाथ में लेकर कमरे से निकलकर बरामदे में आया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। एक सिख फौजी गेट के अंदर आकर गिराज में खड़ी जीप को देख रहा था। सड़क पर कुछ बंगाली लूटा हुआ माल उठाए लाठियां और कुल्हाड़ियां लहराते शोर मचाते गुजर रही थी। मेरे बूटों की आवाज सुनकर सिख फौजी मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने देखा कि उसके कांधे पर 2 फीते और एक क्राउन बना हुआ था। वो सूबेदार मेजर था और उसका रैंक मुझसे बड़ा था। मैंने जोरदार सैल्यूट मारा। सिख फौजी के कांधे पर ब्रेन गन लटक रही थी। उसने जीप की तरफ इशारा करके कहा, ओए जवान, ये जीप यहाँ रख कर तुम अंदर क्या कर रहे थे? 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे उस सिख फौजी के साथ जो सलूक करना था वो मैंने सोच लिया और एक बार फिर सैल्यूट मारकर कहा, सर अंदर बहुत माल है, विलायती शराब, 2 औरतें भी हैं। उन्हें कहाँ रखना है सर? ऑर्डर करें। क्या इन औरतों को कैद कर ले या शूट कर दें? मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा था। विलायती शराब और औरतों के बारे में सुनकर उसकी आंखें चमक उठी और वो बोला, चलो हमें दिखाओ। मैं यही तो चाहता था। फौरन दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। वो लंबे डग भरता अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसके पीछे पीछे था। मैं उसे ब्रेन गन का ब्रस्ट नहीं मारना चाहता था। इस तरह उसकी वर्दी खून आलूद और नाकारा हो जाती, जबकि मुझे उसकी जरूरत थी। शाह मुझे एक खास किस्म के कमांडो एक्शन से काम लेना था, जिससे 1 सेकंड में दुश्मन की गर्दन का मनका तोड़ दिया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग के उस्ताद कहा करते थे कि इस एक्शन को अगर पूरी टाइमिंग और महारत से किया जाए तो खुद दुश्मन को भी खबर नहीं होती कि उसकी गर्दन का मनका टूट गया है और वो मर चुका है। मैं इंडियन हवालदार की वर्दी में था। सिख सूबेदार मेजर को एक लम्हे के लिए भी शक न हुआ। गिराज में इंडियन फौज की जीप खड़ी थी। वो इत्मीनान से टीवी लाउंज में आकर बोला, कहाँ है माल लोए? मैं उसके करीब पहुंच गया। सर दूसरे कमरे में है। वो मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ा जिसका दरवाजा आधा खुला था। मुझे उसी दरवाजे की दहलीज पर कमांडो एक्शन करना था। यह दहलीज उस सिख फौजी की जिंदगी का आखिरी मकाम था
और दहलीज पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। मैंने अपने आप को एक खास पोजीशन में कर लिया। मेरी रग रग में बिजलियां सी कौंध गईं। सिख फौजी ने दहलीज की तरफ कदम बढ़ाया। उसे दूसरा कदम रखने की मोहलत न मिल सकी। मैं किसी ताकतवर चीते जैसी तेजी से उछला और दूसरे ही लम्हे सिख फौजी की गर्दन मेरे बाजुओं के शिकंजे में एक तरफ लुढ़की हुई थी। उसकी गर्दन का मनका टूट चुका था। उसके बाजू झूल गए थे। मैंने उसे छोड़ दिया। वो धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। किचन से शहनाज और अल्ताफ अकबर भी आ गए। शहनाज सरासीमा थी। वो कत्ल पर कत्ल देख रही थी। लेफ्टिनेंट अल्ताफ ने तेजी से आगे बढ़कर सिख फौजी की लाश सीधी की और मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने कमांडो ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की है? क्या तुम फौज में रह चुके हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। ये दावपेच तो मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाए थे। अब तुम जल्दी से इसकी वर्दी उतार कर पहन लो। ये कहकर मैं और शहनाज किचन में चले गए। शहनाज बेचारी थर-थर कांप रही थी। वो घुटी घुटी सी आवाज में कहने लगी, ये मुल्क बहुत बड़ा है, हम कहाँ तक भाग सकेंगे? मैंने कहा, ये मुल्क आज अगर बांग्लादेश है तो कल मशरकी पाकिस्तान भी था। जहाँ हमारे दुश्मन हैं तो कहीं न कहीं हमारे हमदर्द भी जरूर होंगे। वो हमारी मदद करेंगे। लेफ्टिनेंट किचन में आ गया। वो सूबेदार मेजर की वर्दी में था और ब्रेन गन उसके कांधे पर लटक रही थी। वो उसकी जेब से निकली हुई पासबुक और दूसरे कागजात पढ़ रहा था। इस सूबेदार मेजर का नाम बारा सिंह था और वो जाट रेजिमेंट का जवान था। उसकी पासबुक हमें उसकी लाश के साथ ही गायब कर देनी होगी। सिख फौजी की जीप से कुछ भारतीय करेंसी निकली। एक गुरमुखी में लिखा हुआ खत भी था, जिस पर लुधियाना के किसी गांव का पता लिखा हुआ था। लुधियाना अंग्रेजी में लिखा था, बाकी सारा पता गुरमुखी में था। हमने सिख फौजी की लाश, उसका खत, उसकी पासबुक और अल्ताफ अकबर की वर्दी को भी तख्ता उठाकर बेडरूम के उस तहखाने में फेंक दिया, जहां पहले से 3 लाशें अब बू मारने लगी थी। पासबुक को इसलिए लाश के साथ तहखाने में फेंक दिया कि उस पर सिख सूबेदार मेजर की तस्वीर लगी थी। हमारा प्रोग्राम ये बना कि शाम का अंधेरा होते ही जीप लेकर निकल पड़े और शिमाल की तरफ किसी मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में दाखिल होने की कोशिश की जाए। ये प्रोग्राम बनाना बड़ा आसान था, लेकिन हमें मालूम था कि इस जानलेवा सफर पर कदम कदम पर मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। अब सबसे बड़ा मसला शहनाज का था। उसे हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। हम हरगिज ये गवारा नहीं कर सकते थे कि एक शरीफ पाकिस्तानी खातून को मुक्ति बाहिनी वाले अगवा करके ले जाएं। काफी सोचो विचार के बाद आखिर हमने आपस में यही तय किया कि शहनाज को मर्दाना लिबास पहनाकर सिविलियन बंगाली नौकर के भेस में साथ रख लिया जाए। मैंने उसी वक्त जीप निकाली और शहर के एक पुराने बाजार में आ गया, जहाँ सेकंड हैंड कपड़े वगैरह मिलते थे। बंगाली इंडियन जीप देखकर इकट्ठे हो गए और जे बंगला के नारे लगाने लगे। मैंने दुकानदार से एक कुर्ता, खुला पाजामा और रबर के पुराने 3-4 बूट खरीदे कि कोई तो शहनाज को पूरा आ जाएगा। मैंने दुकानदार को अपनी रेजिमेंट हेडक्वार्टर का झूठ मूठ एड्रेस लिख कर दे दिया कि बिल वहां भेज दे। वो भला कैसे इनकार कर सकता था। वापसी पर मैंने एक सड़क पर वो ट्रक जाते देखे जिनमें पाक फौज के जवान जंगी कैदियों की हैसियत से खामोश बैठे हुए थे और लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकता था। कोठी में वापस आकर हमने पहला काम ये किया कि चाकू की मदद से शहनाज के लंबे बाल काट दिए। उसका जिस्म दुबला पतला था। उसे मर्दाना लिबास पहनाया तो वो बिल्कुल सांवला बिहारी लड़का लगने लगी। एक जूता उसे पूरा आ गया। एहतियातन एक 4 खाना धोती उसके कांधों पर ओढ़ा दी। जब शाम का अंधेरा ढाका शहर के बाजारों में उतर आया तो हमने जीप में पेट्रोल चेक किया। टंकी काफी भरी हुई थी। अगली सीटों पर मैं यानी हवालदार घनश्याम और अल्ताफ अकबर यानी सूबेदार मेजर दरबार सिंह बैठ गए। पिछली सीट पर शहनाज को बिठाया और उसे हिदायत की गई कि वो गूंगी बनी रहे और कोई बात न करे। फिर हमने खुदा का नाम लिया और जीप निकाल कर ढाका की तरफ रवाना हो गए। हमारी जीप ढाका के बाजारों से गुजर रही थी। हथियार डालने के बाद बड़े अलम अंगेज मनाजिर देखने में आ रहे थे। बंगालियों की अक्सरियत वक्ती जज्बात के तूफान में घिर चुकी थी। जो लोग हिंदुस्तानी फौजियों के खैर मकदम में नारे लगा रहे थे। हम एक भारतीय फौजी जीप में सवार थे और हमारी वर्दियां भी भारतीय फौज की थी। हमें देखकर बंगाली खुशी से नारे लगा रहे थे। हमें भी हाथ हिला हिलाकर उनके नारों का जवाब देना पड़ा, अगरचे हमारे दिल खून के आंसू रो रहे थे। मैं हवालदार घनश्याम दास और मेरा साथी अल्ताफ अकबर सूबेदार मेजर दरबार सिंह की वर्दी में और पाकिस्तानी CSP अफसर की बीवी शहनाज मर्दाना लिबास में हमारे सिविलियन बंगाली मुलाजिम के भेस में थी। मैं जीप चला रहा था। अल्ताफ अकबर मेरी साथ वाली सीट पर और शहनाज पिछली सीट पर बैठी हुई थी। कोई इंडियन फौजी जीप या ट्रक हमारे करीब से गुजरता तो हम एक दूसरे को हाथ हिलाकर सलाम करते। हम कर्मी टोला के इलाके से गुजरे तो हमें बंगालियों ने घेर लिया और हमें फूलों के हार पहनाए और मिठाई के 2 लिफाफे दिए। वो चीख चीख कर इंडियन फौज और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर दुबकी बैठी हुई थी। उसका रंग जर्द हो रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा और उसके जहन में ये डालने की कोशिश की कि वो भी अपने आप को खुश जाहिर करे। बड़ी मुश्किल से हमने जीप को भीड़ में से निकाला और कमलापुर की तरफ से होते हुए चिटागोंग की तरफ जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गए। एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों में जीप खड़ी करके हमने
हमने मिठाई खाई क्योंकि हमें भूख लग रही थी। मैंने शहनाज को दबे लहजे में थोड़ा सा डांटा कि अगर वो बंगालियों को देखकर इसी तरह घबराती रही तो हम पकड़ लिए जाएंगे। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वो मजबूर है। अल्ताफ अकबर ने कहा, अगर वो अपने आप को नहीं संभालेगी तो हमें मुक्ति बाहिनी की गोलियों का निशाना बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। शहनाज ने वादा किया कि वो हमारी हिदायत पर अमल करेगी। पहले हमारा मंसूबा नेपाल की सरहद पार करने का था, मगर काफी सोच विचार के बाद अब हमारा इरादा चिटागोंग के हिल ट्रैक्स पार करके बर्मा की तरफ फरार होने का था, क्योंकि नेपाल की सरहद के उस तरफ इंडियन कमांड ने अपना हेडक्वार्टर कायम कर लिया था। अगर हमारे पास जीप न होती तो हम नारायणगंज के मकाम पर दरिया पार करके आगे जंगल में निकल जाते, लेकिन हम जीप और इंडियन फौजी वर्दियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर जितनी दूर हो सकता था बजरिया सड़क निकल जाना चाहते थे। ढाका से चिटागोंग तक बहुत तवील सफर था। जीप पर यह सफर खतरनाक भी था। मैं उस सड़क पर अपनी एयर कंडीशनड कार में रंगपुर तक सफर कर चुका था। ये एक रात और एक दिन का सफर था। रास्ते में हमें पेट्रोल भी लेना था। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। कई मसाइल पैदा हो सकते थे। जगह जगह इंडियन और बंगाली रेजिमेंटों ने चेक पोस्टें कायम कर रखी थी। तफसीली पूछगिछ और कागजात की पड़ताल के वक्त हम पकड़े भी जा सकते थे। मैं इन्हीं हालात में गुम था और जीप सड़क पर तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। शाम के साय होने लगे तो हमें सड़क के दरमियान एक इंडियन फौज का ट्रक खड़ा नजर आया। उसके आगे एक भारतीय फौजी खड़ा बाजू हिला हिलाकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। अल्ताफ अकबर ने मशवरा दिया कि जीप न रोकी जाए, मगर मैंने देख लिया था कि ट्रक में वायरलेस था जिसका एरियल बाहर निकला हुआ था। अगर हम वहां रुके बगैर भाग जाते तो ट्रक में बैठे भारतीय फौजियों को हम पर शक हो सकता था और वो हमारे बारे में सिग्नल देकर मुश्किलात पैदा कर सकते थे। चुनाचे मैंने ट्रक की एक जानिब जीप रोक ली। एक सिख सिपाही ने हमारे करीब आकर सैल्यूट किया और कहा, सर तेल खत्म हो गया है। मैंने देखा कि फौजी ट्रक की अगली सीट पर एक और सिख फौजी बैठा हुआ था। मैंने सिख सिपाही से कहा कि डिब्बा लेकर जीप की टंकी में से थोड़ा सा तेल निकाल ले। मैं इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था, हालांकि हमें खुद पेट्रोल की जरूरत थी। सिख सिपाही ने सैल्यूट मारा, ट्रक के पीछे से एक टीन का डिब्बा और रबड़ की नलकी निकाली और जीप की टंकी में से पेट्रोल निकालने लगा। मैं जीप में बैठा रहा। मेरी उंगली स्टेन गन के ट्रिगर पर थी। मैं किसी भी सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार था। लेफ्टिनेंट अल्ताफ खामोश बैठा हुआ था। उसकी आंखों में तशवीश थी। इतने में सामने से एक इंडियन फौजी जीप तेजी से आई और हमारे पहलू में रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसमें एक इंडियन मेजर और उसके 2 बॉडीगार्ड सवार थे। इंडियन मेजर की मूछें नोकीली थी और कांधे पर क्राउन चमक रहा था। उसने करख्त आवाज में पूछा, इधर तुम लोग क्या कर रहा है? दूसरे सिख फौजी ने जल्दी से उतर कर सैल्यूट मारा और बताया कि पेट्रोल खत्म हो गया है। इंडियन मेजर ने हमारी जीप की तरफ देखा और वहीं से बोला, कौन सी रेजिमेंट हो? यहाँ मुझसे एक गलती हो गई थी। हमें चाहिए था कि ज़ाब्ते के मुताबिक एक इंडियन मेजर को सामने देखकर फौरन अपनी जीप से उतरकर उसे सैल्यूट करते। यही गलती हमें लेकर बैठ सकती थी। मैं जीप से उतरकर मेजर के करीब गया और सैल्यूट मारकर कहा, सर 15 हिसार रेजिमेंट। वो भी जीप से उतर आया और मेरे करीब आकर बोला, जवान अपनी पासबुक दिखाओ। मैं सिविलियन होता तो घबरा जाता, लेकिन मैं एक ट्रेंड कमांडो था और इस किस्म के मौकों के लिए तो कमांडोज को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अगरचे मेरे पास हवालदार घनश्याम दास की पासबुक मौजूद थी, मगर मैंने उस पर लगी हुई घनश्याम दास की तस्वीर उतार कर फाड़ दी थी। मैंने जल्दी से कहा, सर जीप में है। ये कहकर मैं तेजी से मुड़ा, डबल मार्च करता अपनी जीप तक आया। लेफ्टिनेंट अल्ताफ कुछ घबराया हुआ था। पिछली सीट पर बैठी शहनाज भी सहमी हुई थी। मैं यूं ही जीप का डैशबोर्ड खोलने के लिए झुका और धीमी आवाज में अल्ताफ से कहा, एक्शन। और उसके साथ ही मैंने पलटकर मेजर पर स्टेन गन की बार मारी। वो उछल कर गिरा। मैंने फौरन ही उसके पीछे जीप में खड़े हुए दोनों फौजियों को भी भून डाला। इस दौरान में अल्ताफ ने बेहद मुस्तैदी का सबूत देते हुए अपनी स्टेन गन से पेट्रोल भरते हुए सिख और ट्रक के पास खड़े दूसरे सिख फौजी को गोलियों का निशाना बना दिया। सड़क पर 5 फौजियों की लाशें तड़प रही थी। मैंने अल्ताफ से कहा, लाशों को उठाकर झाड़ियों के पीछे फेंक दिया जाए। शहनाज का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। हमने जल्दी जल्दी 5 लाशें सड़क से घसीट कर घनी झाड़ियों में फेंक दी। फिर ट्रक और जीप को धक्का लगाकर सड़क की दूसरी जानिब दरख्तों की तरफ लुढ़का दिया। फिर ट्रक और जीप को धक्का लगाकर सड़क की दूसरी जानिब दरख्तों की तरफ लुढ़का दिया। फौजियों ट्रक और जीप की तलाशी लेने पर हमें इंडियन करेंसी में कोई 500-600 रुपए की रकम, 2 भरे हुए रिवॉल्वर और स्टेन गन का एमुनिशन मिला। ये एमुनिशन हमने अपनी जीप में रखा और तेजी से आगे रवाना हो गए। अल्ताफ ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, तुम मुझे कमांडो लगते हो। ये एक कमांडो एक्शन ही था। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि कॉलेज के जमाने में कमांडो ट्रेनिंग ली थी। जीप सड़क पर से कहीं निकल आई थी। सड़क पर दोनों जानिब बुलंद और घने दरख्त थे। इन दरख्तों के साए शाम के बढ़ते फैलते छटपटे में गुम हो रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया।
अब रात हो गई थी। वहाँ एक बंगाली रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बंगाली बैठे चाय पी रहे थे। मैंने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। बंगाली दुकानदार और ग्राहकों ने इंडियन फौजियों को देखकर जय बंगला के नारे बुलंद किए। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया और खाना तलब किया। वहां से हमें चावल और उबली हुई मछली मिल गई। मैंने पैसे देने चाहे मगर बंगाली दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। हमने जीप में बैठकर खाना खाया। एक बंगाली मुलाजिम पानी लेकर आया। उसने घूर कर शहनाज को देखा, फिर बंगला जबान में शहनाज से कोई सवाल किया, क्योंकि शहनाज का हुलिया किसी बंगाली लड़के का था। शहनाज ने आगे से गूंगों की तरह गूंगा किया। मैंने बंगाली लड़के से कहा कि ये बंगाली गूंगा है। बंगाली मुलाजिम हंसने लगा और आगे से वो भी गूंगों की नकल उतारते हुए गूंगा करने लगा। खाना खाने के बाद हमने बर्तन बंगाली मुलाजिम के हवाले किए। उसे 2 रुपए बख्शीश दी और जीप स्टार्ट करके वहां से आगे निकल गए। जू रात गहरी होती जा रही थी, सफर दुश्वार होने लगा था। एक तो सड़क पर रोशनी नहीं थी, दूसरे नींद का गलबा होने लगा था। शहनाज पिछली सीट पर सो गई थी। अल्ताफ भी ऊँग रहा था। कभी कभी जीप चलाते हुए मुझे भी ऊँग आ जाती। ये बड़ी खतरनाक बात थी और जीप बेकाबू होकर किसी खड्ड में गिर सकती थी। चुनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी महफूज मकाम पर जीप रोक कर बाकी रात आराम किया जाए। एक जगह बड़ी सड़क में से एक छोटी कच्ची सड़क खेतों और दरख्तों की जाले में निकलती थी। मैंने जीप को उस सड़क पर डाल दिया। ये ऊंची नीची कच्ची सड़क थी और छकड़ों वगैरह के लिए बनाई गई थी। कुछ फासले पर सड़क से हटकर एक जगह रोशनी दिखाई दी। अल्ताफ ने उस तरफ इशारा करके कहा, कोई गाँव लगता है, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने उसकी राय से इत्तेफाक करते हुए कच्ची सड़क से जीप को उतारा और एक जगह आम के घने दरख्त के नीचे खड़ी कर दी। जमीन पर सांप बिच्छू का डर था, इसलिए जीप में ही सोने का फैसला किया। मैंने अल्ताफ से कहा कि आधी रात तक वो सो जाए, मैं पहरा देता हूँ, उसके बाद मैं आराम करूंगा, तुम पहरा देना। चुनाचे अल्ताफ जीप की अगली दोनों सीटों पर टांगे फैलाकर लेट गया। मैं स्ट्रेन गन लिए पहरा देने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस नौजवान पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट के खर्राटों की आवाजें आने लगी। मैं सोचने लगा, खुदा जाने पंजाब में मुकीम इस नौजवान के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो अपने बेटे की जिंदगी के लिए किस खुशू और खुजू से दुआएं मांग रहे होंगे। ऐसे सैकड़ों नौजवान थे जिनकी जिंदगियों के लिए पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही थी। किसी को उनके मुस्तकबिल, उनकी जिंदगियों के बारे में इल्म नहीं था। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर गहरी नींद सो रही थी। बदकिस्मत दुल्हन मशरकी पाकिस्तान के खूनी इनकलाब के सैलाब में अपने शौहर की मौत के बाद तिनके की तरह बह रही थी। मैं सोचने लगा कि इसकी वजह से हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगरचे वो मर्दाना लिबास में थी, मगर ये नाकाबिल एतबार हुलिया था। वो पहचानी जा सकती थी। हम उसे अपने से अलग भी नहीं कर सकते थे। मैं उसे अपने साथ ही बर्मा की सरहद पार करवाना चाहता था। मैं उस तरफ देखने लगा जिधर रोशनी हो रही थी। ये किसी लालटेन की रोशनी थी। अंधेरे में मुझे 2-3 झोंपड़ियों के धब्बे से नजर आ रहे थे। ये कोई गांव नहीं था, 2-3 झोंपड़ियां थी जहां बंगाली किसान रहते थे। मुझे नींद आ रही थी मगर मैं ड्यूटी पर था। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15 बज रहे थे। हम चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में थे। पाक फौज हथियार डाल चुकी थी। जाहिर है वो भारतीय फौजियों की कैद में थी। मुक्ति बाहिनी ने इंडियन फौज के साथ मिलकर हर तरफ कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा था। हम इंडियन वर्दियों में जरूर थे मगर हमारा भांडार किसी भी वक्त फूट सकता था। आसपास झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। नींद पर गलबा पाने के लिए मैं चल फिर कर पहरा देने लगा। रात अगरचे खुन्क थी मगर हब्स हो गया था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि अल्ताफ को गहरी नींद से जगाऊं, मगर मेरा आराम करना भी जरूरी था। मैंने 2 बजे उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके मुंह से निकल गया, अम्मा जी। वो ख्वाब में शायद अपनी माँ से बातें कर रहा था। मुझे सामने देखकर उसने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर दोनों हाथ फेरे और बोला, ख्वाब में अम्मा जी मेरे सर पर प्यार कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए मगर मैं इन आंसुओं को पी गया। अल्ताफ अकबर मेरी जगह पहरा देने लगा और मैं जीप की अगली सीटों पर लेट गया। फौरन ही नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब अल्ताफ मेरे कांधे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कह रहा था, आमिर भाई उठो, दिन निकलने वाला है। मैंने देखा आसमान पर सुबह की जुमर्द रोशनी फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शहनाज अभी तक बेसुध पड़ी थी। मैंने अल्ताफ से कहा कि हमें इन झोंपड़ी वालों से हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने पीने का सामान हासिल करना होगा। शहनाज भी जाग गई थी। हमने उसे साथ लिया और झोंपड़ियों की तरफ चल दिए। हल्की रोशनी फैल रही थी। 2 बंगाली किसान धोतियां बांधे एक झोंपड़ी के बाहर बैठे नारियल का पानी पी रहे थे। उनमें से एक की चुग्गी दाढ़ी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, ये मुसलमान लगते हैं लेकिन खबरदार, इन्हें अपना राज न बताना। एक धोती पोश दुबली पतली उधेड़ उम्र की औरत झोंपड़ी की एक जानिब बैठी चूल्हे में आग जला रही थी। 2 भारतीय फौजियों को अपनी तरफ आते देखकर बंगाली उठ खड़े हुए। उन्होंने माथे पर हाथ रखकर हमें सलाम किया। उन दोनों में एक जवान और एक पक्की उम्र का था।
दोनों दुबले पतले और कमजोर थे। मैंने टूटी फूटी उर्दू में कहा, हम भारतीय फौजी हैं, हमें हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने को चाहिए। मेरे लहजे के तहक्कुम से वो सहम गई। उनमें जो बड़ा था उसने अपनी बीवी को झरिया कहकर आवाज दी। ये नाम हिंदुओं का था, मगर बूढ़े बंगाली की दाढ़ी बता रही थी कि वो मुसलमान है। फिर ख्याल आया कि मशरकी पाकिस्तान के मुसलमान अपनी बीवियों और लड़कियों के दो नाम रखते हैं, एक मुसलमान का और दूसरा हिंदुओं वाला। उसकी बीवी ने हमारे लिए जमीन पर चटाई बिछाई। मैंने मुंह हाथ धोने के लिए पानी मांगा तो बूढ़े बंगाली ने एक तरफ दरख्तों में इशारा करके बताया कि उधर एक तालाब है। पहले मैं तालाब पर गया। वो एक छोटा सा तालाब था जिसकी सीढ़ियां पानी में उतर गई थीं। इस किस्म के तालाब मशरकी पाकिस्तान के देहातों में आम होते हैं। मैंने हाथ मुंह धोया, फिर अल्ताफ को भेज दिया। वो वापस आया तो शहनाज को तालाब पर जाने का इशारा किया। शहनाज खामोशी से उधर चल दी। उसका लिबास तो बंगाली लड़कों जैसा था, मगर चाल औरतों जैसी थी। मैंने महसूस किया कि बूढ़ा बंगाली उसकी तरफ मशकूक नजरों से देख रहा है। हमने नाश्ता किया। बूढ़े बंगाली की बीवी ने कालक लगी केतली में हमारे लिए चाय बना दी। मालूम हुआ कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था, ये एक मुसलमान बंगाली कुंबा था। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर से एक खुश शक्ल नौजवान बंगाली लड़की निकल आई। वो हमें खौफजदा नजरों से देखती हुई अपनी माँ के पास चली गई। बूढ़े बंगाली ने डरते डरते बताया कि ये उसकी बेटी है। वो हमें बातों में लगाकर हमारी तवज्जो अपनी बेटी की तरफ से हटाना चाहता था। मैंने उसे पूछा कि भगोड़े पाकिस्तानी फौजी तो यहाँ नहीं है। उसने एक गहरी सांस लेकर बताया कि इधर जितने पाकिस्तानी फौजी थे सबको इंडियन फौज गिरफ्तार करके ले गई है। मैंने जेब से इंडियन करेंसी के 20 रुपए निकाल कर बूढ़े को दिए। उसने लेने से इनकार कर दिया। वो अभी तक खौफजदा था और उसने अपनी लड़की को इस दौरान में इशारा करके दूसरी झोंपड़ी में भेज दिया था, क्योंकि मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौजी बंगाली लड़कियों को भी अगवा करके ले जाते थे। मैंने जबरदस्ती उसे 20 रुपए दिए और उसका शुक्रिया अदा करके चले ही थे कि एक तरफ से फौजी जीप आती दिखाई थी। मैंने अल्ताफ की तरफ देखकर उसे होशियार रहने का इशारा किया और शहनाज से कहा कि वो दरख्तों के दरमियान खड़ी अपनी जीप में जाकर बैठ जाए। शहनाज चली गई। जीप हमारे करीब आकर रुक गई। ये किसी बंगला रेजिमेंट की जीप थी और उसमें 4 मुक्ति बाहिनी के गुंडे सवार थे। उन्होंने राइफलें थाम रखी थी। उनमें से एक जीप में ही बैठा रहा, दूसरा जीप से उतरकर खड़ा हो गया। 2 मुक्ति बाहिनी वाले हमारी तरफ बढ़े। वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी वर्दियां मुक्ति बाहिनी की थीं और आंखों से वहशत और दरिंदगी टपक रही थी। उन्होंने हमें सलूट किया और टूटी फूटी उर्दू में कहा कि वो लोग यहाँ मुर्गियां और अंडे लेने आए हैं। मैंने वहां ठहरना मुनासिब न समझा और अल्ताफ को साथ लेकर वापस अपनी जीप की तरफ चल दिया। हमारे लिए उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। दरख्तों के झुंड में हमारी जीप खड़ी थी। मैं जीप स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी लड़की की चीख सुनाई दी। हमने दरख्तों के दरमियान से देखा। 2 मुक्ति बाहिनी वाले झोंपड़ी में से उसी जवान लड़की को घसीटकर अपनी जीप की तरफ ले जा रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। बंगाली बूढ़ा और उसका बेटा हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे। लड़की की माँ अपनी छाती पीट रही थी। मैं स्टेम गन लिए उछलकर जीप से उतरा और अल्ताफ से कहा, मुझे कवर देना। 2-4 छलांगों में दरख्तों के झुंड से निकलकर झोंपड़ी से चंद कदमों के फासले पर मैंने खुद को जमीन पर गिरा दिया और एक हवाई ब्रस्ट मारकर चिल्लाया, इस लड़की को छोड़ दो। मुक्ति बाहिनी वाले रुक गए। जो जीप के पास खड़े थे उन्होंने फौरन पोजीशन संभाल ली। उनका लीडर अंग्रेजी जबान में चिल्लाया, तुम इंडियन सोल्जर्स की हमने मदद की है। हम न होते तो तुम लोग पाकिस्तानियों से हथियार नहीं दिलवा सकते थे। अब हमें लूट मार क्यों नहीं करने देते? तुम भी तो लूट मार कर रहे हो। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, शोर की औलाद, इस लड़की को छोड़कर जहां से चले जाओ, नहीं तो मैं फायर खोल दूंगा। उन्होंने लड़की को छोड़ने से इनकार कर दिया और मेरा चैलेंज की परवाह किए बगैर उसे अपनी जीप की तरफ घसीटने लगे। जो आदमी जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे उन्होंने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी और इससे पहले कि मैं फायर करता, पीछे अल्ताफ अकबर तड़ातड़ गोलियां बरसाने लगा। वो खालिस फौजी था और उसका निशाना कभी खता नहीं जा सकता था। उसकी स्टेन गन के पहले ब्रस्ट ने ही उन दोनों को भून डाला जो जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे। दूसरे दोनों लड़की को छोड़कर जमीन पर लेट गए। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी थी। लड़की भागकर झोंपड़ी में छुप गई। गोलियां तरातर करती मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मैं कोहनियों के बल रेंगते हुए बाएं जानिब एक दरख्त की ओट में आ गया। अकब से मेरा साथी बराबर फायर कर रहा था। उसे ये फायदा हासिल था कि वो निशाने की जद पर नहीं था। उसने दरख्त की एक शाख पर चढ़कर नीचे जमीन पर गोलियां बरसाईं तो उस जगह से मिट्टी उड़ी जहां दोनों मुक्ति बाहिनी वाले लेटे हुए थे। उन्हें हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो वो रेंगते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे। अल्ताफ अकबर की गोलियां उनके इर्द गिर्द बरस रही थी। जो ही एक मुक्ति बाहिनी वाला उठकर जीप की ओट लेने के लिए दौड़ा, गोलियां उसकी कमर में घुस गईं। वो चीख मार कर गिर गया। मैंने दूसरे पर ब्रस्ट मारा। चंद सेकंड बाद उसकी लाश भी जमीन पर तड़प रही थी। मैं दौड़कर लाशों के पास गया। अल्ताफ भी मेरे पास आ गया। बंगाली बूढ़ा अपने बेटे के साथ झोंपड़ी से निकल आया। वो हाथ जोड़े हमारा शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन उसके लहजे में अब भी रहम की दरखास्त थी।
उसे अब भी खतरा था कि हम यानी भारतीय फौजी कहीं उसकी लड़की को न ले जाएं। मैंने कुछ बंगला और कुछ उर्दू में बूढ़े से कहा कि वो फिक्र न करे, हम दोनों मुसलमान इंडियन फौजी हैं। इस पर बूढ़े बंगाली की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वो मेरे पांव पकड़कर ज़ारो कतार रोने लगा। वो बार बार इस्लाम और मुसलमानों पर टूटने वाले जुल्म का तस्करा कर रहा था। उसने अपनी बीवी और बेटी को आवाज दी और जोर जोर से कलमा शरीफ पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने इससे ज्यादा उसे कुछ न बताया कि हम इंडियन फौजी हैं मगर मुसलमान हैं। उस बेचारे को भला क्या मालूम था कि जो भारतीय डिवीजन मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। उस वक्त जरूरी बात यह थी कि लाशों और जीप को वहां से हटाया जाए। हमने चारों लाशों को उठाकर उनकी जीप में पिछली सीट पर डाल दिया, ऊपर घास फूस डालकर उन्हें छुपा दिया, फिर जमीन पर गिरे हुए खून के धब्बों को भी मिटा दिया। जिस जीप में मुक्ति बहानी की लाशें पड़ी थीं, उसे मैं ड्राइव कर रहा था। मेरे पीछे पीछे अल्ताफ अकबर शहनाज को लिए जीप में चला रहा था। बड़ी सड़क पर आने की बजाय मैं जीप को दरख्तों में से निकाल कर एक ऊंची जगह पर ले गया जहां नीचे गहरी खाई थी। जीप को लाशों समेत खाई में लुढ़काने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि जीप की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी शय हाथ आ जाए जो फरार में हमारी मदद कर सके। अल्ताफ अकबर अपनी जीप पीछे रोककर मेरे पास आया। जीप के डैशबोर्ड में ताला लगा हुआ था। हमने पत्थर मारकर ताला बल्कि डैशबोर्ड ही तोड़ दिया। अंदर कुछ कागजात और मशरूब का फ्लास्क पड़ा हुआ था। इस फ्लास्क के पीछे एक काली जिल्द वाली पॉकेट बुक रखी थी। ये पॉकेट बुक ऐसी थी कि उसको भी ताला लगा हुआ था। मैंने पॉकेट बुक जेब में रख ली और जीप को लाशों समेत खड्ड में लुढ़का दिया। खड्ड में गिरते ही एक धमाका हुआ और जीप शोलों की लपेट में आकर जलने लगी। हाईवे पर हमारी इंडियन फौजी जीप फराटे भरती चिटागोंग की तरफ जा रही थी। रास्ते में हमें कई भारतीय ट्रक और जीपें मिली, लेकिन किसी को हम पर शक न हुआ। दोपहर को हमने सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट से खाना लेकर खाया और आगे बढ़ गए। अल्ताफ अकबर का ख्याल था कि चिटागोंग बंदरगाह है, वहां इंडियन फौजों की नकलो हरकत ज्यादा होगी, इसलिए हमें शहर में दाखिल होने की बजाय किसी जंगल में से सरहद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं उस मुकफ्फल पॉकेट बुक का भी जायजा लेना चाहता था कि उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है कि उसे ताला लगाया गया है। अभी शाम नहीं हुई थी कि एक बड़े शहर के मज़ाफात शुरू हो गए। हम बैरूनी इलाके से गुजर रहे थे जहाँ कई मकानों के जले हुए ढांचे खड़े थे। जाहिर है कि ये गैर बंगालियों के मकानात थे। जगह जगह बांग्लादेशी झंडे लहरा रहे थे। इंडियन फौज के जवान ट्रकों और जीपों में घूम रहे थे। हमारे करीब से एक भारी बख्तरबंद गाड़ी गुजरी जिसमें कुछ सिविलियन कैदी सर झुकाए बैठे हुए थे। अल्ताफ ने कहा हमें इस शहर से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। मैंने जीप उस सड़क पर डाल दी जो शहर के किनारे से होती हुई हाईवे से जा मिलती थी। ये रंगपुर शहर था। बाद में पता चला कि यहाँ बेशुमार बंगालियों को कत्ल कर दिया गया था। मैं अपने कारोबारी दौरे के सिलसिले में कई बार इस शहर में आया था। मैं शहर में नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहाँ के कारोबारी हल्के मुझे जानते थे और इंडियन फौजी वर्दी में भी मुझे पहचान सकते थे। हम हाईवे से दूर ही थे कि देखा सड़क पर भारतीय फौज का एक कैनवाय रुका हुआ है। जीप को एक ज़ीली सड़क की ढलान पर डाल दिया। यहाँ नशेब में ढुलवान छतों वाली कोठियां और मकान थे जिन पर बांग्लादेशी परचम लहरा रहे थे। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ जीप खड़ी करके हाईवे पर इंडियन कैनवाय के गुजर जाने का इंतजार किया जा सके। छोटी सड़क नशेब में एक टीले के पीछे से घूमकर चढ़ाई की तरफ आ गई। आधे फरलांग की चढ़ाई थी। ऊपर जमीन हमवार हो गई। यहाँ से ये सड़क कोई 2 फरलांग आगे जाकर फिर से हाईवे के साथ मिल जाती थी। यहाँ से भी भारतीय फौज के ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही थीं। मैंने जली हुई कोठी के अकब में जीप खड़ी कर दी। मेरी हिदायत पर अल्ताफ अकबर शहनाज को कोठी के कमरे में छोड़ाया ताकि वो कुछ देर आराम कर सकें। अब मैंने जीप से वही मुकफ्फल पॉकेट बुक निकाली तो अल्ताफ बोला आखिर उसे लॉक करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा आजकल इस किस्म की पॉकेट बुकें आम मिलती हैं, बस फैशन सा बन गया है। मुमकिन है इसके अंदर सिवाय हिसाब किताब के और कुछ ना हो। ये कहकर मैंने पॉकेट बुक का ताला तोड़ दिया। उसकी वर्क बिरदानी की तो पता चला कि अक्सर सफहात खाली पड़े थे। बीच के कई सफहात गूंद लगाकर जोड़ दिए गए थे। उन्हें चाकू से काटा तो दरमियान के दोनों सफहात पर अंग्रेजी जबान में ये तहरीर दर्ज थी। ईस्टर्न कमांड चिटागोंग 15वां बख्तरबंद डिवीजन 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मिलो। तुम्हारा खुफिया कोड पाम ऑयल नारोमनी है। तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ हो। ये कोड तुम्हारी शनाख्त होगी। तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान ढाका हाई कमांड की मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुफिया कागजात की फाइल हासिल करके कर्नल गुप्ता को पहुंचानी है। आगे तुम्हारा मिशन कर्नल गुप्ता ही तुम्हें बताएगा। किसी इंडियन फौजी अफसर को भी तुम्हारी सरगर्मियों का इल्म नहीं होना चाहिए। ये टॉप सीक्रेट मिशन है जिसके लिए तुम्हें मुक्ति बहानी के भेस में ढाका भेजा जा रहा है। पाकिस्तान आधा खत्म हो गया है, उसके दूसरे बाजू को भी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस मिशन की तकमील बहुत जरूरी है। कर्नल गुप्ता को तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वहाँ तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। तुम इंडियन फौज के एक आम हवालदार होगे। कर्नल गुप्ता तुम्हें जिस नाम से पुकारेगा वही तुम्हारा नाम होगा। गुड लक, पाम ऑयल नारोमनी।
ये भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई टॉप सीक्रेट तबाहकुन स्कीम थी, जिसकी मदद से भारत पाकिस्तान के मशरकी बाजू को काटने के बाद अब मगरबी पाकिस्तान को भी खत्म करने की तैयारी कर रहा था। एक सेकंड के अंदर अंदर मैंने फैसला कर लिया कि इस नापाक मंसूबे को हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश करूंगा। ये एक हैरत अंगेज इत्तेफाक था कि इस खुफिया मंसूबे का मुझे सुराग मिल गया था। यह ताईद दी थी और मैंने पाकिस्तान की बका पर अपनी जान तक कुर्बान करने का अहद कर रखा था। यह पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस की कोई घिनौनी साजिश लगती है, मगर हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद इस मुल्क में अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं, अल्ताफ ने कहा। मेरे दिल में क्या था, मैंने क्या फैसला किया था, इस सिलसिले में अल्ताफ अकबर को उस वक्त मैंने नहीं बताया। बस उसकी हाँ में हाँ मिला दी और पॉकेट बुक बंद करके जेब में रख ली। मैंने कोड वर्ड याद कर लिया था, पाम ऑयल नारो मनी। अब मेरा हर हालत में चिटागोंग जाना जरूरी था, मगर मैंने अपने अज़ाइम से अल्ताफ अकबर को आगाह नहीं किया। अल्ताफ ने कहा, क्या ख्याल है अगर हम अपने आप को इंडियन आर्मी के हवाले करके कैदी बन जाएं, तो जिनीवा कन्वेंशन की रूह से हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा और यूं शहनाज भी महफूज हो जाएगी। मैंने अल्ताफ अकबर पर एक खामोश निगाह डाली। उसकी सोच बड़ी नॉर्मल थी। वो अपनी, मेरी और एक बदकिस्मत मुसलमान लड़की की जान बचाना चाहता था, लेकिन वो दो बातों से बेखबर था। पहली बात ये कि जंग में जिनीवा कन्वेंशन जैसे माहिदों के पुर्जे उड़ा दिए जाते हैं, और दूसरी ये कि मैं एक कमांडो था जो अपनी जान किसी हालत में भी अपने वतन अजीज पाकिस्तान से ज्यादा कीमती नहीं समझता था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो हमें चिटागोंग पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी सारी तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के नापाक और घिनौने मिशन की तरफ थी, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के बचे हुए टुकड़े को भी सफाई हस्ती से मिटा देना चाहता था। मैंने इस मिशन को अपनी जान की बाजी लगाकर भी नीस्तो नाबूद करने का अज़्म कर लिया। मैं इसे जानने के लिए बेताब था कि वो खुफिया मिशन क्या है। इसके लिए जरूरी था कि चिटागोंग पहुंचकर 15वीं डिवीजन की 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मुलाकात की जाए। बुद्ध की बहानी वाला तो जहन्नम वासिल हो चुका था। अब उसकी जगह मैं कोड की मदद से कर्नल गुप्ता से मुलाकात करके इस घिनौने मिशन की तफसीर मालूम करना चाहता था। ये खुशकिस्मती थी कि भारतीय इंटेलिजेंस के उस आदमी का रैंक भी हवालदार बताया गया था और मैं भी इंडियन फौज के एक हवालदार की वर्दी में ही था। कुदरत पाकिस्तान को दुश्मनों के नापाक मंसूबों से बचाने के लिए मेरी मदद कर रही थी। मैंने देखा कि दरख्तों के अकब में दूर चिटागोंग ढाका हाईवे साफ हो गई थी। फौज का कैनवॉय गुजर गया था। मैंने अल्ताफ अकबर से कहा कि वो शहनाज को ले आए, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। शहनाज ने गुस्ल कर लिया था और वो कुछ ताजा दम लग रही थी। हम अनानास के बाग में से होते हुए बड़ी सड़क पर आ गए, जहाँ सड़क के किनारे ऐसे फौजी मोर्चे देखे जो कुचले हुए थे। लगता था उनके ऊपर से टैंक गुजरे हैं। एक जगह 2 लाशें भी देखी जो झाड़ियों के पास औंधी पड़ी थी। इंडियन कैनवॉय हमसे काफी आगे था। मैंने मसलहतन जीप की रफ्तार कम ही रखी थी। मशरकी पाकिस्तान में अभी बदनज़मी और अफरा तफरी का आलम था। अगरचे पाक फौज ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन जनूबी और मशरकी महाजों पर पाक फौज के गयूर जवान अभी तक जंग जारी रखे हुए थे। चुनाचे इस किस्म की फजा में इक्का दुक्का फौजी गाड़ियों की चेकिंग के लिए खुसूसी पोस्ट कहीं भी नहीं थी और हम इस सूरत हाल का पूरा फायदा उठाते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। किसी बड़े शहर में दाखिल होते वक्त मामूली सी चेकिंग का सामना करना पड़ता, जो 2-4 लफ्जों और सैल्यूट तक ही महदूद रहती। ढाका से बाहर हालात बहुत मुख्तलिफ थे और जहाँ ज्यादातर बंगाली रेजिमेंटें मसरूफिकार थीं, भारतीय फौजियों का इज्तिमा ढाका और चिटागोंग में ज्यादा था। दोपहर को हमने एक कस्बे के बाहर जीप खड़ी करके खाना खाया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। शायद थकावट, परेशानी और रतजगे के बायस शहनाज को बुखार हो गया था। एक बंगाली दुकानदार से हमने स्प्रो खरीद कर शहनाज को चाय के साथ 2 गोलियां खिलाई। मेरा जहन अब सिर्फ भारतीय फौज के पाकिस्तान दुश्मन खुफिया मंसूबे के खिलाफ काम कर रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि शहनाज और अल्ताफ अकबर को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाकर खुद अपना कमांडो मिशन शुरू करूं। दूसरा दिन और दूसरी रात सफर करके आखिर हम चिटागोंग पहुंच गए। शहनाज का बुखार और तेज हो गया था और वो पिछली सीट पर पड़ी थी। अल्ताफ ने कहा कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने का मतलब था कि हमारा राज फाश हो जाता। कम से कम डॉक्टर को ये जरूर मालूम हो जाता कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अगर हम किसी बंगाली मुसलमान डॉक्टर की तरफ रुजू करते, तब भी इन हालात में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। शहनाज का जिस्म वाकई बुखार में फुनक रहा था। चिटागोंग शहर की हालत भी ढाका से बहुत बेहतर नहीं थी। जगह जगह गैर बंगालियों की दुकानें और मकान टूटे पड़े थे। बाजारों में बंगाली जुलूस निकाले नारे लगाते फिरते थे। जहां इंडियन फौज भी काफी तादाद में थी और बंगाली रेजिमेंट के जवान भी मुक्ति बाहिनी ग्रुप के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बचे कुचे मकानों को लूट रहे थे। चिटागोंग में रहने वाले तकरीबन सभी गैर बंगालियों को कत्ल कर दिया गया था। कुछ लोग फरार हो चुके थे। किसी गैर बंगाली मुसलमान डॉक्टर के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शहनाज की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने बुखार में शिद्दत के बायस बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। वो बार बार अपने शहीद खामद को पुकारती थी। ये बात हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी।
वो बार बार अपने शहीद खामद को पुकारती थी, जो बात हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं जीप को शहर के गुंजान इलाके से निकालकर अहमद बाजार में से होता हुआ मजाफात की तरफ ले गया, ताकि मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौजियों की नजरों से दूर रहा जा सके। रास्ते में मेरी नजर इंडियन फौज की एक एम्बुलेंस पर पड़ी, जो अहमद बाजार के कोने पर एक इमारत के सामने खड़ी थी। मैंने शहनाज को एक दरख्त के नीचे अल्ताफ अकबर के पास छोड़ा और खुद जीप लेकर एम्बुलेंस की तरफ चला गया। ये भारत की मेडिकल कोर की एम्बुलेंस थी और वहाँ एक गोदाम से 3-4 भारतीय फौजी दवाइयों के बक्स निकालकर गाड़ी में भर रहे थे। मैं जीप खड़ी करके उनके पास गया तो सिपाहियों ने मुझे सलूट किया। मैंने सलूट का जवाब देते हुए कहा, जवानों, तुम्हारे पास कोई बुखार शुखार की दवा है तो दे दो, हमारा एक ग्राई बीमार हो गया है। उन फौजियों में एक हवालदार भी था। उसने मुस्कुराकर कहा, सर हमारे पास तो पेटेंट दवाएं हैं, आप यूनिट डिस्पेंसरी क्यों नहीं चले जाते, वहाँ डॉक्टर रमेश मौजूद हैं। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, मामूली बुखार है, कोई पेटेंट दवाई सप्लाई कर दो। ये चूंकि मेडिकल कोर के आदमी थे, इसलिए उन्हें बुखार, नजला और जुकाम वगैरह की दवाइयों का बखूबी इल्म था। उन्होंने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी जिसमें कुछ कैप्सूल थे। सर अभी एक कैप्सूल अपने गिराई को दे दें, भगवान की दया से बुखार फौरन उतर जाएगा। मैंने जीप में बैठते हुए पूछा, वो जवान, इधर 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर किधर है? भारतीय सिपाहियों ने कदरे हैरानी से मेरी तरफ देखा। हवालदार बोला, सर हम सब 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के जवान हैं। आपको मालूम नहीं सर कि यहाँ सिर्फ 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट ही डिप्लॉय है। आपकी रेजिमेंट कौन सी है? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है जवान, हम तुम्हारा चेकिंग कर रहा था। तुमको मालूम है इधर दुश्मन लोग भी हमारी वर्दी में फिरता है। ओके जवान, अपना काम करो। मैं जीप स्टार्ट करके तेज रफ्तारी से आगे निकल गया। ये एक बलाए नागहानी ही थी। उस मरहट्टा रेजिमेंट का मतलब था कि चिटागोंग में 15वीं बख्तरबंद डिवीजन की 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट काम कर रही थी। जहां से कर्नल गुप्ता सारथी के बारे में मालूमात हासिल करना कोई दुश्वार काम नहीं था। मैंने अल्ताफ अकबर को कुछ नहीं बताया। शहनाज को कैप्सूल खिला दिया, उसे जीप की पिछली सीट पर लिटाकर ऊपर कंबल डाल दिया। उस वक्त हमारा सबसे आम मसला किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां हम रात बसर कर सके। हम किसी इंडियन फौजी बैरक में तो जा नहीं सकते थे। अल्ताफ ने कहा, मेरा ख्याल है हमें जहां से कॉक्स बाजार की तरफ निकल जाना चाहिए, वहां से हम किसी तरह सरहद पार करके बर्मा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन मेरा प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक तरीन भारतीय मंसूबे का इंकिशाफ होने के बाद मैं उस वक्त वतन अजीज की सरजमीन पर कदम रखना चाहता था जब तक इस नापाक मंसूबे को खाक में न मिला देता। लेकिन उससे पहले अल्ताफ अकबर और शहनाज को किसी महफूज मकाम तक पहुंचा देना चाहता था। मैंने जवाब में कहा, शहनाज को आराम की जरूरत है, जब तक उसका बुखार नहीं उतर जाता हमें कॉक्स बाजार का रुख नहीं करना चाहिए। अल्ताफ अकबर ने सवाल किया कि हम चिटागोंग में कहाँ रह सकते हैं। मेरा ख्याल गैर बंगालियों की छोड़ी हुई कोठियों की तरफ चला गया। चिटागोंग के मज़ाफ़ात में एक टीले पर बरेली के खान मुमताज हुसैन खान की एक कोठी हुआ करती थी। अपने कारोबार के सिलसिले में मैं चिटागोंग जाता तो उनकी कोठी पर जरूर जाया करता था। खान साहब का चिटागोंग में कागज का कारोबार था और वो अपने कुंबे के साथ बड़ी खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अल्ताफ को जीप में बिठाया और उस कोठी की तरफ चल दिया। खान मुमताज हुसैन की कोठी तबाही और बर्बादी का नक्शा पेश कर रही थी। सारा सामान लूटा जा चुका था। कमरों में टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थी, लेकिन बड़े बड़े पलंग मौजूद थे। हमने शहनाज को एक पलंग पर लिटा दिया। किचन का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि गैस और पानी तो है, मगर खाने पीने की कोई शय मौजूद नहीं है। मैंने अल्ताफ को शहनाज के पास छोड़ा और खुद जीप लेकर बड़े बाजार में आ गया। पहला काम ये किया कि एक पेट्रोल पंप से जीप की टंकी फुल करवाई और पेट्रोल वाले को यूं ही 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट की पर्ची लिख कर दे दी। उसके बाद मार्केट से चाय, दूध, बिस्किट, डबल रोटी, चावल और मुर्गी का गोश्त खरीदा। किचन में ये सामान रखकर मैंने चाय बनाई। शहनाज का बुखार काफी उतर चुका था। उसे चाय पिलाई तो उसकी तबीयत कदरे बेहतर हो गई। उसे सूरत हाल से आगाह किया गया और बताया गया कि 2-1 रोज इस कोठी में तयाम करने के बाद हम लोग कॉक्स बाजार रवाना हो जाएंगे। शहनाज किचन में जाकर मुर्गी और चावल तैयार करने में लग गई। मैं और अल्ताफ अकबर आइंदा प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। कई रोज बाद हमने पेट भरकर घर के पके हुए चावल और मुर्गी खाई तो तबीयत बशाश हो गई। शहनाज को हमने आराम करने का मशवरा दिया और खुद बरामदे के बगली कमरे में जाकर बैठ गई, जहाँ 2-1 टूटी फूटी कुर्सियों के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अल्ताफ को बताया कि जहाँ मुमताज हुसैन खान साहब ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे, खुदा जाने उनका क्या अंजाम हुआ होगा। हमने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा एक तरफ कर दिया था। यूं हम बाहर भी निगाह रखे हुए थे। हमारी जीप कोठी के पोर्च में एक तरफ साए में खड़ी थी और बाहर से उस पर निगाह नहीं पड़ सकती थी। थोड़ी देर के लिए हम भी सो गए। 4 बजे जागे तब देखा कि शहनाज किचन में चाय बना रही थी। उसकी तबीयत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। शाम को बाजार जाकर उसके लिए मैं कपड़ों का एक और मर्दाना जोड़ा और चप्पल खरीद लाया। रात को भी उसने खाना पकाया। हमने मोमबत्ती जला रखी थी। रात 9 बजे शहनाज को सुला दिया।
अल्ताफ अकबर बरामदे वाले कमरे में सो गया और मैं बाहर बरामदे में पहरा देने लगा। मेरी घड़ी रात के 11:15 बजा रही थी। मैं बरामदे में सुतून के पास सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। स्टेन गन मेरे पास ही पड़ी थी। किसी वक्त नींद का झोंका सा आ जाता, मगर मैं हर बार नींद के उस हमले को पसपा कर देता। अचानक मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं चौकस होकर अपनी जगह से उठ ही रहा था कि कोई भारी शय मेरे ऊपर आकर गिरी। इससे पहले कि मैं संभलता, एक आदमी ने मेरी गर्दन में बाजू का शिकंजा डाल दिया और उसके दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक मेरी कमर में चुभने लगी। तुम्हारे साथ अंदर और कौन है? लहजा पंजाबी फौजियों जैसा था। यहाँ अगरचे अंधेरा था, मगर सितारों की धीमी धीमी रोशनी भी थी। मैंने हमला आवर का बाजू देखा। वो मेरी तरह शोख हरे रंग की भारतीय फौजी वर्दी में था। मैंने कहा, मेरे साथ अंदर एक फौजी जवान है, मगर तुम इंडियन फौजी हो। हम भी इंडियन फौजी हैं। इतने में दूसरे आदमी के कदमों की आवाज सुनाई थी। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मेरी स्टेन गन उठा ली और मेरी कमर से लटका हुआ पिस्तौल भी निकाल लिया। वो एक कद्दावर जवान था। उसकी वर्दी भी इंडियन फौज की थी। मैंने सोचा कि शायद ये भी हमारी तरह पाकिस्तानी फौज के जवान हैं, जो भारतीय फौज की वर्दी में इस जहन्नम से निकलने की कोशिश में मसरूफ हैं। उनका कद काठ और बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो मगरबी पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट के जवान हैं। उन्होंने मेरे हाथ पीछे जकड़ दिए और कहा, अपने साथी के पास ले चलो। अल्ताफ अकबर कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो फायरिंग करके उन दोनों को हलाक कर देता। अल्ताफ को उन्होंने ठोकर मारकर जगाया। एक जवान पिस्तौल तानकर उसके सर पर खड़ा हो गया। उसने तहकुमाना लहजे में सवाल किया, यहाँ और भारतीय फौजी कहाँ हैं? अल्ताफ ने पलकें झपकाते हुए उन दोनों फौजियों को और फिर मुझे देखा कि मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। मैंने उनमें से एक फौजी से खालिस पंजाबी जबान में कहा, एक इंडियन फौजी की दूसरे इंडियन फौजी पर हमला करने की बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम अपने दिल का हाल बता दो तो हम भी एक राज तुम पर फाश कर दें। मेरा दिल कहता है कि तुम पाक फौज के जवान हो। पुरानी मेज के नीचे मोमबत्ती रोशन थी। दोनों फौजियों ने हमें घूर कर देखा। उनमें से जो कदावर था वो मेरे करीब आकर बोला, तुम कौन लोग हो? मैंने कहा, हम दोनों इस वक्त तुम्हारी कैद में हैं। अगर तुम इंडियन फौजी हो तब भी हमारा राज नहीं रह सकता। तुम हमें अपने हेडक्वार्टर ले जाओगे, जहां ये बात खुल जाएगी कि हम दोनों पाकिस्तानी फौज के आदमी हैं। अब तुम लोगों को चाहिए कि हकीकत हाल हम पर वाजे कर दो। अल्ताफ अकबर ने अपना और अपना रेजिमेंट का नाम बता दिया। मैंने भी अपना नाम और ढाका में अपने कारोबार के बारे में बताते हुए कहा कि साथ वाले कमरे में एक पाकिस्तानी सिविल ऑफिसर की बीवी भी मौजूद है, जो मर्दाना लिबास में है और जिसके शौहर को मुक्ति बहानी वालों ने उसकी आंखों के सामने हलाक कर दिया था। फिर हमने बारी बारी कलमा शरीफ पढ़ा। इस पर उन्होंने बाकायदा हमारा मेडिकल चेकअप किया और फिर हमें गले लगा लिया। कदावर फौजी बोला, मेरा नाम सजावल खान है। ये मेरा साथी लांस नायक करमदाद है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ से है। हमने 2 इंडियन फौजियों को हलाक करके उनकी वर्दियां पहन ली थी। हमें पता चला कि यहाँ टीले की दूसरी जानिब इंडियन हेलीकॉप्टर ब्रिगेड का बेस है। हम एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर जहाँ से बर्मा की तरफ निकलना चाहते थे। ये कोठी टीले के ऊपर थी। हम जहाँ से हेलीकॉप्टर बेस का जायजा लेना चाहते थे कि हमें पोर्च में भारतीय जीप और फिर तुम सीढ़ियों में बैठे नजर आई। उन्होंने साथ वाले बेडरूम में जाकर शहनाज को सोते हुए देखा। मेरे बाजू खोल दिए गए थे। सजावल के पास दूरबीन भी थी। कोठी की छत पर लेटकर हमने बारी बारी दूरबीन से दूसरी जानिब नशेबी मैदान की तरफ देखा। वहाँ 2 फौजी हेलीकॉप्टर खड़े थे। सजावल खान ने कहा, इनमें से एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर हम सब यहाँ से कॉक्स बाजार और वहाँ से सरहद पार करके बर्मा पहुँच सकते हैं। मैंने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर तक रास्ता साफ कर सकता हूँ। लांस नायक करमदाद मुस्कुराया, ग्राई, ये काम किसी कमांडो का है। तुम एक कारोबारी आदमी हो। तुमको दुश्मन इंडियन वर्दी में भी भून कर रख देगा। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अल्ताफ अकबर ने कहा, हम चारों इंडियन वर्दी में हैं। हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कौन रोक सकता है? सजावल खान कहने लगा, तुम भी नया फौज में लगता है। तुमको इतना मालूम नहीं कि जब हेलीकॉप्टर मूव होता है तो कंपनी ऑफिस से उसकी मूवमेंट का ऑर्डर आता है, परमिट कटता है, सिग्नल दिया जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो हेलीकॉप्टर के पास जाएगा तो हमसे मूवमेंट ऑर्डर मांगा जाएगा और फिर हम गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने कहा, फिक्र न करो, ये काम इंशाअल्लाह कल हो जाएगा। चलो अभी नीचे चलकर आराम करते हैं। सुबह सुबह सजावल खान और करमदाद ने वुजू करके नमाज अदा की। हमने भी उनके साथ नमाज पढ़ी। शहनाज बेदार हुई तो कमरे में किचन के बाहर 2 इंडियन फौजी देख कर सकते में रह गई। हमने सजावल और करमदाद का तारुफ करवाते हुए सूरत हाल बयान की तो उससे कुछ हौसला हुआ। सजावल ने कहा, जवान, इस औरत को मर्दाना कपड़े ना पहनाओ, ये गुनाह की बात है। हम मर्द किस लिए साथ हैं? हम इसकी हिफाजत करेंगे। शहनाज ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया, जो हमने किचन के फर्श पर बैठकर खाया। चाय पी। मैंने सजावल खान से उसके फरार की स्कीम के बारे में मजीद बातें शुरू कर दी। वो हेलीकॉप्टर चलाने में माहिर था। उसका कहना था कि एक बार मैं तुम लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हो गया तो फिर कोई माई का लाल उसकी हवा तक को नहीं छू सकेगा। उसकी बातों में भरपूर एतमाद था। दोपहर के वक्त हमने एक बार फिर हेलीकॉप्टर बेस का मुआयना किया। हम छत पर लेटे हुए थे और बारी बारी दूरबीन लगाकर देख रहे थे।
ये एक छोटा सा बेस था। दिन के 10 बजे हेलीकॉप्टर परवाज कर गए। हम नीचे कमरे में आ गए। सजावल खान और करमदाद ने हमें ढाका एयरपोर्ट से अपने फरार की दास्तान सुनाई। बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान थी। उन्होंने भी इस बात की तायद की कि हिली के महाज पर हमारे जवान अभी तक दुश्मन की राह में सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। तीसरे पहर दोनों हेलीकॉप्टर वापस अपने हेलीपैड पर आकर खड़े हो गई। मैंने हेलीपैड के माहौल का जायजा लिया। यहाँ सामने एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके आगे रेजिमेंटल कलर का झंडा नस्ब था। 2 इंडियन सिपाही पहरा दे रहे थे। हेलीपैड के आगे भी पहरा लगा हुआ था। इमारत के बाहर 4 फौजी ट्रक एक तरफ खड़े थे। अंदर दफ्तर में फौजियों की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने एक इंडियन कैप्टन को दफ्तर से निकलकर ट्रक की तरफ जाते हुए देखा। उसके कांधे पर 3 स्टार चमकते नजर आ रहे थे। शायद ये इंडियन कैप्टन छुट्टी करके वापस जा रहा था। उसका अर्दली उसके साथ था। मैं छत से नीचे आ गया। शहनाज हमारे लिए चाय बना कर ले आई। हमने उसी रात हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके उसके जरिए फरार का मंसूबा तैयार कर लिया। मैंने यही बताया कि मैं भी उनके साथ फरार हो रहा हूँ। असल बात क्या थी वो मैंने उन पर जाहिर नहीं की। मुझे इस बात की तसल्ली और खुशी थी कि अल्ताफ अकबर और शहनाज को पाक फौज के 2 जांबाज मिल गए हैं जो उन्हें इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएंगे। सजावल खान और करमदाद ने जो भारतीय वर्दियां पहन रखी थी वो आम सिपाहियों की वर्दियां थी। सिर्फ अल्ताफ अकबर की वर्दी भारतीय फौज के सूबेदार मेजर की थी, यानी हम में वही एक इंडियन ऑफिसर था। खुद मेरी वर्दी हवालदार की थी। रात का खाना खाकर हमने अपना अपना एमुनिशन चेक किया। सजावल खान हमारी पार्टी का लीडर बन गया। ठीक 1 बजे रात हमें ऑपरेशन शुरू करना था क्योंकि 12:30 बजे रात हेलीकॉप्टर पैड की गार्ड तब्दील होती थी और पहली गार्ड ट्रक में बैठकर बैरक की तरफ चली जाती थी। सजावल खान को खतरा था कि शहनाज का सिविलियन लिबास कोई मुश्किल खड़ी न करते। उसने शहनाज को खालिस फौजी अंदाज में कहा, कुड़िए तुम हमारे पीछे पीछे रहना, खबरदार इधर उधर मत होना, किसी ने कोई सवाल किया तो जवाब मत देना, एकदम चुप रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। हमारे पास असलहे की शक्ल में 4 स्टेन गन्ने, 4 पिस्तौल, 2 चाकू थे। दस्ती बम एक भी नहीं था। इसी असलहे और अपनी इंडियन फौजी वर्दी की मदद से हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना और उसे वहां से उड़ाकर फरार होना था। सजावल खान ने मेरी ड्यूटी ये लगाई कि मैं कंपनी ऑफिस जाकर वायरलेस सेट तबाह कर दूं ताकि खतरे का सिग्नल न दिया जा सके। इस कमांडो अटैक की जुजियात पर बार बार गौर किया गया और कोठी के कमरे में ही उसकी 2 बार रिहर्सल भी कर ली गई। रात का खाना ठीक 8 बजे खा लिया गया। शहनाज, अल्ताफ अकबर और करमदाद को सुला दिया गया। मैं और सजावल खान जागते रहे। सजावल खान ने मुझे भी सो जाने के लिए कहा। ओए तुम सिविलियन जवान हो, ये फौजी ऑपरेशन है, सो जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो, मुझे जागने की आदत है। सजावल खान ने मेरे कांधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, और मालूम होता है तुमको किसी ने उल्लू भून कर खिला दिया है। रात के ठीक 1 बजे मैं और सजावल खान कोठी की छत पर गए। हमने दूरबीन की मदद से जायजा लिया। हेलीकॉप्टर अपनी जगह मौजूद था। इमारत की छत पर लगी हुई सर्च लाइट उन पर पड़ रही थी। 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। ये नई गार्ड पार्टी थी। कंपनी ऑफिस के बाहर भी एक मुसल्लह सिपाही मौजूद था। ऑफिस में रोशनी हो रही थी। अंदर वायरलेस ऑपरेटर बैठा हुआ था जो हमें नजर नहीं आ रहा था। ठीक 1:15 पर सबको जगा दिया गया। सजावल खान ने खालिस फौजी कमांडर के लहजे में कहा, ऑपरेशन शुरू हो गया। खंग खांसी बंद, खुसर फुसर बंद, कोई आवाज नहीं निकालेगा। हम आगे बढ़कर बात करेगा। शहनाज बीबी तुम करमदाद के साथ रहेगा, ओके? घड़ियां चेक करो, खबरदार कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ऑर्डर न दूं। फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, तुम सिविलियन जवान पक्का काम करेगा, कच्चा काम नहीं करेगा। तुम बलुंगड़े जैसा है, तुम्हें फौजी ऑपरेशन का तजुर्बा नहीं है। क्या तुम वायरलेस ऑपरेटर को काबू कर लेगा? बोलो सिविलियन जवान। मैंने मुस्कुराकर कहा, हम उसे काबू करेगा। वो बोला, ओए कभी कभी तुम मुझे कमांडो लगता है। उसने एक बार फिर हम सबका असलहा चेक किया और हम कोठी से निकलकर रात की खामोशी और अंधेरे में हेलीपैड की तरफ चल पड़े। टीले की ओट से निकलकर सड़क पर आए तो सामने कंपनी का गेट आ गया जो बंद था और जहां एक इंडियन फौजी चल फिर कर पहरा दे रहा था। उसने अपने कांधे से 303 की राइफल लटका रखी थी। मैंने अपनी चाल आहिस्ता कर ली और सजावल खान के बाएं तरफ आ गया। इंडियन फौजी दस्ते को मार्च करके अपनी तरफ आते देखकर गार्ड ने बुलंद आवाज में कहा, पासवर्ड बताओ। अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस किस्म की फौजी तंसीबात और फौजी अड्डों पर हर रात का एक पासवर्ड होता है जिसको बोले बगैर कोई फौजी इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। सजावल खान ने बड़ी दलेरी से काम लेते हुए कड़कदार आवाज में कहा, ओए झांगली, हमको पासवर्ड मालूम है, तुमको मालूम नहीं। ओए सूबेदार मेजर साहब, अपनी रेजिमेंट को वायरलेस सिग्नल देना मांगता है, हट जाओ आगे से। अल्ताफ अकबर की वर्दी सूबेदार मेजर की थी। वो सामने आ गया। इंडियन गार्ड सजावल खान की कड़कदार आवाज से मरूब हो गया था। अब जो उसने एक सूबेदार मेजर को सामने देखा तो उसने गेट का बांस ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया।
फिर उसे अपने फर्ज का ख्याल आ गया और बोला, सर हमें ऑर्डर नहीं, जब तक पासवर्ड नहीं बताएंगे हम अंदर दाखिल नहीं होने दे सकते। उसने अब राइफल अपने हाथ में थाम ली थी। मेरी उंगली भी स्टेन गन के ट्रिगर पर थी। सजावल खान आगे बढ़ा और बोला, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा देंगे, इधर बूथा लाओ, कान इधर करो, हम तुम्हें पासवर्ड बताएगा। इससे पहले कि इंडियन गार्ड अपना मुंह करीब लाता, सजावल खान ने कमाल फुर्ती से लपक कर इंडियन गार्ड की गर्दन अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले ली और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में उसे अंधेरे में घसीट लिया। सजावल खान की आवाज आई, गो। मैंने गेट का बांस ऊपर उठाया। कंपनी ऑफिस का बरामदा वहां से 50-60 कदमों पर था और वहां पहरा देते फौजी को इस कार्रवाई की कोई खबर न हो सकी। हम गेट में दाखिल हो गए। सजावल ने गार्ड को हलाक कर दिया था और अब हमारे आगे आगे चल रहा था। सिविलियन जवान, वायरलेस को काबू करना है। सजावल खान ने एक बार फिर सरगोशी में ताकीद की। हम कंपनी ऑफिस के बरामदे में आ गए। जहां रोशनी थी, जहां जो इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था, उसकी तरफ देखकर सजावल खान कड़का, जांगली एकदम से अटेंशन हो जाओ, ये तुम्हारी माँ की फिरोजपुर छावनी नहीं है, इधर तुम दुश्मन के मुल्क में है, तुम्हारा कमांडर कहाँ है। इंडियन सिपाही ने इंडियन वर्दी में पूरे दस्ते को देखा और सजावल की कड़क ने उसे अटेंशन कर दिया। उसने अल्ताफ अकबर को भारतीय फौज का सूबेदार मेजर और मुझे हवालदार समझकर सैल्यूट किया और कहा कि कमांडर साहब जा चुका है। सजावल खान ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, हवालदार काशी राम, अंदर जाकर अपनी रेजिमेंट को वायरलेस दो कि हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया है, हमारे लिए क्या ऑर्डर है। मैं जोर से सैल्यूट मारकर ओके बोलकर वायरलेस रूम की तरफ लपका। अंदर से हमारी आवाज सुनकर वायरलेस ऑपरेटर भी अटेंशन हो गया था। वो समझा कि रात को इंस्पेक्शन टीम आ गई है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेचारा इंडियन वायरलेस ऑपरेटर जो नायक था, सर पर टोपी संभालते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे सैल्यूट किया और बोला, नायक बूटामल ड्यूटी पर हाजिर है। उसी वक्त एक हिंदू अफसर वहां पर आ गया और अल्ताफ अकबर से कुछ तलब करने लगा। साफ जाहिर था कि वो उससे कागजात तलब कर रहा था। अल्ताफ अकबर यूं ही जेबों में हाथ डालकर टटोलने लगा। वो जानबूझकर तीर लगा रहा था क्योंकि उसके पास कागजात नहीं थे। इतने में सजावल खान ने बुलंद आवाज में कहा, सर ये रैकी मिशन है, हमारे कागजात। हिंदू ऑफिसर ने गरजदार आवाज में सजावल को खामोश करवा दिया, शट अप, तुम बहुत बकबक करते हो, तुम भी अपने कागजात दिखाओ, तुमने पासवर्ड क्यों नहीं बताया, बोलो आज का पासवर्ड क्या है। यह कहकर हिंदू ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। सजावल खान ने एक जोरदार सैल्यूट मारकर कहा, सर अभी बताता है पासवर्ड, और फिर उसने उछलकर एक जोरदार ठोकर हिंदू अफसर के हाथ पर मारी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैंने स्टेन गन का ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ गोलियों की पहली बौछार मेरे आगे 6 कदम पर बरामदे में खड़े हिंदू सिपाही की पीठ पर पड़ी और गोलियां उसे चलनी करती आगे निकल गईं। वो मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मैं छलांग लगाकर कमरे में से बाहर आ गया। हिंदू ऑफिसर चिल्लाया, गार्ड फायर। हेलीपैड पर पहरा देते दोनों सिपाही राइफल से फायर करते हुए उस तरफ दौड़े, मगर करमदाद की स्टेन गन ने रास्ते में ही उन दोनों को भून डाला। अब वहां हमारे अंदाजे के मुताबिक कोई फौजी नहीं था। सजावल खान चीखा, हेलीकॉप्टर की तरफ भागो, जल्दी करो। करमदाद और अल्ताफ अकबर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़े जहां अब कोई गार्ड मौजूद नहीं था। सर्च लाइट में हल्के सब्ज रंग का हेलीकॉप्टर पर फैलाए खामोश खड़ा था। मैं सजावल खान के पीछे था। वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। उसने उसका दूसरा दरवाजा खोलकर सीढ़ी नीचे लटका दी। अल्ताफ अकबर, शहनाज और करमदाद भी सवार हो गए। मैं अभी तक स्टेन गन लिए नीचे खड़ा पोजीशन संभाले हुए था कि अगर किसी तरफ से कोई बचा कुचा गार्ड निकल आए तो उसे भून डालूं। सजावल ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया और मुंह बाहर निकाल कर थाड़ा, ओए जांगली, तुम वहां खड़ा किस मामे का इंतजार कर रहा है, ऊपर क्यों नहीं आता। मैंने नीचे से आवाज दी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा, मुझे जहां एक जरूरी काम है, खुदा के हवाले, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। शहनाज और अल्ताफ अकबर ने नीचे झांक कर हैरानी और तशवीश से मुझे देखा, जैसे कह रहे हूँ कि मेरे दोस्त ये तुम क्या कर रहे हो, खुदा के लिए ऊपर आ जाओ, तुम जिंदा नहीं बचोगे। हेलीकॉप्टर के पंखे चलने लगे जिनकी वजह से जबरदस्त शोर और तेज हवा के बगुले उठने लगे थे। मैं ऊपर मुंह करके बोला, लेफ्टिनेंट अल्ताफ अकबर, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे सामने एक अहम मिशन है, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं दौड़कर हेलीकॉप्टर से दूर हो गया। कुछ हैरान और परेशान चेहरे हेलीकॉप्टर की गोल खिड़कियों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने स्टेन गन का पूरा ब्रस्ट मारकर सामने वाली दीवार पर लगी सर्च लाइट उड़ा दी तो गुप अंधेरा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दुश्मन का कोई सिपाही दूर से भी देख सके। हेलीकॉप्टर हेलीपैड से बुलंद होने लगा। मुझे मालूम था कि सजावल खान ने क्या कहा होगा। उसने गुस्से में कहा होगा, ये सिविलियन एकदम जांगली है, उसकी खातिर हम अपनी पार्टी के जवान कुर्बान नहीं कर सकते, और उसने स्टिक खींच दी होगी। हेलीकॉप्टर एक जबरदस्त बिड़गड़ाहट के साथ हवा के बगुले उड़ाता अंधेरे में आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। फिर उसने एक खास बुलंदी पर पहुंचकर एक तरफ को झकोला सा लिया और देखते ही देखते दरख्तों के ऊपर अंधेरी रात में गायब हो गया। सजावल खान वाकई एक माहिर पायलट था। वो हेलीकॉप्टर को नीची परवाज के साथ ले गया था ताकि वो दुश्मन के रडार की जद में आने से बच सके। रडार में
देखा जाने से वो पकड़ा जा सकता था, क्योंकि जिस हेलीपैड से वो उड़ा था वहां भारतीय फौजियों की एक हिंदू कैप्टन समेत लाशें मिलने वाली थी। मैं अंधेरे से निकलकर उस जगह आया जहां हिंदू सिपाहियों के करीब हिंदू अफसर की भी लाश पड़ी थी, उसमें अभी जान बाकी थी। वो वाकई कैप्टन था। वो रेंग कर वायरलेस रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने रिवॉल्वर का रुख उसके सर की तरफ करके फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और हिंदू ऑफिसर हमेशा के लिए ठंडा हो गया। अब वहां मेरा कोई काम नहीं था, चुनाचे मैं वापस खान साहब की वीरान कोठी की तरफ भागा। मेरी जीप पोर्च में खड़ी थी। दूरबीन सजावल अपने साथ ही ले गया था। मैंने कोठी की छत पर चढ़कर सूरत हाल का जायजा लिया कि फायरिंग की आवाजों का कोई रद्द अमल तो नहीं हुआ या आसपास से कोई फोर्स तो नहीं आ गई, मगर चारों तरफ सन्नाटा था। सर्चलाइट उड़ जाने से दूसरे हेलीकॉप्टर का मुझे एक धुंधला सा खाका नजर आ रहा था।